साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, इन सब के काफी इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं एंड आपको उन्हें अच्छे से परफॉर्म करना होता है, तभी जाके आप चीजें सीख पाते हो। अब क्या आपको भी साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग सीखनी है और कंफ्यूज हो कहाँ से सीखें, तो ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, यहाँ पर हम काफी सारी चीजें बहुत डिटेल एंड फास्टली स्टडी करेंगे, ताकि अगर आप नए हैं तो काफी कंसेप्ट आपके क्लियर हों, और आप पहले से अगर ये जानते हैं तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। लेकिन मैं बता दूं, ये क्रैश कोर्स है, यहाँ जो आपको नॉलेज मिलने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी तो है ही, लेकिन इससे भी डिटेल्ड कोर्स आप लोगों के लिए मैंने रेडी कर रखा है। सो अगर आप चाहते हैं मैं उस कोर्स को भी अपलोड करूं, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन द कमेंट्स कि क्या आप सच्ची वो नया कोर्स या वो डिटेल कोर्स चाहते हैं या नहीं। बट अभी के लिए इस कोर्स पे ध्यान दीजिए, पढ़िए, समझिए। So without any further delay, let's continue. And this is Ankur Joshi signing in. हेलो एवरीवन। आई नो काफी टाइम बाद लाइव आए हैं, बट स्टिल इसमें भी आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस हैं। टेंशन मत लेना, लाइव अमेजिंग होने वाली है, काफी चीजें मैं शेयर करूंगा। एंड कुछ जैसा मैंने आपको बताया था, अभी अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े हुए हैं तो मैंने बताया था कुछ सरप्राइज प्लान्स हैं आपके लिए, तो उसका भी आपको मैं अभी बता दूंगा। तो पहले तो आप लोग सब मुझे चैट में ड्रॉप कर दो कि आप अवेलेबल हैं, आप सब लोग अटेंटिवली सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे और भी चीजें आपको इसमें अच्छे से समझानी है, बतानी है। राइट, मैं राइट यहीं पर आप लोगों के चैट्स देख पा रहा हूँ। ओके। हेलो हेलो रचित, हेलो सचिन, हाय पटेल, जैमिन, हाय, हेलो हेलो। तो चलो, आई गेस आप सभी रेडी हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर जिनको भी लाइव शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि वो भी इन चीजों के बारे में सीख सके। एंड यहाँ पर जो भी हम डिस्कस करेंगे वो बेनिफिट वो भी उठा सके। चलिए, तो आज के सेशन में हम साइबर सिक्योरिटी को शुरू करने वाले हैं काफी अच्छे से। ठीक है। अब पहले सरप्राइज अभी बताऊं या रुकते हैं? चलो थोड़ा रुकते हैं। राइट। आज हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में, क्या है, कितने और स्कोप्स हैं, यानी अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं तो क्या आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा, कुछ टिप्स, क्लासेस, राइट, क्लास भी करेंगे हम, ऐसा पूरा अच्छे से हम कंसेप्ट को प्रॉपर समझेंगे, ये चीज है। ठीक है। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? चैट में मुझे ड्रॉप कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के चैट्स पढ़ पा रहा हूँ। देवी डाउट्स भी क्लियर करेंगे, राइट, डाउट्स पर भी हम बात करेंगे। आप चैट में ड्रॉप कर दो आपका डाउट, राइट, या जब हम डाउट सॉल्विंग के बारे में डिस्कस करेंगे तब इसको मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। चलो, ओके, आई गेस अब हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले जैसा आपको पता है यूट्यूब है, साइबर सिक्योरिटी टॉपिक है, तो डिस्क्लेमर तो बनता है। तो लेट्स हैव अ क्विक डिस्क्लेमर। ओके, चलिए, डिस्क्लेमर हो चुका, चीजों पे अब हम बात करते हैं। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, मैं अपना पेन टैब ले लेता हूँ ताकि मैं आपको चीजें भी समझा पाऊँ, एंड फिर हम स्क्रीन पे स्विच हो जाते हैं। ठीक है। बट उससे पहले लेट मी जस्ट ओपन अप, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, वी आर गुड टू गो एंड रेडी टू स्टार्ट। चलिए, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे स्विच कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। राइट, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। अगर नहीं तो आप मुझे बता दीजिए। राइट, हम इस चीज को चेक कर लेते हैं। ठीक है, इनविजिबल है। एंड वन मोर, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड।
ओके गाइस, नाउ वी आर रेडी टू गो। चलिए, सबसे पहले अब साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो काफ़ी सारे मन में क्वेश्चन्स आते हैं, राइट? कि ये कंप्लीटली फ़ील्ड किन चीज़ों को डिस्कस करती है, राइट? इस फ़ील्ड में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या हमें जानना चाहिए और कैसे इसमें बिल्ड करते हैं करियर, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको प्री रिक्विज़ाइट्स बताता हूँ, राइट? कि आपको रिक्वायर्ड पहले क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो हम वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो प्री रिक्विज़ाइट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपको आना चाहिए नेटवर्किंग बेसिक्स, राइट? ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कई बार इसको अच्छे से जान चुके हैं कि ये बहुत एक क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, राइट? उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल। अब यहाँ पर यही नहीं है कि सिर्फ आपको लिनक्स आना चाहिए, नहीं। यहाँ आपको लिनक्स का आइडिया भी होना चाहिए, विंडोज़ का आइडिया भी होना चाहिए, आईओएस का आइडिया भी होना चाहिए एंड सो ऑन, राइट? एंड्रॉयड, राइट? इनका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि ये है क्या? ताकि हम जब इस पे अटैकिंग करें या टेस्टिंग करें, तो हमें सब चीज़ें अच्छे से पता रहे, राइट? पहली चीज़ तो आ गई साइबर सिक्योरिटी की, ये प्री रिक्विज़ाइट। अब वैसे तो हम डीप डाइव बहुत कर सकते हैं, बट इतना ज़रूरी है। अब नेटवर्किंग के अंदर भी काफ़ी कुछ कांसेप्ट्स होते हैं, जो डीप डाइव हमें स्टार्टिंग में करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको बेसिक्स बोला है, ना कि कंप्लीट नेटवर्किंग, क्योंकि कंप्लीट नेटवर्किंग अपने आप में एक डिटेल्ड चीज़ है, ठीक है? अब साइबर सिक्योरिटी में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इनकी फील्ड्स क्या-क्या है, राइट? कि भाई स्कोप क्या-क्या है, क्या-क्या हम बन सकते हैं। तो जनरली कैटेगराइज्ड देखो वैसे बहुत सी चीज़ों में होता है, बट जनरली माना जाता है डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव में, ठीक है? ये 2 चीज़ों में कैटेगराइज्ड होता है, राइट? जिनमें डिफेंसिव आ जाएगी आपकी ब्लू टीमिंग, ऑफेंसिव आ जाती है आपकी रेड टीमिंग। ये तो आप लोगों को पता होगा, अगर आपने ब्लू टीमिंग और रेड टीमिंग वाला हमारा लाइव सेशन देखा हो तो। अब इसके अलावा भी टीम्स हैं, ठीक है? जैसे कुछ होते हैं जो सिर्फ टेक्निकल वे में काम करते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल वे में काम करते हैं, राइट? ये टेक्निकली वे में काम करने वाली टीम्स हैं। नॉन टेक्निकल जैसे जीआरसी, पॉलिसीज़ बनाना एंड सो ऑन, राइट? बट उन पे भी हम धीरे-धीरे डिस्कशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बट ये हमें समझ में आया कि 2 तरह की चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं, राइट? अब मुझे ये बताओ, आप लोगों को रेड और ब्लू टीमिंग के अंदर ज़्यादा प्रेफ़रेंस किसको देनी है, राइट? आपके अकॉर्डिंग आप किसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हो, राइट? ताकि उसको मैं पहले कंसीडर करूँ, पहले आपको उसके बारे में बताऊँ, फिर हम दूसरे पे बढ़ें, ताकि आपके अकॉर्डिंग ये सेशन अच्छे से इंटरैक्टिव हो, क्योंकि बेनिफिट आपका ही होना चाहिए इस सेशन से, ठीक है? तो आप लोग मुझे चैट में ड्रॉप कर दीजिए ये चीज़, एंड तब तक मैं यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स लिख रहा हूँ, राइट? राइट, तब तक आप लोग चैट में मुझे बता दीजिए। ओके, चलिए। रेड टीमिंग ओके। सर आईओटी हैकिंग एंड रोड मैप एंड रिसोर्सेज, मैं इसके बारे में भी जल्द ही आप लोगों के लिए डिटेल्ड लाइव सेशन या फिर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेकर जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? आईओटी पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि काफी एक अच्छा एंड एडवांस टॉपिक है, ठीक है? चलो, जब आप रेड टीमिंग की ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ। देखो, एथिकल हैकिंग ये ना कोर होता है साइबर सिक्योरिटी में। कहीं भी आपको अगर स्टैंड करना है, एथिकल हैकिंग आपको आनी चाहिए। ये समझ लीजिए आपका कोर कंसेप्ट है। इसके बाद ये मैंने आपके लिए 3 पॉपुलर, ये मैं पॉपुलर बता रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ लिख लेता हूँ।
पॉपुलर रेड टीमिंग। ठीक है, ये पॉपुलर रेड टीमिंग जॉब्स है। अब ये काफी पॉपुलर क्यों है, उसका जवाब यहीं पर है। वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग या क्लाउड वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। हर वेबसाइट, हर कंपनी की वेबसाइट है, जनरली आजकल लोग क्लाउड पे स्विच हो रखे हैं। यूजर ज्यादा, रिस्क ज्यादा, तो सिक्योरिटी की डिमांड ज्यादा। सही बोला। एप्स, आप सबके फोन में कितने एप्स हैं? आए दिन हर चीज के लिए एक नया ऐप। डिमांड ज्यादा, सिक्योरिटी ज्यादा। एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिन्हें आप लोग एआई भी कहते हैं, राइट? जिनसे वैसे एलएलएम मॉडल से एआई बनते हैं यूज करके, बट स्टिल आसान भाषा में हम यही बात करते हैं, तो उसे कहते हैं एआई हैकिंग। आज मोस्ट ऑफ द लोग एआई को काफी टास्क में यूज करते हैं, राइट? आप लोग जनरली पढ़ने के लिए, चीजों को सर्च करने के लिए एआई का यूज करते हो, राइट? काफी लोग करते हैं। आजकल तो हमारी डे टू डे लाइफ में यही आ चुका है। ये सुनो, राइट? तो ये काफी पॉपुलर है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि रेड टीमिंग में आप इन चीजों को कंसिडर कर सकते हो। बट इनसे बढ़ने के लिए या इन पे आगे बढ़ने के लिए आपको जरूरी है एथिकल हैकिंग के बारे में जानना। कि एथिकल हैकिंग आखिर क्या है और कैसे करी जाती है, सभी का कोर है। ब्लू टीमिंग का भी ये कोर है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। ब्लू टीमिंग के अंदर कुछ पॉपुलर रोल्स है, मैं बता देता हूँ। सॉक, राइट? सॉक एनालिस्ट काफी ज्यादा पॉपुलर। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, ये काफी कुछ कॉमन ऐसे जॉब रोल्स हैं जो कि ब्लू टीमिंग के अंदर आते हैं, राइट? सॉक एनालिस्ट मॉनिटरिंग का काम करता है। डिजिटल फॉरेंसिक एक अटैक होने के बाद उनके ट्रेसेस निकालता है एंड एविडेंसेस कलेक्ट करके सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है या अटैकर को पकड़ने में हेल्प करता है ताकि डिफेंस और स्ट्रांग बन जाए। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, अटैक होने के जस्ट बाद सारी चीजों को हैंडल करना, संभालना, ये इसका काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एथिकल हैकिंग की। एथिकल हैकिंग में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है, बट जनरली मेरा आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है। हैकिंग और एथिकल, इन दो वर्ड्स को अगर हम देखें, एथिकल तो होता है लीगल, राइट? और हैकिंग हो जाता है अटैक करना। किसी को भी अटैक करना लीगल कब होता है, ये मुझे बताओ। कभी भी किसी को अटैक करना लीगल किन सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है, ये आप मुझे बताओ। थैंक यू गाइस। ओके, बताओ क्या हो सकता है। हम्म, ठीक है, ये बिल्कुल आपने सही कहा। एक तरीके से लीगल हो सकता है जब आपके पास ओनर की परमिशन हो, बट कोई आपको परमिशन क्यों देगा उस पर हमला करने की, ये बताओ। मतलब अगर अटैक करने की परमिशन कोई क्यों देगा? ओके, प्रॉमिस लेकर, ओके, पॉसिबल, ठीक है। बट यहां पर आप एक छोटा सा पॉइंट मिस कर रहे हो। देखो, छोटा सा पॉइंट क्या है, आप ओनर की परमिशन तो लोगे, राइट? बट आप कुछ लॉज के दायरे में रहोगे। लॉज के दायरों में रहना पड़ेगा ना, तभी जाके चीजें काम करेगी। जैसे कि आपको, अब अगर इंडिया की बात करें, वैसे तो आपको हर कंट्रीज के, जिस कंट्री की वेबसाइट पर, लेट्स सपोज अगर आप एक यूएस वेबसाइट पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो उनके आईटी लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया पे कर रहे हैं तो इंडिया के आईटी लॉज पता होने चाहिए, राइट? बट हम इतना कुछ डिटेल में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमें बेसिक चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज प्राइवेसी, कि आप किसी की भी प्राइवेसी को जाने या अनजाने में हार्म नहीं कर सकते। ठीक है, वो अलाउड ही नहीं है। जाने अनजाने में आपको हार्म बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आउट ऑफ स्कोप। आपको आउट ऑफ स्कोप नहीं जाना है। अब आउट ऑफ स्कोप यानी जो चीज आपके लिए अलाउड है उसके अलावा कुछ भी करना,
एक आउट ऑफ स्कोप का पार्ट है। जैसे मैंने आपको बोला आप मेरी साइट पर ये चीजें टेस्ट कर लो, बट ये मत करना। अब मैंने जो मना किया है, अगर आप वो टेस्ट कर लेते हैं तो वो आपके लॉस को हार्म पहुंचा देता है, मतलब लॉस का उल्लंघन आप ऐसा समझ सकते हैं, राइट। इसीलिए ये दो चीजों का हमें जनरली ध्यान रखना पड़ता है, बस। और दूसरी चीज तो देखो यही है कि आपको अपने मन से एथिकली वर्क करना पड़ेगा, बस। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखो एथिकल एक कोई जॉब रोल नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई नहीं संभाल सकता। अगर आपको लगता है आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, देन एथिकल हैकिंग इज फॉर यू। ठीक है, ठीक है। शिव शिवा देखो, क्या होता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग ना साइट्स पे टेस्ट करते, साइट पे नहीं, जो भी टारगेट है उस पर टेस्टिंग होती है, एंड उन पर जो बग्स होते हैं वो निकाले जाते हैं, ताकि उस साइट, वेबसाइट, ऐप, क्लाउड, जो भी प्लेटफॉर्म है उसको सिक्योर करा जा सके, दैट्स इट। ठीक है, ओके। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट। ओके, सॉरी। हाँ, अब बारी आती है आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने की। हमने अच्छे से ये देखा कि एथिकल हैकिंग क्या होती है एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ये जानेंगे कि हमें करना क्या-क्या होगा। जैसे हमने नेटवर्किंग के बारे में बात करी, उसको तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, राइट? उस पे तो बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। लेकिन ऐज़ अ लर्नर आपको क्या शुरू करना चाहिए? अगर मैं आपको वो चीज़ रिकमेंड करूँ, तो आपको एक चीज़ सबसे पहले ध्यान देनी है, जो कि है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन किस चीज़ की? टेक। टेक यानी फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्टिंग टेक। जैसे मैं वेबसाइट पे अटैकिंग टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ या उस पे सीखना चाहता हूँ, मुझे ये समझना होगा वो काम कैसे करती है। आज अगर मुझे नहीं पता है कि मैं जब भी कुछ सर्च करता हूँ वेबसाइट से डेटा कैसे आ रहा है मुझ तक, वेबसाइट को कैसे पता चल रहा है मैंने क्या सर्च किया, जब तक मुझे ये चीज नहीं पता चलती ना, मेरे लिए ये अटैकिंग, टेस्टिंग, सिक्योरिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, राइट। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको परमिशंस को रीड अच्छे से करना आना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको एक सैंपल बता देता हूँ। हम चलते हैं एक रियल वेबसाइट पर, चलते हैं बकक्राउड पे, एंड इसके एंगेजमेंट्स पे हम चलते हैं, राइट। कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पर कई सारे वेबसाइट्स और कंपनीज आती है खुद को रजिस्टर करवाने। ट्रिप एडवाइजर है, इस पे चलते हैं, काफी पॉपुलर है। अब जनरल प्रोग्राम रूल्स, रूल्स अवेलेबल है, ठीक है। ये रूल्स क्या क्या है, आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्टली फील्ड्स, चीजों के देखो, रिपोर्ट कैसे करना है, कहाँ कहाँ टेस्ट कर सकते हो, राइट। आउट ऑफ स्कोप जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पर भी मेंशन होगा, ये देखिए आउट ऑफ स्कोप मेंशन है कि इन चीजों पर आपको टेस्टिंग करना अलाउड नहीं है। ये वेबसाइट है लेकिन आप इन पे टेस्ट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, तो इन पे जाओगे तो इशू आएगा। ये देखो कि आप ये जैसे आईडोर अटैक नहीं कर सकते, डिनाइल ऑफ सर्विस, सोशल इंजीनियरिंग, ये चीजें आप यहाँ पर ट्राई नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। और एक अच्छे से एक अटैच्ड फाइल इन्होंने दी है वर्ब सूट की, जो कि दैट्स ग्रेट, राइट। हर कंपनी नहीं देती है, इन्होंने प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल दी है जिससे आपकी टेस्टिंग में आपका फायदा होगा। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है देखो, क्योंकि हर कोई इतना नहीं सोचता, बट स्टिल दैट्स ग्रेट, राइट। तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए, राइट। ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी की हमने बात करी, ये चीजें हमें बेसिक जाननी जरूरी है। अब सीखे कहाँ से, है ना? तो मैं रिसोर्स तो आपको बता दूंगा,
बट उससे पहले आप लोगों के लिए जो मैं सरप्राइज़ की बात कर रहा था, मैं आप लोगों को वो सरप्राइज़ बता देता हूँ, ठीक है? देखिए, अभी अगर आप चेक करेंगे तो लाइव हम हैं, बट उसके बाद भी मैंने 4 लाइव्स शेड्यूल कर रखे हैं, यानी 5 दिन, और लगातार हम देखिए आज, कल, अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, ऐसे कंटिन्यूअस 5 डेज़ तक हम लाइव हैं। अब ये तो ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे से काफ़ी डिटेल में यहाँ सारे टॉपिक्स को समझेंगे, लैब सेटअप, लिनक्स पढ़ना, प्रॉपर लिनक्स का क्रैश कोर्स होगा, नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, रिकॉन्सेंस कैसे करी जाती है, नेटवर्क स्कैनिंग, काफ़ी पावरफुल स्टफ्स, टेक्निक्स जानेंगे यहाँ पर। बट यहाँ पर अभी 2 चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक ऐड नहीं करी। यानी मैंने यहाँ 7 डेज़ का लाइव सेशन प्लान किया था। लेकिन अभी तक वो 2 जो स्पेशल वीडियोज़ हैं, वो काफ़ी स्पेशल है, राइट? बट वो मैंने अभी तक ऐड नहीं करी है, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग उसको सीखना चाहते हैं। अगर मैं ये पाँचों दिन, जो मैं 5 दिन लाइव आ रहा हूँ, उस दिन सभी लोग रेगुलरली, अटेंटिवली चीज़ें पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लिटरली सीरियस हैं इस चीज़ को सीखने के लिए, तो उसको भी मैं यहीं पर शेड्यूल कर दूँगा। बट डिपेंड करता है सारा कुछ आपके ऊपर कि आप कितना सीखना चाहते हो, चैट में कितना इफेक्टिवली आप रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है? ठीक है? ओके, चलो तो ये तो था अभी का जो सरप्राइज़ मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है, बाकी 5 दिन तक लगातार हम लाइव हैं, अलग-अलग कांसेप्ट्स को सीखेंगे, ठीक है? चलिए, अब साइबर सिक्योरिटी के रिसोर्सेज़ की बात करते हैं, कि आपको पढ़ना है तो क्या करेंगे? अब सिर्फ कांसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको बोलूँगा यूट्यूब। सिर्फ़ इसके लिए, क्योंकि देखो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन यूट्यूब पे एंड जो मैं कोर्सेज़ प्रोवाइड करता हूँ उसमें फ़र्क क्या है? बस फ़र्क इतना है, वो मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, राइट? वहाँ सारा कंट्रोल मेरे पास है। मैं कुछ वर्ड्स भी यूट्यूब पे नहीं बोल सकता हूँ, मैं कुछ टेक्निक्स के बारे में भी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ टेक्निक्स प्रैक्टिकली शो किया तो चैनल, यू नो व्हाट कैन हैपन, राइट? तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं कांसेप्ट वाइज़, उनके लिए यूट्यूब आपके लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है। उसके बाद आप एक कोर्स कंसिडर कर सकते हो, राइट? अब काफ़ी आई नो काफ़ी कोर्सेज़ काफ़ी कॉस्टली आते हैं, लेकिन अगर आप चिलराइज़ के कोर्सेज़ को कंसिडर करो तो हमने उन्हीं चीज़ों को एक प्रीमियम येट अफोर्डेबल रेंज में रखने की कोशिश करी है, ताकि आपको क्वालिटी चीज़ मिले, लेकिन एक ऐसी रेंज में जो आप अफोर्ड कर सकें, राइट? बट यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्स बेचना चाह रहा हूँ। मेरा बस यही है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बट अगर आप वो कोर्स नहीं करते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप दूसरी रिसोर्स पे जा सकते हैं जो कि सबसे बेस्ट है, बुक्स। चैनल पे वीडियो है, उनको चेकआउट ज़रूर करना। बाकी बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग नाम की बुक है। ये आप लोग आज ही से पढ़ना शुरू कर लीजिए। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ये बुक। एंड नेक्स्ट, कंसेप्ट वाइज चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप पढ़ सकते हैं ब्लॉग्स। अब उनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कुछ वेबसाइट्स, और ऐसा कुछ टेंशन वाली बात भी नहीं है, क्योंकि देखो मैं अगर लिखता हूँ ना, साइबर सिक्योरिटी लर्निंग ब्लॉग्स, सिर्फ़ इतना लिखना है मुझे, ठीक है? सेंस इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है साइबर सिक्योरिटी के लिए, राइट? पर्पल सिक्योरिटी, लेट्स डिफेंड, स्प्रिंग बूट, राइट? इनको कंसिडर कर सकते हो, सेंस तो परफेक्ट है, राइट? ये तो आपको आई गेस एक फ्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, अब इन्होंने वो ऐड रखी है या नहीं आई डोंट नो, बट इनकी एक फ्री ट्रेनिंग भी थी। अगर वो अवेलेबल है फ्री में अभी भी तो दैट्स ग्रेट। लेट्स चेक, सेल्फ पेस्ट अप्लाई करते हैं, स्किल एक बार बिगिनर करते हैं, या फाउंडेशंस के ये 3 कोर्सेज हैं,
एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो पहले ये फ्री थे, बट मैं आपको ये कहूँगा एक बार चेक कर लेना कि क्या प्राइसिंग है एंड क्या कुछ है। ओके, अब आप चेक कर सकते हैं इन्होंने प्राइसिंग बढ़ा दी है या ऐड कर दी है बात करी जाए तो। अब ये फ्री नहीं है, बट हाँ, ये पहले एक फ्री कोर्स ऑफर करते थे। बट कोई बात नहीं, ये आर्टिकल्स है, इनको आपको पढ़ना है। ये आपके लिए नॉलेज का एक अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग बेस बन सकते हैं, राइट? यहाँ पर कई सारे रिसोर्सेज हैं, आर्टिकल्स, राइट? लेट्स डिफेंड ब्लॉग इस पे बात कर रहे थे। हैकर न्यूज़ भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी की न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो, ठीक है? बाकी आपको काफ़ी सारे यहाँ रिसोर्सेज मिल जाएँगे, इनको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें, हाँ, अमन देखो, सबके लिए एक अलग प्रेफ़रेंस होती है। किसी को बुक बेटर लगती है, किसी के लिए वीडियो लेक्चर्स बेटर होते हैं, राइट? सबका एक अपना एक प्रेफ़रेंस रेंज है। बट बुक्स के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें बताई जाती है। इसलिए तो अगर जो कोई प्रोफ़ेशनली सीखना चाहता है, या तो वो बुक्स लेता है या कोर्सेज़। क्योंकि कोर्सेज़ के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। यूट्यूब पे आप जो चीज़ सर्च करोगे, उसका एक स्ट्रक्चर आपको ढूँढ पाना थोड़ा मुश्किल है, राइट? बस यही रीज़न होता है कि बुक्स एंड पेड कोर्सेज़ लोग प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? हाँ, देखो सबका अपना-अपना होता है, राइट? सबका एक अलग रहता है। कुछ लोग बुक्स पसंद करते हैं, कुछ लोग लेक्चर्स, राइट? तो आप लेक्चर प्रेफ़र कर सकते हो। ऐसा मैंने एआई से सिक्योरिटी टूल्स बनाने को ट्राई किया बट बना नहीं। अगर मुझे बनाना है, मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? देखो, एआई डेवलपमेंट में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, टू बी ऑनेस्ट अभी भी नहीं है। उसका रीज़न मैंने मेरी कई वीडियोज़ में बताया है। वाइब कोडिंग एक वीडियो है मैंने चैनल पे, उसको चेक करना, उसपे अच्छे से समझाया मैंने। लेकिन अगर आपको खुद बनाना है तो टारगेट पहले सेट करो कि आपको क्या टूल बनाना है। पाइथन, अगर आपको हैकिंग साइबर सिक्योरिटी टूल बनाना है तो पाइथन इज अ ग्रेट लैंग्वेज टू स्टार्ट विथ, कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? बट यूजेज अगर आपका दूसरा है तो उसके हिसाब से लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। ओके, एक्सरसाइज के ऊपर भी देखो, अगर आप थोड़ा सा वेट करते हो, ज्यादा लंबा वेट नहीं होगा, थोड़ा सा वेट होगा, बट आपको एक क्वालिटी चीज मिलेगी जो आप अभी तक आपको कहीं भी यूट्यूब पर इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। ऐसी क्वालिटी चीज मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब क्वालिटी आपको देना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप इंतजार करते हैं तो आपको वो क्वालिटी मिलेगी एंड सच्ची में आप लोगों को सीखने में भी मजा आएगा, ठीक है? बट हाँ, मैं एक्सएसएस, एसक्यूएलआई एंड काफी सारे जो पॉपुलर वेब बग्स हैं उन पे डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ओके, राइट? अब हमने लर्निंग रिसोर्सेज की बात कर ली। अब इसमें जैसा मैंने आपको प्री रिक्विसाइट में बताया था, आपको आना चाहिए टेस्टिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल एंड नेटवर्किंग। अब जो हमारा कल का सेशन है उसमें हम यही बात करेंगे कि लिनक्स कैसे यूज करें, एक सेफ लैब कैसे बनाएं जहां पर आप प्रॉपर हैकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रॉपर प्रैक्टिसिंग लैब बनाना बताऊंगा। और देखो, यूट्यूब पे कई सारे ट्यूटोरियल्स है ना? काफी टाइम टेकिंग वो सेटअप बताते हैं, ठीक है? अपना सेटअप सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा, बस। ज्यादा हाई एंड हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिंपल एंड इजी इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। क्योंकि लैब सेटअप में ही अगर टाइम लग रहा है तो आप लर्निंग कब करोगे, है ना? तो यहाँ हम ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, फटाफट लैब सेटअप करेंगे ताकि प्रैक्टिकली चीजें शुरू हो जाए। ये एक आप समझ लीजिए रेगुलर क्लासेस होने वाली है हमारी, राइट? मैं रेगुलर आऊंगा लाइव एंड आपको पढ़ाऊंगा। और कितनी होती है ये क्लासेस, टोटली आपके अटेंशन पे, आपके रिस्पॉन्सेज जो आप चैट में ड्रॉप करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, पटेल बग हंटिंग पर वीडियो वैसे तो चैनल पर अपलोडेड है, और भी वीडियोस जल्द आने वाली है, ठीक है? बग्स फाइंड करने का टूल बनाने का ट्राई किया, नहीं नहीं नहीं, बग फाइंड करने का टूल मत बनाओ, कोई भी टूल मत बनाओ। क्योंकि आप टूल बनाओगे ना, एक स्ट्रक्चर में चलेगा। बग्स एक स्ट्रक्चर में नहीं होते। आज देखो, इतने सारे टेस्टिंग के टूल्स हैं, ऑटोमेशन टूल्स हैं, बहुत सारे हैं, काम इजी करते हैं, लेकिन क्या
वो बग्स रिपोर्ट करते हैं उतनी, जो कि बग बाउंटी में ज़रूरत है? नहीं। आपको सेल्फ ही चीज़ें करनी होगी। और कुछ बेसिक टास्क के लिए आप ऑटोमेशन बनाना चाहते हो, तो उसपे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जिन्होंने पहले ही बना रखा है, उन ऑटोमेशन को डाउनलोड करके यूज़ करो। दैट्स अ बेटर ऑप्शन, ठीक है? अगर आप शुरू कर रहे हो तो, ये मेरी एडवाइस रहेगी, ठीक है? पटेल देखो, एंड्रॉयड में काली नेट हंटर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। देखो एंड्रॉयड एज़ सच अ डिवाइस नॉट अ, मतलब हम कह नहीं सकते उसको कि वो हैकिंग के लिए काम का है, राइट? हाँ, काली लिनक्स ने नेट हंटर बनाया है एंड्रॉयड के लिए जिसको यूज़ करा जाता है, बट टास्क नहीं होते हैं उतने, जितने एफिशिएंटली आप पीसी या लैपटॉप पे कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो आपका टाइम वेस्ट ही कर रहा है, ठीक है? नेट हंटर आपका टाइम वेस्ट ही कर रहा है, तो उसको अभी मत फ़ोकस करो। सिस्टम पे ही शिफ्ट हो, वो बेटर रहेगा आपके लिए, ओके? सर ये तो बता दीजिए कि एक्सेसएस के जितना जेएस सीखना है ताकि प्रिपरेशन कर सक वैसे देखो एक्सेसएस क्लास जो मैं आपको बताऊँगा ना वो प्रॉपर डिटेल्ड ही बताऊँगा, तो आपको कुछ प्रीरिक्विज़िट की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर आप फिर भी प्रिपेयर करना चाहते हो ना, तो बस ये देखो कि सिंटैक्स कैसा होता है उसका, दैट्स इट। सिंटैक्स कैसा होता है, काम कैसे करता है, फंक्शन क्या है, दैट्स ऑल। उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? अ, बन वंदना देखिए, जो बेस्ट सर्टिफिकेशन एज़ सच ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट? आपकी स्किल सेट के ऊपर है सारा खेल, आपको क्या स्किल सेट चाहिए, राइट? वैसे पॉपुलर कई सारे सर्टिफिकेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के, है ना? तो सर्टिफिकेशन से ज़्यादा स्किल पे फोकस करो। हाँ, देवी सेल्फ आप बग फाइंड आउट करो कि वो बेस्ट रहेगा, ठीक है? चलिए, तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी है। अब साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ और पॉइंटर्स भी हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा। पहली चीज़, आप जब भी टेस्टिंग करें, एक प्री प्लान बना के रखो। और आज ही देखो अगर आप लोग सच्ची में सीरियस हैं, और जैसे मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं जो एकदम न्यू हैं इस फील्ड के लिए, तो उनको मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आप सीरियस हो तो ये जो 5 दिन मैंने आपको लाइव सेशन बोला है, और अगर आप और सीरियस रहते हैं तो 7 दिन हो जाएगा लाइव। अगर आप सीरियस हैं तो एक प्लान बनाइए। आज मैं बोलने वाला हूँ वो चीजें फॉलो करो, कल मुझे लाइव के टाइम पे रिस्पॉन्ड करना आके कि आपने वो चीज़ बनाई है। अगर वो बनाई है, देन आप लोगों के लिए बेस्ट है। क्या? देखो, लर्निंग प्लानर। पहले प्री प्लानिंग क्या होती है उस पे बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। प्री प्लानिंग कि आप टेस्ट क्या करोगे? या बोलूँ कि टेस्ट क्या करोगे? यानी किन-किन चीज़ों को टारगेट करोगे? सेकंडली, ऑर्डर क्या रहने वाला है? यानी सीक्वेंस, ठीक है? कि पहले मैं ये चीज़ टेस्ट करूँगा, पहले ये। ऐसा नहीं है कि पैरामीटर मिला या चीज़ मिली उस पे सब कुछ ट्राई कर लिया, नहीं। सीक्वेंशियली कि सब कुछ ढूँढो पहले, फिर पहले ये ट्राई करो, फिर ये ट्राई करो, ठीक है? एंड यहीं पर फिर प्री प्लानिंग के अंदर ये भी प्लान करना होता है कि आप जो भी चीज़ फाइंड करोगे, उसके लिए रिसोर्सेज़ क्या-क्या यूज़ करोगे। जैसे अगर मुझे किसी को ढूँढना है तो मैं क्या-क्या करूँगा? गूगल पे जाऊँगा, ओसिंट पे जाऊँगा, है ना? अलग-अलग रिसोर्सेज़ होगी ना, वो मैं पहले ही प्लान करके नोट डाउन रखूँगा, ठीक है? एंड एक रिपोर्ट का टेम्पलेट। रिपोर्ट का टेम्पलेट आपको ईज़िली मिल जाएगा ऑनलाइन, वो डाउनलोड करके रखना। ये प्री प्लानिंग एक आपका हफ्ता बचा सकती है, यानी 1 हफ्ता आपका बचा देगी प्रॉपर, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में इधर-उधर भटकते जाओगे। ये ऐसा इस केस में रहेगा। अब बारी आती है जो लर्निंग प्लानर मैं बता रहा था, जो लोग सीरियसली ये चीज़ सीखना चाहते हैं, आप लोगों को आज ये प्लान बनाना है। कल तक का टाइम है, 9 बजे कल हम फिर लाइव आने वाले हैं। तो कल तक लेट्स सी कौन-कौन मुझे ये बताते हैं कि उन्होंने ये प्लानर बनाया है, ठीक है? पहला, आपको लर्निंग प्लानर में डेज़, और ये 5 मिनट का काम है ना, डेज़ सेट करने हैं कि मुझे ना लेट्स सपोज़ मैं लिनक्स
7 दिन मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके सीखूंगा, याद कर लूंगा, कैसा भी हो 7 दिन देने, 2 दिन देने, जितना भी आपके ऊपर है, राइट। फिर नेटवर्किंग के लिए इतना टाइम, बस जो कोर कंसेप्ट मैंने बताया कौन से, लिनक्स, नेटवर्किंग, एंड फिर यहां पर आ जाएगी आपकी हैकिंग। अब ये हैकिंग दे दो कि भाई मैं लिनक्स को 7 दिन, नेटवर्किंग को 2 दिन, और हैकिंग सीखने के लिए 60 दिन, यानी अराउंड 60-70 डेज आपने टोटल बना लिए। आपके पास ये 70 डेज का टारगेट है। इस टारगेट के लिए अब आपके डेली आवर्स, कि आप डेली कितने घंटे पढ़ने वाले हो, ठीक है। आपने मान लेते हैं डेली 1 घंटा भी रखा है ना, तो बस उस प्लानर को फॉलो करते हुए वो डेली 1 घंटा रखना, बस ये चीज है। और इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, डे 70th पे आप भी वही मिलोगे, मैं भी यही मिलूंगा, और आपके पास ये जो स्किल्स है वो काफी पॉलिश्ड हो जाएगी। एंड आई गारंटी अगर आप ये लोग फॉलो करते हो तो आप 70th डे पर लाइव पर आके बोलोगे सर ये चीज वर्क करी है। तो ये ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी हर चीज का है सोल्यूशन, बट एट द एंड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बट देखो, आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में काम करना है तो एज सच मैं आपको बताऊं तो डिजिटल फॉरेंसिक का एक सर्टिफिकेशन आता है, आप वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको एक पुश देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ही सब कुछ है। आपको खुद पहले अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए देखिए, हम जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उसमें 2 सेगमेंट्स है, राइट। तो 2 सेगमेंट्स को कंप्लीट करने पे आप आराम से बग बाउंटी सारा सीख जाते हैं, ठीक है। सी एच और सी एच मास्टर में डिफरेंस देखिए, अगर आप इसी काउंसिल के सी एच एंड सी एच मास्टर की बात कर रहे हैं, तो सी एच बेसिक होता है, एक जिसमें सिर्फ क्विज होता है कि भाई आपको क्विजेस पूरे पूरे करने पड़ते हैं गिवन टाइम पीरियड में। एक होता है सी एच प्रैक्टिकल, जिसमें सिर्फ आपको हैकिंग करके स्किल्स दिखा के सर्टिफिकेट लेना होता है। एंड सी एच मास्टर होता है जिसमें आप प्रैक्टिकल्स भी करते हो, एंड साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स के अंदर आप थ्योरी भी देते हो, यानी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बोथ रहता है उसमें। ओके। साइबर सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सारी बुक्स, अरे कहाँ मिलेगी, कौन सी वेबसाइट पर? चलो, ये भी चीज मैं बताऊंगा, राइट। हम जब एक ओसेंट वाले टॉपिक को करेंगे तब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कैसे आप एक एक चीज इजीली ढूंढ सकते हो। तो यानी ये 5 क्लासेस के अंदर जो हम पांचों दिन रखेंगे उसके अंदर आप सारी चीजें अच्छे से सीख जाओगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ पूरी ही सारी चीजें, कैसे क्या करना है वो चीज सीख जाओगे, क्योंकि इट्स अ क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स होने वाला है ताकि आप स्टार्ट कर सको अपना करियर, राइट। टाइमिंग का देखो, आप चेकआउट कर लेना रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी, बट टाइमिंग हम थोड़ा इतना लेट आउट नहीं करेंगे। तो मैं सीएमडी पढ़ रहा हूँ, क्या ये सही है? कमांड्स पढ़ रहे हो, अच्छा है, आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे कमांड्स के, तो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, ठीक है। ठीक है, चलिए। देखिए देवी, अभी हमने एक और सेगमेंट स्टार्ट करने का सोचा है, तो वो जो सेगमेंट है उसके अंदर बग बाउंटी इंक्लूडेड है। हम धीरे धीरे चीजें प्लान कर रहे हैं आप लोगों को बेस्ट चीजें प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचती जाएगी। चलो, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई हो। अब एक काम करते हैं, सेशन एंड करने से पहले छोटा सा एक Q&A रख लेते हैं, है ना। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है, आप वो क्वेश्चंस ऐड ऑन करो, ठीक है, चैट में ड्रॉप करो। एंड बस 1 से 2 मिनट का मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, एंड फिर आपके उन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड करता हूँ। ओके, सो जस्ट अ क्विक ब्रेक, तब तक आप चैट में सारे क्वेश्चंस ड्रॉप कर दो। ओके, चलिए, तो आप लोगों के अब मैं क्वेश्चंस के रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ओके, चलो क्वेश्चंस एक बार चेक कर लेते हैं। अभी कह रहे हैं कि सर मैं साइबर सिक्योरिटी कर चुका हूँ और बग बाउंटी कर रहा हूँ अभी। ओके, अभी दैट्स ग्रेट, है ना। बस यही रखना कि कंसिस्टेंट रहो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आपका, हाँ बताइए, क्या आपका लास्ट क्वेश्चन है? ऐड कर दो। सर 12th स्टैंडर्ड पास करना जरूरी है? देखो, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए
प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि देखो एजुकेशन ज़रूरी रहती है ना? बट अगर किसी वजह से आप वो चीज़ नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी में खेल सारा स्किल्स का है। बट वही है कि फिर आपको प्रॉपर उस स्किल्स पे इतना पॉलिशिंग करनी होगी कि जिसके पास डिग्री है, उससे ज़्यादा आप उस स्किल में मास्टर होने चाहिए हो। बस यही एक शर्त है। नहीं तो फिर आपको 12th क्लियर करना होगा, एक टेक डिग्री की ज़रूरत होगी। बट अगर आपके पास वो स्किल इतनी पॉलिश्ड है, तो आपको इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके। सर बेसिक्स मीन्स अबाउट आईटी और लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन। बेसिक्स मतलब थोड़ा बहुत कि काम क्या हो रहा है। जैसे सपोज आज है ना, मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, तो वो कैसे हो रहा है? अभी जैसे हम ये लाइव पर हैं, राइट? ये लाइव कैसे हो रही है? कनेक्शन क्या चल रहा है? हल्का सा बस अंदाजा होना चाहिए चीजों का। फिर धीरे धीरे जब आप पढ़ते हो ना साइबर सिक्योरिटी, तो आप वो चीजों को पॉलिश करते जाते हो। ये पॉइंट है। ठीक है। ललित, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना? काफी चीजें चैनल पर है, चेक करना। एंड और भी चीजें आने वाली है। वैसे देखिए, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको साइबर सिक्योरिटी से पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। बट स्टिल अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, देन आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर पाइथन। पाइथन लैंग्वेज पे आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। आई नो सॉक L1 पेन टेस्टिंग एंड मोर, बट आई एम नॉट गेटिंग जॉब इन दिस रोल। व्हाट आई नीड टू डू? सागर देखिए, अगर आप पेन टेस्टिंग या सॉक L1 ये सब जानते हैं, देन दैट्स ग्रेट। बट आपको एक चूज करना पड़ेगा, अपना रिज्यूम उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। एंड अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आई गेस होगी, एंड नहीं है तो होनी चाहिए। वो प्रॉपर आपके उस जॉब रोल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि आपकी कोई भी प्रोफाइल विजिट करे तो पता चले कि आप इस स्किल के बारे में काफी डिटेल में जानते हो। ये जरूरी है। ओके, अभी तो 16 साल का तो बहुत अच्छा टाइम है। ये तो बहुत चीजें सीख सकते हो अभी से, अगर करियर के लिए फोकस्ड हो ना। देखो, अगर आप टाइम पास, गेम हैकिंग, अकाउंट हैकिंग ये सब पे सोच रहे हो ना, तो दिमाग से निकाल देना। अगर नहीं सोच रहे हो और करियर को लेके फोकस्ड हो, देन दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ये, है ना? बहुत बढ़िया है। बस फोकस रहो, चीजें करते जाओ, है ना? चैनल पे कुछ वीडियोस है, राइट? वो चेकआउट करना। नहीं तो अभी जो हमारी ये कंटिन्यूस 5 डेज के लाइव सेशन है, इनको अटेंटिवली देखो बस। बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सर टेक्नोलॉजी डे बाय डे ग्रो हो रही है, कंफ्यूजन हो जाता है जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। देखो सौरभ, आई नो ये होता है, राइट? टेक्नोलॉजी डे बाय डे, आज कुछ आप नया पढ़ने जा रहे हो, है ना? लेट्स सपोज आपने सोचा कि अब मैं ना एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखूंगा, चलिए कॉटलिन पे बात करते हैं, या जावा से सीखेंगे। अपडेट आ गया फ्लटर, राइट? हम कुछ और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, उसका अपडेट आ गया। अब ये सीखें या वो, है ना? प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई भी नई टेक आने से कंप्लीटली मार्केट ऑन द स्पॉट डिस्टर्ब नहीं होता है। नई टेक आने से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, जो पढ़ रहे हो पहले उसको अच्छे से समझ लो, फिर जो नई चीज आई है उसके बारे में भी नॉलेज रखो, ताकि अगर कहीं जॉब इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आप ब्लैंक ना रहो। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी हम अक्सर ऐसा फुल प्रूफ प्लान कभी लेके चलते नहीं है, लेकिन अगर आप फुल प्रूफ प्लान रखना चाहते हो, तो बस यही रखो कि एक स्किल ऐसी हो जो इररिप्लेसेबल हो, बस। जैसे साइबर सिक्योरिटी है, एआई से इररिप्लेसेबल है। कोई भी टेक आ जाता है, जैसे ब्लॉकचेन्स भी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है, लेकिन स्टिल लूपहोल्स हैं। बट उसके लिए आपको उतने लेवल की नॉलेज को पॉलिश करना पड़ेगा, वो जरूरी है। ठीक है। पाइथन के लिए बुक, वैसे देखो, पाइथन के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हो, सिर्फ पाइथन के लिए चाहिए तो, राइट? तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, इजी रहेगा। वो बुक्स प्रेफरेबल ज्यादा सही, क्योंकि बेसिक कोडिंग है तो उसमें कोई दूसरी बुक से कोई फर्क नहीं है आने वाला। ठीक है। कल लाइव में क्या बताने वाले हो? देखिए, कल हमारा प्रॉपर लैब सेटअप है एंड लिनक्स है, तो हम लैब सेटअप कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। एंड लिनक्स के कमांड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उसे आप जल्दी सीख सकते हो, कौन सी ट्रिक्स का यूज करोगे, है ना?
उन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। ओके? चलो, तो आई गेस अब आप लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके होंगे सारे, है ना? और भी कुछ हैं तो आप पूछ सकते हो, बट आज का जो ये था सेशन वो बेसिक इंट्रोडक्शन था साइबर सिक्योरिटी के बारे में, राइट? ताकि जिनको ज़ीरो आइडिया है, जिनको पता भी नहीं है साइबर सिक्योरिटी टर्म, उनको इंट्रोड्यूस करा सकूं। आज के लाइव का मोटिव सिर्फ इतना था। अगर आप पहले से ही साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं, तो आई गेस आपको आज का सेशन बेसिक लगा होगा, बट कोई बात नहीं। कल से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम कोर कंसेप्ट को पॉलिश आउट करते रहेंगे क्रैश कोर्स की तरह। वो आपके लिए, जो साइबर सिक्योरिटी पहले से जानते हैं, उनके लिए एक रिवीजन पार्ट हो जाएगा, और जो एकदम नए हैं उनके लिए ये साइबर सिक्योरिटी का एक क्रैश कोर्स हो जाएगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ओके। सर, इट मींस एआई कैन नहीं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर एआई रिप्लेस नहीं कर सकते। जब आपने एक्सबो एआई का वीडियो देखा होगा, काफी सारे यूट्यूबर्स ने डाला था, है ना, कि कितना डेंजरस है एंड सो ऑन, बट मैंने एक एक्सपोज्ड वीडियो डाल रखा है कि एक्सबो एआई को मैंने एक्सपोज किया है, ऐसा वीडियो अवेलेबल है, जिसमें मैंने सारे प्रूफ के साथ बताई सारी चीजें, कि कहीं भी उसने जैसा बताया वो मेंशन नहीं है। और सेकेंडली, एआई हमें रिप्लेस नहीं कर सकते, और अगर कर भी देते हैं तो एआई खुद एक टेक्नोलॉजी है, उसको भी सिक्योरिटी चाहिए, कौन देगा? दैट्स इट, हम देने वाले हैं। ओके। सर, आप बुक रीड करते हो क्या? बिल्कुल, बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, राइट? नई नई बुक्स आती रहती है मार्केट में, नई नई चीजों के ऊपर आती रहती है, तो वो पढ़नी पड़ती है अपडेटेड रहने के लिए, ताकि मैं आपको अपडेटेड रख सकूं। ठीक है। और है भी, शौक भी है साइबर सिक्योरिटी की बुक्स पढ़ने का। ओके। देखिए, अगर आप अभी 17 ईयर्स ओल्ड के हैं, नाइन्थ में हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि पहले एक ऐसे लेवल पे आ जाओ, ताकि आपको, अगर आप स्टडीज में अच्छे हो, आपको टेंशन नहीं है कि आप क्लासेस क्लियर कर लोगे, तब तो आप साइड बाय साइड सीखते जाओ। अगर आपको है कि नहीं, मैं थोड़ा मुश्किल है ये चीज, तो पहले स्कूलिंग कंप्लीट करो, ताकि आप एक बेस तक तो क्लियर हो जाओ, है ना? नहीं तो फिर ऐसा हो, ये सीख रहे हो और ये भी कर रहे हो, तो साथ के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम होगी। बैलेंस कर पा रहे हो, देन दैट्स गुड। ओके। बेस्ट लैपटॉप कौन सा है हैकिंग के लिए? देखो, बेस्ट तो सीधा सा वैसा कुछ नहीं है। 8 GB रैम से ज्यादा का होना चाहिए, और i5 प्रोसेसर से ऊपर का होना चाहिए, ये चीज है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ओके। अ, हिमांशु, देखो, काफी रिसोर्सेज मैंने चैनल पे डाल रखी है। हाँ, एक और आप लोगों के लिए मेरे पास वीडियो रेडी है, जहां पर मैं आपको बहुत सी फ्री कोर्सेज एंड रिसोर्सेज देने वाला हूँ, बट वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी है। लेट्स सी आप लोगों का पहले इन लाइव सेशंस पे क्या रिस्पॉन्स रहता है, फिर मैं आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोगों के लिए बेस्ट बेनिफिशियल रहे वो। बाकी तब तक के लिए आप चैनल पे कई सारे रिसोर्सेज स्टिल अवेलेबल है, उनको चेकआउट कर सकते हो। प्रिंस, इंटर्नशिप हमारे एक प्रोग्राम का पार्ट है, बट वी आर करेंटली डेवलपिंग इट मोर, उस पर थोड़ा और पॉलिशिंग चल रही है, ताकि इंटर्नशिप में आप लोगों को बेस्ट चीजें प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, थोड़ा सा पॉलिशिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं, ऐसा है कि बेस्ट प्रोवाइड करने के पीछे ही सारी मेहनत कर रहा हूँ, है ना? इसीलिए काफी चीजें डिले हो रही है, लेकिन आई थिंक वो डिले अच्छा है। ऐसा है ना कि भाई, अगर मैं आपको कुछ भी बना के दे दूं, भले वो अच्छा नहीं हो, मजा नहीं आएगा, लेकिन वही थोड़ा टाइम लेके परफेक्ट चीज आप लोगों के लिए दूं बनाकर, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, है ना? तो मेरा ये बस माइंड सेट रहता है। 200, 250, 300 पन्नों की तो, देखो, अराउंड मेरा टारगेट है ना, अगर 1000 पन्ने की बुक है, तो अराउंड 1-2 दिन मेरा टारगेट रहता है, क्योंकि क्या रहता है कि मैं कंटिन्यूटी में रखता हूँ सारी चीजें, क्योंकि फ्लो नहीं टूटना चाहिए। मैं एक साथ ही पहले थोरो रीडिंग, कंसेप्ट वाइज नई जो चीज है, क्योंकि कुछ पढ़ रखे होते हैं तो कुछ रिपीट ही होते हैं आधे से ज्यादा में, उनको थोरो रीड कर लिया, फिर लैपटॉप पीसी ऑन करके एक तरफ नोट्स बनाए जा रहा हूँ, और एक तरफ प्रैक्टिकली जो बुक्स में है नई नई चीजें, उनको परफॉर्म करके चेक करता जा रहा हूँ। दैट्स इट। ओके।
हिमांशु देखिए बैच अवेलेबल है, आपको आई गेस नंबर दिख रहे होंगे, आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, राइट? टीम व्हाट्सएप पर ही अभी करंटली अवेलेबल है, राइट? तो अभी थोड़ा-सा मैं चीज़ें और सही कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। बट हाँ, अभी आप टीम के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके ये चीज़ जान सकते हो, राइट? क्या कोर्सेज़ है। प्रीवियस लाइव वर्ल्ड हब का मशीन वर्चुअल बॉक्स में सेट नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने आपको VMware में कराया ताकि ईज़ी सेटिंग्स रहे, ओके? Sir, I have learned data communication and networking in my third semester instead of programming. I want to be an expert as sir. What can I do now? देखो अगर आपने कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कराया तो आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ना? मैं ये समझता हूँ आप नेटवर्क क्या है इन सब चीजों के बारे में जानते होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट? इससे आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। तो अब आप लिनक्स को सीखना चालू करो एंड बेसिक कमांड्स प्रैक्टिस करते जाओ। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के एक एक टर्म्स को फॉलो अप करो, राइट? अब वो क्या-क्या है? वैसे मैं यही चाहता हूँ कि आपको ये सारे 5 दिन के लाइव में मैं समझा सकूँ। डिटेल्ड कोर्सेज़ की तरह मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। अराउंड आप देख लो 7-8 घंटे की जो वीडियोज़ होती है यूट्यूब पे, उनके कंपैरेबल या कंपैरेबल ये कोर्सेज़ होंगे अपने, ठीक है? सर आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में? पहले मैं करता था, पहले टाइम मिलता था तब मैं चीज़ें करता था। अभी मेरे पास रिसोर्सेज़ रहती है बट मैं वो पोस्ट नहीं कर पाता हूँ। बट स्टिल मैं यूट्यूब पे आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन। मुर्ता मुर्तज़ा दैट्स ग्रेट। अच्छा आपने फिर कोर फाउंडेशन थ्योरेटिकल आपकी हो गई होगी, अच्छी बात है, अगर आपने वो कंप्लीट किया है तो। अभी आप स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, साथ-साथ सेशन देख रहे हैं, दैट्स ग्रेट। चलिए, ओके, तो आई गेस सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली है, और भी चीज़ें हैं जिन पे हम धीरे-धीरे बात करेंगे, है ना? कल का लाइव सेशन ज़रूर जॉइन करना एंड जितना आप लोग इस सेशन को, आने वाले सेशंस को एंगेजिंग बनाओगे, उनपे कमेंट्स करते हो, चीज़ें पढ़ के आते हो, जो-जो मैं बता रहा हूँ वो परफ़ॉर्म करते हो, ऐसा समझ लो क्लासेस ही ले रहे हैं हम। बट आपको अपने एफर्ट्स डालने होंगे, तभी मैं ये चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊँगा, है ना? ऐसा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ नहीं रहे तो मज़ा नहीं आता ना। तो दैट्स द पॉइंट। सो लेट्स सी कल आप लोगों का क्या रिस्पॉन्ड रहता है, आप लोग कितना तैयार होके आते हैं, कितनी तरीके से प्रिपेयर रहते हैं इस चीज़ों के लिए, ठीक है? बट एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो, तैयार हो इन सारे सेशंस के लिए, लाइव सेशंस के लिए? So now you give information of cybersecurity for your शिवा देखिए कंप्लीटली जो शीलराइज चैनल है साइबर सिक्योरिटी पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड स्टफ्स ही मिलेंगे, ट्रेनिंग, सेटिंग्स, टिप्स, ट्रिक्स, सब ही साइबर सिक्योरिटी कह रहा हूँ, ठीक है? मुझे साहब वैसे अपकमिंग वीडियोस लाइव शेड्यूल हो रखे हैं, उनको चेकआउट करना लाइव हम किन-किन टॉपिक्स पे आने वाले हैं। लेकिन अपकमिंग वीडियोस में थोड़ा-सा मैं आप लोगों को ये सरप्राइज़ ही रहने दूँगा, क्योंकि अभी तो मैं वो थोड़ी-थोड़ी कंसेप्चुअल आपको बिल्ड करने के लिए कंसेप्चुअलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। फिर कुछ सरप्राइज़ेज़ प्लान्ड हैं आपके लिए जो कि आने वाले हैं जल्द। ओके? आप लोग रेडी हैं इस चीज़ के लिए? दैट्स ग्रेट। रितेश साइबर सिक्योरिटी की बुक्स हिंदी में वैसे अवेलेबल नहीं रहती है, बट आज के टाइम पे एआई है। आप बुक डाउनलोड करो एंड उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो, अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए। अगर देखो आपका ऐसा वर्चुअल मशीन का सेटअप है ना, तो आप ब्रिज कनेक्शन में रख लो सारी मशीन्स को, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? चलो, आई गेस सब लोग रेडी हैं। तो कल से हम सेटअप, लर्निंग लिनक्स, कमांड्स, टिप्स, ट्रिक्स, सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझेंगे। फाइल सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा। सारी चीजें जो जरूरी है क्रैश कोर्स की तरह समझेंगे। बस यही है कि आपको हर सेकंड ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में बताने वाला हूं मैं। ओके, चलो, ओके, अगर रेडी है तो बहुत अच्छी बात है। बताओ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या था बता दो। सर शुड आई डू पॉलिटेक्निक आफ्टर माय 10th एंड skip 11th 12th, do a BTech?
then do my BTech in cybersecurity and one thing, please upload a series where you can teach to solve the series. देखिए, ट्राई मी और हैक द बॉक्स मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ। उसका रीज़न है, ट्राई मी एंड हैक द बॉक्स की पॉलिसीज़ ये है कि सिर्फ़ रिटायर्ड मशीन्स मैं आपको यूट्यूब पे बता सकता हूँ। उनकी एक्टिव मशीन्स मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता, स्ट्राइक आ सकता है, राइट? उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है वो। अब रिटायर्ड मशीन मैं आपको वहाँ बताऊँ तो थोड़ा फ़ीज़िबल नहीं रहता, और स्टिल स्ट्राइक्स के इश्यू रहते हैं, है ना? आई नो काफ़ी चैनल्स डालते हैं ये चीज़ें, बट मैं आप लोगों को ये नहीं चाहता कि पहला चीज़ चैनल मेरा बंद हो। दूसरी चीज़ कि जो चैनल से आप लोगों को मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो लर्निंग आपकी रुक जाए। क्योंकि अभी मार्केट में ना कई सारे ऐसे हैं, सच्चाई है ये कि कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको सिर्फ़ मिसलीड कर रहे हैं एंड अपना प्रॉफ़िट बना रहे हैं। अब बस मैं वही चाहता हूँ कि आप कहीं गलत इन्फॉर्मेशन से अपने करियर को किसी और डायरेक्शन में ना मोड़ लो। इसीलिए मैं सेफली आपको जो सिखाऊँगा वो जैसे वन हब मशीन्स ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो पूरा परमिशन देता है कि आप जो नई भी मशीन आती है, तो आप उसको करो। तो वो अपने पास प्रॉपर एक्सेस है, तो हम वो कर लेंगे। उसके इक्विवेलेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? रितेश देखो, अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी में यूज़ नहीं होता या ये है। प्रोफेशनली जाओगे, यूज़ करना पड़ेगा। तो स्किल है, बिल्ड हो जाएगी। है ना? और अगर इंडियन लेवल पे करना चाहते हो तो इज़िली ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग ग्रो करो। मैंने आपको देखो, मेरा आप लोगों के लेके कभी भी मोटिव या जो इंटेंशन है वो शॉर्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ आप लोग इतने स्किल्ड हो कि बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ में जाओ। वहाँ आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उसके लिए आपको साथ के साथ इंग्लिश वीडियोज़, ट्रेनिंग कई सारी फ्री है यूट्यूब पे। उनको चेकआउट करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीख लो। ऐसा मत सोचो कि ये चीज़ नहीं आती है तो मुझे प्रॉब्लम होगी क्या? ऐसा करो ना कि भाई ये नहीं आती, इसको मैं कितना जल्दी सीख सकता हूँ। दैट्स इट। ये माइंडसेट रखो। ठीक है। ओके ग्रेट। अब मशीन सॉल्व करो एंड आज के सेशन को हम भी वाइंड अप करते हैं अब। सर क्या ऐसा है क्या जो साइबर सिक्योरिटी में आते हैं वो उसका माइंड या होता है कि किसी का मोबाइल कैसे हैक करें, करता-करता वो एज़ अ करियर कन्वर्ट कर देता है? देखो, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मेरा कभी भी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि मैं ये हैक कर दूँ, वो हैक कर दूँ, है ना? मेरा प्रोफ़ेशनली इस करियर में स्टार्टिंग ही ये आया था कि मैं इस फ़ील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। अब इसकी भी स्टोरी एक अच्छे से बहुत डिटेल में आपको समझाऊँगा मैं। बट ऐसा नहीं है, हर कोई नेगेटिव से पॉज़िटिव कन्वर्ट नहीं होता। कुछ लोग पॉज़िटिव ही स्टार्ट करते हैं, है ना? कुछ होते हैं जो नेगेटिव स्टार्ट करके बाद में अकल आती है उनको और फिर पॉज़िटिव होते हैं। सो सबका एक अलग अपना जर्नी है, ठीक है? वैसे तो इंग्लिश तेज करनी है तो बस यूट्यूब पे आओ, 5-5 10-10 मिनट की इंग्लिश ट्रेनिंग क्लासेस है। उनको देखो बस और उनको रिपीट करो, ठीक है? उनसे जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताते हैं, उनको रिपीट करो, बस। ट्राई करते जाओगे चीज़ें हो जाएगी, और गलती करने से मत डरो, बस यही है। तो मैं साइबर सिक्योरिटी रेडी हूँ, आप रेगुलर लाइव सेशन लेके आओ। ठीक है रितेश, अगर रेडी हो तो रेगुलरली हम लाइव आएँगे। बस वही, आप लोगों को रेगुलर रहना पड़ेगा। आप सब लोग जितना रेगुलर रही रहेंगे उतना बेस्ट है, ठीक है? ओके, ओके अच्छा। चलिए, सो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं एंड मैं मिलूँगा आपसे कल फिर सेम टाइमिंग पे, है ना? नई चीज़ों को पढ़ेंगे, बस रेडी रहना। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, नोटबुक पेन लेकर रखना। जो-जो पॉइंट ज़रूरी लगे ना, फटाफट उनको नोट डाउन कर लेना, आगे काम आएगा, बस। ठीक है? तो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, दिस इज़ अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ। ओके, सॉरी गाइस, छोटा-सा नेटवर्क ग्लिच आ गया था, इसलिए हम थोड़ा 9 मिनट लेट हो गए, 9-10 मिनट। आई गेस इतना तो चलता है। आप मुझे बता दो, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली विज़िबल है या नहीं है? ठीक है, एक बार ये चीज़ आप मुझे बता दो। चलो, आज के सेशन के लिए रेडी? चलो।
अगर क्लियर है सभी के, तो अब शुरू करते हैं। देखो, आज पहले लैब सेटअप की बात करते हैं। कोई ज़्यादा हाई-फाई अपने को चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? एक बार मैं स्क्रीन पे स्विच करता हूँ। ओके, सॉरी, सॉरी। आई गेस अब स्क्रीन पे विज़िबल होगा, है ना? सिंपली हम चलते हैं ब्राउज़र पे एंड ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सिंपल VMware वर्कस्टेशन प्रो एक्सपोर्ट, ठीक है? इस वेबसाइट पे आना है, डाउनलोड वर्कस्टेशन फॉर विंडोज़, ठीक है? डीएक्टिवेटेड है, कोई इश्यू नहीं आएगा। सेकेंडली, गेट काली या डाउनलोड काली पे जाना है। इंस्टॉलर की जगह वर्चुअल मशीन एंड VMware की फाइल डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? सेम मैंने भी यही चीज़ें डाउनलोड कर रखी है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। काली लिनक्स पे आता हूँ, वीएम डायरेक्टरी, ये देखो, ये फाइल थी 7z, ज़िप फाइल थी। एक्सट्रैक्ट करने पे ये फ़ोल्डर आया। फ़ोल्डर में आपको VMX फाइल को देखना है। जो फाइल .vmx से एंड हो रही है, उस पर डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपका काली लिनक्स स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप आओगे वलहब पे, पहली वेबसाइट है, सिंपली यहाँ पे चलते हैं अपन एंड सर्च करना है मेटास्प्लॉइट, ठीक है? आपको यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल मिलेगा। सेकंड वाला करना है, फर्स्ट वाला नहीं। मेटास्प्लॉइटेबल 2 पर आओगे, डाउनलोड मिरर लिंक करना, ये बात ध्यान रखना, वो थोड़ा फास्ट है, ये कई बार चलता भी नहीं है। मिरर लिंक फास्ट रहता है, ठीक है? यहाँ से मेटास्प्लॉइटेबल था, आई गेस मैंने फाइल डिलीट कर दी है, बट उसकी एक्सट्रैक्टेड फाइल है। इसमें भी मैं VMX वाली फाइल को डबल क्लिक करके ऑन करूंगा। सिंपल है, ठीक है? ये दोनों चीजें आपको स्टार्टिंग में जरूरत है, एक विक्टिम मशीन, एक अटैकर मशीन, चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हैप्पी दुर्गा पूजा रूप। बबुल देखो, अभी थोड़ा समय लगेगा इसमें, बट करो, ट्राई करो, ठीक है? सिंपली मैं यहाँ पे काली लिनक्स पे पावर ऑन क्लिक करता हूँ, बट यहाँ पे सिंपली पावर ऑन हो जाएगी, बट अभी इसको अपन पावर ऑन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी समझाता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट जंप करने से मतलब नहीं है, चीजों को पहले सीखते हैं, समझते हैं, राइट? चलते हैं यहाँ पर, व्हाइट बोर्ड ऑन करते हैं। पहले लिनक्स के बारे में जाने तो सही। लैब सेटअप तो हमने 2 मिनट में कर लिया, है ना? चीजें डाउनलोड पे लगा दो तब तक, अगर साइड बाय साइड कर रहे हो तो। ठीक है, न्यू व्हाइट बोर्ड। सर मैं 11th में हूँ, मेरे लिए कुछ रोड मैप बताइए और मुझे बना सकूँ। पहले तो रोड मैप आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? उसको आप चेकआउट कर लो। मल्टीपल रोड मैप्स हैं, उनको पढ़ लो, देख लो, उनको फॉलो करो। पहला यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हेलो हेलो, हाय गाइस, हेलो एवरीवन। चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं लिनक्स की। जो हम सीखने वाले हैं वो आखिर है क्या? क्या ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? जवाब है नहीं। ये है एक कर्नल। अब कर्नल क्या होता है? अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, तो देखो, एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है आपका हार्डवेयर या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस से भी जब आप कनेक्ट करते हो, राइट? या अभी के लिए हार्डवेयर ले लो। अब आपके इनपुट्स को, ओएस को कौन समझाता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच का एक ब्रिज होता है, जिसे कर्नल बोला जाता है। अब वैसे बायोस के बेस पे ये बनता है, बट विदाउट कर्नल कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता। मतलब अभी अगर विंडोज चल रहा है, इसमें से मैं कर्नल हटा दूं तो विंडोज बंद हो जाएगा, विंडोज चल ही नहीं सकता। ऐसे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कर्नल होता है। अगर हम बात करें विंडोज की,
उसमें होता है एंटी कर्नल। वहीं हम बात करते हैं आईओएस या मैक डिवाइसेस की, वहाँ होता है एक्सएनयू कर्नल। फिर हम बात करते हैं जैसे काली लिनक्स हो गया, है ना, पैरट हो गया, ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनपे होता है लिनक्स कर्नल। ठीक है, लिनक्स एक कर्नल है, इस चीज का ध्यान रखें। राइट। अब हम जैसे कर्नल का यूज करके ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं, तो मैं विंडोज को बोल सकता हूं कि विंडोज इज अ एंटी कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंटी कर्नल बेस्ड ओएस कौन है? विंडोज। क्या मेरा ये कहना सही है? सही है ना? अब वैसे ही अगर मैं काली लिनक्स की बात करूं, तो काली लिनक्स इज अ लिनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऐसा चलते चलते लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आया, कर्नल हट गया कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सबको पता है कि भाई कर्नल है। विंडोज को बोलने लगे एंटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऐसे। फिर ये हटते हटते लिनक्स बोलने लगे सीधा कि भाई ये लिनक्स ओएस है, जबकि इन रियलिटी लिनक्स कोई ओएस नहीं है। लिनक्स के कर्नल का यूज करके ओएसएस बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। यानी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जनरली ओपन सोर्स हैं, वो किसका यूज करते हैं? लिनक्स कर्नल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना। एंड्रॉयड के अंदर ही लिनक्स का कर्नल होता है। ठीक है, एंड्रॉयड के अंदर भी लिनक्स का कर्नल यूज होता है। ठीक है। आपका हिंदी वाला यूट्यूब वेबसाइट से टेक ओवर नहीं होता है, वो मैंने डिलीट किया था शील्डलेस हिंदी, तो आपने नेम अलॉट कर लिया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। बट हाँ, ये याद रखना, मैं ये शील्ड वाइज नेम रजिस्टर्ड है, तो ऐसा तो मैं करूंगा नहीं वैसे आप पे कॉपीराइट का क्लेम, बट लीगल टीम आई डोंट नो करे तो ध्यान रखना, है ना, कुछ इलीगल चीजें मत करना। ठीक है, चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। लिनक्स कर्नल होता है पहली चीज। अब लिनक्स इतना स्पेशल क्यों है हमारे लिए? राइट, ये हमारे लिए इतना स्पेशल क्यों है? इसके कुछ रीजंस है। वो क्या रीजंस है, चलो उनको जानते हैं। ठीक है। पहला रीजन, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब, पहला, फ्री टू यूज, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है। यानी अगर आप खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हो, लिनक्स कर्नल का डाउनलोड करो, उसके बेस का यूज करके खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम आराम से बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं आने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फायदा है। दूसरा, इसमें कंप्लीट फ्रीडम है और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, आज अगर मैं विंडोज पे से कुछ प्रोग्राम फाइल्स की डेटा डिलीट करना चाहूँ, वो मना नहीं, वो करेगा मना। कि एडमिन परमिशन से भी हटाना चाहूँ, वो नहीं हटाएगा। लेकिन लिनक्स का है कि भाई साहब आप हो मालिक, आप जो कमांड दोगे लिनक्स को, वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, एक बार कह देगा कि भाई ये रिस्की है, करना है या नहीं करना है। आपने बोला करना है तो करना है, वो वाला सीन है कि भाई ने बोला करना है तो करना है। ये चीज रहती है आपके लिनक्स की, तो कंप्लीट फ्रीडम एंड फुल कंट्रोल ओवर सिस्टम। आपके सिस्टम पे पूरा कंट्रोल रहता है आपका, कुछ भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है। वो लिंक इसलिए है क्योंकि ये पहले चैनल का लिंक था वहां पर। ठीक है, अब मैंने उसको डिलीट कर दिया, बट हाँ लिंक अभी भी अवेलेबल है, वो मुझे हटाना है, हटाया नहीं अभी तक। ठीक है। शिवम कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको खुद से कोडिंग करनी पड़ेगी ओएस की। ठीक है।
या फिर थोड़ा बहुत आप जनरली खुद भी बना सकते हो। उसके बारे में अगर आपको चाहिए तो एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा, बट वो थोड़ी थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेंथ में बन जाएगी वीडियो, क्योंकि ओएस बनाने की बात है। बट स्टिल आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप एक एम्प्टी ओएस भी डाउनलोड कर सकते हो डेबियन बेस, उसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करके रीपैक कर दो। ये भी करा जा सकता है, ठीक है? बट ख़ैर अभी उस पे बात नहीं कर रहे हैं अपन। अभी बात करते हैं लिनक्स के फ़ायदे की कि क्यों हमारे लिए लिनक्स ज़रूरी है। थर्ड आता है इसकी सिक्योरिटी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ओवर 96% सर्वर्स लिनक्स हैं। कोई तो रीज़न होगा कि पूरे वर्ल्ड में सारे इतने लिनक्स है, और 500 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स जो है, वो भी लिनक्स बेस्ड है। कुछ तो खासियत होगी ना लिनक्स में। तो पहली खासियत तो इसकी सिक्योरिटी, और एक और खासियत इसकी मल्टीटास्किंग। अब आप भी ये भी कह सकते हो कि सर मैं तो मैक में भी विंडोज़ में भी मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, राइट? इसका एक छोटा-सा मेरे पास काउंटर है। कहीं पर आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेंटियम कोर का नाम सुना है? इंटेल का एक पेंटियम कोर आता था, उसका नाम सुना है? एक बार सर्च करते हैं। पेंटियम कोर 2010 में ये डिसकंटिन्यू हो गया था। 2010 में डिसकंटिन्यू हुआ था, ठीक है? लेकिन इसके कई लोगों के पास अभी भी सिस्टम है। उसमें विंडोज़ 11 डालने चाहो, पहले तो इंस्टॉल होगा नहीं, और हो गया तो चलेगा नहीं। उसी के अंदर आप लिनक्स अपडेटेड रन कर सकते हो ईज़िली। है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इतना मल्टीटास्किंग? राइट? नहीं है। तो ये ना बहुत दिमाग मतलब से बनाया है, प्लानिंग अच्छे से करी है, मेमोरी एलोकेशन बहुत अच्छे से करता है, राइट? इसका जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, राइट? ये मैनेज अच्छे से करता है सारे एप्लीकेशंस एंड उनके रिसोर्सेज़ को। तो एक ये फ़ायदा है। सिक्योरिटी की वजह से तो हम यूज़ करते ही हैं। अब इसी पूरे प्रोसेसेस में हमें एक चीज़ और इसकी ख़ासियत है, जो कि है इसका फ़ाइल सिस्टम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? अब क्यों, क्या, कैसा कुछ वो समझते हैं। अब ये फ़ाइल सिस्टम के अंदर ये है स्लैश। स्लैश कहलाता है रूट, ठीक है? ये है रूट, और आज से ध्यान रखना, हम फ़ोल्डर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डायरेक्टरी, ठीक है? लिनक्स के अंदर फ़ोल्डर्स को डायरेक्टरीज़ बोला जाता है। तो जहाँ पर भी मैं वर्ड डायरेक्टरी बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ? फ़ोल्डर की, ठीक है? चलो, फ्लैश का मतलब रूट है। अब ये क्या है? पूरी आपकी हार्ड डिस्क, मेन जहाँ पे सारा डेटा स्टोर है। इसके अंदर अलग-अलग फ़ोल्डर्स है, तो इसके अंदर अगर बिन फ़ोल्डर है तो वो स्लैश बिन कहलाएगा। इसी के अंदर एक और फ़ोल्डर है, जैसे मान लेते हैं यूज़र है, यूएसआर नाम से होता है, वो फ़ोल्डर है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर अगर एक और फ़ोल्डर है ना, तो वो उसके आगे ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर मैंने स्लैश यूजर शेयर लिखा है, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि रूट के अंदर यूज़र फ़ोल्डर है, यूज़र फ़ोल्डर के अंदर शेयर फ़ोल्डर है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, अब फ़ाइल सिस्टम पे बात करते हैं, क्या फ़ाइल सिस्टम्स हैं? बहुत सारे होते हैं, बट अभी के लिए हम जो इम्पोर्टेंट या ओवरऑल जो ज़रूरी होते हैं, उन पे बात करते हैं, ठीक है? बाकी मैं आपको टाइम के साथ-साथ बताता रहूँगा, ठीक है? बिन होता है जहाँ पर आपके बेसिक कमांड्स होते हैं। जैसे आपने देखा है लिनक्स पे आप जो कमांड्स लिखते हो, जैसे मैंने लिखा एलएस और एंटर कर दिया। कुछ तो कोडिंग हुई होगी ना वहाँ पर कि एलएस लिखते ही ये काम हुआ है। तो वो जो कोड की फाइल है ना, वो कहाँ रहेगी? बिन में, क्योंकि वो बेसिक कमांड है, आप रोज़ यूज़ करते हो। तो जो बेसिक बेसिक काम वाले कमांड्स होते हैं ना, वो बिन डायरेक्टरी में पड़े होते हैं। ऐसे ही
एसबिन एक डायरेक्टरी है जहाँ पर सिस्टम लेवल कमांड्स पड़े होते हैं। अब वो कौन से कमांड्स हैं? देखो, सिस्टम लेवल कमांड्स होते हैं वो कमांड्स जहाँ पर आप जैसे फॉर्मेट करना, पार्टीशन बनाना, राइट? ये काम डेली नहीं करते हो। सिस्टम लेवल काम है, इम्पोर्टेंट है, बट रेगुलरली नहीं करते हो ना, तो उन्हें एसबिन में ऐड कर रखा है। तो वो सारे कमांड्स एसबिन में आपको मिलेंगे, ठीक है? बेस्ट एवर ओएस फॉर एथिकल हैकिंग, देखो ओएसएस तो बहुत सारे हैं और मार्केट में नए-नए आते भी रहते हैं, ठीक है? ब्लैक आर्च है, गरुड़ा है, पैरेट है ना? सीटीएस भी लाइव पे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है? राइट। वैसे हाँ, एक चीज़ और है, फील्डवाइज़ हिंदी आपने जो नेम रखा है ना, आई सजेस्ट कि आप है ना इसको चेंज कर लेना, क्योंकि ये ना हो फिर बाद में लीगल टीम कुछ ऐसा करे, राइट? क्योंकि देखो ये नेम ट्रेडमार्क्ड है, तो ये ना हो कि इश्यू आ जाए, है ना? बाकी हाँ, सीटीएस के बारे में मैं वीडियोज़ लाऊँगा। कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ उससे पहले आपके लिए और स्पेशल, राइट? कुछ स्पेशल चीज़ें प्लान्ड है और आई एम डैम श्योर आप लोगों को पसंद आने वाली है, ठीक है? सीटीएफ होता है आपके मतलब चैलेंजेस होते हैं हैकिंग के, जो आप सॉल्व करते हो तो हैकिंग भी सीखते हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट भी समझ में आता है, ठीक है? चलो, अब डायरेक्टरीज़ पे अभी बात करते हैं क्योंकि अभी तो आज हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है, ठीक है? बिन, एसबिन, अब आता है एक ईटीसी फ़ोल्डर, ईटीसी डायरेक्टरी, ठीक है? इसमें होती है कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने ओबीएस इंस्टॉल किया, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वगैरह करी मैंने चेंज, तो उसकी फाइल्स कहाँ मिलेगी? स्लैश ईटीसी के अंदर ओबीएस नाम में, वहाँ मिलेगी मुझे। ऐसे ही जो भी कॉन्फ़िगरेशंस मैं करता हूँ, वो मुझे ईटीसी में मिलेगा। आपने सिस्टम को लॉक करा है, पासवर्ड लगाया है, वो पासवर्ड भी आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो भी ईटीसी में होता है। इसीलिए जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ। ईटीसी के अंदर रहता है, ईटीसी पास डब्ल्यूडी में वो फाइल्स पड़ी रहती है। ओके? बट ब्लैक आर्च हार्ड है। हाँ, आर्च लिनक्स है ना, आर्च लिनक्स जनरली बिगिनर्स के लिए नहीं होता है। आर्च लिनक्स कहते हैं कंपैरेबली कि आप 2-3 साल के एक्सपीरियंस्ड हो जाओ लिनक्स से, उसके बाद आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। ट्रबल शूटिंग में बहुत दिक्कत आती है। नहीं, नहीं, आउटडेटेड तो नहीं रहता है, राइट? काली बेस्ट ऐसे जनरली मैं काली प्रेफ़र करता नहीं हूँ, मैं रेड प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? काली में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है? ईडीसी समझ में आ गया? अब ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे एमएनटी होता है, जिसमें आप जो माउंट फाइल्स करते हो, माउंटेड फाइल्स वो रहती है, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, एक आता है रूट के अंदर भी रूट नाम से डायरेक्टरी होती है। ये जो रूट यूज़र होता है ना, उसका फ़ोल्डर होता है, रूट यूज़र का। जैसे हमारे विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लिनक्स के अंदर सबसे हायर यूज़र होता है रूट, ये याद रखना। यानी अगर आपने किसी का एडमिन लेवल एक्सेस चाहिए, तो रूट एक्सेस आपको गेन करना होगा। ऐसे ही स्लैश होम, जहाँ पे नॉर्मल यूज़र्स की फाइल्स या फ़ोल्डर्स होते हैं, डायरेक्टरीज़ जिसे बोला जाता है, राइट? वो रहते हैं। यानी अगर मेरा यूज़र काली लिनक्स में काली यूज़र है या अंकुर यूज़र है, तो वो कहाँ मिलेगा? स्लैश होम के अंदर अंकुर, सॉरी, काली एंड अंकुर इस नाम से, ठीक है? तो ये डायरेक्टरीज़ रहती है, ठीक है? क्या ये क्लियर था? चलो, ठीक है? अब आते हैं प्रैक्टिकल्स पे, क्योंकि देखो मैं ऐसे जनरली आपको यहाँ पर लिख-लिख के कमांड्स बता सकता हूँ, कौन सा कमांड क्या काम करता है ना? बट उसमें मज़ा नहीं आने वाला है, आई गेस। तो पहले अभी जो देखा उसमें से कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, तो पहले आप वो पूछ लो, है ना? चैट में, उससे रिलेटेड ही चीज़ें पूछो, है ना? अपन इधर-उधर नहीं जाएँगे, ठीक है? फिर आगे हम डाउट्स दूसरे भी सॉल्व करेंगे, बट अभी इन चीज़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ लो, फिर हम प्रैक्टिकल्स पे बढ़ते हैं।
विच लिनक्स यूज इन कॉर्पोरेट डिपेंड करता है ना? कॉर्पोरेट के अंदर लेट्स सपोज कुछ डेवलपर उबंटू यूज करते हैं, राइट? कुछ फेडोरा यूज करते हैं वर्क स्टेशंस के लिए, तो डिपेंड करता है कहाँ पे कैसा काम है। ठीक है, ठीक है। चलो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है तो हम चलते हैं हमारे मशीन पे। मैं काली लिनक्स को पावर ऑन करता हूँ। यार, जैसे ये मशीन का हमें यूज आएगा जब हम इसको टारगेट करेंगे। ठीक है। कुलदीप, वैसे नोट्स बनाओ, अच्छा रहेगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके। विंडोज की तरह आप डायरेक्टली ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बढ़िया, हमारा सिस्टम चालू हो जाए। ठीक है। देखो, यहाँ पे डिफॉल्ट यूजर नेम काली और पासवर्ड काली रहेगा। अगर आपने वहां से सीधा फाइल को ऐड किया जैसे मैं बताया, अगर उस तरीके से किया है, तो काली एंड काली से आप लॉग इन कर जाओगे। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर यूजर नेम काली लिनक्स का काली है, तो जरूर इस इन फोल्डर्स पे आते हैं हम। ये देखो, मैं चलता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्टरीज है जिसमें अगर मैं होम पे आऊंगा तो यहाँ पर काली लिनक्स का यूजर नेम है। अगर एक और यूजर बनाता हूँ तो उसकी फाइल यहाँ मुझे दिख जाएगी। ठीक है। तो टर्मिनल ओपन करते हैं यहाँ से हम। मैं कंट्रोल प्लस से टर्मिनल की साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले एंड सबसे इम्पोर्टेंट, नेविगेशन। इसमें नेविगेशन, हाँ, पहले मैं ना एक बार राइटिंग पैड को साइड कर देता हूँ ताकि आराम से मैं टाइप कर सकूँ। ओके। सबसे पहले, अगर जैसे अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ मुझे नहीं पता है, उसके लिए मुझे PWD लिखना पड़ेगा। PWD यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि वो डायरेक्टरी बताओ जिस समय या जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। इसने बता दिया कि रूट के अंदर होम फोल्डर के अंदर काली फोल्डर में आप अभी हो। अब एलएस करके ये चेक करते हैं कि क्या क्या फाइल है। एलएस का मतलब होता है लिस्ट सेक्शन या लिस्ट सेगमेंट, कि भाई जिस सेगमेंट में अभी हूँ या जिस सेक्शन में हूँ वो मुझे यहाँ पर शो कर दो। तो ये सारे फोल्डर्स अभी यहाँ अवेलेबल है। ठीक है। हाँ सर, प्रिविलेज एस्केलेशन रूट से भी ऊपर जा सकते हैं। रूट से ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, रूट ही मेन एक्सेस होता है। ठीक है। थैंक्स थैंक्स हिमानी। आप कर सकते हो, बाकी जो डिफॉल्ट आता है उतना इनफ है, और चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब एलएस से चीजों को लिस्ट कर सकते हो आप। सेगमेंट्स लिस्ट हो सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर आगे की चीजें, जैसे मुझे ये चेक करना है कि कौन से फाइल्स क्या है, ls-l लिखूंगा, यानी लिस्ट सेक्शन बट लिस्टेड व्यू, एल यानी लिस्टेड व्यू। अब यहाँ देखो, ये सारे डिटेल में आ गए। जिनके भी आगे डी लिख रखा है वो है डायरेक्टरीज, यानी ये सारे के सारे डायरेक्टरीज है, एक भी फाइल नहीं है। ओके। अगर मुझे किसी डायरेक्टरी में जाना है तो मुझे क्या करना होगा, चेंज डायरेक्टरी, CD, एंड फिर डायरेक्टरी का नाम। मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप पे। PWD करके हम चेक भी कर लेते हैं कि मैं डेस्कटॉप पे हूँ या नहीं हूँ। ठीक है। तो यहाँ से ये चेक हो गया। अब बैक आना है तो CD स्पेस डबल डॉट है, इसका ध्यान रखना कि बैक आने के लिए एंटर कर दिया। मैं वापस डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। ls करके यहाँ पे कुछ फाइल्स अवेलेबल है, वो देख लेते हैं। अब मान लेते हैं मुझे यहाँ से एक फाइल को प्रिंट करना है, जैसे अंकुर डॉट टी एक्स टी, सीक्रेट डॉट टी एक्स टी है ना। तो मुझे भी किसी भी फाइल को देखना है तो मैं कैट लिखूंगा, कॉल एट टर्मिनल। अब ऐसा फुल फॉर्म होता है या नहीं होता है मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं ऐसे यही बुलाता हूँ। एंड फाइल का नाम लिख के एंटर कर दो। उस फाइल में जो लिखा है वो आ जाएगा आपके सामने। मिनिमाइज करके चेक करते हैं सीक्रेट डॉट टी एक्स टी में यही लिखा है या नहीं।
ये देखो, जो लिखा हुआ था वो आपके सामने आ चुका है। वहीं अगर आपको एडिट करना है तो आप नैनो कमांड से एडिट कर सकते हो। नैनो एक टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर है। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ, दिस डेटा इज, एंड कंट्रोल एक्स से एग्जिट हो जाएगा। सेव करना है, मैं वाई लिखूंगा और एंटर दबा दूंगा, ये सेव हो गया। अब अगर मैं कैट करता हूं तो ये चेंज हो गया। ठीक है, राइट। चलो ठीक है, हाँ और भी चीजें अभी देखेंगे। पोर्ट फॉरवर्डिंग विदाउट राउटर, राउटर नॉर्मल नेट से भी आप चाहो तो, बट पोर्ट फॉरवर्डिंग तो मतलब वाइड एरिया नेटवर्क पे करना चाह रहे हो ना आप, या लोकल एरिया में करोगे? वाइड एरिया में करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो अब वापस आते हैं कमांड्स पे। कैट नैनो ls cd। अब बारी आती है थोड़े बहुत फाइल क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन की। तो एक काम करते हैं, mkdir और टेस्ट फाइल बना देता हूँ। मेक डायरेक्टरी यानी एक फोल्डर बनाने का कमांड है ये। टेस्ट नाम का फोल्डर बन गया है, चाहे तो हम ls करके चेक कर लेते हैं। ये रहा टेस्ट नाम का फोल्डर। cd करके टेस्ट में आ जाता हूँ मैं, आ चुका हूँ। ls किया, खाली है, क्यों? अभी अभी बनाया है। mkdir test1 test2, दो फोल्डर बना देता हूँ, है ना, साथ साथ आप बना सकते हो। बन गए। अब फाइल बनानी है तो टच कमांड। अब टच hello.txt new.html, कोई भी आप एक्सटेंशन कैसा भी कोई भी फाइल बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंटर किया, दो फाइल्स भी बन गई। तो मैंने फाइल्स और फोल्डर्स दो बना दिए यहाँ। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि इनमें चेंज करना हमने देख लिया। कॉपी पेस्ट थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं या चेक कर लेते हैं। सीपी यानी कॉपी, मैंने hello.txt को कॉपी किया। अब कहाँ मुझे पेस्ट करना है उसकी लोकेशन मुझे देनी होगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेस्ट 2 में पेस्ट करनी है। अगर इश्यू आता है तो आप क्या कर सकते हो, पूरी लोकेशन लिखोगे, स्लैश होम खाली डेस्कटॉप टेस्ट, टेस्ट 1 में कर देते हैं। चलो पूरी लोकेशन लिखोगे। जनरली मैं पूरी लोकेशन लिखना प्रेफर करता हूँ ताकि एरर जनरेट ना हो। एंटर किया। अब मैं अगर cd test1 में जाऊंगा ना, test1 cd test1 ls करूंगा, वो फाइल कॉपी होके यहाँ आ चुकी है। डबल डॉट से बैक आएंगे, cd डबल डॉट ls करते हैं। एक कमांड आता है mv। अब क्योंकि ये क्रैश कोर्स अपन काफी फास्टली चीजों को कर रहे हैं, बट डिटेल्ड में मैं और चीजें आपके लिए लाऊंगा, टेंशन मत लेना, है ना। लाइव क्लास की तरह हम ये रख रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो अब यहाँ पर mv एंड न्यू डॉट html फाइल को हम चेंज करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। और एक काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट। याद रखना, टर्मिनल के अंदर कॉपी कंट्रोल शिफ्ट वी से सी से होगा और पेस्ट कंट्रोल शिफ्ट वी से होगा। फोल्डर का नाम बदल देता हूँ, एलएस करते हैं तो यहाँ से वो फाइल हट गई है। क्यों? कट पेस्ट किया है, मूव किया है, और वो चली गई टेस्ट 2 में। टेस्ट 2 लिखते हैं एंड द फाइल इज हियर। मुझे अगर फाइल को रिमूव करना है तो मैं रिमूव एंड देन फाइल का नाम, rm से फाइल रिमूव होती है। बैक आता हूँ, rm टेस्ट 2, ये डिलीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए आपको rmdir लिखना होगा, ये ध्यान रखना। ये डायरेक्टरी रिमूव हो गई। बट अभी सेम अगर rmdir से मैं test1 को हटाना चाहूं तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एरर पढ़ो, कह रहा है डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है डायरेक्टरी तो प्रॉब्लम आ सकती है। सोचो एक डायरेक्टरी ऐसी है जिसमें 10 डायरेक्टरी और है, 10 के अंदर 100 फाइल्स है, 100 के फाइल्स के साथ साथ दो फोल्डर है जिनमें और 10 फोल्डर है। हायरार्की बनती गई, कितनों को खाली कर करके डिलीट करोगे? आरएम से पहले सबकी फाइल्स हटाओ, फिर rmdir से खाली फोल्डर हटाओ, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम rm-rf से डेटा हटा सकते हैं। अब -rf बहुत रिस्की रहता है। rf का मतलब होता है रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली, यानी बार बार जबरदस्ती फाइल को हटा दो या फोल्डर को हटा दो। एंटर किया एंड देन रिमूव।
अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह स्लैश लिख के एंटर कर देता ना, तो यहाँ पर मेरी रूट डायरेक्टरी को ये फोर्सफुली रिमूव कर देता, जिससे प्रॉपर क्रैश हो जाता मेरा काली लिनक्स। और नो प्रिजर्व रूट भी लगा देता ना अगर, अभी मैं लगाऊंगा नहीं, नो प्रिजर्व रूट फंक्शन ऐड कर दूं, तो वो पूरा का पूरा रूट डायरेक्टरी हटा भी देगा और पूरा मेरा काली लिनक्स पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म एक कमांड से। ठीक है। हाँ शिवम, क्योंकि अपन ने इसको ऐसे क्रैश कोर्स कर रहे हैं ना, ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा इस स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। बट हम और धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से, तो टेंशन मत लेना। ठीक है। रवि, अगर आपका सिर्फ यही है मोटिव कि आपको टूल्स बना के पोस्ट करने हैं, तो आप पहले बनाओ कोडिंग से बेसिक टूल्स, फिर उनकी फंक्शनैलिटी सीखते सीखते फिर हैकिंग टूल्स पे बढ़ो। ठीक है, वो चीज है। ओके, चलो। अब रिमूव कर दिया, फाइल्स हटा दी, बना दी। ठीक है, बेसिक फंक्शनैलिटी हो गई है। काम करते हैं, बैक आते हैं, RMDIR टेस्ट, RM-RF ही कर लेते हैं, टेस्ट को हटा देते हैं। अब आता है sudo su। sudo यानी फेक, su यानी सुपर यूजर। आप सुपर यूजर पे फेक की स्विच हो रहे हो, क्यों? क्योंकि रूट का पासवर्ड आपको नहीं पता, आप अपने काली का ही पासवर्ड दे रहे हो, इस वजह से आप फेक रूट यूजर पे स्विच हो, और सब टर्मिनल को बता रहे हो आप यहाँ पे रूट यूजर हो। अब इस टर्मिनल पे आप सारे रूट यूजर के टास्क कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, जैसे एपीटी अपडेट। इससे क्या होता है, आपका सिस्टम अप टू डेट रहता है। लेकिन सिर्फ इससे ही नहीं होगा, क्यों? एपीटी अपडेट क्या करता है, जो रिपोजिटरीज है उनको रिफ्रेश करके आपको ये बताता है कितने सॉफ्टवेयर के अपडेट आ चुके हैं। हाँ, देखो, अगर ऐसा इश्यू आता है ना कि भाई मिसिंग है ना, काली रोलिंग, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल, ब्राउजर पे आओ, काली लिनक्स पीजीपी ई एरर, ठीक है, इतना लिखो, काली के खुद की पहले रिपो आ जाएगी। वैसे ये वाला सही है, न्यू काली साइन की, क्योंकि इन्होंने न्यू की बनाई है ना, इस वजह से ये आया है। तो आपको सिंपली बस ये कमांड रन कर लेना है, कॉपी एंड पेस्ट एंड एंटर। और अब मैं एपीटी अपडेट करूंगा ना, ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। ऐसे कभी भी ऐसा एरर आया तो हमेशा नहीं चेक कर लेना कि साइट ने कोई नई पीजीपी कीज, जीपीजी कीज तो नहीं बनाई है। ये देखो, अपडेट होना चालू हो गया। अब ये क्या कर रहा है, देख रहा है कि कितने सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आए हैं, और जो देखेगा मुझे बता देगा। अब इसने बोला 1500 समथिंग अराउंड अपडेट्स आए हैं। कैसे अपडेट करूंगा, एपीटी अपग्रेड कमांड से, एपीटी अपग्रेड। ये मुझसे पूछेगा यस और नो, मैंने लिखा यस और एंटर किया। अब वो सारे के सारे जो पैकेजेस हैं उनको डाउनलोड करेगा। और ये विंडोज की तरह नहीं है कि जब आपका अपडेट चल रहा है आप कुछ और काम नहीं कर सकते, आप आराम से मिनिमाइज करो और अपना दूसरा काम करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खासियत है। ठीक है, अब राउंड ये कर रहा है। इसकी एक खासियत और बताता हूँ, एक बार ये थोड़ा स्पीड हो जाए, 2-3% हो जाए। ठीक है, 3% हुआ, 4%, चलो 10% से ऊपर होने देता हूँ, फिर आपको एक चीज बताता हूँ। एक बार ये हो जाए, फिर हम देखते हैं, तब तक मैं एक बार चैट पढ़ लेता हूँ। रूट किट्स वैसे टर्मिनल, सॉरी, खाली लिनक्स रिलेटेड सिस्टम्स, खाली की बात नहीं, सिर्फ लिनक्स रिलेटेड सिस्टम्स के लिए मालवेयर्स होते हैं। आजकल तो अब विंडोज पर भी आने लगे हैं, बट मालवेयर्स की कैटेगरी होती है रूट किट। ठीक है। हाँ, यूजर ऐड कमांड से आप नया यूजर भी बना सकते हो, पास डब्ल्यू से उस यूजर का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, और सेम यूजर पे हो तो पास डब्ल्यू डी से उस यूजर का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो।
ठीक है? ठीक है? अच्छा। देखो 16% अराउंड हुआ है, 3 मिनट में अपडेट हो जाएगा पूरा, बट एक बार के लिए कंट्रोल सी से इसको स्टॉप करता हूँ। टर्मिनल में कोई भी काम को रोकना है तो कंट्रोल सी प्रेस करोगे। अब गलती से होता है ना ऐसा, या गलती से प्रेस हो गया कंट्रोल सी, कॉपी करते हुए कुछ याद नहीं रहा, या नेट चला गया और डिस्कनेक्ट हो गया, तो डाउनलोड रुक जाएगा। लिनक्स की खासियत है कि वापस जैसे ही आपका कनेक्शन बनता है, वापस आप इसको स्टार्ट करो, 18% से ही स्टार्ट हुआ है। तो ये फ़ायदा है लिनक्स का। तो अपडेट्स में भी इश्यू नहीं, नेट भी ज़्यादा खर्च नहीं करता है, बराबर काम होगा, फुल्ली अपडेट हो जाएगा। ये फ़ायदा है। वाई-फाई कनेक्ट करना, देखो उसके लिए आप या तो ब्रिज कनेक्शन यूज़ कर लो, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे, नहीं तो एक वाई-फाई एडाप्टर कनेक्ट करो, उसके थ्रू आप कर पाओगे। मेन वाई-फाई एडाप्टर को यूज़ मत करना, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है? च अब ये अपडेट हो रहा है, तब तक आप लोगों की कोई क्वेश्चंस अगर हैं, तो आप मुझे पूछ लो। वैसे आपको सिस्टम हमेशा ना अपडेट रखना चाहिए। हर हफ्ते एक बार एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड रन कर लो, ठीक है? अब कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको इसमें इंस्टॉल करना है ना, जैसे एपीटी सर्च, मान लेते हैं मुझे प्लूमा एक टेक्स्ट एडिटर है वो ऐड करना है। सर्च करूँगा कि अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि एपीटी हमारा पैकेज मैनेजर है, ठीक है? इसको मैंने सर्च किया, यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखो प्लूमा अवेलेबल है, ये रहा। तो बस एपीटी इंस्टॉल एंड प्लूमा, येस या नो करेगा, एंटर करते हैं। अब ये वो चीज़ें डाउनलोड कर लेगा मेरे लिए, ठीक है? कि भई प्लूमा चाहिए, डाउनलोड कर लेगा। चालू हो चुका है। चलो, उन पे भी हम बात करेंगे जल्दी, ठीक है? उन टॉपिक्स पे भी डिस्कशन होगा। ज़्यादा टाइम ले रहा है, आई गेस माइट बी 4K स्ट्रीमिंग है इस वजह से। हो सकता है, लेट्स सी। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, मैं आपको फिर यूज़ कैसे होता है, फिर इसे हटाना कैसे है, ये कुछ कमांड्स बता दूँगा। ये बेसिक कमांड्स के अंडर आते हैं, राइट? और भी कमांड्स हैं उनके लिए मैं आपको, अगर आप डिटेल चाहते हैं तो लाइव या वीडियो भी रख लेंगे, नहीं तो अभी के लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आप लोगों को एक रिसोर्स बता दूँगा। आप उस रिसोर्स को चेक आउट कर सकते हो, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार आप लोगों की चैट्स आ क्यों नहीं रही है? ओके, लाइव चैट पे स्विच कर दिया मैंने। ओके, ग्रेट। देखो अराउंड ये 16 मिनट कह रहा है, तो इतना तो नहीं, बट एक बार चलो होने देते हैं थोड़ा-सा। बाकी हाँ, ये देख के आइडिया लग गया कि थोड़े-थोड़े सीरियस स्टूडेंट्स आ तो रहे हैं, जो इस फील्ड के लिए सच में सीरियस हैं। तो दैट्स ग्रेट, ग्रेट, ठीक है, सीखते जाओ, राइट? मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताता रहूँगा चैनल पे। वीडियो जैसे अभी भी अराउंड लाइव से आधे घंटे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है चैनल पे, उसको भी चेकआउट करना, राइट? उससे आपको अच्छा खासा पॉइंटर्स कुछ हैं ऐसे मिथ्स, उनके बारे में भी पता चलेगा, रियलिटी बग बाउंटी की भी पता चलेगी। वो चेक करोगे ना, थोड़ा और इनसाइडर थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलेगी। बाकी मैं कुछ और टॉपिक्स भी कवर करने वाला हूँ, जल्द ही, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा हो तो। कुलदीप, मैं बस एक बार ये कुछ कमांड्स आपको बताता हूँ, फिर रिसोर्स आपको वो भी बता दूँ, ठीक है? वेयर आर यू फ्रॉम? मैं जोधपुर से हूँ। शिवम, दैट्स ग्रेट, फिर तो सीखते जाओ, पढ़ते जाओ एंड ग्रो करते रहो। सर, एआई सिक्योरिटी का फुल रोड मैप चाहिए, चैनल पर अवेलेबल है, लाइव सेक्शन में। कई सारी चीज़ें ना मैंने चैनल पे पहले ही ऐड कर रखी है, पहले आप एक बार ना चैनल एक्सप्लोर करो, चीज़ों को चेकआउट करो, ठीक है? बाकी अभी एक एआई इन साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो जल्द ही, आधी तो वीडियोज़ आ चुकी है, आधी मैं और अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को
और समझा सकूँ और कुछ ऐसे हिडन एआईज़ के बारे में बता सकूँ जो हमारे काफ़ी काम के हैं बट काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो उन चीज़ों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ओके, चलो ऑलमोस्ट 70% हो गया है ये, थोड़ा-सा फास्ट हो जाए तो और अच्छा है। रवि देखते हैं कब आना होगा प्लान्स, ठीक है? हम प्लान ज़्यादातर करते नहीं हैं, टाइम पे रखते हैं सारी चीज़ें कि टाइम आएगा तो आ जाएँगे। अगर आपको अभी तक 2 महीने में 2 बग्स मिले हैं और अभी आप बग हंटिंग की स्टार्ट कर रही हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है एंड अगर आप अपना रियल नाम बताओ तो मैं नाम लेके ही बात करूँ, ताकि मुझे भी अजीब ना लगे। बाकी हाँ, अच्छी बात है 2 महीने में 2 बग्स मिलना, ठीक है? काफ़ी अच्छी बात है, बस कंटिन्यूअस रहो और स्पीड बढ़ती जाएगी प्रैक्टिस करते रहोगे तो, है ना? इसमें ऐसे डाउन होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? नहीं, कोई टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है और काफ़ी अच्छा कर रहे हो, है ना? कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो, अभी जो कल लाइव आ रहा है नेटवर्क के बारे में, उसमें मैं आपको नेटवर्क को बहुत डिटेल में समझाऊँगा क्योंकि कल कंसेप्चुअल पॉइंट्स है। थोड़ा प्रैक्टिकल भी होगा बट कंसेप्चुअली आपको वहाँ स्ट्रॉन्ग करूँगा तब जाके आप थोड़ा जैसे आज प्रैक्टिकल हुआ है, अब कंसेप्ट पे ताकि प्रैक्टिकल्स और आप बेटर कर पाओ, राइट? क्योंकि मेरा ओवरऑल फोकस है आप लोगों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने का। तो कल के सेशन में आपको कंसेप्चुअली काफ़ी डिटेल चीज़ें मैं बताऊँगा, ओके? ठीक है। हाँ, तो लकी देखो अच्छी बात है कि आपने अभी तक 2 बग्स निकाले हैं 2 महीने में, राइट? अगर वो डुप्लीकेट भी आए हैं ना, तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने स्किल्स से कुछ निकाला है और वो स्किल्स काम करी है। टेंशन मत लो इतना, करते जाओ प्रैक्टिस और बेस्ट रहेगा। ओके रवि, थैंक्स अ लॉट। हाँ, एक्सटर्नल एसएसडी में यूज़ कर सकते हो हर्षद, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? चलो अभी ये 70% है तो आई गेस मैं 1 या 2 मिनट में आता हूँ पानी पी के, राइट? ताकि अपन और अच्छे से बात कर पाएँ। छोटा-सा एक ब्रेक। तो इतना काफ़ी है, बट क्योंकि यूट्यूब है तो थोड़ा रिस्क रहता है। राइट। चलो अभी भी स्टिल ये इतना टाइम ले रहा है, तो अभी के लिए मैं रोक रहा हूँ इसको। मैं आपको दूसरा कमांड बता ही देता हूँ। ईपीटी रिमूव एंड देन जो भी टूल है आपको हटाना है। सिंपली एंटर करोगे वो टूल रिमूव हो जाएगा। अब क्योंकि अपडेटेड इंस्टॉल्ड नहीं था अभी, इस वजह से नहीं हो रहा है। अपडेट से रिमूव हो जाएगा और ईपीटी ऑटो रिमूव एंड एपीटी ऑटो क्लीन। एक तो ऑटो रिमूव एंड एपीटी ऑटो क्लीन, ठीक है? ये कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो आपके सिस्टम के कैशेज़ को हटा के थोड़े फालतू चीज़ों को हटा देंगे। इस वज़ह से आपका थोड़ा स्मूथ चलेगा। एपीटी के अकॉर्डिंग याद रखना। इंस्टॉलेशन के थ्रू स्टोरेज का फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत, वो सारी चीज़ें। बाकी ये कुछ ऐसे कमांड्स थे जो आपको लिनक्स में बेसिक्स आने ही चाहिए। ओके? ये तो इम्पोर्टेंट है। श्योर, श्योर उन टॉपिक्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, उन पर भी हम बात करेंगे। ओके, अब ये सारे तो कमांड्स हो गए बट कुछ और कमांड्स हैं जैसे ifconfig इंटरनेट फेसिंग कॉन्फ़िगरेशंस। ये क्या करता है आपके एडेप्टर्स जो है उनका डेटा, आईपी, मैक एड्रेस, ठीक है? ये सारी चीज़ें बताता है। ये आगे हमें टारगेट करने में काफ़ी हेल्प होगी, है ना? मैक एड्रेस वैसे चेंज करा नहीं जा सकता लेकिन करेंगे अपन, ठीक है? ये करना पॉसिबल है, उस पे भी बात होगी। एंड iwconfig इंटरनेट वायरलेस कॉन्फ़िगरेशंस को बताता है। लेट्स सपोज़ एक काम करता हूँ मैं, अभी कोई वायरलेस डिवाइस मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है बट अभी आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक एंटेना वाला वाईफ़ाई एडेप्टर है। इसको मैं एक काम करता हूँ मेरे सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ।
कनेक्ट करते वैसे यहाँ दिखाएगा कनेक्ट टू होस्ट और नहीं दिखाता है, तो इसको आप बंद कर दो। वीएम रिमूवेबल डिवाइसेस एंड जो भी आपका एडेप्टर है उसको क्लिक करके कनेक्ट कर देना है। ओके किया? अब देखना IW कॉन्फ़िग में एक बार वो कनेक्ट हो जाए, माइट बी कनेक्ट हुआ है या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, या फिर एक बार रिमूव करके ऐड करता हूँ मैं। ठीक है, कनेक्टेड है। एक बार हम IW कॉन्फ़िग करते हैं एंड नाउ अब ये शो कर रहा है। ये मेरा वाईफ़ाई एडेप्टर एक्सटर्नली ऐड कर दिया। अब एक बार रिमूव करके सेम कमांड ऐड करता हूँ, हट गया। ठीक है, तो एक्सटर्नल वाईफ़ाई एडेप्टर जब आप लगाओगे उनके सेटिंग्स, मोड्स और इनको चेक करने के लिए IW कॉन्फ़िग यानी इंटरनेट वायरलेस कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है? ये मैंने कुछ नाम रख रखे हैं याद रखने के लिए, रियल है या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है? क्योंकि मैं कांसेप्ट के अकॉर्डिंग नेम्स रखता हूँ ताकि ईज़िली याद हो भी सके एंड स्टूडेंट्स को भी याद करा सकूँ, ठीक है? जैसे IF कॉन्फ़िग आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली इंटरनेट फेसिंग कॉन्फ़िगरेशंस होता है या नहीं, बट लॉजिकली वहाँ पर ये नाम एग्ज़ैक्टली फिट हो रहा था इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया। अगर रियल में है तो और अच्छा है। हाँ, शिवम विंडोज़ के लिए आईपी कॉन्फ़िग काम करता है, बिल्कुल सही, ठीक है? चलो, तो ये कुछ कमांड्स हैं जो हमें बेसिक पता होने चाहिए। अब आगे की चीज़ें हम थोड़ा जैसे आगे की लैब्स सॉल्व करेंगे, टेक्निकली चीज़ों को अटैक करना सीखेंगे, है ना? वो चीज़ें होने वाली है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसी 2 लाइव्स हैं जो इन पाँचों लाइव के बाद मैं करने वाला हूँ। 6th एंड 7th डे वो स्मॉल जैसे अभी 1-1 घंटे की लाइव्स हो रही है वैसा नहीं होगा। वो काफ़ी डिटेल होगी और वो काफ़ी स्पेशल लाइव्स है, प्रॉपर टारगेटिंग, कम्प्रोमाइज़ेशन वो सब चीज़ें होंगी। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, सारा खेल उसी का है। ठीक है? तो दैट्स ओवर टू यू। तो आई थिंक आप लोग कर लेंगे, है ना? आप लोगों का ये पाँचों दिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो 6th एंड 7th डे आपको काफ़ी अमेजिंग एंड बहुत हाई टेक्निकल स्किल्स वाली लाइव मिलने वाली है। बस वो सारा है कि आप उतनी लर्निंग, प्रैक्टिसिंग करने चाहिए। ठीक है? अभी के लिए मैं काली लिनक्स को ऑफ कर देता हूँ एंड लिनक्स कमांड चीट शीट आपको ये लिखना है, लिनक्स ईएक्स की एक लैब है। ये परफेक्ट वेबसाइट रहेगी क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे ना सारे अराउंड काफ़ी अच्छे-अच्छे कमांड्स हैं, अराउंड 491 सारे हैं देखो। कौन क्या होता है शॉर्ट में दे रखा है उसके बारे में और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ है। क्लिक करोगे, न्यू टैब पे ओपन करोगे, डिटेल्ड आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे एलएस लिखा हुआ है, रन किया, यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। प्रैक्टिकली वर्चुअल मशीन दे रखी है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये रिसोर्स शेयर करी है। बाकी आप बेसिक फाइल्स एंड डायरेक्टरीज़ देखो मैंने एलएस, सीडी, पीडब्ल्यूडी, टच ये सब बताया आज, है ना? ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं, राइट? फाइल्स और डायरेक्टरीज़ के। फिर उसके बाद टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए ग्रेप, सेड, ऑक ये काफ़ी पॉपुलर कमांड्स हैं, ठीक है? तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, इनको प्रैक्टिस करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, आपको चीज़ें धीरे-धीरे समझ आने लगेगी। सारा काम बस यही है टर्मिनल पे प्रैक्टिस करते जाओ या फिर इनको ओपन करके जैसे स्टेप्स बता रहा है, उन स्टेप्स को समझते जाओ। जैसे देखो आज मैंने आपको ls-l बताया, डैश ए नहीं बताया। ए का मतलब होता है हिडन फाइल्स को भी दिखाना। इसका एक और अल्टरनेटिव है जो कि है डबल एल। डबल एल लिख के एंटर करोगे, सेम वैसा ही काम करेगा लिस्टेड व्यू की तरह। राइट? सो अलग-अलग अल्टरनेटिव्स भी होते हैं। एक ही काम के 2-3 कमांड्स भी होते हैं, ये ध्यान रखना। तो एक ही कमांड से मल्टीपल काम हो सकते हैं। ठीक है? डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन भी है, सीधा यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। ओके? सो ये चीज़ें थी। आज हमने सेटअप एंड लिनक्स के कमांड्स को देखा कि कैसे काम करते हैं, लिनक्स क्या है, राइट?
कुछ कमांड्स को देखा एंड बेसिक कमांड्स कैसे काम कर रहे हैं, वो समझा। अब धीरे-धीरे हम आगे और चीज़ों को समझेंगे और कमांड्स का यूज़ करेंगे। कल के लाइव में हम नेटवर्किंग कांसेप्ट्स को थोड़ा जानेंगे, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और धीरे-धीरे टॉपिक्स बाय टॉपिक हम चलते जाएँगे। ठीक है? आज का लाइव सेशन कैसा लगा आप लोगों को पहले वो मुझे चैट में ड्रॉप कर दो। हाँ, कुलदीप मैंने ओसेंट पढ़ाया है, उसकी लाइव भी अवेलेबल है एंड वीडियो भी है, तो चेक कर लेना। ओके? सर हम जब वर्चुअल मशीन में काम करते हैं, तब मैं मशीन से वर्चुअल मशीन में पैकेज कैसे भेजूँ? अगर आप वीएमवेयर की बात कर रहे हो, तो एक वीएमवेयर का टूल आता है, जिसमें आप वीएमवेयर एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, उसी में अपडेट कर सकते हो वीएमवेयर टूल। फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, सीधी फाइल्स आपको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो। वरना आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फाइल शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म्स कई सारे ऑनलाइन होते हैं, उनको आप कंसिडर कर सकते हो। ओके? शुभम दैट्स ग्रेट अगर आप अभी ये चीज़ें परस्यू कर रहे हो तो। वैसे ना इनका एक प्रॉपर डिटेल रोड मैप पहले से ही चैनल के लाइव सेक्शन में है। आप वहाँ जाके पहले एक बार उसको चेकआउट करो। फिर जो भी क्वेश्चन्स, डाउट या इश्यूज़ आते हैं ना, वो मुझसे अगले लाइव में आके पूछ लो, है ना? बस वो लाइव एक बार चेक कर लेना। ओके। अ, चलो अच्छी बात है शिवम, आपको अच्छा लगा। हर्षित ग्रेट। रवि इन पे भी बात करेंगे। देखो धीरे-धीरे सारी चीज़ें मैं आपको ना एक फ्लो में तरीके से धीरे-धीरे सब बताऊँगा, टेंशन मत लो। ठीक है? सिखाता रहूँगा, सीखते रहो। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे अपन टच आउट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारा एक साथ 2-3 नावों में एक साथ रखे पैर नहीं चल सकते ना। एक-एक पे आराम-आराम से फ्लो के थ्रू चलते जाएँगे अपन। ओके? चलो, ओके। पेन टेस्टिंग बैचेज़ अभी प्लान होंगे। थैंक्स शुभम। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ मैं आप लोगों के भले के लिए बोलता हूँ, अच्छा लगता है तो वो अच्छी बात है, राइट? वही चीज़ है। अमजद देखो, सीरीज़ मैं डायरेक्टली ऐसे कमिट तो नहीं कर सकता, बट हाँ, कोशिश करूँगा मैं जल्द लाऊँ उनको। ठीक है? देखो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला करके बता देता हूँ, चलो आप कह रहे हैं तो, इश्यू नहीं है। वीएमवेयर का ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर बता देता हूँ। तो रीइंस्टॉल वीएम टूल्स आ रहा है ना, अब यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो आपके अगर ऑप्शन आ रहा है तो। रीइंस्टॉल आ रहा है यानी पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है? ये ध्यान रखना। जैसे मान लो यहाँ से ये वाली फाइल मुझे यहाँ ले जानी है, सीधा ड्रैग किया, यहाँ ड्रॉप कर सकता हूँ मैं। एंड एक सेकेंड, प्लस का आइकन आया था, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ना कभी-कभी प्रिसिज़न का देखना पड़ता है, या तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ। आई गेस काली में ये इश्यू आ रहा है, बाकी माइट बी पैरेट में तो ये आराम से हो जाता है। बट हाँ, ऐसा होता है और अगर नहीं हो रहा है ना, तो हम इंस्टॉल वीएम टूल्स कर सकते हैं, नहीं तो इसके कमांड है, मैं आपको बता देता हूँ। इन काली सिंपली ये लिख लेते हैं। ओके, काली ट्वीक्स के अंदर ये अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज़ चेक कर लेना वैसे, अभी इन्होंने शायद इसको ग्राफिकली कर दिया, बट ठीक है। आप वो चेंज करके फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बट कभी-कभी ये फीचर अलाउ करता है। मैं यहाँ से देखो इंटरनल से एक्सटर्नल फाइल ट्रांसफर करके चेक करता हूँ, वो हो रही है, ये देखो request.txt फाइल बाहर आ जा रही है, बट यहाँ से जो मैं फाइल शेयर करना चाह रहा हूँ वो नहीं आ रही है। माइट भी कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स की वज़ह से होगा, कुछ अपडेट की वज़ह से। इसको भी
मैं चेक कर लूँगा, बाकी इंटरनली आप फ़ाइल बाहर ट्रांसफ़र कर पा रहे हो। ये VMware टूल्स को और इंस्टॉल कर दोगे तो ये इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, वो हो सकता है परमिशंस का इश्यू आ सकता है ना? चलो। दैट्स ग्रेट, अगर आपको ऐसा लगता है मैं अच्छा टीचर हूँ, मेंटर हूँ, तो दैट्स ग्रेट एंड आपने पेन टेस्टिंग भी करी है, रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है, तो बस मैं यही बोलूँगा, पहले तो अच्छी बात है, कांग्रेट्स एंड दूसरी चीज़ कि भई कंटिन्यू रहो, है ना? फील्ड टेस्ट लेती रहेगी, बस कंटिन्यूअस रहना। सब प्लीज़ अभी डेली लाइव रखिए। देखिए, 5 दिन तक तो रेगुलर है, बाकी जैसा मैंने बताया आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर होगा, ठीक है? रोड मैप फॉर एआई सिक्योरिटी, स्पेसिफिक एआई सिक्योरिटी के ऊपर मैं जल्दी रोड मैप ले आके आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इज़ देयर एनी जॉब गारंटी टू गेट जॉब आफ्टर दिस कोर्स? देखो, सारा खेल स्किल्स का है। अगर आप अपने स्किल्स पे उतना एफर्ट डालते हो जितना रिक्वायर्ड है, उतनी मेहनत करते हो, तो कोर्स की गारंटी नहीं, आप खुद की गारंटी पे हो। राइट, कई सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कोर्स के बीच में भी जॉब पे लगे हैं, कई जॉब के बाद, कई कोर्सेज के बाद भी लगे हैं, और कई ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं। एफर्ट्स का खेल है, जो एफर्ट्स देगा उनको जॉब मिलेगी। तो सारा खेल एफर्ट्स का है, ठीक है? कोई सजेस्ट करो सर्टिफिकेशंस। देखो वैसे है ना, मैं कुछ सर्टिफिकेशंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, डिटेल में सारी चीजें समझाते हुए, है ना? डायरेक्टली ऐसे सजेस्ट करूंगा तो माइट भी उतना इफेक्टिव ना हो, है ना? हर चीज लैपटॉप रिकमेंडेशन आप चेक कर लो, जो भी i5 और 5th जनरेशन के ऊपर के लैपटॉप्स हों, वो इनफ है। 8 GB रैम तो होनी चाहिए, 16 हो तो और अच्छा है ना? चलो, तो आई गेस आज के सेशन को हमें अब एंड करना चाहिए। आप लोगों के अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं अभी, तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम आज के इस लाइव सेशन को एंड करते हैं और कल फिर से सेम टाइमिंग पर नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, ओके देन, थैंक्स थैंक्स अमजद। चलो, तो आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। अच्छा है आप लोग रेगुलर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप जो अचीव करना चाहते हैं करियर में वो आप अचीव करें, और ऐसे ही पढ़ते रहो, ग्रो होते रहो। ठीक है? चलिए, ओके देन, बाय एवरीवन, एंड दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ। हेलो एवरीवन। हेलो, हेलो, हाय गाइस, हेलो एवरीवन। चलो, एक बार पहले मुझे ये बता दो, वॉइस क्लियर है या नहीं है? वैसे इतना टाइम से अपन सेटअप सही चल रहा है, बट स्टिल एरर कभी भी आ सकता है, टेक्निकल चीजें कभी भी ग्लिच कर सकती है। एक बार मुझे बता दो, वॉइस क्लियर है या नहीं है? थैंक्स थैंक्स हिमानी। चलो, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर, बाकी हाँ, वैसे हैप्पी इंटरनेशनल एथिकल हैकर्स डे टू ऑल ऑफ यू गाइस टू। ठीक है, चलो, शुरू करने से पहले एक शॉर्ट डिस्क्लेमर, राइट? तो 1-2 सेकंड का रखेंगे। ओके, आई गेस अब सारी चीजें क्लियर है। अब हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क्स के बारे में, ठीक है? तो मैं पहले व्हाइट बोर्ड एक बार ओपन कर लेता हूँ एंड देन फिर स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर लेता हूँ। ओके,
ओके, चलो। अब आज हम बात करेंगे नेटवर्क्स के बारे में। अब हमें पता है नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइबर सिक्योरिटी का। लेकिन एग्ज़ैक्टली नेटवर्क है क्या चीज़? राइट, नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज़ वे टू कम्युनिकेट, राइट? अगर आप और मैं अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं लाइव आया हूँ, आप लोग देख रहे हैं, तो ये कैसे हो पाया है? नेटवर्क के थ्रू, राइट? इसी को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, हाय, हेलो एवरीवन, ठीक है? तो अब नेटवर्क के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है? अलग-अलग तरह के नेटवर्क्स होते हैं, उनके टाइप्स देखेंगे अभी। लेकिन उससे पहले इसका मेन कांसेप्ट जान लो कि नेटवर्क का रोल क्या होता है? नेटवर्क का क्या काम है? एक से ज़्यादा डिवाइस, 2 और मोर लिखना पड़ेगा। 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस जब आपस में कनेक्ट होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? नेटवर्क के थ्रू। अब क्या कोई भी कनेक्शन रैंडमली हो जाएगा? नहीं ना, सेट ऑफ रूल्स होंगे। उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है? थोड़ा सोच के देखो, अगर प्रोटोकॉल्स नहीं है यानी सेट ऑफ रूल्स नहीं है, तो कोई भी कैसे भी कम्युनिकेशन करेगा जिस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। सही बात है ना? तो इसीलिए प्रोटोकॉल ज़रूरी है, ये हम जानते हैं। अब टाइप्स पे वापस आ जाते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं नेटवर्क के। देखो, सबसे पहला लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जिसमें से भी हम फोकस करते हैं लैन और वैन पे, लोकल एरिया एंड वाइड एरिया। अब क्या है, इनको समझाता हूँ। लोकल एरिया जो एक शॉर्ट रेंज में काम करता है, जैसे वाईफाई, आपके फोन का हॉटस्पॉट, राइट? ये शॉर्ट रेंज। मेट्रोपॉलिटन एरिया लार्जर देन लैन। लैन से थोड़ा सा ही ज्यादा रेंज का होता है, जैसे एक कंपनी का नेटवर्क हो गया, एक कंपनी की बिल्डिंग्स आपस में कनेक्ट रहती है जिस नेटवर्क से, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये किसी पूरे सोसाइटी में एक ही नेटवर्क है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाएगा। यानी लैन से थोड़ा बड़ा, क्योंकि लैन क्या है, आपके घर के अंदर ही वाईफाई की रेंज आ रही है मैक्स टू मैक्स। ऐसा तो है नहीं है कि आपके वाईफाई की रेंज 5-7 घरों में जा रही है, नहीं ना। अगर वो जाती है तो वो मैन की वजह से, क्योंकि आपने वो मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐड कर रखा है। और वाइड एरिया लार्जर देन मैन। अब ये लार्जर देन मैन क्या हो सकता है? काफी रेंज हो सकती है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लें तो डब्ल्यू है, वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे वाइड एरिया रेंज में है, वाइडेस्ट एरिया ऑफ रेंज। यहाँ पे बैठा हूँ, कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, राइट? अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप में से अगर कोई एक है जो धरती के किसी और ही कोने में बैठा है, स्टिल लाइव देख पा रहा है, कम्युनिकेशन हो पा रहा है। क्यों? हम वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, जो कि है वर्ल्ड वाइड वेब। सही है, ठीक है, चलो। और अच्छे इन सब चीजों से अच्छा है जो अपन पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कर लो पहले, है ना? ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क वाइड। अब ऐसे और भी होते हैं, जैसे वीपीएन, आप जानते होंगे, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब ऐसे कई सारे और सब कैटेगरीज होती है, लेकिन उतनी हमारे लिए नेसेसरी नहीं है स्टार्टिंग में। हाँ, आपको आइडिया होना चाहिए कौन सी क्या होती है, इसलिए मैं बता देता हूँ, राइट? बट मेनली हमारे टेक्निकलिटी में काम सबसे ज्यादा आती है लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये सबसे ज्यादा हमारे काम आता है। अब कैसे कम्युनिकेशन होता है इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर है ना, ये राउटर है, वाईफाई है, ठीक है। ये एक पीसी, ये एक फोन, ठीक है। ये एक लैपटॉप ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, लैपटॉप कनेक्ट कर दिया। ये वायर के थ्रू है, ये वायर के थ्रू है कनेक्टेड, ये वायरलेसली कनेक्टेड है, ठीक है। अपन ऐसा कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे।
ई ठीक है, मैं एक बार लेबलिंग कर लेता हूँ, राइट? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, स्टिल मैं लिख ही लेता हूँ, राउटर और पीसी, फ़ोन और ये सब दिख ही रहे हैं, ठीक है? हाँ, ओके, ग्रेट, ग्रेट। हाँ, देखो, क्लास लाइव के बाद में आपके जो भी लाइव से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप बीच में पूछ सकते हो। बाकी उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो अपन लाइव के बाद उन्हें आराम से कंसिडर करेंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन हो क्या रहा है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। देखो, ये इंटरनेट है, मैंने थोड़ा बहुत जैसा ग्लोब बनाया जैसा समझ लेना, ठीक है? इंटरनेट है ये समझ लो। अब आपके पास इंटरनेट कैसे एक्सेस आता है? एक हो गया सिम और एक हो गया राउटर। जनरली हम यही तरीका यूज़ करते हैं, फ़ोन में या तो सिम से इंटरनेट चलाते हैं या वाईफ़ाई से जुड़ते हैं। लैपटॉप है तो लैपटॉप में वाईफ़ाई से जुड़ रहे हैं, राइट? यही करते हैं। अब कहाँ से नेट आता है? नेट आता है आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एग्ज़ाम्पल, आपको नेट कौन देता है? जियो हो गया, एयरटेल हो गया, राइट? ये सब क्या हो गए? आईएसपी। ये क्या करते हैं? आपको नेट देते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ इंटरनेट के आपको। इंटरनेट का ना एक पहला रूल है कि अगर आपको इंटरनेट पे बात करनी है तो आपके पास एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसको बोला जाता है आईपी। ठीक है, यूनिक होनी चाहिए तब आप इंटरनेट चला सकते हो। ठीक है, तो अब ये इंटरनेट का एक्सेस दे रहा है तो क्या एक यूनिक आईपी देगा ताकि इंटरनेट चला सके? बिल्कुल देगा। अभी इसको समझ लेते हैं हम 81.1.12.13 एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, हमने ये कह दिया। अब इसने तो राउटर को दिया है क्योंकि आपने कनेक्शन क्या लिया है? राउटर का लिया है। अब राउटर से बाकी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये इंटरनेट कैसे चलाएगा? रूल नंबर 1 क्या कहता है? आईपी होनी चाहिए। इसके पास तो अभी आईपी नहीं है और आईएसपी ने तो सिर्फ राउटर को दी है। इसीलिए राउटर अपनी आईपीज़ बाँटता है, राइट? राउटर के पास खुद की आईपीज़ होती है। जैसे 192.168 डॉट जैसे 3.1, ये पहली आईपी लास्ट में पेयर जिसका 1 होगा वो हमेशा राउटर की होगी, याद रखना। उसके बाद ये बाकी को बाँट देता है, जैसे 192.168.3.3 मान लो, है ना? पहले 3 पेयर सेम होंगे सबके। 4 मान लेते हैं, 192.168.3.7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये इसने राउटर ने आईपी बाँट दी। लेकिन क्या ये राउटर से डिस्कनेक्ट होते ही आईपी चली जाएगी? चली जाएगी ना? क्यों? क्योंकि राउटर ने दी थी। तो इसीलिए ये जो आईपी होती है, ये होती है प्राइवेट आईपी, जो एक सीमित रेंज तक वर्क करती है। उस रेंज से बाहर जाते ही उस आईपी की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आपका घर का नाम, घर वाले ही जानते हैं, उसके बाद बाहर वाले नहीं जानते हैं। बाहर वाले क्या जानते हैं? आपका रियल नेम। तो ये इंटरनेट पे जो बात हो रही है, वो इस आईपी से हो रही है, तो ये है एक पब्लिक आईपी, ठीक है? अब इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स है ना, वो सारी की सारी पब्लिक आईपी पे चलती है। वेबसाइट्स सारी पब्लिक आईपी पे चल रही है। अब एक और रूल आ जाता है यहाँ पे। रूल आता है कि पब्लिक आईपी से बात कर सकती है, प्राइवेट आईपी से बात कर सकती है। पब्लिक प्राइवेट आपस में बात नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है? ये रूल आ गया। तो क्या ये आईपी जो इस सिस्टम की है, क्या ये फेसबुक चला गूगल चला पाएगा क्या? मान लेते हैं गूगल 8.8.8.8 जो कि एक पब्लिक आईपी है, क्या ये गूगल चला पाएगा? टेक्निकली चलाता है, लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा रूल्स के अकॉर्डिंग क्या चला पाएगा? नहीं, राइट? क्योंकि ये प्राइवेट और ये पब्लिक है और रूल्स के अकॉर्डिंग प्राइवेट और पब्लिक आपस में बात नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि इंटरनेट चला पाते हैं हम। अब वो कैसे होता है? देखो, सीधी सी बात, अगर मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ कोई पैकेट डिलीवर कराने के लिए? किसी ऐसे को दूंगा जो घर से बाहर वो पैकेट ले जा सके। यहाँ पर भी वही होता है। प्राइवेट, ये भी प्राइवेट है और ये भी प्राइवेट है। प्राइवेट और प्राइवेट तो बात कर सकती है। तो मैंने राउटर को बोला कि राउटर भाई साहब, तुम्हारे पास जो प्राइवेट आईपी है, उसको मैंने बोल दिया कि मुझे है ना गूगल चलाना है। उसने कहा कि ठीक है। अब
इसको पता है कि प्राइवेट आईपी पब्लिक से बात नहीं कर सकती, तो राउटर के पास एक और आईपी है जो कि पब्लिक है, जो आईएसपी ने दी है। वो उस आईपी का यूज करके पब्लिक आईपी पे बात करेगा। उसको बताएगा कि मेरे को ये एक्सेस करना है एंड सो ऑन। एंड फिर पब्लिक आईपी इस पब्लिक आईपी को भेजेगी जो कि राउटर की ही है। राउटर अपनी प्राइवेट आईपी से उस वाले को डेटा भेज देगा। तो एज अ मीडियम की तरह काम कर रहा है। और अगर ध्यान से देखो तो ये फोन हो या ये लैपटॉप हो, कोई भी हो, यही फ्लो चलेगा। इसीलिए राउटर को डिफॉल्ट गेटवे भी बोला जाता है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों बोला जाता है ना? सर लैन में हॉटस्पॉट खुला है तो फोन का एक्सेस कैसे लेंगे? फोन नंबर पता है तो फोन का एक्सेस कैसे लें? शिवम देखो, मैंने अभी क्या बात करी, मैंने आपको बताया था ना कि अपन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप अभी पूछ लो, अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपन प्रॉपर इसको सेशन एकदम अच्छे से कर रहे हैं, राइट? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो पहले डाइवर्ट करोगे मुझे तो फ्लो टूटेगा, फ्लो टूटने से हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है वो स्किप हो जाए, राइट? तो अपन उसको आराम से आगे आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चल, ठीक है, ओके, चलिए। अब ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ऐसे ही वाइड एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हैं आप, राइट? बिल्कुल, डीएचसीपी, राइट, अच्छा आपने याद दिलाया, डीएचसीपी एंड एआरपी। वैसे एलोकेशन, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एंड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल्स है जो वाईफाई राउटर के अंदर एक्ट करते हैं इन आईपीस को प्रोवाइड एंड मैनेज करने के लिए। ठीक है, अभी इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे वरना काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बट इन शॉर्ट बताता हूँ। डीएचसीपी इन सारी आईपीस जो राउटर से कनेक्टेड डिवाइस हैं उनकी आईपीस एंड उनके मैक एड्रेस को मैनेज करता है, और एआरपी उनको अपडेट करने का काम करता है। यानी अगर डीएचसीपी है वो क्या करता है, लिस्ट बनाएगा कि ये आईपी है और ये मैक एड्रेस है, जैसे एक्स ए वाई बी एग्जाम्पल। अगर ए डिस्कनेक्ट हो गया तो ये लिस्ट अपडेट नहीं होगी। यहाँ पे मान लो एक्स की जगह डी आ गया, तो कैसे पता? नहीं पता चला। एक ही जगह डी आ गया, कैसे पता चला? नहीं पता चलेगा। बट एआरपी ये पता करेगा, क्यों? एआरपी कंटिन्यूसली सबसे उनका आईपी और मैक एड्रेस पूछता है, ताकि जैसे ही किसी आईपी को एलोकेटेड मैक एड्रेस चेंज होता है, यानी डिवाइस डिस्कनेक्ट हुआ और कोई नया पर्सन कनेक्ट हुआ, तो एआरपी को पता चल जाता है और वो डीएचसीपी की इस लिस्ट में आके उसको अपडेट कर देता है, और ए से डी कर देगा या जो भी मैक एड्रेस है वो ऐड कर देगा। ठीक है, ये डीएचसीपी एंड एआरपी का काम होता है। ठीक है, बट अभी अपन सरफेस लेवल को टच कर रहे हैं ताकि आराम से सारी चीजें समझ पाए, है ना? धीरे धीरे और डीप डाइव भी करेंगे अपन। ठीक है, नाइस, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स गाइस। एंड हाँ, काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, राइट, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है मुझे वो दो स्पेशल लाइव्स भी करनी पड़ेगी जिस तरीके से आप लोग रोज आ रहे हैं। मुझे लगा नहीं था कि आप लोग रोज अटेंड करेंगे। ठीक है, अभी अगर फिजिबल हो तो ही आना, है ना? ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आप बस फंसा गया, मतलब ऐसे सिचुएशन नहीं है फिर भी आप आ रहे हो, जरूरी नहीं है, मिलना होगा कभी और भी मिल लेंगे। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं कम्युनिकेशन में, नेटवर्क में कैसे ये बात हो रही है। अब यहाँ पर सिम में कैसे नेट चलता है, सेम सिनेरियो में राउटर को रिप्लेस कर दो सिम से। आपके फोन में सिम लगी हुई है, वो है राउटर। आईएसपी ने किसको आईपी दी है? राउटर को, यानी आपके सिम को। सिम के पास आईपी आती है, पब्लिक आईपी। आपके फोन से वो कनेक्टेड है तो आपके फोन को प्राइवेट आईपी मिलती है। आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाके देखना, वहां आपके आईपी होगी एक दूसरी, जहां पर प्राइवेट आईपी में यहाँ लास्ट वाला डिजिट 2 होगी। क्यों? पहली राउटर की होती है, और राउटर कौन है? आपका सिम। ये देखना। और अगर आपके हॉटस्पॉट से कोई कनेक्ट होता है और कुछ भी स्टफ करता है, इलीगल भी करता है, तो वो डेटा किसके थ्रू जा रहा है? अगर इसने कुछ इलीगल काम किया, डेटा जा रहा है राउटर के थ्रू इंटरनेट पे। गलती किसकी पकड़ी जाएगी? जो ओनर है नहीं? इसलिए हम कहते हैं कि जनरली किसी अनजान लोगों को नेट भी नहीं देना चाहिए आज के टाइम में तो। ठीक है, रिकवर, वैसे आप अपना नाम बताओ तो ज्यादा सही रहेगा ताकि मैं आराम से बात कर पाऊँ आप लोगों से। बाकी हाँ, 11th में आप हो तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सीख रहे हो, नई चीज है, समझ जोगे, अच्छा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, चलो
अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पर हमने देखा कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। अब कम्युनिकेशन में हमने बात करी थी ना प्रोटोकॉल्स के बारे में, राइट? प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? अब इन्हीं प्रोटोकॉल्स को मैनेज करने के लिए नेटवर्किंग के मॉडल्स होते हैं, जो उसे मैनेज करते हैं, मॉडल्स। अब 2 तरह के मॉडल हैं, ओएसआई एंड टीसीपी आईपी, ठीक है? अब इन दोनों को समझते हैं। ये क्या है? उन्हीं सेट ऑफ रूल्स का अरेंजमेंट है। कैसा है? समझाता हूँ। पहले बात करते हैं ओएसआई की। ओएसआई यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इंटरकनेक्शन मॉडल। स्पेलिंग हो सकती है गड़बड़, या ई सी आएगा ना, ठीक है? कनेक्शन मॉडल, ठीक है? ओएसआई मॉडल क्या करता है? अगर आप इसके नाम को ढंग से देखो, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ऐसा मॉडल जो ऐसे सिस्टम्स को कनेक्ट करने में, आपस में इंटरकनेक्ट करने में हेल्प करता है, जो ओपन है, यानी एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। क्या इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये कम्युनिकेशन का मॉडल है या नेटवर्किंग का मॉडल है? बोल सकते हैं ना, अगर इस नाम को अगर सिंप्लीफाई करें तो, राइट? तो यही है। अब इसमें ना 7 लेयर्स होती है और ये बॉटम टू अप काम करता है। अब ये क्या चीज है मैं समझाता हूँ। बॉटम टू अप क्या है एंड क्या कुछ, 7 लेयर्स पे बात करते हैं, ठीक है? ओएसआई मॉडल में आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर आती है एप्लीकेशन लेयर, लेकिन याद रखना ये 7th लेयर है। क्यों? सबसे ऊपर आ रही है ना, और मैंने बोला बॉटम टू अप वर्क करता है, तो पहली वाली लेयर कहाँ होगी? सबसे बॉटम में, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, सेशन के बाद सपोर्ट, नेटवर्क एंड, ठीक है? ये 7 लेयर्स होती है। ये नंबर 7 हो गई एप्लीकेशन। सिमिलरली 5 4 3 2 1, ओके? ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, 1-2 सेकंड का ब्रेक देना। सॉरी गाइस, आई गेस कुछ कॉल आ गया था, मैंने उसको साइलेंट कर दिया है, ठीक है? चलो, अब मैं समझा देता हूँ ये मॉडल्स क्या होते हैं, राइट? रवि, उस पे भी लाऊंगा, वर्म जीपीटी पे भी वीडियो लाऊंगा। अब वर्म जीपीटी देखो जनरली आप एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? वो डार्क वेब पे है, पेड भी है, तो आप किसको पे करोगे, क्या पे करोगे, रियल में एक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राइट? तो इसीलिए मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा प्रॉपर होगा, बस थोड़ा समय रखो, है ना? प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है? रचित, आप बोल रहे हो ना टीसीपी इज फास्ट, यूडीपी इज स्लो, गलत है ये, ठीक है? अब बताऊंगा क्यों, अभी समझाता हूँ। चलो, अब एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, ये सब काम कैसे करती है? देखो, सबसे पहला काम है एप्लीकेशन लेयर का। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने आपको ना, मान लेते हैं व्हाट्सएप पे 4 MB की पीडीएफ भेजी, ठीक है? मैंने आपको सेंड करी। अब मेरे एप्लीकेशन लेयर पे है, एप्लीकेशन लेयर होती है यूजर की सबसे नियरेस्ट लेयर, सबसे पास वाली लेयर। इसके सबसे पास में, यूजर के सबसे पास में, ठीक है? अब यानी मैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, सेंड बटन दबा रहा हूँ, ये सो इंटरेक्शन जो भी हो रहा है वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है, ठीक है? एचटीटीपी, डीएनएस, ये सारा काम एप्लीकेशन लेयर पे होता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही सेंड बटन दबाया है, इंटरैक्ट किया, लॉगिन वगैरह किया एंड सो ऑन, ये सारा यहाँ पर होगा। फिर जैसे ही सेंड बटन दबाता हूँ, इन सब लेयर्स का काम चालू होता है। वो सारा डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास आता है। प्रेजेंटेशन डेटा लेयर का काम होता है डेटा को इनक्रिप्ट एनकोड करना, यानी या तो इनक्रिप्ट करेगा या एनकोड करेगा। इन शॉर्ट,
अगर आप इनक्रिप्ट इनकोडिंग के बारे में नहीं जानते तो ये समझ लो डेटा को लॉक करेगा ताकि कोई और पढ़ ना पाए। ठीक है, फिर वो सेशन लेयर तक डेटा भेजेगा कि ये देखो ये 4 MB इसका डेटा है, जब तक ये 4 MB नहीं पहुंच जाते आपको डेटा को सेशन को बनाए रखना है, तोड़ना नहीं है, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, और डिस्कनेक्ट हो गया तो कनेक्ट करना है। ऐसा कौन कहेगा? सेशन लेयर। ठीक है, इसका ध्यान रखता है सेशन लेयर। सेशन लेयर फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज देता है पैकेट्स, मतलब फाइल। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है यहां से वहां डेटा को ले जाना, इधर से उधर डेटा को ले जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब सोच के देखो, आपके पास 4 MB, अब 4 MB बहुत ज्यादा डेटा होता है अगर हम नेटवर्किंग के पैकेट्स के हिसाब से देखें तो, है ना? अब अगर आपको बोलूं 400 किलो एक साथ ले जाओ, नहीं ले जा पाओगे ना, क्या करोगे? पैकेट्स में डिवाइड करोगे। ट्रांसपोर्ट लेयर भी यही करता है, उनको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है जिसको वो शेयर कर सके। ठीक है, फिर नेटवर्क लेयर वो है कि जहां से डेटा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर ले जा रहा है, लेकिन ले जा किससे रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जोधपुर से सपोज जयपुर जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर होगा आपका कार, ये कार से आप जा रहे हो, लेकिन नेटवर्क लेयर होगा कि किस पे जा रहे हो, जैसे रोड पे जा रहे हो, राइट? अगर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, शिप है, तो क्या नेटवर्क लेयर आपकी रोड होगी? नहीं होगी ना। नेटवर्क लेयर फिर आपकी क्या होगी? पानी होगा, वाटरवे से ही जाओगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अकॉर्डिंग नेटवर्क लेयर वर्क करती है। अब आज के टाइम पे नेटवर्क लेयर का ऐसा कुछ रोल है नहीं, क्योंकि सब चीजें इंटरनेट के थ्रू जा रही है। तो नेटवर्क क्या है? इंटरनेट है, इसको ये समझ लो। ठीक है, जनरली क्या हो रहा है, नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू ही डेटा जा रहा है, राइट? अब ये सारा काम डिजिटली हो रहा है, लेकिन हमारे फोन से या वाईफाई से जा तो सिग्नल रहा है, एंड सिग्नल एक फिजिकल थिंग है। हम देख नहीं पाते हैं, छू नहीं पाते हैं सिग्नल्स को, बट वो फिजिकल थिंग है। तभी तो आपने फैराडे बैग का नाम सुना होगा, राइट? जिसमें अगर आप फोन रख देते हो तो सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेयर ऐसी बनी हुई होती है कि वो सिग्नल्स को पेनिट्रेट करने नहीं देता है। तो वो फिजिकल चीज है। तो ये जो पैकेट्स है, डेटा लिंक लेयर, ये सारे जो 4 पैकेट 4-5 पैकेट जितने भी हैं, उनको क्या करता है? सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी सॉफ्टवेयर सिग्नल्स को, सॉफ्टवेयर डेटा को हार्डवेयर सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। और किसको वो भेजता है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर कौन है? आपका वाईफाई कार्ड हो गया, जो सिग्नल भेज रहा है इंटरनेट पे, तो वो सिग्नल जाएगा सामने वाले के फिजिकल लेयर पर। ठीक है, फिजिकल लेयर पर आया मेरे। अब मेरा डेटा लिंक लेयर क्या करेगा? वही हार्डवेयर सिग्नल को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके नेटवर्क लेयर को भेजेगा। नेटवर्क लेयर चेक करेगा कि सारी चीजें करेक्टली आई है या नहीं है, सही पाथ से। ट्रांसपोर्ट लेयर ये चेक करेगा कि सारे पैकेट्स आ गए हैं या नहीं, और सारे आ गए हैं तो इसने टुकड़े किए थे भेजने के लिए, अब इनको सभी को वापस जोड़ देगा। और किसको बताएगा? सेशन लेयर को। सेशन लेयर चेक करेगा कि देखो मैंने कहा था ध्यान रखना है, कनेक्शन हुआ है नहीं हुआ, मैनेज करेगा। तो देखेगा कि अगर कहीं गड़बड़ है तो ठीक है, गड़बड़ नहीं है तो क्या करेगा? आगे भेजेगा प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा? डेटा को लॉक किया था, अनलॉक करेगा, यानी इन डिक्रिप्ट या डिकोड। फिर अनलॉक होते ही किसको दिखाएगा? एप्लीकेशन लेयर। और फिर मेरे सामने पॉपअप आ जाएगा कि पीडीएफ फाइल रिसीव्ड। ये प्रोसेस रहता है। इसीलिए मैंने बोला, या इसीलिए बॉटम टू अप ये लेयर वर्क करती है, क्योंकि डेटा की वैल्यू कब है? जब वो डेटा आ जाए आप तक। जैसे आपने मुझे मैसेज भेज दिया, बैठा हूं, मेरे तक आया ही नहीं, तो वो कम्युनिकेशन पूरी हुई क्या? नहीं हुई ना। तो कम्युनिकेशन कब पूरी होती है? जब आपके पास डेटा रिसीव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके ओके, चलो। तो ये है आपके लेयर्स। अब इसी का एक अपडेटेड वर्जन है टीसीपी आईपी मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो सही बताऊं ना, तो ऐसा कुछ खास है नहीं है। ठीक है, हाँ पूछ सकते हो, अगर टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हो आप लोग, कोई इशू नहीं है। देखो ये चल रहा था ना अच्छा खासा, लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, रियल लाइफ में अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ओएसआई मॉडल से नहीं हो रही है। यानी ओएसआई मॉडल रियल लाइफ में फॉलो नहीं होता है, रियल लाइफ में फॉलो हो रहा है टीसीपी आईपी। सर जब रियल लाइफ में ये फॉलो होता है तो हम ये पढ़ते हैं, वो हमने क्यों पढ़ा?
है ना? उसका एक रीज़न है। ओएसआई मॉडल बेस्ट रहता है फॉर एरर रिज़ॉल्विंग, ठीक है? क्यों? देखो, टीसीपी आईपी मॉडल ऐसा कुछ खास नहीं है। ये क्या था, मैं आपको ना ये चीज़ बताता हूँ। ये देखो, ओएसआई वर्सेस टीसीपी आईपी। इमेजेस पे चलते हैं, ठीक है? अब ये देखो, अब ये क्या हुआ है, ये चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? काम करते हैं, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इमेज, ठीक है? अब देखो, ये रहा ओएसआई मॉडल। लोग बोर हो रहे थे, इन्होंने क्या किया, सोचा कि यार बोर हो रहे हैं, बैठे-बैठे कुछ नया नहीं बनाया है, तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन को जोड़ के हम एप्लीकेशन लेयर का नाम दे देते हैं। ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क को, ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट रहने देते हैं, नेटवर्क को हम इंटरनेट लेयर का नाम दे देते हैं, और लास्ट की डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को हम नेटवर्क एक्सेस लेयर का नाम दे देते हैं। तो टीसीपी आईपी में क्या है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब मैंने इनको ग्रुप कर दिया, कुछ नया इन्वेंट हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, इन्होंने ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करने से चीजें इजी तो हो गई है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन एरर रिजॉल्विंग में बहुत दिक्कत आती है। जैसे मान लो पैकेट ड्रॉप हो गए, गलती किसकी है, चेक करना मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पर पैकेट ड्रॉप होते हैं तो इजीली पता चल सकता है कि इन सातों में से गलती किसकी वजह से हुई होगी। तो इंटरव्यूज में भी कई बार पूछा जाता है कि हम क्यों पढ़ते हैं नेट ओएसआई लेयर नेटवर्किंग में, जबकि रियल लाइफ में टीसीपी आईपी आता है। सिंपल सा लॉजिक इतना ही है कि हमें एरर रिजॉल्व करने होते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो, अब ये तो रहा लेयर्स के ऊपर। अब ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे एचटीटीपी नाम सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट? अब यहाँ पर ये सब जो है, जैसे ये एप्लीकेशन लेयर पे चलता है, डीएनएस हो गया, ये भी एप्लीकेशन लेयर पे चलता है, लेकिन ये सारे चलते हैं एक लेयर के ऊपर। अब जैसे देखो, अगर मैं टीसीपी आईपी का एग्जांपल लेता हूँ, एप्लीकेशन लेयर, एग्जांपल एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, डीएनएस, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सो ऑन, ठीक है? अब नीचे कौन सी लेयर आएगी, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, ये बताएगी। ये होती है दो तरह की, टीसीपी एंड यूडीपी, जिस पर अभी हम बात करेंगे। फिर आता है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर पे क्या होता है, आईपी, एआरपी, डीएचसीपी, जो अभी हमने पढ़ा। फिर फिजिकल पे आपका ईथरनेट, राइट, या फिर ट्रिपल पी, ब्लूटूथ कनेक्शंस, राइट, और भी बहुत सारे होते हैं। तो फिजिकल लेयर तो हम जानते हैं ईथरनेट है, उससे फिर आप आईपी मिली आपको, इंटरनेट ने आईपी दी, एआरपी के थ्रू कनेक्ट हुए। अब टीसीपी यूडीपी पे हम जानते हैं, जिसकी वजह से ये डेटा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है? टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है? ये दो चीजें हैं कम्युनिकेशन में, ये दो
प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। अब दोनों का अपना अपना काम है। टीसीपी एक स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल कनेक्शन बनाता है, वहीं यूडीपी फास्ट बट लेस स्टेबल या लेस रिलायबल कनेक्शन बनाता है। ठीक है, अब दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। ठीक है, अब कुछ और ऐसी भी चीजें हैं जो मार्केट में गलत बताई जाती है, उस पे भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, उस पे भी हम बात करेंगे। कई लोग गलत चीजें भी बता देते हैं। ठीक है, हम उससे भी सही करेंगे। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं टीसीपी की। टीसीपी में ना कम्युनिकेशन के लिए कुछ फ्लैग्स यूज होते हैं, जैसे सिन, एक्, आरएसटी, पीएसएच, पिन। सिन यानी सिंक्रोनाइज, ये आप कनेक्शन के लिए समझ लो। कनेक्शन रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज यानी एक्सेप्ट, ये एसिक यानी एक्नॉलेज पैकेट, ये आप समझ लो एक्सेप्ट करना। आरएसटी रीसेट करना, पीएसएच पुश करना, फिनिश यानी फिनिश करना, एंड यूआरजी भी होता है एक, जो कि होता है अर्जेंट। अब ये क्या चीज है, देखो, मैंने डेटा भेजना है तो मुझे पहले कम्युनिकेशन में थ्री वे हैंडशेक बनाना पड़ता है। टीसीपी थ्री वे हैंडशेक बनाता है, यानी ये मेरा सिस्टम, ये आपका सिस्टम, मैंने आपको भेजा सिन पैकेट यानी रिक्वेस्ट, आप मुझे भेजोगे सिन एंड एक् दोनों ही, यानी मेरी रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करोगे और खुद भी रिक्वेस्ट भेजोगे जिसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, तब हमारा कनेक्शन होगा। इसी को बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। ठीक है, थ्री वे हैंडशेक इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट होना सेंड होना दोनों जरूरी है। ओके, सिमिलरली टीसीपी में डिस्कनेक्ट कैसे होता है, मैंने आपको डेटा भेज दिया, तो आप क्या बोलोगे, मैं बोल रहा हूं जैसे फिनिश, कि भाई डेटा फिनिश कर दिया, आप क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई आपकी फिनिश रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। लेकिन क्योंकि एक रिलायबल कनेक्शन है, दोनों की सहमति से बना है, तो दोनों की सहमति से ही अलग होगा, है ना। तो जब तक आप फिनिश फ्लैग नहीं भेजते, अब वो फिनिश फ्लैग कब भेजेगा, जब सॉफ्टवेयर को कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास सारा डेटा आ चुका है, फिनिश फ्लैग भेजेगा, आप उसके फिनिश को एक्सेप्ट करोगे, अब ये कनेक्शन टूट गया। ठीक है, इसीलिए टीसीपी को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल बोला जाता है। सही है, लेकिन यूडीपी में ऐसा नहीं होता। यूडीपी क्या करता है, रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, सामने वाले ने रिस्पॉन्स कर दिया कि ये लो आपका डेटा, कोई कनेक्शन नहीं बना स्टार्टिंग में, इसीलिए इसको कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक गलती करते हैं लोग, कई लोग इसको कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल समझ लेते हैं। एक होता है कनेक्शन लेस बोलना और एक होता है कनेक्शन लेस होना। क्या विदाउट कनेक्शन डेटा ट्रांसफरिंग पॉसिबल है, यस और नो, आप मुझे बताइए। रिकवर टू वे हैंडशेक नहीं, थ्री वे हैंडशेक होता है। ठीक है, चलो बताओ। फोर्सफुली ब्रेक डायरेक्टली नहीं होगा, राइट, फोर्सफुली आप ब्रेक नहीं कर सकते, म्यूचुअली होता है। राइट, चलो बताओ, पॉसिबल है, नहीं है ना, बिना कनेक्शन के डेटा ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है, तो कनेक्शन लेस यूडीपी कैसे हो गया, नहीं हो सकता ना। चलो, अब ऐसा ही मैंने बोला था, बट एक ने मुझे बोला था कि नहीं सर आप गूगल कर लो, मैं आपके सामने गूगल करता हूँ, इस इज यूडीपी कनेक्शनलेस। ठीक है, अब सामने वाले ने मुझे ये बताया था कि ये देखो सर गूगल सही कह रहा है। ठीक है, बट आगे वाली लाइन तो किसी ने पढ़ी नहीं। ये लाइन क्या कह रही है, मीनिंग इट सेंस डेटा पैकेट विदाउट एस्टेब्लिशिंग अ प्रायर कनेक्शन, यानी ये हैंडशेक नहीं करता है टीसीपी की तरह और डायरेक्ट कनेक्ट होकर डेटा भेजने लगता है। इसीलिए टीसीपी यूडीपी दोनों ही कनेक्शन प्रोटोकॉल होते हैं, कनेक्शन बनाए बिना डेटा ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन इसको कनेक्शन लेस बोलने का बस यही रीजन है कि ये सामने वाले से पहले कनेक्ट नहीं करता। जैसे टीसीपी क्या कर रहा था, पहले इसने थ्री वे हैंडशेक किया,
फिर जाके डेटा पैकेट भेजने लगा। उसके बाद जब डेटा पैकेट आ गया तब इसने फिनिश किया। लेकिन यूडीपी में कोई थ्री वे हैंडशेक नहीं होता, सीधा डायरेक्ट डेटा कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, जैसे अभी तक आप लोगों को सेशन कैसा लगा मुझे बताते रहना। एंड मैं यहाँ आपके लाइव लाइक काउंट्स भी देख पा रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो लाइव सेशन तो लाइक कर देना। ठीक है, और जो नए हैं लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और अच्छी अच्छी चीजें मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे आप ये लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है ना। अब ये हो गया यूडीपी और टीसीपी। अब कुछ मार्केट में गलत बताया जाता है, उस पर बात करते हैं। टीसीपी शनलेस, सॉरी, वायरलेस, वायरलेस, टीसीपी वायर्ड, यूडीपी वायरलेस, यूडीपी वायर्ड। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ बताता हूँ अभी, बट उससे पहले टीसीपी यूडीपी यूज कहाँ आता है वो बताता हूँ। टीसीपी जनरली वहां यूज आता है जहां आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हो, जहां आपके लिए डेटा ड्रॉप ना हो, वो मैटर करता है। लेकिन यूडीपी आप वहां बनाते हो कनेक्शन जहां आपको डेटा ड्रॉप होने से मतलब नहीं है, वहां आपको मतलब है स्पीड से, कि डेटा पैकेट फास्ट पहुंचने चाहिए। जैसे गेम्स, अब पबजी वगैरह आप लोग खेलते रहते हो, है ना, गेम्स खेलते हो, बीजीएमआई, पबजी, ये जो भी है, ये गेम्स जो है, ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा, आपका प्लेयर यहाँ है, हल्का सा भी नेटवर्क ग्लिच आया तो यहां से यहां तक की जो एनिमेशन है वो नहीं दिखती है, आप सीधा यहाँ आ जाते हो। क्यों? क्योंकि वो यूडीपी से यूज हो रहा है, इतने वाले जो डेटा पैकेट्स थे वो ड्रॉप हो गए। अगर वो सेंड करता, आपके ऑनलाइन गेमिंग टीसीपी के थ्रू होती, तो जहां आपके डेटा पैकेट ड्रॉप हुए ना, आप रियल टाइम पोजीशन में तो यहाँ पर हो, लेकिन आपके सामने आपको पूरी यहां से यहां तक आती हुई एनिमेशन दिखती, जिस वजह से रियल टाइम गेमिंग का मजा खराब हो जाता। इसीलिए जहां पर आपको डेटा पैकेज ड्रॉप होना मंजूर है बट स्पीड चाहिए, वहां यूडीपी यूज आता है। जैसे आपकी वीडियो कॉलिंग में भी ये होता है ना, नेट गड़बड़ हुआ तो हल्की सी क्वालिटी डाउन हो जाती है, लेकिन वीडियो कॉल चलता रहता है, वो यूडीपी है। ठीक है, हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग में भी यूडीपी यूज होता है, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, मार्केट में ना कई लोग, अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ सब लोग, बट मैंने सुना अक्सर कई लोग बोलते हैं कि टीसीपी वायरलेस होता है और यूडीपी वायर्ड चलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि टीसीपी वायर्ड चलता है और यूडीपी वायरलेसली चलता है, जबकि इन रियलिटी ये चारों ही सिचुएशन ट्रू है। कैसे? टीसीपी वायरलेस, जब मैं किसी से कम्युनिकेशन करता हूँ, व्हाट्सएप चैट पे भेज रहा हूँ, तो टीसीपी कम्युनिकेशन है ना, मैंने हाय भेजा, हाय जा रहा है, ऐसा तो नहीं है हाय की जगह आई हट गया, एच जा रहा है, पैकेट ड्रॉप नहीं हो रहा ना, ये प्रूफ हो गया। टीसीपी वायर्ड, मैं एक केबल से, जैसे फोन से कनेक्ट किया सिस्टम को, ये जो केबल कनेक्शन है या इथरनेट का कनेक्शन जो है, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे इथरनेट से जोड़ के डेटा भेज रहा हूँ, वो टीसीपी वायर्ड में चल रहा है। यूडीपी वायरलेसली अभी हमने देखा, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉलिंग, गेम्स, राइट। यूडीपी वायर्ड ये बहुत कम आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे डिवाइसेस यूडीपी कॉन्फ़िगर्ड नहीं होते हैं, टीसीपी वायर्ड के लिए कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। लेकिन एक डिवाइस है जो यूडीपी के लिए वायर्ड कॉन्फ़िगर होता है, जो कि है सर्वर्स। सर्वर में यूडीपी भी चलता है वायर के साथ वायरलेसली भी, और टीसीपी भी चलता है वायर के साथ वायरलेसली भी। यानी अगर मुझे इन चारों का एग्जांपल देना हो एक ही, तो मैं सर्वर बोलूंगा, क्योंकि सर्वर में टीसीपी यूडीपी दोनों पोर्ट ओपन होती है, दोनों ही सर्वर रूम में आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं कई सारे सर्वर, और हम जब उनसे कनेक्ट करते हैं तब हम वायरलेसली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब आप वेब पेज चला रहे हो किसी सर्वर का, तो आप टीसीपी से चला रहे हो, उससे वायरलेसली कनेक्ट हो रहे हो, और जब आप उससे कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो आप यूडीपी से जनरली डाउनलोड करते हो। तो वो एग्जांपल सबसे बेस्ट है टीसीपी वायर्ड एंड वायरलेसली का। ठीक है, रचित, इथरनेट आ जाएगा आपका, देखो, वायर्ड टीसीपी में, क्योंकि इथरनेट जनरली आईपी टू आईपी चलता है और टीसीपी के लिए बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड वही रहता है। आप चाहो तो सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो, बट वो बाय डिफॉल्ट टीसीपी पे रहता है। ठीक है, चलो, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है, मतलब आप लोगों को सही लग रहा है, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, रिस्पॉन्ड करते जाना।
अब यहाँ हमने नेटवर्किंग के बारे में समझा, राइट? अब धीरे-धीरे और चीज़ें आएगी, लेकिन आज हमने नेटवर्किंग को इन टॉपिक्स के थ्रू जाना है। वही वैसे तो देखो नेटवर्किंग के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जो कि धीरे-धीरे आप जानोगे, राइट? लेकिन याद रखना कि प्रैक्टिकली चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करोगे, प्रॉब्लम्स आते ही जब आप उसके सॉल्यूशंस को ढूँढोगे, नई-नई चीज़ें और पता चलेंगी। अपन वो चीज़ें भी देखेंगे, बट आज हमने नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस किया। अब कल हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स को देखेंगे, ठीक है? जो कि बहुत ही डिटेल्ड में जानने वाले हैं हम, इन्फॉर्मेशन गैदर किसका कैसे किया जा सकता है, ये कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आज के सेशन से आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस, डाउट अगर है, तो आप मुझे चैट में पूछ लो, है ना? तब तक एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, मैं पानी पीकर आता हूँ, ठीक है? चलो, ठीक है। लैन में हॉटस्पॉट खुला है, तो फ़ोन का एक्सेस कैसे लेंगे? या नंबर पता है तो फ़ोन का एक्सेस नंबर पता होने से देखो ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सोशल इंजीनियरिंग कर करा के थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स करके आप एक्सेस ले पाओगे, तो पॉसिबल है फ़ोन नंबर से, ठीक है? और अगर लैन में है तो आपको उसको नेटवर्क स्कैन करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके एक्सप्लॉइट्स पता करके उस पे टारगेट करना पड़ेगा, राइट? जो हम कल से सीखने वाले हैं, है ना? वो सारी चीज़ें वैसे ही रहेगी, ठीक है? ठीक है। कुलदीप देखो, वैसे ना आप खुद नोट्स बनाओगे ना तो वो अच्छा है। तो जैसे ही अभी ये लाइव स्ट्रीम एंड होगी ना, लाइव आपके मेरे चैनल पे जाके देखोगे अपलोडेड मिलेगी। मैं कोई भी वीडियोज़ ऐसे डिलीट नहीं करता हूँ क्योंकि ये पूरा मेरे कंट्रोल में है चैनल, ठीक है? तो आप है ना लाइव पे जाके देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आराम से रोक-रोक के पॉज़ कर के भी आप नोट्स बना पाओगे। अ, हाउ टू कंप्लीट सीएच वैसे देखो सीएच कंप्लीट करना कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, ईज़िली आप बना पाओगे, है ना? कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक गाइड मैं बना दूँगा, ठीक है? आपको बता दूँगा वैसे इसका एक सैंपल मैंने अपलोड कर रखा है चैनल पर, है ना? एक स्पेसिफिक शॉर्ट में डिटेल में मैंने शॉर्ट डिटेल्स मतलब 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें बता रखा है। एक बार आप वो चेक करना। स्टिल अगर आप डिटेल चाहते हो तो एक और डिटेल वीडियो मैं बना दूँगा, ठीक है? सर मेरा एक क्वेश्चन है ऑनलाइन गेम जो होते हैं पीसी और मोबाइल दोनों, उनका एंटी चीट कैसे वर्क करता है? और यू उसे बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? देखो एंटी चीट्स जो है यानी आप कोई चीट अप्लाई कर रहा है तो वो पता चल जाए कंपनीज़ ये यूज़ करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि ऑब्वियसली देखो चीट्स कैसे बनते हैं? वो मेमोरी फ्रैगमेंट्स को चेंज करके। अब एंटी चीट्स उन्हीं फ्रैगमेंट्स के साथ जो चेंजेस होते हैं या जो मैनिपुलेशंस होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, जो कि सडन हो जाते हैं। इसलिए एंटी चीट्स वर्क करता है। तो उसके लिए आपको ना मेमोरी फ्रैगमेंटेशंस पढ़ना पड़ता है, मेमोरी के बारे में जानना पड़ता है, नेटवर्क एलोकेशन, नेटवर्क पैकेट्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, सडन बीच में चेंज कैसे हो रहा है एंड और भी कई स्टफ्स होते हैं क्योंकि ये ना रियल टाइम में ये सब करने के लिए आपको वो सारे प्रोटोकॉल, सारे कोडिंग या वर्किंग पता होनी चाहिए जो उस करंट सिनेरियो में चल रही है, ठीक है? बब सूट भी यूज़ करेंगे, बब सूट टॉपिक तक पहुँचे अपन फिर करेंगे। बाउंटी ओएस, लेट मी चेक बाउंटी ओएस क्या चीज़ है? ये डेबियन बेस्ड है, ठीक है। सेम चीज़ है मतलब आप काली लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो उतना काली या पैरेट इतना इंक्लूडेड 75 प्लस टूल्स यानी टूल्स इसमें कम है कंपेयर टू पैरेट एंड काली। काली लिनक्स में अराउंड 600 है, पैरेट के अंदर 600 से ज़्यादा है, इसमें तो सिर्फ 75 ही है, तो ये कम है इसके अंदर तो टूल्स एंड इवन रिपैक्ड ही है बट जितने टूल्स इसमें टूल्स की लिस्ट है क्या? हाँ, टूल की लिस्ट है, लेट मी चेक कुछ ऐसा है जो नहीं हो, गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट।
नहीं, मतलब इसमें तो 75 टूल्स अराउंड ही है, और ये मतलब इससे तो कई ज़्यादा टूल्स आपके पैरेट और काली लिनक्स में हैं। तो आई डोंट थिंक सो बाउंटी ओएस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, है ना? आई वोंट रिकमेंड यू फॉर दैट करेंटली, क्योंकि बहुत शॉर्ट है ये, ठीक है? रिजेक्ट कॉल। सॉरी गाइस। अम, साइबर सिक्योरिटी के लिए नेटवर्किंग पढ़ना कितना पढ़ना होगा बस स्ट्रॉन्ग करने के लिए? देखो, साइबर सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्किंग की आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी ज़रूरी है। इतनी कि आप है ना, ये देख लो कि नेटवर्क्स में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। जैसे मान लो अगर आज आपको मैं बोलता हूँ कि वेबसाइट को टारगेट करना है, तो वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है? नया आइडिया ना? वो आइडिया करना पड़ेगा, कैसे काम हो रहा है, डोमेन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, डीएनएस क्या होता है, राइट? ज़ोन फाइल्स क्या होती है, डीएनएस के रिकॉर्ड्स क्या होते हैं एंड सो ऑन। तो इतनी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? हाँ, जब भी आप सेल्युलर नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, सिम सबको एक आपका जो आईएसपी है, वो सबको एक यूनिक आईपी प्रोवाइड करता है, सबको एक यूनिक पब्लिक आईपी देता है, ठीक है? ठीक है? कॉल स्पूफिंग और ईमेल स्पूफिंग जानते हैं, हाउ टू प्रैक्टिस। देखो, ईमेल स्पूफिंग कर सकते हो, कॉल स्पूफिंग में ना थोड़ा आपको हार्डवेयर एक्स्ट्रा लगाना होगा, एक्सटर्नल हार्डवेयर लगेगा, क्योंकि जनरली कॉल स्पूफिंग इतनी परफेक्ट किसी और एप्लीकेशन के थ्रू काम नहीं करती है। एक इविल ऑपरेटर नाम से पहले एक एप्लीकेशन आता था, जो पहले रूटेड डिवाइस में वर्क करता था कॉल स्पूफिंग परफेक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे-जैसे अपडेट हो रहे हैं नेटवर्क्स, टेक्निकल चीज़ें, तो वो ऐप उतना एफिशिएंटली नहीं है, तो आपको मैन्युअली वो चीज़ें करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हार्डवेयर्स, ठीक है? अ, शिवम, आई गेस अगर आप मल्टीपल टाइम्स भेज रहे होगे, तो इस वजह से यूट्यूब खुद उसे रोक रहा होगा, है ना? तो एक बार देख लेना, ठीक है? सर, एंटी चीट पर प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ मेरे कॉलेज के लिए, तो उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा? हाँ, देखो, अगर आप एंटी चीट के लिए बना रहे हो ना, तो पहले आपको जो गेम आप सोच रहे हो ना, उसके बारे में पहले आपको वो देखना होगा कि वो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है दूसरे प्लेयर्स के थ्रू। फिर जो चीट यूज कर रहा है, वो किस तरीके का चीट यूज कर रहा है। फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप उसे पता लगा पाओगे कि एंटी चीट कैसे बनाना है। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग भी आपको वहां लगेगी, तो वो चीज आपको वहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, ठीक है। बाकी हाँ, आप लोगों के अगर ऐसे ही सेशंस कंटिन्यू रखने हैं एंड आप लोग इंटरेस्टेड हो ऐसे लाइव क्लासेस के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दो, राइट? अभी मुझे लाइक्स 36 दिख रहे हैं, तो लेट्स सी इंक्रीज कितने होते हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, है ना? तो देखिए, अपन और फ्रीक्वेंटली लाइव्स करें, राइट? हाँ, देखिए, कई सारे रुको, एक-एक करके, क्या आप काफ़ी सारे स्क्रॉल हो जा रहे हैं ना फटाफट। अ, वल्नम मशीन बूट नहीं हो रही है वर्चुअल बॉक्स में। देखो, वल्नम मशीन्स अगर वर्चुअल बॉक्स में कर रहे हो ना, तो एक काम, मतलब मेरी मानो, तो एक बार VMware में करो और उसको एक्सपोर्ट कर दो वर्चुअल बॉक्स के लिए। सर्च करना, वीडियो मिल जाएगी, राइट? वर्चुअल बॉक्स के तरह से एक्सपोर्ट करो, फिर वहाँ यूज़ कर लो, वो ज़्यादा सही हो जाएगा, एरर रिज़ॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ओके। IPv4 एंड IPv6, कुलदीप, देखो, 2 तरीके के ये नोटेशन होते हैं। एक में डेसिमल होता है, एक में हेक्साडेसिमल नोटेशन होता है। IPv4 लिमिटेड है, IPv6 थोड़ी ऐसे है, साइज़ में या नंबर में ज़्यादा है, राइट? ताकि आईपीज़ यूनिक बनती जाए, ठीक है? आईपीज़ की कमी ना हो। ये मेन मोटिव रहता है इन दोनों का। शॉर्ट में अभी के लिए आप इतना ही जान लिए, आगे मैं और डिटेल बता दूँगा। वैसे वीडियो अपलोडेड है चैनल पर एक, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने बता रखा है। ठीक है? ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस।
ओके, शिवम आप B347 की बात कर रहे हैं ना? लेट मी चेक ये आप क्या कह रहे हैं एग्जैक्ट। ओके, काली लिनक्स के टूल की बात कर रहे हैं। ये वेब रिवर शेल के लिए, रेव शेल है ये पीएचपी का। यू नेवर रिप्लाइड माय क्वेश्चन। आप क्वेश्चन तो करो, आपके क्वेश्चन भी नहीं दिख रहे और आपका नाम भी मूवीज हब आ रहा है, तो मैं कैसे आपसे कम्युनिकेट करूं? राइट। IPv5 कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो नोटेशन है ना। अ, ऐसा नहीं है कि कोई 4 के बाद सीधा 6 है, ऐसा उसके लिए नहीं है। नोटेशन की वजह से, उसके पेयरिंग की वजह से। ठीक है, डेसिमल नोटेशन 4 पेयर्स है और 6 पेयर्स होते हैं हेक्साडेसिमल। इस वजह से ऐसे हेक्साडेसिमल के अंदर पेयरिंग आप 2 की बनाते हो इस वजह से। ठीक है, IPv4 32 बिट्स है एंड IPv6 128 बिट है। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो। ओके, सो अब हमने आज ये चीज़ों को कवर किया, इन टॉपिक्स को कवर किया। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? एक छोटा-सा रिव्यू अगर आप मुझे चैट में ड्रॉप कर दें, ठीक है? जाने से पहले, हम भी एंड करने से पहले देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या-क्या चीज़ पसंद आई है ना? तो चैट में ड्रॉप कर दो, ठीक है? फिर हम थोड़ा, मैं आपके लिए कुछ और चीज़ें भी प्लान कर रहा हूँ, धीरे-धीरे वो भी लेकर आऊँगा मैं, है ना? बट हाँ, अभी जो चीज़ें धीरे-धीरे आप लोगों तक आएगी वीडियोज़ के फॉर्मेट में, उनमें आपको कुछ और यूनिक एंड नई चीज़ें भी मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी है, राइट? तो उनको देखना ज़रूर, है ना? शिवम, ये पीएचपी जब आप एक पीएचपी वेबसाइट को टारगेट करते हो, बेसिक एक्सेस लेने के लिए आप जब उस पे टारगेट कर रहे हो और आपको एक शेल अपलोड वल्नरेबिलिटी मिल रही है, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी मिल रही है, तो हम ये रेव शेल बना के अपलोड करते हैं ताकि एक रिवर्स कनेक्शन आ जाए। ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। ओके, मस्त था। ओके, ग्रेट, थैंक्स। शिव प्रसाद, आपको भी बढ़िया लगा, दैट्स ग्रेट। सर कॉलेज में डीएसए करवा रहे हैं बट ब्रांच साइबर सिक्योरिटी। हाँ, तो कोई बात नहीं ना, अच्छा है। स्टिल देखो, टेक्निकलिटी में जितने आप प्रोफाउंड होगे वो आगे कहीं ना कहीं फायदा देगा, राइट? और डीएसए से तो और आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, तो कहीं भी कुछ कंसेप्चुअल चीज आ रही है तो सीख लो, है ना? पोर्टल कह रहे हैं अच्छा लगा सेशन। ओके, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा, बढ़िया बात है। और ऐसे सेशंस हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? बस जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, आप लोग जितना अटेंटिवली आएंगे, सेशंस को ज्वाइन करेंगे, सीखेंगे, उतना ही मैं रेगुलर आता रहूंगा। ठीक है, चलो, ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजों पे आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सो आज के सेशन को आई गेस हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, एंड नेक्स्ट सेशन में हम आगे की चीज़ों को कवर अप करेंगे। कल के सेशन में आराम से टाइम पे आ जाना। अगर आप लोग टाइम से पहले आ जाओ तो और ज़्यादा अच्छा है, ताकि अपन सेशन स्टार्ट करें एंड नई-नई चीज़ें सीखते जाएँ। ओके? चलिए। सो आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, एंड फॉर नाउ दिस इज़ अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ। हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन के लिए तैयार सभी? चलो। हाँ, एक चीज़ और है, जितने भी लोग दूसरे नाम से जॉइन है ना, अगर रीनेम कर सको खुद का नाम तो वेल एंड गुड है। नहीं तो क्वेश्चन के साथ एक बार अपना नाम बताना, ताकि क्या है, बात करने में आसानी हो, क्योंकि है ना, यूजर नेम से बात करने में मजा नहीं आता, राइट? आप लोगों से कनेक्ट तभी हो पाऊंगा जब आपका नाम पता चले। हेलो हेलो, हेलो एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, चलो, ठीक है। अब वैसे जिन लोगों ने अभी, वैसे आई गेस जैसा मैं देख पा रहा हूँ, कल जितने ज्वाइन हुए थे उतने लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो बाकी लोग अगर शेयर कर सको ये लाइव अपने दोस्तों को तो उनको भी भेजो ताकि वो भी ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस। ठीक है, सो
आज के सेशन में हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग, रिकॉनेसेंस इसको समझेंगे। अब ये हमने इससे पहले ओसेंट की एक लाइव कर रखी है, जहाँ पे मैंने आपको ओसेंट के बारे में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा, जैसे कि वो लाइव एकदम स्पेसिफिक थी, अलग थी। यहाँ पर भी जैसा हम कोर्स के लिए चैप्टर वाइज चैप्टर चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल उसके थ्रू कनेक्टेड होगी। यानी जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है रिकॉन्सेंस क्या होता है, फुटप्रिंटिंग क्या होता है एंड सो ऑन, उनके लिए बेस्ट रहेगा। सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चल, तो अभी छोटा सा सॉरी, छोटा सा डिस्क्लेमर। ओके, चलो। वैसे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है, लाइक कर दो, है ना। और दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो उनको भी शेयर करो, ताकि वो भी ये चीजें सीख सके, ठीक है। हाय प्रदीप, आई एम ऑल गुड। चलो, अब आज हम बात करेंगे रिकॉनेसेंस के बारे में, यानी फुटप्रिंटिंग के बारे में। तो जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो भी अगर इसको देखते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं पहले स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। आई गेस आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी, राइट। अब आज हम करेंगे बात फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस की, या रेकॉन भी हम शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या है? ये चीजें इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आती है। हम इसको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोलते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। सा, सारी टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर करने के तरीके इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आते हैं। अब देखो, आपको टारगेट को अटैक करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, बग्स निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए होगा? इंफॉर्मेशन। सामने वाले की जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, उतना ही, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतनी बेटर अटैकिंग, ठीक है। ओके, चलिए। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है, कैसे है, इस पे डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड, कि हमें इसकी नीड क्या है। जैसा अभी हमने बात करी कि जितनी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा फायदा, तो यूजर डिटेल्स हमें पता होती है। यूजर डिटेल्स हमें पता है, जिस वजह से हम यूजर को, या जो भी कंपनी है या जो भी वेबसाइट है, राइट, इनको हम इजीली टारगेट कर पाते हैं। और ये हमारे 5 फेजेस में से, जो कि एथिकल हैकिंग के 5 फेजेस हैं, उसमें से ये फर्स्ट है, ठीक है। अब 5 फेजेस क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ड्रॉप कर दो, चैट में ड्रॉप कर दो। और जिन्हें नहीं पता, कोई इश्यू नहीं है, मैं वो 5 फेजेस आपको बता देता हूँ। फेज नंबर 1, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और रिकॉनेसेंस। इंफॉर्मेशन गैदरिंग और रिकॉन, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। पहला स्टेज यानी सामने वाले के इंफॉर्मेशन निकालना। दूसरा स्टेज, नेटवर्क को स्कैन करना। तीसरा स्टेज, गेनिंग एक्सेस। चौथा स्टेज, मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस यानी एक्सेस को बनाए रखना, यानी उसके एक्सेस ले लिया तो वो बना भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टूट जाए। पांचवा होता है क्लियरिंग ट्रेसेस, यानी सबूत मिटाना, कि भाई हम कभी भी उस सिस्टम पे आए थे, इसके सबूत मिटाने का काम क्लियरिंग ट्रेसेस में होता है। ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग, ठीक है। अब जिनको ये सारी चीजें पता थी, चैट में मुझे बता दो, ठीक है। ठीक है? चल, अब ये फेजेस में सबसे पहला फेज है इन्फो गैदरिंग, यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब ये करी कैसे जाती है, उस पर बात करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गैदर करना क्या है।
इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो कौन सी? हम इसको एक प्रोफेशनल लेवल पर चलते हैं, देखते हैं पहले। जैसे मैं अगर एक वेबसाइट को पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहता हूँ, वेबसाइट पे पेन टेस्टिंग करना चाहता हूँ, बग निकालना चाहता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करूंगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, है ना? तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा वेबसाइट का होगा। ठीक है, अब वेबसाइट पे मुझे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो मेरे प्रोसेस क्या क्या होंगे, कैसे कैसे मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा। सबसे पहले डोमेन नेम डिटेल्स, कि भाई डोमेन नेम कहाँ से लिया है, राइट? क्या उसकी एक्सपायरी कब है ना? एक्सपायर कब हो रहा है? डीएनएस कौन सा है? नेम सर्वर्स कितने हैं, है ना? मतलब ये बेसिक चीज है। मेल सर्वर, एमएक्स रिकॉर्ड, मेल सर्वर, ये चीजें मैं पता करूंगा। मेरा पहला काम होगा डोमेन की ये सारी डिटेल्स निकालना। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि होता है ए रिकॉर्ड, यानी सामने वाले की वेबसाइट की आईपी, उसी को अपन स्कैन करेंगे, है ना? अब ये हो गया हमारा पहला। फिर दूसरी चीज आ जाती है वेबसाइट के सब डोमेन्स। सब डोमेन्स का हम पता करते हैं। अब क्या पता करते हैं इसमें भी? कितने सब डोमेन्स हैं, नंबर ऑफ सब डोमेन्स, फिर उनकी आईपी, देन एक्टिव वन। अब क्या होता है कि सारे सब डोमेन्स एक्टिव हो जरूरी नहीं है, तो जो एक्टिव वाले होते हैं सिर्फ वही हमारे काम के होते हैं, तो हमें वो एक्टिव वालों को छांटना पड़ता है, यानी जिनके पास आईपी अलॉटेड है और वो वर्क कर रहे हैं, वो एक्टिव है, ये हमें पता करना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्टली, अब यहां पर इंपॉर्टेंट काम आता है पेजेस वेबसाइट के। अब ये नहीं है कि मैं गिनूं बैठ के कितने पेज है वेबसाइट में, नहीं। मैं वेबसाइट के पेजेस पे जाकर वहां से इंफॉर्मेशन निकालूंगा। क्या चीज? सबसे पहला काम, टेक्नोलॉजी कौन सी है, यानी वो कौन से टेक में बनाया गया है, पीएचपी पे बना है, राइट, या किसी और टेक्नोलॉजी पे बना है, राइट? ये सारी चीजें उनके पेजेस पे विजिट करके ही मुझे पता चलेगा। क्योंकि जब अगर मैं किसी और टूल का यूज करता हूँ तो कंफर्म वो नहीं बता पाएगा। कंफर्म हम जब एक्टिवली स्कैन करते हैं तब 100% श्योर होता है ना? फिर पेजेस पे आने के बाद टेक्नोलॉजी हमने पता कर दी, उसके बाद सर्वर डिटेल, सर्वर कौन सा है। क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग ना दो तरह की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव के अंदर क्या होता है, आप टारगेट से डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हो। जैसे अगर मुझे एक वेबसाइट को वेब पेन टेस्ट करना है, मैं उस वेबसाइट पे विजिट करके डिटेल निकाल रहा हूँ, वो एक्टिव है। पैसिव तब होगी जब मैं किसी और के थ्रू निकाल रहा हूँ, यानी इनडायरेक्ट। जैसे मैं किसी और वेबसाइट पे गया, शोडन पे गया, जैसे गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, तो उस वेबसाइट से तो इंटरैक्ट हो नहीं रहा हूं मैं। तो जो ये सर्चेस वाले काम है या जो इनडायरेक्ट डेटा निकालने का काम होता है वो पैसिव होता है। अब पैसिव अनोनिमस तो रखता है, लेकिन इनडायरेक्ट होने की वजह से उसकी एक्यूरेसी जो है, डेटा की एक्यूरेसी लो रहती है। हाँ, एनोनिमिटी भले ही हाई रहती है क्योंकि सामने वाले को आपके बारे में नहीं पता, लेकिन जब आप एक्टिवली करते हो तब आपको डेटा कंप्लीटली एक्यूरेट पता चलता है, एंड आपकी एनोनिमिटी बस यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है। तो हमें डेटा एक्यूरेसी से अभी मतलब है, तो इसीलिए हम एक्टिव को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ओके। एवं आपको पता है बट बाकी और भी लोग हैं ना, उनके लिए भी तो है ये सेशन। किसी एक के लिए तो मैं डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ूंगा ना, राइट? साथ सीख रहे हैं सब, तो साथ लेके चलना चाहिए सबको, अच्छा रहेगा, है ना? क्योंकि देखो, आप साथ में लोग, सब लोग साथ में पढ़ रहे हो, सबका ग्रोथ होनी इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि स्प्रिंट रेस नहीं फर्क पड़ता है, अपने को ना लंबी दौड़ के लिए खेलना है। लंबी दौड़ के लिए तैयार होना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक रिवीजन ही हो जाएगा, आपका क्या फर्क पड़ता है ना? चल, अब पेजेस से हम कुछ डेटा उठाएंगे। अब वो डेटा क्या होगा वो समझाता हूँ। डेटा में कई बार हमें कुछ नंबर्स मिल जाते हैं, वेबसाइट पे मिल जाते हैं, ईमेल मिल जाता है, वो हमारे काम का है। हमें डेटा में कई बार कुछ फाइल्स मिल जाती है, जैसे कुछ वेबसाइट्स कोई फाइल डाउनलोड करवाती है, वो मिल गई। या फिर हमें जावास्क्रिप्ट की भी फाइल्स मिल जाती है, हम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को भी ढूंढ सकते हैं, राइट?
वो फाइल्स भी हमें मिल जाती है। तो ये हमें डेटा ढूँढना होता है। ओके, चलो, ओके, ठीक है। तो ये सारे डेटा हमें ढूँढने पड़ते हैं। अब वेबसाइट पे ये काम होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है आपके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है? इन शॉर्ट बताऊँ तो इनपुट पॉइंट्स। अब ये बहुत सारे हो सकते हैं इनपुट पॉइंट्स आपके, जनरल जो कि विजिबल होते हैं। जैसे अगर आप कहीं पे लॉगिन कर रहे हो तो इनपुट पॉइंट ईमेल आईडी और पासवर्ड इनपुट पॉइंट्स है, पैरामीटर होते हैं। कुछ होते हैं जो विजिबल है, कुछ होते हैं जो इनविजिबल रहते हैं, वो भी हमें ढूंढने पड़ते हैं, राइट। कुछ होते हैं जो आपके यूआरएल में होते हैं, कुछ होते हैं जो आपके रिक्वेस्ट के हेडर्स में होते हैं, ये आपको देखने पड़ते हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द काम इन्हीं के थ्रू होते हैं। यहीं पे आप अपना टारगेट के लिए जो एक्सप्लॉइट है वो ऐड करते हो और एक्सप्लॉइट करते हो। ठीक है। अब ये तो बात हुई वेबसाइट की, लेकिन अगर वेब सर्वर की बात है तो, अगर सर्वर है तो आप क्या डेटा निकालोगे? अगर वो एक सर्वर है तो उसके पोर्ट्स कौन कौन सी ओपन है, ठीक है। अब वैसे तो ये यहाँ पर आपके एनमैप का या नेटवर्क स्कैनिंग का रोल आ जाता है, लेकिन हम वेब के थ्रू भी कुछ आइडिया ले सकते हैं, राइट, वो चीजें। फिर सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सर्विसेज कौन कौन सी रन हो रही है, ये आपको पता करना होता है। ये बेसिक डिटेल्स चाहिए होती है आपको, ठीक है। अब ये चीजें आ गई सर्वर के ऊपर। अब अगर कोई पर्सन है, यानी किसी ह्यूमन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, जो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, यानी कोई कंपनी नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन है, उस केस में यहाँ पर आपको नंबर हो गया, नंबर, प्रॉपर फुल नेम, राइट, फुल नेम पता होना चाहिए। एड्रेस भी कई जगह ढूंढ के निकालते हैं, राइट, बैंक नेम, अदर डिटेल्स। अब यहाँ पे अदर डिटेल्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा पॉइंटर्स लिखना नहीं चाहता। क्यों लिखना नहीं चाहता? ऑब्वियसली यूट्यूब पे हम ये कर रहे हैं तो आप भी जानते हो, राइट। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जितनी मैक्सिमम डिटेल्स निकाल सको उतनी निकालनी होती है, क्योंकि जब कोई सोशल इंजीनियरिंग करता है तो उसके पास आपकी अच्छी खासी डिटेल होती है, तभी तो वो आपको इजीली मैनिपुलेट कर पाता है कि आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, राइट, किसमें आपको शौक है, किन चीजों में मजा आता है, किसमें नहीं आता है, एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये चीजें चाहिए क्या क्या। अब पॉइंट आता है रिसोर्सेस, कि कहाँ से इकट्ठा करें इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक एक पॉइंटर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सब लोग यूज करते हैं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आप क्या करते हो सबसे पहले? बताओ। चैट में ड्रॉप करना। एंड मैं ये देख पा रहा हूँ कई लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइव को लाइक नहीं करा। लाइक कर दो, है ना, ताकि और चीजें अपन सीखते रहे, ठीक है। बाकी मुझे बताओ, पहली ऐसी क्या रिसोर्स है जो आप हर कोई यूज करता है जब भी उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? बताओ। बिल्कुल, गूगल। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो क्या मैं इसको सर्च इंजन लिख सकता हूं? राइट, मैं सर्च इंजन लिख सकता हूं इसको, है ना। अब सर्च इंजन पे चीजें कैसे काम करती है वो देखते हैं। मैं ब्राउजर ओपन करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं google.com, ping.com, ठीक है, कुछ सर्च इंजन ओपन कर रहा हूं मैं। याहू सर्च, डक डक गो, ठीक है। ये कुछ कॉमन सर्च इंजन है जिनको अक्सर लोग यूज करते हैं, जिसमें से डक डक गो जो है वो काफी
एनोनिमस एनोनिमस भी नहीं, प्राइवेट हम कह सकते हैं। आपके डेटा को सेंड नहीं करता, ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है, ये इसका खासियत है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ हैकिंग, इधर भी लिखता हूँ हैकिंग, यहाँ पे भी सेम, एंड यहाँ पे भी सेम। यहाँ एक चीज नोटिस करो, पहली वेबसाइट फोर्टिनेट, सिस्को, कैस्पस का है। यूडमी, वीएम, फोर्टिनेट, गीक फॉर गीक्स, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, याहू पे आते हैं। फोर्टिनेट, गीक्स फॉर गीक, विकिपीडिया, आईबीएम, वीएम, यूडमी, स्प्लंक, फोर्टिनेट, यूट्यूब, हैकर्स एकेडमी। मतलब चारों के ही फर्स्ट पेज में ही डेटा में इतना डिफरेंस आ रहा है, राइट? किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे तो और डिफरेंसेस आएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा लिख लेता हूँ, है ना, टाटा मोटर्स, या सिंपल नॉर्मली वे, मुझे टाटा के बारे में क्या डिटेल मिलती है इस वर्ड को लिखने से, ठीक है। पहले आ गई टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप्स, कार वाले आ गया, फिर बीच में यहाँ पे टाटा मोटर्स, विकिपीडिया आ गया, अब टाटा ग्रुप आया है, राइट। यहाँ पे भी मोटर्स पहले, विकिपीडिया, फिर नॉर्मल, यहाँ पे पहले विकिपीडिया आया है, फिर मोटर्स ग्रुप, फिर ब्लूमबर्स। अब ये क्या होता है, देखो टेक्निकली हम अगर बात करें ना, ये जो सर्च इंजन पे जो रैंकिंग्स आती है, ये पेड भी होती है, बनाई भी होती है, ऑर्गेनिक भी होती है। देखो ऑर्गेनिकली भी आप रैंक करते हो, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पेज पे हमेशा वो चीजें होती है जो आपको दिखाना चाहते हैं वो लोग। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन के लिए और डीप डाइव करके अलग अलग पेजेस पे जाना, सेम अलग अलग सर्च इंजन का यूज करना, क्योंकि कुछ इंजन्स पे कुछ डेटा ऑफ रहता है या फिर हाइड किया हुआ रखते हैं, या लोग उसको वहां पर इतना प्रमोट नहीं करते हैं, बट बाकी सर्चेस उसे वहां दिखा देती है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। चल, अब ये तो थे बेसिक सर्च इंजन, ठीक है, इनको मैं हटा देता हूँ। एंड अब मैं लाता हूँ आपके लिए हैकर सर्च इंजन, जिसमें से पहला है शोडन डॉट आईओ और दूसरा है सेंसस सर्च। सेंसस सर्च, ये दोनों हैकर सर्च इंजन है। यहाँ जनरली आप आपके टारगेट की आईपी लिख के वहां से डिटेल्स निकालते हो। सो फॉर एग्जांपल एक काम करता हूँ, डोमेन टू आईपी कन्वर्टर, ठीक है। डोमेन टू आईपी कन्वर्टर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं facebook.com लिख लेता हूँ, चलो, एंड इसको कन्वर्ट करते हैं। अब आप टारगेट की आईपी यहाँ पे पेस्ट करोगे, दोनों में ये चीजें मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले स्टूडेंट पे चलते हैं, कुछ पोर्ट्स बता दिए ओपन। पोर्ट्स पे जो डेटा मिला वो समझा दिया कि 80 एंड 443 ओपन है, जो कि ऑब्वियसली वेबसाइट है तो 443 और 80 ओपन होगी ही होगी, है ना। एसएसएल सर्टिफिकेट है, ये दिखा दिया। टेक्नोलॉजी में इसने HTTP 3 बताया है, HTTP 3 वर्जन यूज किया है। आईएसपी फेसबुक ही, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये रहा। होस्ट नेम बता दिया ये, ठीक है। भाई ये होस्ट नेम है, यानी इसकी क्लाउड सर्विस का या इस सर्विस को ये यूज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है, सॉफ्टवेयर प्रॉक्सीजन, यानी कोई फेसबुक का खुद का प्रॉक्सीजन है जो कि वो 80 पे यूज कर रहे हैं, ताकि जो भी वहां आए वो रीडायरेक्ट हो जाए उनके 443 पे। अब कैसे पता चला, क्योंकि इन्होंने मूव्ड परमानेंटली 301 लिख रखा है। 301 रिक्वेस्ट होती है रीडायरेक्शन की, तो इन्होंने यूजर को यहीं पे रीडायरेक्ट करा है, क्योंकि अगर आप HTTP facebook.com पे आओगे तो वो नहीं ऑन होगा, है ना, वो HTTPS पे लोड होगा, ठीक है, जो कि 443 पे चलती है। अब यहां से आपको ये भी पता चला कि TLS वर्जन 1.3 यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। इससे आपको TLS के बारे में भी अंदाजा लग जाता है। ये दोनों काफी अच्छी चीजें हैं सामने वाले की डेटा इकट्ठा करने के लिए। आप बटेल, सामने वाले की आईपी आप दो तीन तरीकों से निकाल सकते हो, एक्टिवली और पैसिवली। अभी मैंने पैसिव निकाली है, यहाँ पे सामने वाले का डोमेन नेम लिख दो डोमेन टू आईपी कन्वर्टर में और आपको आईपी मिल जाएगी। एक्टिवली करना है तो आप उसमें पिंग कर सकते हो कि पिंग एंड देन सामने वाले का नाम। बेसिक सी चीज है, ठीक है, ये बेसिक आप काम कर सकते हो, ठीक है।
पटेल, फ़ोन नंबर की कोई आईपी नहीं होगी। फ़ोन नंबर की आईपी कैसे पॉसिबल है? राइट, फ़ोन नंबर से उसका इंटरनेट एक्सेस मिलता है, वो डिवाइस को आईपी देता है, तो आईपी हमेशा डिवाइसेज़ की होती है। नंबर की कोई आईपी नहीं है, ठीक है? नंबर की कोई आईपी नहीं होती है। चलो, अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अगर आपको करनी है। उसके लिए आप रिवर्स इमेज लुकअप पे जा सकते हो। राइट, किसी पर्सन के बारे में जानना है तो गूगल इमेजेस आपको पता है। बाकी डुप्ली चेकर एंड टाइनी आई भी एक अच्छे सर्च इंजन है जहाँ पर आप इमेजेस ड्रॉप करके या यूआरएल भी ऐड करके चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हो। ठीक है? इमेजेस के बारे में पता लगा सकते हो। ओके? फेस आईडी चेक एक ये भी है जो आपको चीज़ें बताएगा। ठीक है? यहाँ से भी आप फेस आईडी से चीज़ें पता लगा सकते हो। राइट? अच्छी मेरी कितनी डिटेल्स निकालता है ये। यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं शो कर रहा है। मुझे इसको कॉपी करके ही यहाँ ले जाना होगा क्या? ठीक है, ये डाउनलोड करके करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग कर लेना चेक। ठीक है, मिल जाएगा आपको। ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ये फेसेस मैच करता है। ये एमएल का यूज करके जो फेसेस मैच होते हैं उसके हिसाब से सामने वाले की डिटेल पता चल आता है। यानी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई मैसेज आया और वो कह रहा है कि मैं इस पर्सन ये पर्सन हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे उसकी अपलोड कर दो, फेस फोटो अपलोड कर दो। पता चल जाएगा कि वो पर्सन रियल है या नहीं है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं फेक अकाउंट बनाने के लिए कुछ इमेजेस जो ऑनलाइन पब्लिक होती है उन्हीं को यूज कर लेते हैं एज अ प्रोफाइल पिक। यहाँ से वो चीज आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ टूल है। बाकी ओसेंट ऑब्वियसली काफी अच्छा टूल है। यहाँ पे वैसे हम इस पे बारे में बात कर चुके हैं ना। इसके लिए आप हमारी जो ओसेंट वाली लाइव है वो चेकआउट कर लेना। आज की लाइव में हम इसको इतना डिटेल स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि उस पूरी लाइव में हमने 1 डेढ़ घंटा उस पर डिस्कशन किया है। ठीक है, बट हम ये पढ़ चुके हैं। स्टिल मैं आपको जो नए हैं उनके लिए बता दूं, यहाँ पर आपको कई सारे रिसोर्सेस मिलती है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। जैसे मुझे अगर किसी के ईमेल की इंफॉर्मेशन निकालनी है, ईमेल पे जाऊंगा, ईमेल सर्चेस पे जाऊंगा। एंड ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है अब जिनके आगे टी लिख रखा है वो लिंक बताते हैं टूल्स के जो मुझे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। यानी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक टूल के पास ले जाएगा जो मुझे इंस्टॉल करना होगा। ये देखो, ये मुझे यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा या गिट क्लोन करना पड़ेगा, तब मैं इस टूल को यूज कर सकता हूँ। वहीं जिनके आगे कुछ नहीं लिख रखा है वो नॉर्मल वेब पेजेस है जहां पे जाके मैं सर्चेस परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लॉग इन किया है, सर्चेस यूज कर लिए। राइट, फोन नंबर की डिटेल्स के लिए भी आप यहाँ से आ सकते हो। ठीक है, बट इंडियन में ये वर्क कम करेगा क्योंकि इंडियन सर्विसेज यहाँ पे एलोकेटेड नहीं है। राइट, ट्रू कॉलर यूज कर सकते हो बट वो तो हम फोन में भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। राइट, बाकी ज्यादा यहाँ पर बाहर के डिवाइसेस के या बाहर के नंबर्स की डिटेल ज्यादा मिलेगी आपको। तो अगर किसी इंटरनेशनल कंपनी पे वेब पेन टेस्टिंग करते हो, उनके नंबर्स मिलते हैं या कोई लीक डेटा मिलता है तो आप यहाँ से वो डेटा एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। लेकिन अब डोमेन के बारे में और इंफॉर्मेशन निकालनी है तो कहाँ जाओगे? डीएनएस चेकर। या डीएनएस चेकर पे जाओगे, यहाँ से डीएनएस के बारे में डिटेल्स निकाल पाओगे। और एक एमएक्स टूल बॉक्स सुपर टूल, ये भी मैं बता चुका हूँ शायद। राइट, स्टिल ये बहुत अच्छा टूल है इसलिए बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ रिकॉर्ड्स के लिए, फॉर एग्जांपल facebook.com। ठीक है, एमएक्स रिकॉर्ड बताता है मेल सर्वर्स, तो उसके मेल सर्वर ढूंढ के दे देगा। ये देखो ये रहे। फिर ड्रॉप डाउन पे गया और यहाँ पे काम करते हैं हम, एसओए रिकॉर्ड निकालते हैं। एसओए रिकॉर्ड पता चल गया जिससे हमें प्राइमरी नेम सर्वर का नाम पता चल गया। एक ईमेल भी मिली है रिस्पॉन्सिव जो है। यानी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जाएगी।
ओके। फिर टीएक्सटी रिकॉर्ड, कई बार इसमें कुछ काम का डेटा होता है लेकिन हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये एसपीएफ रिकॉर्ड्स ही हैं इसमें तो सारे। तो ऐसा तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, सिर्फ एसपीएफ रिकॉर्ड्स है, राइट। सीनेम देखते हैं, सीनेम के रिकॉर्ड में कुछ मिलता है नहीं, क्योंकि फेसबुक पे जब हम जाते हैं वो कहीं रीडायरेक्ट नहीं करता है हमें, इसलिए सीनेम में कुछ नहीं आएगा। ब्लैकलिस्ट चेक करते हैं, वैसे तो पॉसिबल कम ही है ना। बट ये डिटेल्स यहाँ ओके ओके आ रही है। एक जगह टाइम आउट हो चुका है, जो कि ये प्रोटेक्शन, ये ब्लैक लिस्टिंग साइट थी, बट उसने भी टाइम आउट हुआ है, रिजेक्ट नहीं किया। ट्रिपल ए रिकॉर्ड चेक करते हैं कि IPv4 है इसकी या IPv6 है। तो IPv6 मिल जाती है इधर, और डीएनएस लुकअप में आपको IPv4 मिलेगी। ये देखो, IPv4 मिल गया और ये IPv6 मिल गई। इन दो तरीकों से आप इनके आईपीज भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चलो, अभी तक जो जो चीजें अपन ने देखी, क्या वो सारी क्लियर थी? एक बार वो मुझे चैट में ड्रॉप कर दो। पहला तो हमने सर्च इंजन देखा, दूसरा कुछ रिसोर्सेस, वेबसाइट्स, जिसमें से एक हमने देखी ओसेंट, जो कि हम एक लाइव में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, जो आप लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। सेकंड, MX टूल बॉक्स, सुपर टूल। वैसे और भी ऐसे वेब सर्विसेज हैं, ठीक है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें से एक मैं आपको और अच्छी बताता हूँ इससे, जो कि है वेब चेक XYZ। ठीक है, ये रही वेब चेक XYZ। ये बहुत अच्छी रिसोर्स है, यहाँ पर हम इसको लिस्ट कर देते हैं, वेब चेक XYZ। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। अब जैसे यहाँ पर है ना वेबसाइट में, लेट्स सपोज instagram.com लिख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, एंड एनालाइज। अब ये एनालाइजेशन स्टार्ट कर रहा है, ये देखो काफी सारी चीजें यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है, टाइम चल रहा है, एंड कुछ डिटेल्स हमें पहले ही इसने बता दी है, राइट। सर्वर की लोकेशन क्या है, किस कंट्री में है, लैंग्वेजेस कौन सी यूज्ड है, राइट, करेंसी कौन सी है, SSL सर्टिफिकेट इशू किसने किया, राइट, एक्सपायर कब हो रहा है, रिन्यू कब हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। डोमेन के बारे में, कब क्रिएट हुआ, अपडेट कब हुआ, रजिस्टर कब हुआ, सारी चीजें, ठीक है। फायरवॉल, अब इसमें कि भाई इसके पास इस डोमेन में कोई फायरवॉल एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है, ये बता दिया। ए रिकॉर्ड में आईपी मिल गई, सी नेम से कुछ नेम सर्वर्स पता चल गए, MX रिकॉर्ड में IPv6 मिल गई, किसकी, मेल सर्वर्स की। तो ये देखो यहाँ पर अच्छी खासी डिटेल आपको मिल जाएगी एक ही साथ, ठीक है। IPv4 मिल गई यहाँ पर, security.txt प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। security.txt क्या होता है कि बताता है भाई जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स होता है ना, कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, सो ऑन, उनके लिए डिटेल्स रहती है। बट इन्होंने ये मेंशन नहीं कर रखी है, तो इसका मतलब मैनुअली खुद देखना पड़ेगा सामने वाले को, ठीक है। अब देखो फिशिंग स्टेटस, नो फिशिंग आइडेंटिफाइड। रीडायरेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है, ये दो यूआरएल्स बता दी, जो कि instagram.com एंड www.instagram.com, सेम वेबसाइट है, ठीक है। STXS इनेबल्ड है, जो कि अच्छी बात है। सर्विस अप है, बिल्कुल अप है, यानी वेबसाइट अभी चल रही है, ये भी चेक कर लेता है ये। फिर टेक्स्ट रिकॉर्ड में क्या चीजें हैं वो बता दी। क्रॉलर्स के रूल्स बता दिए। अब देखो क्रॉलर्स क्या होते हैं कि भाई वेबसाइट पे कौन कौन से क्रॉलर्स अलाउड है। क्रॉलर्स वेबसाइट के डेटा को एक्सप्लॉइट करने के लिए होते हैं। तो देखो, यूजर एजेंट्स डिसअलाउड जो जो है, परप्लेक्सिटी, जीपीटी बॉट्स, ये सब देखो डिसअलाउड है। अलाउड वाले देखते हैं कहीं है क्या, ये या फिर इन्होंने सिर्फ डिसअलाउड दे रखा है कि भाई इनके अलावा आ सकते हैं, यानी अगर कोई Yandex से सर्च कर रहा है तो वो अलाउड नहीं होगा, इन पे डिटेल्स नहीं निकाल पाएगा। क्लाउड बॉट और ये सारे इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं। क्यों कर रखे हैं? ताकि इंटरनली किसी यूजर की डिटेल स्क्रैप करके वो ना निकाल पाए, इसीलिए सेफ्टी रीजन की वजह से यहाँ पर ये मेंशन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसके रिजल्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं था। ये टूल इससे भी ज्यादा चीजें परफॉर्म करता है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। बट तब तक आप लोग मुझे
चैट में ये बता दो अभी तक जो अपन पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है और सेशंस में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले वो बता दो ताकि फिर हम धीरे धीरे आगे वाली चीजों को भी अच्छे से पढ़ते जाएं। बताओ। उन पे भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। तो ठीक है, ग्रेट, अच्छी बात है फिर। चलो, अब देखते हैं ये टूल और आगे क्या कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एक्सटर्नल टूल्स आएंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको जाके डेटा इनपुट करना पड़ेगा, नहीं। अगर आप, मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा इन पे, या फिर आप मिडिल जो स्क्रॉल व्हील है उससे कर सकते हो। क्लिक किया, यहाँ पे ये सर्च उसके परफॉर्म कर देगा। अगर नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर डोमेन सर्च कर सकते हो। अब ये क्या करता है, उसकी डिटेल्स इस पे वैसे मेंशन रहती है। ये आइडेंटिफाई करेगा। एसएसएल लैब पे क्लिक करेंगे, एसएसएल लैब टेस्ट करने लग जाएगा। ये देखो इंस्टाग्राम का ग्रेड बी है, यानी एसएसएल इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, वायरस टोटल पे चेक करना, शोडन पे, आर्काइव पे, यूआरएल स्कैन, इन सब पे अगर क्लिक करते हैं, ये सब डीएनएस चेकर जैसा मैंने बताया था वो भी है। तो इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये सब पे स्कैन होते जा रहे हैं। ये क्लीन है, ये बता रहा है कि ये वेबसाइट सेफ है। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम है तो सेफ ही होगी। विबैक मशीन, जैसे फॉर एग्जांपल 2014 2004 में देखते हैं ये कैसी थी। 26 नवंबर का पहला एक स्नैपशॉट अवेलेबल है। इससे आप टाइम में पीछे जाके वेबसाइट की हिस्ट्रीज देख सकते हो। तो कई बार हमें कुछ पुराने डेटा मिल जाते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं या काम के होते हैं। ये एक अच्छी रिसोर्स है ना। ये लोड होता है तब तक इधर आते हैं। ये देखो, कुछ ऑनलाइन डिटेल्स अवेलेबल थी इसके बारे में, पब्लिक है, जिसको चेकआउट आप कर सकते हो। ठीक है, एसएसएल टेस्ट हमने देख ही लिया। इसके लिए हमें आई एम नॉट अ रोबोट बताना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स गो। ये देखो, डोमेन की सारी डिटेल्स यहाँ बता दी इसने, सारी। आईपी इतने चेंजेस हुए हैं, इतने यूनिक आईपीज है 21 सालों में, यानी 21 सालों में इन्होंने इतनी बार आईपीज नहीं खरीदी या बदली है। राइट, कुछ नंबर्स, ईमेल्स एंड डेटा से यहाँ मेंशन्ड है। सेम डीएनएस रिकॉर्ड्स, साइट ओनरशिप वेरीफाई, एडोब से वेरीफाइड है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सबसे वेरीफाइड है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन्ड है। एमएक्स रिकॉर्ड्स, कौन से मेल सर्वर से आ गए यहाँ पर, ईमेल आ गया। राइट, तो इंफॉर्मेशन यहाँ अच्छी खासी मिल रही है। डीएनएस चेक करने भी चेक कर लिए, डीएनएस कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अब ये देखो, ये ऐसी कुछ थी इंस्टाग्राम 2004 में। अब यहाँ आते हैं, इस दौरान 2012 करीब, देखते हैं क्या चेंजेस आए थे। ये हो सकता है माइट भी किसी और को अलॉटेड हो ये उस समय, चांसेस है। ये देखो इंस्टाग्राम 2000, ये हम किस समय में आए थे, 2012। 2012 में कुछ ऐसा था ये। ठीक है, ये वेबसाइट फिर धीरे धीरे ये इम्प्रूव हुई समय के साथ साथ। अब 2015 में चल के देखते हैं या 16 में देखते हैं। राइट, जिससे आप है ना इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो वो मिल जाए, ये हमारे काम की है। ठीक है, एक बार इसको लोड होने देते हैं। अब थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स के डेटा लोड रखता है, तो इसमें है काफी सारी चीजें, तो इस वजह से। उन चीजों पे भी बात करेंगे। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे अपने पॉइंटर्स आएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अभी जैसे मैं आप लोगों का सबका पहले बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, फिर जैसे जैसे एडवांस टॉपिक टच करेंगे ना, तब आप सब सेम पेज पे रहो। इस वजह से अपन पहले सारे ग्रोथ के लिए जो रूट लेवल चीजें हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आगे गिटहब पे भी आएंगे एंड और रिसोर्सेज पे आएंगे, धीरे धीरे करके सब चीजें एक्सप्लोर करेंगे अपन। ठीक है, गणेश, अब मैं शील्ड राइज पे ये मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन है शील्ड राइज। राइट, इसको मैं ही लीड करता हूँ, तो ये चैनल फुल अब मेरे कंट्रोल में है।
मैं ही इस पे कंटेंट अपलोड करूँगा, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन आ जाए या कुछ पुराना कंटेंट रहे। यहाँ सब आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अपडेटेड रहने के लिए, रेगुलर सीखने के लिए आप शील्ड राइज को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है? बाकी हाँ, आप लोग ऐसे वीडियोज़ पे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो देख के अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, राइट? तो आपके एक कमेंट, एक-एक, 2-2 कमेंट्स भी, लाइक्स भी बहुत वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है? माइट भी आप लोगों को लगता नहीं होगा, राइट? क्योंकि एज़ अ व्यूअर हमें लगता नहीं है। जैसे मैं भी अगर किसी का चैनल देखता हूँ और ये सोच रहा हूँ कि क्या करूँ कमेंट करके, राइट? हमें ऐसा लगता है क्या ही फ़र्क पड़ेगा? बट एज़ अ क्रिएटर बेस फ़र्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब ये देखो, फिर 2018 में कुछ ये साइट ऐसी हुई, राइट? एंड फिर 2025 में जाके क्या होगा, ऐसा यहाँ पर आपको हिस्ट्री दिख जाती है। तो यहाँ पर पेज में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ डेटा मिल जाए, तो हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये चेक करने से आपको डेटा मिल सकता है जो कि पुराना हो, जो उन्होंने गलती से डाल दिया हो और फिर हटाया हो। यहाँ से ये चीज़ें मिल जाएगी। डीएनएस डंपस्टर हो गया, बिल्ट विथ से टेक्नोलॉजी पता चल जाती है, जो कि हमने बात करी है कि टेक्नोलॉजीज़ पता होनी चाहिए, राइट? कि डीएनएस डंपस्टर ये थोड़ा टाइम ले रहा है साइट्स, ठीक है? लोड रहता है इन साइट्स पे, इस वजह से। यहाँ पे हम डोमेन लिख लेते हैं, चलो, ram.com। हम बेसिक डिटेल्स निकाल रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे ये सारा, इतना सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक ग्राफ के तरह भी इन्होंने अरेंज कर दिया सारा डेटा, और बाकी ये सारा डेटा आपको टॉप पर मिल ही रहा है। ठीक है? यहाँ पे डिटेल्स आ गई, राइट? कहाँ पर मेन ज़्यादा है वो चीज़ें, वो मेंशन हो गई। हाँ, क्या क्वेश्चन है पूछ लो। ये सारी यहाँ पर अवेलेबल है। एट एनी सिंगल एक टूल से आप काफ़ी सारे डेटा इकट्ठा कर पा रहे हो। तो इसलिए मैंने ये टूल आपको बताया। बाकी फिर टर्मिनल बेस्ड भी कुछ चीज़ें हैं, जिनको हम जानेंगे। ठीक है? बताइए। पहले अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, वो पूछ लो, फिर हम कुछ और पॉइंटर्स को देखेंगे। ओके? ये जो भी क्वेश्चन है आप लोग चैट में मुझसे पूछ लो। ओके? चलो, अगर क्वेश्चन अभी आप लोग नहीं पुट ऑन कर रहे हो, तो हम आगे फर्दर चेक कर लेते हैं टॉपिक। ठीक है? अब हमने ये पॉइंट्स तो देख लिए। भई ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके अंदर कुछ और सब यूआरएल्स है, सब साइट्स है जो हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है? ये हम मेंशन कर देते हैं, है ना? ताकि हमारे काम आ जाए। अब ये चीज़ों के बाद इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में अब सारा आता है थोड़ा एक्टिव हायर लेवल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? साइट पे जाना पड़ता है। साइट को एक्सेस करोगे आप, स्पाइडरिंग टूल का यूज़ करोगे, ठीक है? अब आप भले ही स्पाइडर यूज़ करो, बर्बसूट का, बर्बस्वीट का यूज़ करो, वास्प, ज़ेप्रॉक्सी यूज़ करो, ठीक है? कोई भी यूज़ करो। एक बार के लिए आपको स्पाइडरिंग करनी होती है, या इनका एक्टिव स्कैनर जो है, ये टूल यूज़ कर सकते हो, ताकि ये वेबसाइट पे आपके लिए खुद स्कैन करे सारी चीज़ें, उनके सारे यूआरएल, सारे पेजेस, सारे फाइल्स लाके आपको दिखा दे एक लिस्ट में। क्योंकि आप मैनुअली अकेले करते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये टूल्स आपके टाइम को फास्ट, यानी टाइम ज़्यादा कंज़्यूम ना हो, उसके लिए यूज़ होते हैं। आपका क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है, राइट? आप कह रहे हो ना क्वेश्चन पुट कर दिया है, वो क्वेश्चन मुझे शो नहीं हो रहा है। एक बार आप वापस ऐड कर लो, राइट? माइट बी वो हाइड हो गया हो किसी वजह से, ठीक है? स्पाइडरिंग क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। देखो, स्पाइडरिंग क्या है?
अगर मुझे एक वेबसाइट के पेजेस कितने हैं वो गिनने हैं, क्या मैं खुद मैन्युअली गिन पाऊंगा क्या? मतलब सोच के देखो, मैं एक पेज पे गया, उसके अंदर और लिंक्स होते हैं और पेजेस होते हैं, फिर उन सब पेजेस के भी पेजेस होते हैं, बहुत सारा डेटा होता है, राइट? स्पाइडरिंग वो काम आपके लिए करता है, यानी वेबसाइट के हर पेज पे जाएगा, विजिट करेगा एंड उसको लिख देगा आपके लिए। तो आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि इस वेबसाइट में क्या क्या पेजेस है, कौन से किस फोल्डर में है एंड सो ऑन। तो आपके लिए एक ब्लूप्रिंट बना देता है वेबसाइट का। ठीक है, तो ये काम आता है स्पाइडर। फिर आपका यूज होता है मैनुअल स्कैनिंग। आपको मैन्युअली स्कैन करना पड़ता है टूल्स का यूज करके, जिनको हम आगे ऑब्वियसली यूज करेंगे। उनका यूज करके स्कैनिंग करते हो आप मैन्युअली, और यहां से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकालते हो जो कि जनरली मिलती नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप निकालते हो। क्लियर है ये चीजें? अब इन्हीं कुछ एक्स्ट्रा चीजों के लिए हम पहले सहारा लेते हैं नेटवर्क स्कैन का, फिर आगे बढ़ते हैं चीजों के लिए, राइट? इनके साथ साथ और भी चीजें जरूरी है, बट धीरे धीरे हम वो भी पॉइंटर्स टच करेंगे। बट नेटवर्क स्कैनिंग आपको और भी डिटेल्स लाके दे देती है। नहीं, अगर आपका पुराना साइट है, देखो आप वेबएक मशीन ना सिर्फ वेबसाइट का पुराना पेज का एक स्ट्रक्चर देता है, राइट? वो उस वेबसाइट के डेटाबेस तक नहीं जोड़ता आपको। यानी अगर आप वहां जाके लॉग इन करोगे, अगर आपका साइट मान लेते हैं 2015 के पेज पे गए और 2015 पे आपका अकाउंट था, फिर भी लॉग इन करोगे तो आप लॉग इन वहां नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेबएक मशीन बस उसके आर्काइव्स को रखता है ना? उनके डेटाबेस से तो जुड़ा नहीं है। तो डेटाबेस से जुड़ा नहीं है तो आपका अकाउंट लॉग इन करने नहीं देगा, कर भी नहीं पाओगे। सेम चीज है। ठीक है, चलो, आप लोगों के जो क्वेश्चन है एक बार आप वो पुट ऑन कर लो, राइट? तब तक एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अपन। ओके, चलिए। अब देखो, एनमैप कैसे यूज करेंगे, एनमैप पे भी हम डिटेल सेशन रख रहे हैं। कल हम एनमैप को ही डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, कल पूरा आराम से क्लास पूरी अपनी एनमैप के अराउंड ही होगी। नेटवर्क स्कैनिंग पर ही हम पूरा बात करने वाले हैं कल। ठीक है, तो अगर एनमैप के बारे में जानना है, कल का पूरा सेशन उसी के ऊपर है ना? क्या फ्लैग्स होते हैं, एनमैप क्या काम आता है, कैसे यूज करना है, सारी चीजें कल वाले सेशन में हम बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चल, ओके, हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज अपन ने देखी, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमने ना ज्यादातर पैसिवली स्कैनिंग की। एक्टिवली स्कैनिंग करने के लिए आपको साइट पे जाना पड़ेगा। अब एक्टिव स्कैनिंग के लिए हमें पहले पैसिवली जितनी मैक्सिमम डेटा निकाल सकते हैं उतना निकालते हैं। अब एनमैप जो है एक एक्टिव स्कैनिंग का पार्ट है, तो वहां पर भी हम एक्टिवली डेटा को इकट्ठा करेंगे एंड फिर उस डेटा का यूज करेंगे आगे अटैकिंग में। ठीक है, ये हमें फायदा देता है। देखो, टारगेट को बिना पिंग करे आप पिंग स्वीप स्कैन का यूज कर सकते हो। ठीक है, पिंग स्वीप, हाँ, डैश कैपिटल पी स्मॉल एन, राइट? पी स्मॉल नहीं रहेगा, कैपिटल रहेगा। ठीक है, यूज कर सकते हो, बट फिर भी पैकेट्स दूसरे जाते हैं। पिंग भले ही नहीं जा रहा है, बाकी बाकी दूसरे पैकेट्स जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। कल लाइव का टाइम वही है। आप एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आई गेस जो लोग आज नए ज्वाइन हुए हैं, आप लोगों को मैं ये चीज बता देता हूँ। आप है ना लाइव सेक्शन में जाके चीजें चेक कर लिया करो। जैसे अभी हम लाइव है, ये दिख रहा है, एंड कल की लाइव भी शेड्यूल्ड है, टाइम मेंशन्ड है, राइट? एंड आगे भी जो लाइव्स होगी वो मैं पहले ही यहाँ पर आपके लिए मेंशन रखूंगा। तो आप चैनल एक बार चेकआउट कर लेना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आई गेस मैंने स्क्रीन पे स्विच नहीं किया, तो मैं एक बार अभी वापस आपको बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, स्विच करके ये देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लाइव सेक्शन पे आप आ जाना। देखो, आज की लाइव जो चल रही है वो यहाँ मेंशन्ड है, एंड कल की लाइव कब होगी, क्या शेड्यूल है, सारा लिख रखा है। एंड आगे भी जो लाइव्स होगी आपको मैं यहीं पर पहले ही शेड्यूल करके रख दूंगा, तो आप यहाँ आराम से उन्हें चेक कर सकते हो। ठीक है,
इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो, ठीक है। हाँ, वैसे जैसे मैंने बात करी थी कि हम 2 स्पेशल लाइव और है कल के बाद, बट अभी तक वो मैंने ऐड नहीं करी है, क्योंकि वो मैं यही देख रहा था कि आप लोगों का सबका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, रेगुलरली आप लोग ज्वाइन होते हो या नहीं होते हो, राइट। एंड कई कितने लोग उसके लिए सीरियस है, उसके लिए मैंने अभी तक शेड्यूल नहीं करी। बट लेट्स सी कि आज हम ये शेड्यूल करते हैं या नहीं, ठीक है। अराउंड अभी देखिए 24 लाइक्स हैं, ठीक है। 30-35 लाइक्स अगर हो जाते हैं तो आज ही मैं उन्हें शेड्यूल कर दूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा किन 2 एडवांस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और नहीं तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे कभी उन चीजों पे, ठीक है। बर्ब सूट पे देखो ट्यूटोरियल वैसे तो मैं लेकर आ जाऊंगा, बट है ना बर्ब सूट के कुछ फीचर्स, कुछ फंक्शनैलिटीज बहुत कंसाइज वे में मुझे यूट्यूब पे बतानी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा पहले तैयार होना पड़ेगा, मैं पहले आप लोगों को तैयार इसीलिए कर रहा हूँ ताकि अगर मैं कुछ हिंट दे के भी बात करूँ तो आप वो हिंट समझ जाओ, क्योंकि आपको भी पता है कुछ चीजें यूट्यूब पे डायरेक्टली मैं नहीं बता सकता, है ना। इसीलिए उन चीजों पे मैं ऑब्वियसली बनाऊंगा प्लेलिस्ट, बट उससे पहले आप लोगों को इतना तैयार कर रहा हूँ कि मैं जिस टाइप के हिंट दूं उन हिंट से आप टेक्निक और प्रोसेस समझ जाओ, राइट। तो अपन करेंगे, चलो, ठीक है। तो आज अपन ने देखा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं, रिकॉन्सेंस कैसे होती है। आप ओसेंट वाली लाइव अगर आपने नहीं देखी तो एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सॉरी, कि आप ओसेंट वाली लाइव भी चेकआउट करें, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और आइडिया लग जाए, ठीक है। अगर देखो वर्कशॉप आपको नॉर्मल लेवल आता है ना तो ठीक है, धीरे धीरे आप है ना उसमें प्रैक्टिस करते जाओ, और बाकी मैं कुछ और सेपरेट वीडियोस निकालूंगा, ठीक है, जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे और एडवांस तरीके से उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, ठीक है। तो आज हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर अप किया, अब कल हम नेटवर्क स्कैनिंग देखेंगे, नेटवर्क स्कैनिंग कैसे होती है, क्या होती है। बट जाने से पहले आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग क्वेश्चंस कर दीजिए, पूछ लीजिए, लाइक कर दो स्ट्रीम को, राइट, ताकि ऐसे और स्ट्रीम्स में करता रहूं, राइट, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे और ये भी पता चलता रहे कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। देखो वेब रिलेटेड वर्क जैसे एक्सएसएस एसक्यूएल आप जिनकी बात कर रहे हो ना, उस पे मैं, देखो अभी मैं वो पॉइंट रिवील करना नहीं चाहता, क्योंकि देखो वो क्या है, अगर मैंने अभी रिवील कर दिया तो माइट भी हो सकता है कोई और, कई और लोग उसे माइट भी उस स्टाइल को कॉपी कर ले। बट आप लोगों के लिए मैं एक एकदम यूनिक ही चीज प्लान कर रहा हूँ जो आज तक साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में इन बग्स के लिए किसी ने नहीं करी है, इंटरनेशनली या नेशनली आप कैसा भी देख लो, नहीं करी है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ मजेदार ही और एकदम नई चीज प्लान कर रहा हूँ। तो उस नए चीज में और जिसमें मजेदार चीज है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आएगी वो चीज आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप सीखोगे भी, एंड और भी इंफॉर्मेशन उसके साथ गेन करोगे। तो इसीलिए मैं आपको बस ये कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करो, बट जब भी वो पॉइंट्स आएंगे बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, ये गारंटी है, क्योंकि काफी यूनिक कंसेप्ट मैंने सोचा है उसके लिए आप लोगों को पढ़ा सकूं मैं, ताकि, ठीक है। देखो वैसे बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ, धीरे धीरे उन्हें एग्जीक्यूट करूंगा, सारी एक साथ करने से प्रॉब्लम ही होगी, आप लोग को ही क्लस्टर मिलेगा, इसलिए एक एक करके मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो उससे पहले भी कई सारी चीजें आएगी, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ, और अच्छी अच्छी चीजें आएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। बट ओवरऑल देखो मेरा सारा खेल वही रहता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो मैं अच्छे से रिसोर्सेज आप लोगों को बताता रहूंगा, बस मेरा यही मोटिव है। तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, आप लोग कमेंट्स ड्रॉप करते हो तो अच्छा लगता है, तो कमेंट्स ड्रॉप कर देना, और अभी भी अगर अभी तक ये स्ट्रीम देख रहे हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड आगे की चीजें हम नेक्स्ट लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ और, जस्ट अ सेकेंड, कुछ और पॉइंटर्स बता देता हूँ फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है।
जब आप एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो ना, टर्मिनल टूल्स का आपको काफ़ी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है? अगर वेबसाइट है, तो उसके लिए आप वेब फायरवॉल डिटेक्शन के लिए वेबवूफ टूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जिसके बारे में शायद मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, राइट? ये टूल हो सकता है। पिंग तो आप लोगों को पता ही है, बहुत बेसिक है, पिंग करके आप आईपी निकाल सकते हो, ठीक है? एनएस लुकअप टूल यूज़ कर सकते हो, राइट? डीएनएस, एनएम टूल यूज़ कर सकते हो। ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जो आपको टर्मिनल पे यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि आपको कुछ बेसिक आइडिया लग जाए, ठीक है? इनका ध्यान रखना बस। और भी ऐसे टूल्स हैं जिन पे धीरे-धीरे हम लाइव सेशंस पे, दूसरी वीडियोज़ पे एंड रेगुलरली अलग-अलग पॉइंटर्स के थ्रू बात करेंगे, है ना? बट ध्यान रखना कि आप सारी चीज़ों को रेगुलरली परस्यू करो, है ना? कंटिन्यू करो। रेगुलरली जैसे वीडियोज़ आती है, लाइव्स आते हैं, तो उनको आप चेक करो ताकि आप वो चीज़ें सीख सको। थैंक यू गाइज़। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, काम करते हो तो लेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल जैसा भी टाइम मिले आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो, ठीक है? थैंक यू गाइस। चलो, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने ये सारी चीज़ें देख ली है। अब आगे हम और चीज़ों को टच करने वाले हैं। आज के सेशन को हम आई गेस अब वाइंड अप करते हैं, राइट? और फिर हम बढ़ेंगे कल के सेशन में सेम टाइमिंग पर आगे वाली चीज़ों को डिस्कस करने, जहाँ पर हम एनमैप को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फिर जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, वो जो 2 स्पेशल लाइव मैंने प्लान करी है, वो भी हम शेड्यूल कर देंगे। तो ओवरऑल इस लाइव पे आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है एंड कल की लाइव पे आप लोग कितने लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, उनके ओवरऑल रिस्पॉन्स से मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं उन दोनों लाइव्स के लिए। तो लेट्स सी हाउ थिंग गोज़, हाउ थिंग्स गोज़ एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वन। इसके पैरेट यूज़ करने में इश्यू आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पे भी हम बात करेंगे। जनरली मैं पैरेट ही प्रेफ़र करता हूँ, तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है? ओके देन, ओके सो let's see you in the next one. Bye everyone. Good night and see you in the next one. Till then, this is Ankur Joshi signing off. Everyone. So welcome to another live जहाँ पर आज हमारा टॉपिक है ओसेंट। अब जो ओसेंट के बारे में जानते हैं वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता आज हम जानेंगे ओसेंट क्या होता है, किन तरीकों से करा जा सकता है, हम प्रैक्टिकली करेंगे चीजों को ताकि ओसेंट वर्क कैसे किया जाता है, आप कैसे उसे यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन चीजें आप देख सको। तो ये आज के हमारे लाइव सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही और चीजें हम लाते रहते हैं जहां पर आप लोगों को साइबर फील्ड के अंदर हेल्प हो, ठीक है? सो हेलो गाइस, हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ओके, चलिए, तो हमने एक डिस्क्लेमर तो ऐड कर दिया, चीजें डिस्कस कर ली है। अब पहले आप लोगों को मैं ओसेंट के बारे में बता देता हूँ, ओसेंट आखिर है क्या चीज। देखिए, ओसेंट का मतलब होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। मैं आप लोगों को पहले स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से चीजें दिखे, ठीक है? चलो, ओसेंट यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। अब ओसेंट या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आखिर होती क्या, राइट? अगर आप में से किसी को आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाय हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम। चलिए, तो आज देखते हैं इसके बारे में। ओसेंट होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी वो इंफॉर्मेशन जो ओपन सोर्सेज के थ्रू आप गैदर कर सकते हो। ओपन सोर्सेज यानी ऐसी चीजें जो आप इजीली गैदर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बताऊं जहां पर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां से आप डेटा निकाल रहे हो, या अगर हम जनरल बात करते हैं, ओपन सोर्स ऐसा जो हर एक के लिए अवेलेबल हो। आज के तारीख में हर एक के लिए अवेलेबल है।
आपको आज कुछ चाहिए तो यहीं से निकालते हो डेटा। जनरली हम यही करते हैं, राइट। अक्सर हमारा काम होता है कि हम गूगल से जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम निकालें, एंड दैट्स व्हाट वी डू जनरली। बट सिर्फ ये नहीं है, ये ना सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिन्हें हम फॉलो करते हैं एंड गैदर करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए यूजफुल होती है। गॉट इट। तो यानी सामने वाले की जितनी डिटेल्स आपको निकालनी है वो आप निकालते हो ओसेंट से, वन ऑफ द नॉन टेक्निक। अब इसमें करियर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप ओसेंट डिटेक्टिव बन सकते हैं। ओसेंट से आप ऑनलाइन अगर कोई डेटा है, ऑनलाइन डेटा को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे? अब भले ही वो कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हो, वो कुछ लोग हो, राइट, लोगों को भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कोई वेब या कंपनी, इन दोनों की डिटेल्स हो। ठीक है, ये जनरली आपका ओसेंट गैदर करने में हेल्प करता है। ओके, चलिए। ओसेंट फ्रेमवर्क, ओसेंट का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया ओसेंट का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओसेंट यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ठीक है, चलो। अब तो हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके, आई गेस कुछ नेटवर्क, आई थिंक कोई नेटवर्क ग्लिच आ गया था। चलिए, लेकिन अब हम वापस से आ जाते हैं हमारे एंड यहां पर हम वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके ओके, चलिए। अब है ओसेंट के अंदर, अभी जैसा हम बात कर रहे थे, या तो हम उसको इंटरनेट से कर सकते हैं या हम उसको कर सकते हैं कुछ लिनक्स टूल्स के साथ। ठीक है, इवेंचुअली दोनों ही परफेक्टली काम करते हैं, बट हमें दोनों को साथ यूज करना है। तो आज हम देखेंगे कैसे हम लिनक्स का यूज करके ओसेंट कर सकते हैं एंड कैसे हम इंटरनेट का यूज करके ओसेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हो सकता है आज की लाइव स्ट्रीम थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाए, है ना, लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल चीजों को अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, चल, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। चलो, अब इंटरनेट वाली चीजों पे हम ऑब्वियसली चीजें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा फ्लो कैसा रहेगा उस पे जानते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो फॉर अ पर्सन, ठीक है, फॉर अ पर्सन अगर कर रहे हो तो क्या चीजें आपको चाहिए होती है? ऑनलाइन अगर आप ढूंढ रहे हो, ऑब्वियसली मैं ये मानता हूं जिस पर्सन के बारे में आप बात करते हो उसका नाम जानते होगे। अगर नाम नहीं जानते, सिर्फ आपको फेस भी पता है या फेस है आपके पास, तो उसका यूज भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे मैं आज जो भी आपको टेक्निक सिखाऊंगा उसका आपको बिल्कुल भी मिसयूज कहीं नहीं करना है, राइट, क्योंकि ओसेंट से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपको उसके जो पावर्स है उनका यूज अच्छे से करना है। लेट्स सपोज आपके पास फेस है तो कैसे आप उस पर्सन को ढूंढोगे, उसका नेम है तो कैसे आप उस पर्सन को ढूंढोगे। अब यहाँ पर हम हाइपोथेटिकल लोगों को ढूंढेंगे ताकि हम किसी की प्राइवेसी को हार्म ना कर दें, राइट, लेकिन स्टिल हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे चीजें, है ना। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज ये मैं मान रहा हूँ, ये आपके पास बेसिक इन्फो अवेलेबल होगा, ये मैं मानता हूँ। तो आपको पहली क्या चीज चाहिए? उस पर्सन की सोशल प्रोफाइल्स, यही आप ढूंढते हैं। सेकंड, यहां पर अब इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, वेबसाइट या फिर एम्प्लॉयर वेबसाइट। अब ये कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे किसी एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हैं तो उसके सोशल अकाउंट्स,
वेबसाइट तो उसकी है नहीं, लेकिन एम्प्लॉयर की वेबसाइट तो है। यानी अगर मेरे अंडर वर्क कर रहा है तो मेरी वेबसाइट होगी, मैंने कहीं तो उसको डिटेल मेंशन किया होगा या कनेक्ट करा होगा मेरे सोशल अकाउंट्स पे कहीं ना कहीं, है ना। तो वो सारी चीजें, लेकिन ये तो जनरल पर्पस वाइज बात हो गई, पर्सन वाइज। लेकिन हमें प्रोफेशनली ज्यादातर काम आता है वेबसाइट्स की डेटा, यानी वेबसाइट इन्फो गैदरिंग। ठीक है, ये हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इन आर प्रोफेशनल करियर। तो यहां पर क्या क्या चाहिए होता है? पहली चीज, वेबसाइट हिस्ट्री, यानी वेबसाइट कितनी पुरानी है, क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, क्या कुछ वो पहले थी अभी क्या है, ये सारी चीजें। सेकंड, वेबसाइट टेक या टेक्नोलॉजी या टेक स्टैक बोल सकते हो, कि क्या क्या टेक्नोलॉजी स्टैक उसके अंदर यूज हुए हैं उसको बनाने में। वो चीजें हमें ढूंढनी है, क्योंकि अभी तो देखो हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं ताकि हम प्रैक्टिकल अच्छे से कर सके। ठीक है, तो हमने टेक स्टैक पता कर लिया। और हमें क्या चाहिए एक वेबसाइट के बारे में? यहां पर थोड़ी लीगल डिटेल्स या फिर टेक्निकल डिटेल्स, लीगल या टेक्निकल डिटेल्स। अब यहां मैं क्या बात कर रहा हूं? यहां पर मैं बात कर रहा हूं डीएनएस कौन सा यूज हो रहा है, नेम सर्वर्स कितने हैं, है ना। यहां पर इसका मेल सर्वर जो है, मेल सर्वर जो है वो कौन सा है, एमएक्स रिकॉर्ड मेल सर्वर का रिकॉर्ड। ठीक है, ये चीजें कहां पर है, कितनी है, कब ये रजिस्टर हुआ था, है ना। सर्टिफिकेट, जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो कौन इशूअर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स इशू किसने किए, है ना। ये हमें पता होना चाहिए। देन हमें नेक्स्ट चीज पता होनी चाहिए, वो है सामने वाले के इंटरेस्ट या फिर जोन ऑफ वर्क, यानी वो क्या इंटरेस्ट रखता है और क्या उसके जोन ऑफ वर्क है, ताकि आप उसके जोन ऑफ वर्क या जोन ऑफ इंटरेस्ट से चीजें पता लगा सको जो आपको फर्दर अटैक्स के टाइम मदद करेगी, जब आप इनको अटैक कर रहे होंगे। ठीक है, आई गेस आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, चलिए। हाँ, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट टैग, हाँ नहीं रचित, अपने फेस यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट टैग क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टैग मैं अभी बताता हूँ। मान लेते हैं मैंने वेबसाइट बनाई एडब्ल्यूएस पे, मैंने टेक्नोलॉजी यूज करी बेसिक, चलो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर HTML CSS ये सब तो यूज किया, जावास्क्रिप्ट या मैंने फ्रंट एंड बनाया बूटस्ट्रैप से। ठीक है, मैंने पेमेंट गेटवे स्ट्राइप लगा दिया, मैंने सिक्योरिटी के लिए गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया, है ना। मैंने फ्रंट एंड के लिए जेएस एंगुलर लगाई, एंगुलर जेएस जो होती है ये लगाई। तो ये जो चीजें मैंने यूज करी है आप तक पूरी वेबसाइट पहुंचाने के लिए विथ फंक्शनैलिटीज, वो होता है आपका टेक स्टैक, कि आपने क्या क्या यूज किया है। ठीक है, टेक स्टैक लिया, चलो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे इसे ढूंढेंगे। तो पहले मैं थोड़ा वेब रिलेटेड चीजें आपको दिखाता हूँ, है ना, ताकि आप इजिली वो चीजें देख पाओ। तो हम पहले यहाँ पर आते हैं एंड एक एक पॉइंटर्स पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर है हमारा वेबसाइट हिस्ट्री। ठीक है, तो चलो एक काम करो, कमेंट में मुझे बताओ कौन सी वेबसाइट है जिसकी हिस्ट्री आप देखना चाहते हो, है ना, क्योंकि वेब हिस्ट्री देखना कुछ इलीगल नहीं है, तो हम ये देख सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पर प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हम बेसिक गूगल लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो बताओ किस वेबसाइट पे मैं पहले उसकी हिस्ट्री निकालूं। ठीक है, आप लोग जैसा बताओगे वैसा करते हैं। तब तक मैं उस टूल पर जाता हूं जो हमारे इस काम में हेल्प करेगा, जिस टूल का नाम है वे बैक मशीन। वे बैक मशीन पे चलेंगे, यहां पर मैं आ चुका हूं वे बैक मशीन पे। अब यहाँ आपको आपके टारगेट की यूआरएल देनी है जो कि यूज किया जाएगा, है ना। तो अभी मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर वेबसाइट लेता हूं amazon
अमेजोन पे ही बात करते हैं, ठीक है। अमेजोन को किया कॉपी मैंने लिंक एंड यहाँ पर पेस्ट किया एंड एंटर, ठीक है। अब ये आ गया अमेजोन का कैलेंडर। लास्ट अमेजोन डॉट इन 2013 में इसने रिकॉर्ड किया था, 2013 में चलते हैं, है ना। एंड जून 4 का यहाँ पर डेटा है। जून 4 का हम एक काम करते हैं 1936 या 8:30 बजे का देखते हैं 2024। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब ये उसका वेब आर्काइव ओपन करेगा। वेब आर्काइव यानी पहले ये वेबसाइट कैसी थी, क्या क्या फंक्शंस थे, वो हमें ये लोड करके दिखाएगा। तो 2000 अराउंड एक बार वापस देखते हैं, हमने 2013 देखा था। 2013 में ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है। ये देखो, सिंपल सी वेबसाइट, इतनी सी चीजें, और कुछ नहीं था, है ना। बुक्स रिलेटेड चीजें, यहाँ पर ज्यादातर वही चीजें हैं। अब ऐसा हमारे फायदे में क्यों आता है, राइट। ये हमारा फायदा करेगा कैसे, इस पे हम बात करें। चलो, ये टेक्निक हमारा फायदा यहाँ पर इस ऐसे कर रही है कि हमने देखा कि हिस्ट्री निकालने से हमें उसके पास्ट टेक चीजों का पता लगेगा, पास्ट इनपुट्स मिलेंगे। इनपुट्स यानी पहले उन्होंने क्या चीजें ऐड कर रखी थी, माइट भी हमें यहाँ कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए या ओल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो पहले से पड़ी है, जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसको यूज करा जा सकता है ना। और ये हमें आगे बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो इसीलिए वेब हिस्ट्री या जो टेक हिस्ट्री है, जिस भी वेबसाइट पे आप जा रहे हो, उसकी यहाँ पर हमें हेल्प मिल जाती है। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, या एक पेज सोर्स पे बात करते हैं। चलो इसकी पेज सोर्स पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस आर्काइव की कुछ डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी, स्क्रिप्ट कैसे यूज हो रही है, क्या कुछ हो रहा है ना। यहाँ पर आपको अच्छा खासा डेटा मिल जाएगा, क्या पता इसके अंदर कुछ हिडन डेटा हो सकता है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ हेल्प करती है, ठीक है। ओसेंट इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यस अहमद, बिल्कुल सही, ठीक है। कौन सी साइट में देख रहे हो सर? वे बैक मशीन, मैंने आपको बताया ना, वे बैक मशीन। इसके लिए हम यूज करते हैं वे बैक मशीन, ठीक है। यहाँ पर आपको वेब आर्काइव्स मिल जाते हैं, ठीक है। चलो, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर पे। वैसे यहाँ से आप बहुत कुछ देख सकते हो। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, जून से लेकर अब 2016 में आते हैं, इन्होंने क्या चेंज किया है, या फिर आपको रीसेंट टेक्निक बताता हूँ। लास्टली जुलाई 5 को स्नैपशॉट है, लेट्स सी 5 जुलाई, 6 को था वैसे, बट चलो 5 जुलाई का देखते हैं। 5 जुलाई को क्या था जो अपडेट हुआ है ना। तो अब जो पहले था वो चीजें और अभी जो चीजें हैं वो आप कंपेयर कर सकते हो, नॉट ओनली विजुअल वाइज, विथ एलिमेंट वाइज। कैसे? आप जब इंस्पेक्ट करते हो एलिमेंट्स, तो एक एक एलिमेंट्स को यहाँ से चेक कर सकते हो, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या कोई नया एलिमेंट ऐड हुआ है, क्या कोई पुराना एलिमेंट रिमूव हुआ है, इवेंचुअली क्या चेंजेस हुए हैं वेबसाइट पे। जिसमें कई बार होता है कुछ वेबसाइट, अब जैसे ये तो हमने शॉपिंग वेबसाइट उठाई, कई वेबसाइट होती है जो जनरली शॉपिंग वेबसाइट्स नहीं होती है, नॉर्मल वेबसाइट्स होती है, तो वो रेगुलरली इतना डेटा इनपुट चेंज नहीं करते। अगर कर रहे हैं तो क्यों किया वो हम पता लगा सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? ओके। वेबसाइट के पास से क्या हम वेबसाइट के वल्नरेबिलिटी ट्रेंड ट्रैक कर सकते हैं? हाँ। देखो, ट्रेंड ट्रैक नहीं कर सकते, हम थोड़ा ये समझ सकते हैं कि पहले क्या वल्नरेबिलिटीज रही होगी, क्या पता उन वो वल्नरेबिलिटीज को प्रॉपर सॉल्व अभी तक ना किया गया हो, या फिर उनको सॉल्व करते टाइम कुछ और बग्स निकल गए हो। मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं आपके केस सिनेरियो जो आप मुझे बता रहे हो, मेरे पास पुरानी साइट आई, मैंने ये चेक किया कि पुरानी साइट में एक्सेस था जिस वजह से उन्होंने अब उसे चेंज कर दिया है। तो उसके क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म उन्होंने ऐड किए, मैं वो पता करूंगा। एंड हर मैकेनिज्म का एक ड्रॉबैक होता है, कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई होगी, उससे उस एरिया में मैं वापस टेस्टिंग करूंगा, ताकि मुझे कोई और एडवांस्ड या डिफरेंट बग मिल सके। तो ये मेरी अप्रोच रहेगी, ठीक है। डार्क वेब ओसेंट, डार्क वेब ओसेंट भी होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं वो आपको यूट्यूब लाइव पर करा पाऊंगा, है ना। यूट्यूब लाइव पर ये चीज करा पाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है।
नहीं, यूवी वेबसाइट रियल है या स्कैम, ये भी चेक आप इससे बेहतर मैं आपको बता देता हूँ, वो चेक कर सकते हो। उसका नाम है स्कैम एडवाइजर। ठीक है, स्कैम एडवाइजर पे जा सकते हो। ये ज्यादा अच्छी है अगर आप किसी वेबसाइट पे उसका स्कैम टेस्ट करना चाहते हो तो जैसे मान लेते हैं मैं amazon.in को देखता हूँ, यहाँ पे एंटर करा चेक स्कैम, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो वेबसाइट स्कैम है या नहीं, उसका ट्रस्ट स्कोर मिल जाएगा। तो जितना अच्छा ट्रस्ट स्कोर उतना लेजिट वेबसाइट। ठीक है। अम, हालात अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो C++ स्टार्टिंग के लिए बेटर है ना। बट अगर थोड़ा करियर वाइज जाना चाहते हो तो पाइथन पहले शुरू करो, है ना। बाकी ऑल एंड गुड है। ओके। सर व्हाई इज दिस ग्रीन एंड ब्लू एंड रेड? ये ना ट्रैफिक्स को डिनोट कर रहा है, जैसे रेड के अंदर कुछ अवेलेबल नहीं है ना, कुछ इवेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे। बट ब्लू के अंदर ज्यादातर आपके सारी लाइव वेबसाइट्स है ना। यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर्स आपको रिडायरेक्ट करेंगे और रेड सर्वर एरर्स बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है। तो वो चीजें हमारे लिए ब्लू ज्यादा सही रहती है, इसलिए मैंने आपको ब्लू ही ओपन करके दिखाई। ठीक है। सर मैं रस्ट सीख रहा हूँ। रस्ट सीखो, अच्छी बात है, मैंने आपको शायद पहले बता रखा है कि रस्ट वेल एंड गुड है, अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट साइट लैंग्वेज है, काफी हेल्पफुल रहेगी और काफी कुछ सीख सकते हो। तो वेल एंड गुड है, रस्ट सीख सकते हो, अच्छी चीज है। ठीक है। ये भी पाइथन फॉर हैकर्स पे भी मैं सीरीज लाऊंगा। देखो मेरे पास प्लानिंग तो बहुत सारी, मैं आपको रस्ट सिखाना चाहता हूँ, पाइथन, सी फॉर मालवेयर एंड एक्सप्लॉइट एनालिसिस, राइट, बहुत सी चीजें हैं। बट बहुत आपको पहले और बेसिक चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, तब आप इस पे बढ़ सकते हो, है ना। मैं धीरे धीरे आप लोगों को सब चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। अब चलो, यहाँ पर हमने ये चीजें देखी, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसके अलावा भी मैं बहुत चीजें बताऊंगा। अब है वेब टेक स्टैट। अब वेब टेक स्टैट करने के कुछ तरीके हैं। उसके लिए सिंपल, या तो आप कोई एक्सटेंशन यूज करो या एक वेबसाइट है जिसका नाम है बिल्ट विथ। बिल्ट विथ पे आ जाओ आप, जो आपको किसी भी वेबसाइट का टेक स्टैक बता देगा। Amazon पे बात करते हैं, लेट्स पेस्ट इट हियर, एंड इसका टेक स्टैक दे दिया। अब एनालिटिक और ट्रैकिंग के लिए फेसबुक डोमेन यूज हो रहा है, ई कॉमर्स Amazon का खुद का वेब स्टोर है, जावास्क्रिप्ट की दो लाइब्रेरीज यूज हुई है, HTML5 API एंड jQuery। एडवर्टाइजमेंट का हमें कोई ऐसा लेना देना है नहीं। फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम ये वेरीफाइड लिंक है इस वेबसाइट के अंदर। HSTS का SSL सर्टिफिकेट है। डोमेन इनकोडर UTF-8 जनरली ये यूज होता है। ठीक है। HTML5 है, जावास्क्रिप्ट है, DNS प्रीफेक्ट, ये सब CSS यूज हुई है ना, CSS, राइट। ये बता रखा है, ट्विटर के कार्ड्स एडिट है। जो जो चीजें उस वेबसाइट पे आपको मिलेगी सब यहाँ मेंशन्ड है ना। तो वो बनाने के लिए जो टेक स्टैक यूज किया गया है, आप बिल्ट विथ से पता कर सकते हो। इतना इजी है। अब सिर्फ यही नहीं, और भी वेबसाइट्स है जिससे आप टेक स्टैक्स पता कर सकते हो, और भी आपके टूल्स हैं। बट इवेंचुअली जो आपको सही लगे आप वो यूज करो। मल्टीपल टूल्स है, जो आपको पसंद आता हो वो यूज करो। ठीक है, जैसे मैं ये यूज करता हूँ, या मैं यूज करता हूँ वेपलाइजर। यहाँ मैं जैसे वेपलाइजर पे आऊंगा एंड रिलोड करूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने वेबलाइजर को इसीलिए यूज नहीं किया, यहाँ पर टेक्स्ट टैग ये नहीं बता पा रहा है। कभी कभार ये सही से काम नहीं करता, इसलिए वेबलाइजर की जगह बिल्ड विथ में यूज कर लेता हूँ। वेल एंड गुड। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई कि कैसे आप वेबसाइट का टेक्स्ट स्टैक निकाल सकते हो, राइट। जस्ट अ सेकेंड। साइबर सिक्योरिटी में सीखने के लिए स्टार्टिंग में आपको कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है, तो स्टार्टिंग में कोई कोडिंग सीखो नहीं सीखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, धीरे धीरे आप सीख सकते हो, है ना। तो पहले साइबर सिक्योरिटी पढ़ना शुरू करो, फिर जैसे जैसे वहां आपको कोडिंग की नीड आए कोडिंग सीखते जाओ। ओके। बतेश बहुत सारी लाइव्स हम जा चुके हैं, अराउंड 5 लाइव्स हम कर चुके हैं ना, आज शायद 6th लाइव है हमारी या 7th लाइव है ना। और ऐसे ही हम अक्सर लाइव आते रहेंगे ताकि अलग अलग चीजें पढ़ सके। तो आप चैनल पे जाके उन पॉइंटर्स को भी चेक कर सकते हो। ठीक है। काली लिनक्स सिखाओ, बिल्कुल सिखाएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है। चलिए। सर API टेस्टिंग और क्लाउड टेस्टिंग विच इज गुड फॉर फर्स्ट, पहले आप वेब टेस्टिंग सीखो।
फिर उसके बाद क्लाउड या एपीआई पे जाना। तो पहले वेब जरूरी है बग हंटिंग के लिए, है ना। अब बारी आती है हमारे थर्ड पॉइंटर की, जो कि है टेक्निकल या लीगल डिटेल्स। इसके लिए आपको क्या करना है, हम आते हैं वापस से वेबसाइट पे, इनको मैं बंद कर देता हूं, एंड यहां पर आपको जाना है डीएनएस रिकॉर्ड चेकर या फाइंडर लिखते हैं, है ना। वैसे डीएनएस लुकअप भी अच्छा है। मैं एमएक्स टूल बॉक्स को यूज करता हूँ, ये ज्यादा मुझे सही लगता है। क्यों, अभी रीजन बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ डोमेन amazon.in को ही यूज किया है, एंड देन डीएनएस लुकअप। वैसे यहाँ सुपर टूल कहाँ है, क्योंकि मैं सुपर टूल यूज करता हूँ, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिंक पेस्ट किया। मुझे डीएनएस एनुमरेशन, डीएनएस के बारे में डिटेल चाहिए, तो डीएनएस लुकअप क्लिक करूंगा, एंड ये डीएनएस के बारे में चीजें मुझे बता देगा। ये देखो क्या कुछ, सारा कुछ, राइट। फिर मुझे लेट्स सपोज और चाहिए मेल सर्वर, एमएक्स लुकअप। मेल सर्वर की डिटेल यहाँ बता दी कि कैनोनिकल नेम यानी सी नेम ये है, डोमेन ये है, एंड कोई इसका एमएक्स के अंदर एज सच रिकॉर्ड ऐड डायरेक्टली नहीं है, ये फ्रंटियर है बस। चलो, और यहाँ पर मुझे जैसे एसआरवी लुकअप चाहिए, वैसे यहाँ पर हर एक का होता नहीं है, अगर इसका है तो दिख जाएगा। एंड एसआरवी लुकअप, ठीक है, सी नेम ऐड कर रखा है, यानी सी नेम इसका सर्विस रिकॉर्ड है, तो इन्होंने वो ऐड किया है यहाँ पर। तो जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स चाहिए, आप उनको क्लिक करते जाओ। अब हो सकता है ये लुकअप और ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी आउट टॉपिक या थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, क्योंकि ये आपको नेटवर्किंग के अंदर चीजें सीखनी पड़ती है। हाँ, नेटवर्किंग के अंदर ये रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर डीएनएस क्या है, जोन फाइल क्या होती है, जोन फाइल क्या होती है, उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स होते हैं, वो रिकॉर्ड्स कौन से क्या काम आते हैं, है ना। ये सब आपको नेटवर्किंग के अंदर सीखना पड़ता है। तो अगर आप ये भी चीजें सीखना चाहते हो इन डिटेल, तो मुझे बता देना, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसको कंसिडर कर सकते हो, जहां पर आप लाइव मुझसे जुड़ोगे जूम क्लासेस में, एंड आपको मैं सारी चीजें सिखाऊंगा। तो जो चीजें हैं आपको जानना है उस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, तो इस दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके, हाँ बिल्कुल, देखो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। व्हाट इज रस्ट? रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट, जो आप पढ़ सकते हो। पाइथन सीखें या सी सी प्लस प्लस, देवी इसमें आप कोई भी सीख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। पहले स्टार्ट आप डिफिकल्ट करना चाहते हो तो सी से शुरू करो, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। इजी करना चाहते हो तो पाइथन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड वेब पेन टेस्टिंग के लिए क्या स्टडी करना चाहिए, इसके लिए ना बग बाउंटी रोड मैप एक लाइव में पहले ही जा चुका हूँ, उसको एक बार चेक कर लो, है ना, वहां डिटेल मिल जाएगी। ओके, राहुल ईमेल आईडी की ओसन कैसे करें उस पर भी मैं बात करूंगा। अभी अपन सारा कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा ये लाइव थोड़ी लंबी रहेगी, ठीक है। चलो, अब इन डिटेल्स के लिए मैंने आपको ये इजी वेबसाइट बताई है, यहाँ से आप चीजें कर सकते हो। और साथ ही साथ जो आप ईमेल की बात कर रहे थे, उसके लिए आप ईमेल लुकअप पे जा सकते हो, है ना। रिवर्स ईमेल लुकअप, ईमेल फाइंडर, बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ रजिस्ट्रेशन करने को कहेंगे और कुछ नहीं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ admin@gmail.com, कोई भी रैंडम में लिख लेता हूँ एंड सर्च नाउ। ये सर्च कर रहा है। कुछ होंगे जो पैसे मांगेंगे, लॉग इन करेंगे, कंसिडर कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर है, ये साइन अप टू व्यू कर रहा है, साइन अप करने के लिए वेबसाइट और ये सब डिटेल देगा, है ना। बट मैं साइन अप नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, सिंपल HIBP लिखना है मुझे। इस वेबसाइट पर आ जाऊंगा मैं, पहली ही वेबसाइट, यहाँ पर मैंने लिखा google.com, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, इतने सारे डेटा ब्रीचेस के अंदर इसका डेटा अवेलेबल है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ईमेल और पासवर्ड इसका अवेलेबल है लेटेस्ट 2025 मई के लीक में, मैं सीधा जाके उन डेटाबेसेस को चेक कर सकता हूँ एंड व्यू कर सकता हूँ। अब ये बता देता हूँ, ये डेटाबेसेस फ्री नहीं होता है ना। ये डेटाबेसेस आपको खरीदने पड़ते हैं। कैसे खरीदोगे ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली यूट्यूब के पॉलिसीज के अगेंस्ट है ना। तो ये चीजें यहाँ शेयर नहीं होगी, बट स्टिल मैं बता देता हूँ, ये ऐसा
होता है कि अगर मुझे ढूंढना है तो कैसे ढूंढ सकता हूँ, है ना, वन ऑफ द तरीका। तो ये चीज है। अभी तो मैंने सिर्फ एक वेबसाइट पे गया है ना, दूसरे वेबसाइट पे भी जाऊंगा तो वहां कुछ और डिटेल मिल सकती है, जैसे admin@google.com, है ना। लेट्स सर्च इट, आई एक्सेप्ट एंड सर्च, है ना। क्लिक द नंबर्स, ओह सॉरी, क्लिक ऑन द नंबर दैट आर इक्वल। ठीक है, ये अब डेटा निकाल रहा है आपके लिए, है ना। अहमद देखो, ये रिकॉर्ड्स आपको मुझे थोड़ा डिटेल में समझाने पड़ेंगे, है ना, ये नेटवर्किंग का पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी डिफरेंट है। ये जोन फाइल के अंदर के रिकॉर्ड्स होते हैं जो हर एक वेबसाइट के पास होता है। यानी अगर मेरी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट की एक जोन फाइल पक्का होगी, उस जोन फाइल के अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ होने फिलअप होने जरूरी है, कुछ खाली होंगे चलेगा। ठीक है, वो चीजें होती है। ओएससीपी सर्टिफिकेट इज बेस्ट और नॉट, हिडन डेप्थ अगर आप बिगिनर फ्रेंडली बात कर रहे हो तो बिल्कुल, एंड अगर आप प्रोफेशनल लेवल बात कर रहे हो तो ये तो सिर्फ एंट्री लेवल है ओएससीपी। ठीक है, ओएससीपी के बाद दुनिया शुरू होती है साइबर सिक्योरिटी की, है ना। तो कई लोग उसे ही एंड गोल मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, और भी सारी चीजें हैं, है ना। तो देखो यहाँ से सारी डिटेल्स आ गई कि कहाँ कहाँ लीक हुआ है, क्या कुछ सारा डिटेल। कुछ चीजें हाइड कर रखी है, ऑब्वियस सी बात है, पे करोगे तो देगा, बट सब जगह आपको पे नहीं करना है ना। एक ही सेंट्रिक जगह पे आप रख सकते हैं डेटा। मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। डीहैश्ड माइट बी है वो, हैश नहीं, डीहैश्ड, डीहैश्ड, या ठीक है, ये चीज है। यहाँ पर अब मैं आपको सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा, मॉनिटरिंग सर्चेस ओएस लुकअप यहाँ पर आप कर सकते हो, राइट। यही आपको कई सारे डेटास का एक्सेस देता है, आपका डेटा अगर कहीं है लीक हुआ हुआ तो हटाने में भी हेल्प कर देता है। इतना एफिशिएंटली नहीं, बट स्टिल कई हद तक आपको मदद करता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हमने कुछ चीजें देखी, राइट। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट एंड जोन ऑफ वर्क की। लेट्स सपोज आपका टारगेट शील्ड राइज है ना। इंटरेस्ट, चलिए मान लेते हैं कंपनी पे कर रहे हो, तो जोन ऑफ वर्क क्या है? साइबर सिक्योरिटी। तो ये आपका एक पॉइंटर रह गया। वेबसाइट को एग्जामिन करो, वेबसाइट को सर्च करो, क्या पता और इंटरेस्ट कुछ वर्किंग वाले प्रोफेशनल हो वहां पर, तो वो दिखेगा आपको। उनको आप सेव करते जाओ, क्योंकि वो आपके पॉइंटर्स में सेव होते रहेंगे, उनको पॉइंटर सेव करो, वो हेल्प करेंगे। तो ये जनरली ऐसा कुछ टेक्निक वाइज नहीं है, ये एक पॉइंट है जो आपको करना है। जैसे मान लेते हैं आज आप में से किसी की कोई वेबसाइट है, मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, देखूंगा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या डेटा है, जिससे मुझे आपके बारे में पता चलेगा, राइट। जनरली इसका तरीका होता है सोशल अकाउंट्स। ठीक है, अक्सर आप यूज करते हो उस कंपनी के सोशल अकाउंट्स या उस पर्सन के सोशल अकाउंट्स। ठीक है, अब वो कैसे ढूंढने हैं? बहुत से तरीके हैं, है ना। कुछ तरीके ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन टूल बता दूंगा जिसका यूज कर सकते हो, तो टेंशन मत लेना। लेकिन ओसेंट फ्रेमवर्क, इस पे हम बात करते हैं, जो कि ओसेंट का बहुत बड़ा खजाना है। ओसेंट फ्रेमवर्क पे आएंगे, आपको क्या चाहिए यहाँ मिलेगा। जो चीजें ओसेंट रिलेटेड आपको चाहिए, यूज सारी चीजें मिलेगी। जैसे यूजर नेम पे बात करता हूँ, मुझे यूजर नेम सर्च करना है, एंड व्हाट्स माय नेम पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ एक्सेप्ट करता है, एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ फील्ड राइस, एंड लेट्स सर्च फॉर इट। यहाँ पर बैग्स मुझे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे सिक्योरिटी के लिए, लेट्स डू दैट। अब 667 सोशल साइट्स को ये सर्च करके आपके लिए डिटेल लाके देगा, है ना। मैडम द फॉर विच सर्टिफिकेट इज मोस्ट वैल्यूएबल, सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है आपके काम की, है ना, आपकी स्किल सेट की, वो मैटर करता है एट द एंड। ठीक है, अह, किसकी बात कर रहे हो? ओशन फ्रेमवर्क की। ओशन फ्रेमवर्क आउटडेटेड नहीं है,
ओशन फ्रेमवर्क बस कुछ चीजें पेड हो चुकी है, बस वो सारी चीजें, यानी इसके अंदर ना कई सारी चीजें पेड हो चुकी है या इतनी अपडेटेड नहीं, अभी जैसे अभी तो ये चल रहा है, खैर बहुत सारा स्कैन्स बाकी है, बट यहाँ देखो इसके अंदर कुछ चीजें होंगी जो पेड हो चुकी है, उसको कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो जैसे यहाँ पर कुछ है ईमेल्स के बारे में, ईमेल सर्च करना है, रिच डेटा भी अवेलेबल है ईमेल सर्च के लिए, कुछ है जैसे हंटर है, ये पेड हो चुका है, इसको आप फ्री तो यूज कर सकते हो, बट इसके ये देखो प्लान्स अवेलेबल है, ठीक है, ये देखो। तो कुछ टूल्स ऐसे हैं ओशन फ्रेमवर्क के अंदर जो आपसे पैसे डिमांड करेंगे, बट इनके अल्टरनेटिव्स आपको आपके टर्मिनल में फ्रीली मिल जाते हैं, है ना, जैसे ये टूल्स है जी हंट, ठीक है, तो ये चीज है। ओके। हाँ अहमद, डीहैश्ड भी पेड है, कई सारे, मैं बताता हूँ आपको, एक चीज बताता हूँ, जो जो चीजें अच्छी होती है ना अक्सर ज्यादा यूज होने के बाद लोग उसे पेड सर्विस के तौर पे इनेबल कर देते हैं, ये चीज होती है। तो रियलिटी यही है कि आप जो भी ऐसा देखते हो उसको वो ऐसे ही पेड कर देंगे, अगर आपने उसको ज्यादा, जैसे अब दी हार्वेस्टर ओपन सोर्स है तो ये पेड नहीं होगा। हाँ, किसी और ने खरीद लिया तो कुछ नहीं कह सकते, बट दी हार्वेस्टर अच्छा टूल है, ये यूज कर सकते हो, है ना। ये तो टर्मिनल पे चलेगा, इस पे देखो क्लिक करोगे ना गिटहब पेज पे ले जाएगा ये तो लिया गिटहब पेज पे। प्रॉपर आपको रेपो यूज करनी है, यहाँ से गिट क्लोन कर लेना है, कैसे यूज करना है, इंस्टॉल करना है, सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो एपीआई किसकी कहाँ से लेनी है वो भी मेंशन्ड है, कि भाई इसकी फ्री एपीआई है, यहाँ से आपको लॉग इन करके एपीआई लेनी पड़ेगी, हंटर के पास लिमिटेड है ना, ये पेड एपीआई है, तो ये सब बताएगा कि आपको ये चीजें करनी है, कुछ इसमें फ्री देगा कुछ पेड है, तो ऐसा हमें दिक्कत नहीं है, फ्री वाला यूज करेंगे स्टार्टिंग में, है ना। तो ओशन फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है अपने आप में, जैसे आप एआई टूल्स देखते हो यहाँ पर, डक डक गो एआई, वॉर्म जीपीटी, अब देखो डक डक गो एआई पहले यहाँ नहीं था लेकिन अब ऐड हो चुका है ना, वॉर्म जीपीटी भी है, ये देखो। वैसे इस पे स्टार्ट चैट करोगे, अकाउंट बना के चैट स्टार्ट करनी पड़ेगी, आई डोंट थिंक सो ये पहले ही देगा, एक इनपुट देगा बस, क्रिएट पाइथन रिवर्सल, मैं एक बेसिक सा इसको काम दे के देखता हूँ, है ना, लेट्स सी ये काम करता है या नहीं। वॉर्म जीपीटी इज टाइपिंग, है ना, ऐसे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और नहीं तो आप है ना मॉडल्स के लिए हगिंग फेस पे जा सकते हो, परफेक्ट है, इसका एक टूल भी आता है जिसको आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, यहाँ पर आपको मल्टीपल मॉडल्स मिल जाएंगे, है ना, हर अलग अलग टास्क के लिए डिफरेंट मॉडल्स है, आप सर्च भी कर सकते हो, सॉर्ट भी कर सकते हो, है ना। यहाँ जैसे मुझे चाहिए साइबर लिखता हूँ मैं, ये देखो साइबर रिलेटेड कुछ मॉडल्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, फ्लक्स तो ये एआई जनरेशन इमेज जनरेशन है, हाँ, तो बस आपको थोड़ा आपको आपके उसका नाम याद होना चाहिए, तो आप वो सर्च करके उसको यूज भी कर सकते हो यहाँ पर, राइट, तो बहुत अच्छा टूल है इस अकॉर्डिंग। अभी देखो ये वही है कि लॉग इन करोगे तो ही ऐड करने देगा, राइट, तो लॉग इन करके आप कर सकते हो, मैं अभी लॉग इन नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो इसने यूट्यूब एक्स एंड जहां पर हमारा अकाउंट थे उनके लिंक्स प्रोवाइड करा दिए, ठीक है, जैसे क्लिक करोगे सीधा वहां पहुंच जाओगे, ठीक है, तो ये चीज है। ओशन फ्रेमवर्क आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने में आपको काफी घंटे लग जाएंगे, हो सकता है घंटे नहीं कई दिन लग जाए, क्योंकि मान लेते हैं अगर मैं डोमेन नेम की डिटेल्स निकाल रहा हूँ और सिर्फ मुझे हु इस रिकॉर्ड निकालना है, तो मुझे इतनी एक्सप्लोर करनी है चीज, फिर सिर्फ मुझे अगर सब डोमेन निकालना है तो मुझे सारे सब डोमेन्स के लिए अलग अलग टूल्स यहाँ मेंशन्ड है, तो कई बार आपको टूल्स अगर मिलना मुश्किल हो तो आप यहाँ पे टूल्स को भी सर्च कर सकते हो। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हम ज्यादा देर तक पढ़ते हैं और व्हाइट लाइट है तो थोड़ा दुखती है आंखें, तो आप इसका डार्क मोड भी इनेबल कर सकते हो, ताकि शांति से आप इस पे आराम से टूल्स को चेकआउट कर सको, ठीक है। ओके। रचित, व्हाट इज एलएलएम मॉडल? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो काफी ज्यादा डेटा सेट, लार्ज लैंग्वेज यानी लार्ज डेटा सेट पे ट्रेंड होते हैं, जिनसे आप कुछ भी सवाल पूछते हो उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग वो फिर अपना आंसर जनरेट करके आपको बताता है, ये होते हैं एलएलएम मॉडल्स, ठीक है।
Just a second. You cannot track virtual numbers and working on them. Can you? डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट ओसेंट के थ्रू नहीं होता वर्चुअल नंबर, फिर ओसेंट पे अवेलेबल नहीं होता ना फोन नंबर्स या ऐसी चीजें जो ओपन सोर्सली अवेलेबल हो। ये ओपन सोर्स में अवेलेबल नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन की दूसरी टेक्निक्स यूज होती है यहाँ पर। ओसेंट से फिर आप वो नहीं ढूंढोगे, आपको दूसरी टेक्निक्स को ढूंढना पड़ेगा। हाँ रचित, इन शॉर्ट एआई बोल सकते हो, बट इवेंचुअली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स रियल एआई नहीं होते। ठीक है, वो बस आपके लिए एक स्पेसिफिक, आप ऐसा कह सकते हो जनरलाइज्ड नहीं, लेकिन बाकी सर्चेस होते हैं जनरलाइज्ड, ये होते हैं पर्सनलाइज्ड सर्च इंजन। यहाँ पर आप पर्सनलाइज सर्चेस करते हो बस, एंड सम टेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, वर्चुअल एआई इंटेलिजेंस के अंदर और भी चीजें आती है जो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, जैसे जनरेटिव एआई जो आएंगे वो रियल थोड़ा करीब पहुंचेंगे रियल एआई के, बट स्टिल बहुत सी चीजें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक आईएसपी, नहीं नहीं, आईएसपी से वर्चुअल डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, पहले आपको ये देखना होता है वर्चुअल नंबर का प्रोवाइडर कौन है। ठीक है, उस नंबर को सर्च करके या उस नंबर से कनेक्ट करके या बेसिक नॉर्मल ओसेंट यूज करके प्रोवाइडर पता चला, उस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना पड़ता है। लीगली अगर आप जाओ तो और फायदा होता है, हम लीगली सीधा नोटिस भेज देते हैं प्रोवाइडर को, एंड उससे उस नंबर की सारी डिटेल्स मांग लेते हैं, हमें सारा कुछ बता देते हैं। ठीक है, ये भी यूज होता है। ओके, अब ये फ्रेमवर्क आप लोगों को एक्सप्लोर करना है। इसके अंदर ना बहुत सी चीजें हैं, सपोज एआई के बारे में नहीं करते हैं बात, और भी देखें अगर, जैसे मान लो टेलीफोन नंबर्स, यहाँ इंडियन आपको कम मिलेंगे, टू बी ऑनेस्ट सीधा बताता हूँ, यहाँ पर इंडियन नंबर्स ढूंढने की कोशिश करोगे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस ये वेबसाइट फीड नहीं करती है, तो हमें वो यहाँ नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें मैन्युअली कुछ चीजें करनी पड़ेगी, जो कि आज हमारा टॉपिक वैसे नहीं है, बट हम कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड्स ढूंढने, बिजनेस रिकॉर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सर्च इंजन डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर है, जनरल, मेटा, एफटीपी, जनरली आप इतने सर्च इंजन पे जा सकते हो। एंड मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी एक सर्च इंजन पे रिलाय ना हो, अलग अलग सर्च इंजन को यूज करो। क्यों बताऊं? हर सर्च इंजन आपको डिफरेंट आउटपुट देता है। कैसे? लेट्स चेक दिस आउट। यहां पर आता हूं, मैं लिखता हूं google.com, यहाँ आता हूं bing.com, यहां पर आता हूं, मैं लिखता हूं, और कौन सा हो सकता है, मेन तो मेरा फेवरेट लिख लेता हूं duckduckgo.com, याहू भी हम यूज करते हैं, याहू सर्च, याहू इंडिया। ठीक है, और भी अगर आप चाहो तो उस के अंदर देखो बाइडू भी मिल जाए आपको, ये ना बाइडू, ये सर्च इंजन को भी यूज कर सकते हो, ब्रेव का भी है, स्विच काउस, अलग अलग सर्च इंजन है। ठीक है, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं, मैं लिखता हूं, ठीक है, कॉपी कर रहा हूं, इधर सर्च किया, इधर सर्च किया, इधर भी यही सर्च करूंगा, यहां पर भी यही सर्च करा, एंड यहां पर भी यही सर्च किया, एक ही वर्ड अलग अलग जगह, लेकिन ये आपको हर जगह डिफरेंट डेटा देगा। पहले क्या है यहाँ पे, यूट्यूब, मीडियम आर्टिकल, कैस्पस का, फोर्टिनर, कैस्पस का, प्रॉफ पॉइंट, हैकर1, विकिपीडिया, है ना। अब यहाँ सिर्फ मैंने एक वर्ड का एग्जांपल दिया, यहाँ पर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट आपके टारगेट की वेबसाइट्स, आपके लेट्स सपोज यहाँ पर पर्सन सर्च करते तो हर एक सर्च इंजन आपको डिफरेंट आउटपुट देता। ये देखो, सबका डिफरेंट आउटपुट है, ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीजें सेम होगी, बट सारा एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन देखें तो इंफॉर्मेशन को अलग अलग सर्च इंजन पे चेकआउट करें, सिर्फ एक सर्च इंजन पे स्टिक नहीं रहना। इस चीज का मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और थोड़ा सा परप्लेक्सिटी एआई का भी यूज करो। ठीक है, परप्लेक्सिटी एआई का भी यूज करो जनरल चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एआई हमें यूज करना पड़ेगा, तभी हमारे लिए चीजें बेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल, प्री हैकिंग वेबसाइट्स। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे डीप रिसर्च यूज नहीं किया, जो कि साइन इन करने के बाद आप यूज कर सकते हो।
वो और अच्छे से आपको रिसर्च करके सारी वेबसाइट्स को सर्च आउट करके देगा, है ना। तो परप्लेक्सिटी मुझे काफी अच्छा लगता है रिसर्च बेसिस के लिए। एंड दूसरा मैं यूज करता हूँ जेमिनी। रिसर्चिंग के काम का इनके अलावा और कोई तोड़ है नहीं, तो इनका रिसर्च बहुत स्ट्रांग लगता है मुझे। ओके, वेल आई यूज मल्टीपल टूल लाइक फोन इन्फो का। नहीं, फोन इन्फो का बकवास है, वो नहीं काम का। फोन इन्फो का, इंस्टा इन्फो का, ये सब जो आप इंस्टाग्राम या फोन नंबर्स की कोशिश करते हो, ये टूल्स कोई काम के नहीं है। एंड ये बस तब काम के थे जब उनका फ्रेमवर्क उनके अकॉर्डिंग था। अब फ्रेमवर्क उनके मैचिंग नहीं है, तो वो वर्क नहीं करते। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है फंक्शनैलिटीज क्या क्या यूज हुई है, जो कि आप टेक्स्ट टैग से पता कर सकते हो, ठीक है। अब हम और चीजों को भी जानते हैं, है ना। अब थोड़ा और प्रैक्टिकली करेंगे हम लिनक्स पे जाके। अब हमारा काम होगा लिनक्स पे करने के लिए आप काली लिनक्स यूज कर सकते हो। मैं यहां पर पैरेट यूज कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी यूज कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमांड्स जो अभी हम यूज करेंगे, जो भी कमांड्स हैं, वो सारे सेम रहेंगे, तो डोंट वरी विद, ठीक है। बट क्योंकि अब ये थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट है, इसमें हम थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम रखते हैं एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक एंड देन फिर इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो कहीं जाना मत, है ना। बस छोटा सा ब्रेक रख रहे हो एंड देन फिर हम लिनक्स पे बढ़ना शुरू करेंगे। ग्रेट। ओके, चलिए अब हम वापस शुरू करते हैं। इसको अभी हम बंद कर देते हैं एंड हमारी मशीन को स्टार्ट कर दें, ठीक है। यहाँ मैं वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ। पैरेट ओएस को हम पावर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। एंड लेट इट स्टार्ट। ठीक है, इसको स्टार्ट होने देते हैं। Okay, let's log in here. Come in. sudo permissions में यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स या बेसिक चीजों के लिए आप कुछ चीजें यूज कर सकते हो। जैसे पहला है whois। लेट्स सपोज मैं whois करता हूँ amazon.in, ठीक है। जब मैं www लिखता तो और ज्यादा सही रहता, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं whois amazon.in लिख लेता हूँ। चलिए, मैं प्रॉपर एक काम करते हैं। HTTPS तो नहीं लगाना पड़ेगा, रुको। नहीं, हम यहाँ से देख लेते हैं डायरेक्ट हमें डोमेन के लिए क्या यूज करना है, ठीक है। हम डायरेक्ट होस्ट दे देते हैं एंड amazon.in। इस बार दूसरी वेबसाइट ट्राई कर लेते हैं, माइट बी वेबसाइट वो इस रिकॉर्ड ना दे रही हो। amazon.in नहीं दे रही थी, हमने .com किया तो वहां से हमें डिटेल मिली है। अब यहाँ से डिटेल्स चेक करते हैं। स्क्रॉल अप करते हैं, यहाँ डिटेल आ गई, ठीक है। डोमेन नेम आ गया, अपडेट डेट, क्रिएशन डेट, रजिस्टर्ड डेट, है ना। ये तो चलो, जिसने पे वेबसाइट होस्ट हो रही है उनकी डिटेल्स है, तो ये हमारे उतनी काम की नहीं है। नेम सर्वर्स हमारे काम आते हैं। नेम सर्वर्स आपको मिल गए NS1 NS2, है ना। दोनों नेम सर्वर्स की डिटेल आपको यहाँ मिल गई, जरूरी है हमारे लिए। एंड ये तो कुछ बेसिक डिटेल्स है, ये हमारे काम की नहीं है। फिर और डेटा, ठीक है। डिटेल्स, फोन नंबर्स, ईमेल hostmaster@amazon.com। होस्ट मास्टर से उन्होंने एडमिन का नाम रखा है, राइट। एंड सो ऑन, कुछ डिटेल्स। तो whois कमांड से आप कुछ चीजें यहाँ पता कर सकते हो। सेम आता है NS लुकअप,
ना एनएस लुकअप भी ऐसा ही काम करता है। ये देखो, नेम सर्वर्स एंड उनकी डेडिकेटेड आईपीज आपको बता देता है। ठीक है। और अगर आपको करंट आईपी चाहिए, अभी जैसे इस प्रोसेस को मैं एक बार रोकता हूँ, आपको सिर्फ करंट आईपी चाहिए तो आप सिंपली पिंग कर सकते हो, है ना। और डायरेक्टली आपको जो आईपी वहां पर उस समय करंटली आपके नेटवर्क पे वहां पर जिससे वो कनेक्ट होगा, सॉरी डॉट कॉम लिखते हैं ना, क्योंकि ये उसी का पार्ट है, तो वहां से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, वो ब्लॉक करता है। अब लेट्स सपोज जैसे यहाँ पिंग मेरी ब्लॉक हो चुकी है, तो यहाँ मैं दूसरा तरीका यूज करके एनमैप से डिटेल्स निकाल सकता हूँ, है ना। ठीक है, नो पिंग स्कैन, बट स्टिल यहाँ पे चलो लेट हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ आईपी मिल गई है। करंटली ये आईपी यहाँ यूज हो रही है। ऑब्वियसली ये पब्लिक आईपी है, तो हमें ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। स्टिल मैं चीजें जल्दी जल्दी क्लियर करता जा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कुछ इश्यू होता है तो चैनल पे कुछ इम्पैक्ट ना हो। बाकी सारा हम लीगल परमिशंस के साथ ही कर रहे हैं। ठीक है। ओके, मैं एक बार ये चीज चेक कर लेता हूँ, दी हार्वेस्टर टूल पहले से इंस्टॉल है या नहीं। ओके, इसके अंदर पहले से इंस्टॉल नहीं है। अभी हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, वरना फिर बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, टर्मक्स पे टर्मिनल पे जाके एंड गिटहब से उसको गिट क्लोन करके यूज कर लेना, जैसा मैंने आपको बताया था। राइट, उसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एनमैप। ये वैसे तो ऑब्वियसली बात है, नेटवर्क स्कैन करता है, लेकिन नेटवर्क स्कैनिंग के लिए भी यहाँ पर हमें पता होता है, अगर आईपी नहीं चाहिए पता है तो भी ये यूज होता है। सीधा आप डोमेन लिखो एंड डिटेल लिख दो, डैश डबल वी या डैश वी का मतलब वर्बस, जो भी कर रहे हो वो हमें बताओ। अभी यहाँ मैं ज्यादा कुछ फैंसी स्कैन्स नहीं लगा रहा हूँ कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बस मैं एक सिंपल अनमैप स्कैन को रन कर रहा हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। स्टिल ये स्कैन चलता है, तब तक अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे चैट में बता दो, मैं उनके आंसर्स आपको कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ले सकता है एनमैप का स्कैन। ठीक है। ठीक है, दो पोर्ट्स ऑब्वियसली एटीएन 443 ओपन मिलनी ही है, तो यहाँ पर वो पोर्ट्स एंड सर्विसेज ओपन मिली है। ठीक है, तो लेट इट डू। वैसे यहाँ पे ये 1000 पोर्ट्स पे स्कैन करता है बाय डिफॉल्ट। सब पे करना है तो पी डैश पी लगाना पड़ता है, ताकि सारी पोर्ट्स को स्कैन करे, 0 से लेकर 65535 तक। ठीक है, लेट इट बी। ओके, नहीं, यू कांट यूज टर्मक्स टू प्रैक्टिस। टर्मक्स सिर्फ एक एमुलेटर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रोफेशनली आपको वो कहीं हेल्प नहीं करेगा, ना ही उससे आप कुछ कर पाओगे। इतना बेसिक छोटी छोटी चीजें देख सकोगे बस, है ना। बट अगर आपको छोटी चीजें देख के उनसे खुश होना है तो टर्मक्स यू कैन कंसिडर। बाकी आई डोंट थिंक इट्स अ गुड चॉइस टू फोकस ऑन दैट। ठीक है, टर्मक्स को मैं वैल्यू नहीं देता हूं इतनी। ठीक है। हाँ, एनमैप से आईपी स्कैन करने पे मेरा पब्लिक आईपी ब्लॉक हो सकता है क्या? अगर कोई अटैक्टिव यानी थोड़ा ऐसा जिसमें स्किल लेवल स्कैन लेवल फास्टर हो और थोड़ा पैकेट्स डिफरेंट भेज रहा हो, तो हो सकता है, बट उससे हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम हर सेकंड आईपी बदल सकते हैं ना। मैंने आपको आईपी बदलने की टेक्निक बता रखी है, एक चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जिसमें हर सेकंड आप कैसे अपने आईपी बदल सकते हो वो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है, फॉर विंडोज एज वेल एज फॉर लिनक्स। तो वो वीडियो चेकआउट करो चैनल पे जाके, आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। अदर अल्टरनेटिव विदाउट पीसी नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप ये कर सकते हो कि कोई रिमोट क्लाउड सिस्टम पे आप ऐसा कर सकते हो कि क्लाउड सर्वर पे लिनक्स इंस्टॉल कर लो, डॉकर टाइप, एंड उसको वीएनसी कनेक्शन उसके अंदर इंस्टॉल करके अपने फोन से उस वीएनसी सिस्टम को जोड़ के चला सकते हो, है ना। ये कंसिडर कर सकते हो, ताकि वो ये रहेगा कि रिमोटली पीसी चल रहा है, लेकिन आप उसे यूज फोन में कर रहे हो, वो स्टिल बेटर है। यानी अगर मुझे कभी फोन के अंदर यूज करना होगा, मैं तो यही करूंगा, क्लाउड सर्विस पे डॉकर इमेज के थ्रू मैं एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, उसको वीएनसी कनेक्शन के थ्रू पब्लिक कर दूंगा विद आईडी एंड पासवर्ड,
तो मुझे ही वो आईडी और पासवर्ड पता होगी, वो आईपी सिर्फ मुझे ही पता होगी, उस आईपी पर कनेक्ट होऊंगा, आईडी और पासवर्ड डालूंगा एंड वीएनसी सिस्टम से उस क्लाउड सिस्टम को यूज कर सकता हूँ जहां भी मैं चाहूँ विथ माई फोन। ये एक कंसिडरेबल तरीका हो सकता है, बट टर्मक्स नेवर, आई डोंट कंसिडर दैट मच बेटर एंड प्रोफेशनल। ठीक है, चलो। हाँ, यूज रेस्पबेरी पाई यूज किया जा सकता है, दैट्स अ गुड ऑप्शन। या यू कैन यूज रेस्पबेरी पाई, वेल एंड गुड है। स्टार्टिंग के लिए आपका पूरा एक मिनी पीसी बन जाएगा वो, तो रेस्पबेरी पाई कर सकते हो, दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन। चलो, अब यहाँ पर स्कैन रिजल्ट्स आ गए, ये पोर्ट्स ओपन में लिए, यानी आपको ये पता चल गया कि कहाँ कौन सी पोर्ट्स ओपन है। ऑब्वियसली आप इसमें एसवी लगा के वर्जन स्कैन भी कर सकते थे, ताकि आपको उसके पर्टिकुलर वर्जन्स मिल जाए, वो फायदा हो सकता है ना। और आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाएगी और इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाओगे। ठीक है। अम, अहमद कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विंडोज लो या मैक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो अब देखो ये क्या कर रहा है, पोर्ट स्कैन करके एंड उसी के फिर जो पोर्ट्स पे सर्विसेज चल रही है उनके वर्जन्स आपको बताएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगा, ये स्कैन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेट दिस रन। देखो जो पोर्ट क्लोज्ड है उन पर अटैक कैसे करोगे आप, राइट, क्योंकि क्लोज्ड पोर्ट पे अगर कोई सर्विस ही रन नहीं हो रही है तो आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी वे टू कनेक्ट इट। और अगर कनेक्ट नहीं कर सकते देन देयर इज नो वे टू अटैक दैट, सिंपल है ना। मैं बार बार सेम कमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा, मैंने आपको जवाब बता दिया है ना, कि आप कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक लो या विंडोज, जो आपका काम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेसिक सिस्टम से भी काम हो जाएगा। ओके, क्योंकि जैसा आपका काम है उसमें आपको कोई इतना हाई सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, बेसिक से काम बहुत आसान हो जाएगा। बस वही है कि क्रैक सॉफ्टवेयर मत डालो, है ना, मालवेयर या मलिशियस वेबसाइट्स पे मत जाओ, अनसेफ चीजों पे मत जाओ, सिंपल है, दैट्स इट, है ना। हाँ नवीन, वेरीफाई सेटअप पर वीडियो श्योर, उस पर भी हम बात कर लेंगे, है ना। बाकी ऐसा कुछ उसमें हाई एंड नहीं है, बहुत इजी है वो भी रेस्पबेरी पाई वाला। और फिल्टर्ड पोर्ट का क्या, हाँ फिल्टर पोर्ट का किया जा सकता है। देखो फिल्टर पोर्ट ये बता रही है कि वो पोर्ट ओपन है, उसके लिए हमें स्कैन टाइप चेंज करना पड़ता है। क्यों, फिल्टर पोर्ट किसी भी टेक्निक के थ्रू फिल्टर हो रही हो, तो फायरवॉल या आईडीएस, तो हमें पहले ये पता करना है उस पर सर्विस क्या चल रही है, तो वहां पर फायरवॉल बाईपासिंग स्कैन आप यूज कर सकते हो, है ना। तो वो आप यूज कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, उससे आपको उस पर चल रही सर्विस मिलेगी, उस चल रही सर्विस के अकॉर्डिंग आप फिर टारगेट करोगे and जो भी सर्विस हो रही होगी वहां पे उसके कंपेरेटिव, जैसे जो भी सर्विस होगी उसके हिसाब से आपका अटैक सर्विस डिसाइड होगा, उसके हिसाब से आप टारगेट करोगे। ओके, साकिब अहमद, मैं आपको जवाब दे चुका हूँ आपके क्वेश्चन का 2 बार, राइट। तो आई थिंक आपको पता चल जाए गया होगा कि आप कौन सा चाहिए आपको सिस्टम। चलिए, 50% यहाँ पर स्कैन कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा टाइम और एंड देन आगे का स्कैन भी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चीज ऐसी होती है जो हमें डिफरेंट करनी पड़ती है, हमारे भी, क्योंकि वो भी सीखने ही आए हैं, बट उनके क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो क्वेश्चंस तो करना बुरी बात नहीं है, बस वो है कि आपके क्वेश्चन के आंसर को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, तो बस वही चीज है। चलो, यहाँ पे डिटेल्स आ गई है हमारी, प्रिंटिंग भी है, क्या क्या चीजें रन हो रही है वो बता दिया। सेकंड स्कैन में यहाँ ये क्लोज्ड बता रहा है ना। आई थिंक पहले भी इसने क्लोज दिखाया था क्या, आई डोंट हैव नोटिस्ड, या
क्लोज्ड बताया, तो क्लोज्ड ये यहाँ पर मुझे फायरवॉल बाईपासिंग स्कैन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में पता चलेगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है। वॉइस इशू, let me just check. um, just a second, just check that. Okay, आई थिंक अब कोई इशू नहीं आएगा ऑडियो का, है ना? अब ऑडियो सही आ रही होगी। ग्रेट। ठीक है। या व्हेन द पोर्ट इज ओपन, जब पोर्ट ओपन होती है, जब आप फिर आगे फर्दर अटैक करते हो, फिर वहां आपका डिफरेंट टेक्निक्स को आपको फॉलो करना होता है, एनुमरेट करते हो और डिटेल निकाल के उनके ओपन सर्विसेज पे जिस सर्विस को यूज किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लोरेशन परफॉर्म करते हो, है ना? फ्रेगमेंटेशन से भी नहीं, हमें फ्रेगमेंटेशन, देखो फ्रेगमेंटेशन तो एक तरीका हो गया, हमें पैकेट फ्रेगमेंट कर सकते हैं, हम स्कैन टाइप चेंज कर सकते हैं, हम फिनिश स्कैन यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वेज, राइट? इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है ना? अभी हम ओसेंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तो तरीके ये हो गए। एक आप कंसिडर कर सकते हो डिग कमांड, जो बहुत बेस सरफेस लेवल पे काम करता है, स्टिल इट इज गुड। जैसे यहाँ मैं amazon.com को ही डिग कर लेता हूँ, डिग एन amazon.com। देखो, नेम सर्वर्स बता दिए, ए रिकॉर्ड्स, क्वाड ए रिकॉर्ड्स, एनएस रिकॉर्ड्स, ये डिटेल्स ये बताता है। ठीक है, तो उनकी आईपीस क्या क्या है यहाँ दिख गई, एनएस रिकॉर्ड्स यहाँ आ गए, एनएस के आईपीस दे दी, क्वाड ए यानी IPv6 यहाँ बता दी इसने। तो यहां से हमें थोड़ा बहुत आईपी रिलेटेड चीजों का अंदाजा हो जाता है, राइट? तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है ऐसे केस सिनेरियोज में। ठीक है, तो ये आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ओके। ओके, हाँ, वॉइस इशू माइट भी थोड़ा टेक्निकल क्लिप्स को ही आ गया होगा, है ना? इस वजह से वॉइस इशू हो सकता है, राइट? एनमैप फायरवॉल को बाईपास नहीं करता, एनमैप फायरवॉल्स को फिल्टर करके अपने स्कैन वहां पहुंचाता है, क्योंकि हमें स्कैन टाइप से ना चीजों को डिफरेंट करना होता है, क्योंकि फायरवॉल्स आईडीएस जो है ये एक सेट ऑफ रूल्स पे काम कर रहे हैं। अगर आप एनमैप के डिफरेंट स्कैन्स करके वो सेट ऑफ रूल डिटरमाइन कर लेते हो, तो उस लूप से या उस फिल्टर से बचने का एक तरीका हो सकता है। ऐसे कई बार क्या होता है, पैकेट के टाइप पे ब्लॉक लगाया जाता है कि इस टाइप का पैकेट नहीं आना चाहिए, तो आप पैकेट के टाइप को चेंज करके स्कैन कर दो। जैसे पोर्ट मैनिपुलेशन, कई बार किसी स्पेसिफिक पोर्ट से आए हुए डेटा को ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाले को पता है कि एनमैप का डिफॉल्ट स्कैन दिस नंबर ऑफ पोर्ट पे चलता है, उस पोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं वो। तो हम क्या करते हैं, पोर्ट मैनिपुलेशन से जनरली मैं क्या करता हूँ, 80 या 53 जो कि डीएनएस पोर्ट होती है उसको यूज कर लेता हूँ। डीएनएस वाली पोर्ट रहती है 83 53, तो उससे स्कैन किया तो उसको लग रहा है सर्वर से कुछ डेटा आ रहा है, तो माइट भी उसे फिल्टर आउट कर देगा। तो ये चीजें होती है, हमें बहुत तरीकों से स्कैन को चेंज करना पड़ता है ताकि हमें बेस्ट आउटपुट हमारा मिल सके। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अहमद, इस पे हमने पहले भी बात कर रखी है ना? आपने ये सवाल मुझसे पहले भी कई लाइव्स में पूछा है, and मैंने आपको ये चीज बता रखी है ना? कि सिक्योरिटी बस कैसा भी हो, अभी आपने जैसा क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग आपका काम था, वो किसी से भी हो जाएगा, कोई भी स्पेसिफिक बेसिक लैपटॉप, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सिक्योरिटी बस वाली जो बात है, इसका मैं आंसर आपको पहले भी लाइव पे आपको बता रखा है, आप ही को बता रखा है कि सिक्योर आप रखते हो, बाकी हैक तो मैक भी होता है, स्कैम तो उनके साथ भी हो जाते हैं, तो बस आपको अवेयर रहना पड़ेगा, तब आप सेफ रखोगे। बाकी हर कंपनी अपने सिस्टम्स को बेस्ट सिक्योर रखती है। ठीक है। हैक द बॉक्स, देखो टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज बता देता हूँ। हैक द बॉक्स के अंदर कुछ पॉलिसीज है ना, तो वो लाइव के अंदर ऑब्वियसली वो अलाउ करते हैं, है ना? मैं आपको इनकी पॉलिसीज दिखाता हूँ, यहाँ पे पॉलिसीज। ठीक है, यहाँ पे अब ये खैर आप एक बार, मैंने तो सारी चीजें इसकी पढ़ी है ना, फिर मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ। अब इस पे मैं ना सिर्फ रिटायर्ड मशीन्स पे आपको प्रैक्टिस करा पाऊंगा, जैसे ये अलाउ कर रहा है। सेकेंड चीज कि यहाँ पर मैं कीज जो है, जो मुझे डेटा मिला है, फाइंड आउट हुई है, जैसे जो फ्लैग्स मिलते हैं,
वो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, यानी मुझे फिर उसको ब्लर करना पड़ेगा। तो वो लाइव पे मैं ब्लर नहीं कर पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है। राइट, वो प्लेटफॉर्म आपको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है, वो कहता है आप जो चाहे करो। तो उस प्लेटफॉर्म्स में मैं लाइव लिख रहूंगा। ठीक है। नहीं, आप काली नेट हंटर रूटर फोन में भी टर्मक से चलाओ, मैं तो नहीं मानता। राइट, क्योंकि मेरे लिए ये है कि आप किसी भी चीज को, जस्ट सेकंड गाइस। ओके, सॉरी। मेरे तो बस यही है कि जो टर्मक्स है वो एक एमुलेटर चीज है ना। वो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोवाइड करा रहा है सारे फीचर्स या सारे चीजों को यूज करने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका सिस्टम तो वही है ना। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ वाईफाई रिलेटेड टैक्स की, वाईफाई कार्ड तो आपका फोन का छोटा सा ही है, प्रोसेसर तो छोटा सा ही है, रैम छोटी सी ही है ना, वो उतने लोड हैंडल ही नहीं कर पाएगी। तो रियल टास्क में जितना लोड जनरेट होता है ना, वो आपका फोन हैंडल नहीं कर सकता। अगर आप बोलो मेरे पास सैमसंग का फोन है, 12 GB रैम है, 16 GB रैम है, आईफोन है जिसकी रैम इतनी है, स्टिल वो रैम कहीं न कहीं फर्क पड़ता है। नहीं तो आप 16 GB के पीसी के अंदर जो गेमिंग करते हो, वो 16 GB के जो आपके फोन में है, वो और ये फर्क क्यों दिखती है ना। हार्डवेयर जितना मिनिमाइज करोगे ना, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, डेटा छोटा हो जाता है, साइज छोटी हो जाती है, ऑब्वियसली हार्डवेयर की हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि छोटी साइज में हीट होना ज्यादा पॉसिबल हो जाता है, फोन गर्म जल्दी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कितना भी कोशिश कर लो, जो काम आपका एक पीसी कर सकता है या एक लैपटॉप कर सकता है, वो आप टर्मक से एंड्रॉइड के अंदर या मैक के अंदर भी सोच नहीं सकते हो। क्योंकि वो कॉम्पैक्ट किसी भी चीज को अगर आप कर रहे हो, तो आप उसके हार्डवेयर को चेंज नहीं कर रहे हो ना, तो कैपेसिटी बदल जाती है, तो हाई लिमिटेड टास्क नहीं हो सकते। मैं अगर काली नेट चला भी लूं, टर्मक चला भी लूं, मैं जो हैकिंग यहाँ करता हूँ मेरे पीसी में, वो नहीं होगी, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, क्योंकि उतनी कैपेसिटी ही नहीं है किसी एंड्रॉइड डिवाइस की। दैट्स व्हाई मैं टर्मक्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। ठीक है, दैट्स द मेजर रीजन। बाकी रूट करके तो टर्मक्स भी चलता है, कुछ टूल्स चला सकते हो, लेकिन कुछ टूल चलाने का नहीं है ना, आपको सिर्फ काम चलाओ चीजें नहीं चाहिए, आपको चाहिए रियल स्किल। दैट्स द पॉइंट। इसीलिए मैं टर्मक्स को ज्यादा एंटरटेन नहीं करता हूँ। मैं टर्मक्स रिलेटेड सवाल में आपको टर्मक्स को एलिमिनेट करने की ही बोलता हूँ, और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, वल्लभ इज गुड, वी कैन गो फॉर वल्लभ। वल्लभ में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वल्लभ यूज करेंगे हम। ठीक है। ठीक है अहमद, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। हाँ, यू कैन कंसिडर रेस्पबेरी पाई। रेस्पबेरी पाई इज एन गुड ऑप्शन। राइट, अगर आपको कॉम्पैक्ट ही चाहिए तो रेस्पबेरी पाई को कंसिडर करो, है ना। बट जैसे देखो, ऑब्वियस ये बात है, जो डिवाइस बनाया ही गया है ना उस चीजों के लिए, उनको हम नहीं कर सकते। ठीक है, वो डिवाइस ही उनके लिए नहीं बना है, तो जो डिवाइस उन कामों के लिए है ही नहीं, उस पर कैसे करोगे। अम, अभी भी मेरी वॉइस ग्लिच हो रही है क्या, एक बार मुझे बता दो। तो स्टफ, कुछ चीजें मैंने बदल दी है। अब मुझे बताओ, अब एक बार वॉइस सही आ रही है या ठीक है। ओके, ठीक है, एक सेकंड, अगर आपके अभी भी थोड़ा सा ग्लिची है तो जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेक दैट। ओके, चलिए, माइट बी अब सही होगा। हाँ, जो सही नहीं, आपकी बात सही है, जो पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, रास्पबेरी पाई इज एन गुड ऑप्शन। राइट, 4 GB के अंदर गाड़ी तक चला के आपके बेसिक टास्क हो जाते हैं, है ना, उतना बेटर है वो। योर माइक नेम, हॉलीलैंड लार्क मैक्स। हॉलीलैंड लार्क मैक्स यूज करता हूँ, वायरलेस लेवलियर माइक है।
एक मेरे पास कंडेंसर माइक भी है, बट आई डोंट थिंक सो लाइव के लिए वो कंडेंसर माइक ऐसे बीच में आता हुआ अच्छा लगेगा, तो मैं उसको साइड में रखता हूँ, है ना। एक माइक और है, बट स्टिल मैं प्रेफर ये करता हूँ, इसकी क्वालिटी अच्छी है। हाँ, हो सकता है जो मैंने प्लगइन्स वीएसटी के ऐड करे हो तो थोड़ा वो ग्लिच दे रहा हूँ, है ना, ताकि क्या आपको वॉइस क्लियर आए, ताकि क्या बैकग्राउंड में मेरी वॉइस जैसे मतलब इको ना करे, है, तो क्रिस्प रहे, वो चीजें, है ना। जैसे अभी जो कल परसों परसों वाली लाइव में आप लोगों को जो ग्लिच देखने को मिल रहा था ना ऑडियो का, वो एक प्लगइन की वजह से था। राइट, तो वो प्लगइन की वजह से वो इशू आ रहा था, तो मैंने उसको सेट किया, देन उसके बाद कल की लाइव में ऑडियो क्लियर थी। अभी भी क्लैरिटी आपको आ रही होगी, है ना। हैकिंग लैपटॉप में जीपीयू मैटर, जीपीयू से आपको फायदा मिल जाता है ना, टास्क एंड प्रोसेसिंग यूनिट 5 बढ़ जाती है, लेकिन इतना नहीं, आपका काम उतना नहीं चलता है, ठीक है। तो जीपीयू से आपका फायदा है, बट ऐसा नहीं है कि काम चलाने के लिए जीपीयू ही चाहिए, नहीं, विदाउट जीपीयू भी आपका काम हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट आस्क द टीम। जस्ट अ सेकेंड गाइस। किंग टॉप का स्पेसिफिकेशन मिनिमम, देखो मिनिमम स्पेसिफिकेशन तो ये है कि 8 GB रैम हो, ना, प्रोसेसर अच्छा हो, यानी i5 फिफ्थ जेन ऊपर से प्रोसेसर हो। सही आ रही है वैसे बाकियों को, टीम तो क्या, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, रैम 8 GB, आपका प्रोसेसर i5 फिफ्थ जेन के ऊपर हो, जिसमें आप काम चला सकोगे आराम से। स्टोरेज आपको चाहिए, है ना, जितना मतलब अराउंड 100 GB तो खाली होनी ही चाहिए। उसके अलावा आप और अगर यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो बढ़िया होगा। ओके, ये चीज है। राइट, हाँ नबील, कह सकते हैं ऐसा अपन। राइट, चलो, ये चीजें हो गई, आज हमने ये चीजें डिस्कस करी है। अब ओसेंट की अगर हम बात करें, तो ओसेंट के अंदर स्टिल और चीजें बच जाती है ना। ओसेंट अगर हम जनरली देखें, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब मैं चलता हूँ वापस से स्क्रीन पे। हाँ, मैं बर्ब सूट को ऑन करता हूँ। अब बर्ब सूट वैसे तो वेब रिलेटेड, ऑब्वियसली स्टिंग स्टिंग के लिए होता है, ये आपको इंफॉर्मेशन भी गैदर करता है। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी एक अच्छा टूल है। अपडेट अभी कर देंगे, पता नहीं कितना टाइम हो गया कि अब, बट कर ही नहीं रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ओपन करते हैं। हाँ, लेट्स गो फॉर वेबसाइट पीएचपी, हम टेस्ट पीएचपी पर ही चलते हैं। सर्च इट, पीएचपी पे आते हैं, तो पता है, वापस चलते हैं इस पे। और सबसे पहले तो हमारे पास दूसरा टारगेट भी है। चालू हो गई वेबसाइट, इसको मैं करता हूँ ऐड टू स्कोप। यस, शो ओनली स्कोप, ताकि मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं मिले। क्लिक, बेसिक चीजें कर रहा है, इसको मैंने सिंपल किया, स्कैन, ओनली क्रॉल, ओके, ये क्रॉल स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या, वेबसाइट्स पे पेजेस पे मुझे पेजेस बता रहा है। अब यहाँ मुझे इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गया, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो देखो साइट का प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पर क्या फाइल से, सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी मुझे ऐसे, इसको मैं पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसको एक्टिवली स्कैन करूंगा तो और चीज बता देगा मुझे। देखो, स्कैन करके यहाँ और चीजें मिल गई। एक्टिवली अब ये क्या कर रहा है, वेबसाइट पे जा जाके देख रहा है ये। तो इसने एक एक्टिव स्पेस,
मैं चाहूँ तो सीधा इसके यहाँ पर इसको मुझे थोड़ा-सा इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, इस टैब को। बट यहाँ नहीं तो मैं इस पे क्लिक करके इसको सेंड टू रिपीट सेंड रिस्पॉन्स को कर सकता हूँ। रेंडर है ना? ये कर सकते हैं। तो इससे आप अच्छी इन्फॉर्मेशन, अब देखो लॉगिन मिला, हमें कुछ क्रॉस डोमेन एक्सएमएल फाइल, इसकी डिटेल्स यहाँ मिलेगी, इसमें कुछ इश्यू भी वो यहाँ मिल गया, हमें लिखा हुआ दिख गया। तो फॉर दैट phases is working the best. Okay. ओके, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। वैसे वर्बसूट के कुछ और एक्सटेंशंस भी हैं। बी स्टोर पे आके आपको एक्सेल प्लस प्लस मिल जाएगा, इसको कंसिडर कर सकते हो, है ना? अभी इस वर्जन चाहिए मुझे, उसके लिए अपडेट करना पड़ेगा, कर देंगे। एंड स्कैनिंग के लिए एक और था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, नाम माइनर पैराम स्पाइडर नाम से है वो। पैराम माइनर है या पैराम स्पाइडर है? इसके अंदर स्पाइडर है या माइनर है, मुझे वो कंफर्म नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। पैराम माइनर है, स्पाइडर गिटहब पे मिल जाएगा, पैराम स्पाइडर गिटहब पे मिल जाएगा, माइनर टूल जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। सपोज लेट्स इंस्टॉल दैट, आप फिर टारगेट माइनिंग कर सकते हो, है ना? यहाँ पर फिर आप एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो, पैराम माइनर, गैस एवरीथिंग को यूज कर दूंगा मैं, गैस एवरीथिंग। ये हमारे लिए डिटेल्स ला के देता है। यहाँ पे देखो और चीजें होंगी, है ना? फिर उसको चेक करता जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। गॉट? ऐसे हम कर सकते हैं। अभी के मैं वर्कसूट को बंद कर रहा हूँ। और भी तरीके हैं जिन पे आप लोग कंसिडर कर सकते हो, बातें करेंगे धीरे धीरे, है ना? उसके अंदर अभी आपको जरूरत पड़ेगी, राइट? चलो राइट। ओके। दानिश, इसका तरीका है, लेकिन हम उस पर भी आज बात कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक वो नहीं है। ओके, ब्रेक के पहले वॉइस अच्छा था, माइट बी, जस्ट अ सेकंड, मैं समझ गया इशू है। ओके, जस्ट अ सेकंड, मुझे इशू हो गया, क्या इशू आ रहा है, मिनट। ओके, सो आई गेस अब आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी, अब वॉइस के अंदर ग्लिचेस ज्यादा नहीं होंगे, है ना? क्योंकि अभी मैंने सेटिंग्स को थोड़ा चेंज कर दिया है, अब सारी चीजें सही आ रही होगी, है ना? नहीं नहीं, माइक का वो इशू ये था कि मैंने जो प्लगइन रखा है नॉइज रिडक्शन के लिए, तो वो नॉइज रिडक्शन में क्या हो रहा है, जैसे ही मैं थोड़ा धीरे बोलने लगता हूँ, ऑब्वियसली क्योंकि 1.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे मैं मेरी आवाज धीरे कर रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, वो मेरी आवाज की जो लो एंड्स है उनको काट दे रहा है। तो इस वजह से आपको आवाज है ना ग्लिची साउंड आ रही होगी, लेकिन जब मैं वापस नॉर्मल टोन में बोलता हूँ तो वो क्लियर हो जाती है। तो क्या इतनी देर से मैं बोल रहा था, पानी भी नहीं पिया, तो वो शायद इस वजह से आ रहा होगा ऐसा, है ना? तो वो मैंने चेक कर लिया कि वो मैंने ट्राई किया ना, तो वो ग्लिच वहीं आ रहा था, जो मेरी लो एंड वॉइसेस थी उसको नॉइज रिडक्शन वाला प्लगइन दे रहा था। यस, चलिए। तो आई गेस आप लोगों को अब ये चीजें क्लियर हो गई होगी। आपको मैं बस यही गाइड करूंगा कि एक बार ओसेंट फ्रेमवर्क पे जाना, ओसेंट फ्रेमवर्क को जाके एक बार चेक करना, एंड ओशन फ्रेमवर्क को एक बार एक्सप्लोर करो, उसको ट्राई करो। कुछ चीजें वहां पर पेड हो चुकी है, उनको भूल जाओ, छोड़ो उनको। जो चीजें फ्री है उनको चेकआउट करो, एंड दैट्स इट। उनको चेकआउट करो, उनको यूज करो, एंड से ही हम फिर आगे चीजें सीखेंगे। अब हाँ, आज के सेशन में अब जो हमने टेक्निकल चीजें की, आज हमने उनको चेकआउट किया। आप लोगों का अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझे चैट में पूछ सकते हो, है ना? अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे चैट में पूछ लो, हम उन पे बात कर लेंगे।
Shodan is also a good website for information gathering, right? Information gathering websites की Shodan एक अच्छी वेबसाइट है. साथ साथ आप सेंसस सर्च का भी यूज कर सकते हो. सेंसस सर्च भी एक अच्छी वेबसाइट है. अंकित, वायशाक पे लाइव, श्योर, उस पर भी हम बात करेंगे. वायशाक पे भी हम लाइव देखेंगे. हाउ टू सेंड malicious फाइल फॉर Kali Linux, दानिश, इस पे मैंने आपको पहले ही बोला. हम ये कर सकते हैं, बट आज के लैब का टॉपिक ये नहीं है. इन शॉर्ट आपको अगर बताऊं तो आप क्लाउड फ्लेयर्ड सर्विस यूज करो, उससे आपका काम हो जाएगा. ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है. गिव इट अ ट्राई. बट क्योंकि आज का टॉपिक हमारा उससे रिलेटेड नहीं है, तो उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. गॉट इट? चलिए, बाकी आप लोगों की और क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे बताओ, वरना फिर आज हम इस लाइव स्ट्रीम को इतना ही करते हैं. डिटेल वीडियो, देखो डिटेल वीडियो मैं इस पे नहीं ला पाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस ऑफ यूट्यूब. हाँ, ये चीजें मैं आपको ऐसी एचपी कोर्स के अंदर सिखाता हूँ, तो अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो नंबर यहाँ दिख रहे होंगे, आप टीम को कनेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हो. वहां पर मैं आपको ये चीज सिखा दूंगा. ठीक है, बट ऑब्वियसली यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है. ठीक है. वर्कसूट के ऊपर भी वीडियोस में जल्द आऊंगा, है ना, तो उन पे भी चीजें आएगी. बाकी अब तक जो वीडियोस पहले अपलोडेड हो चुकी है, या जो लाइव हमने पहले रखे हैं, अगर आप लोगों ने वो लाइव्स नहीं देखे तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप उन लाइव्स को जाके देखो, चीजें समझो, सीखो. कोई क्वेश्चन है तो वहां पर ही कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा, या फिर नेक्स्ट लाइव पे उनके सॉल्यूशंस एंड उनकी डिटेल्स आप तक शेयर करूंगा. ठीक है. ओके, जल्दी ही हम बात करते हैं, राइट अंकित, इन चीजों पर भी हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है. सो और कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप लोग पूछिए. एंड आई थिंक तब तक बाद में होने के बाद ही पानी पी लूंगा. चलिए, बाद में पियेंगे. तब तक आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप वही पूछिए. टूल्स पर भी वीडियोस लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, है ना. धीरे धीरे हम सब एक एक करके चीज एक्सप्लोर करेंगे. राइट, अभी तो मुझे आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स का बताना है, सॉक, सीम, इन सब चीजों के बारे में बताना है, तो बताना था अभी बहुत सी चीजें हैं आपको. राइट, तो धीरे धीरे सब पे लाइव आएंगे, वीडियोस बनाएंगे, कोर्सेज भी बनाऊंगा. जैसे मैंने हमारे चैनल के अंदर प्रॉमिस कर रखा था कि अगर 10K सब्सक्राइबर होता है तो एक वाइड एंड लेंदी कोर्स आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो. ठीक है. हाँ, क्या क्वेश्चन है, पूछो. पब्लिक की ओसेंट, आप अगर नॉर्मल डिवाइस है, मतलब वेबसाइट है, तो फिर के ही निकाल सकते हो. लेकिन ओसेंट से आप किसी नॉर्मल फोन की पब्लिक आईपी नहीं निकाल सकते. उसके लिए आपको उससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा. उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है. जैसे हम वो चीजें तो ऑब्वियसली सीखते हैं, मैं आपको ऐसी एचपी में वो सिखाऊंगा. बट अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आप कुछ लिंक ग्रोपर्स जैसे टूल्स को यूज कर सकते हो. आईपी ग्रैबर, ये टूल्स वेबसाइट, वो आपको हेल्प करेगी. राइट, ये ऐसे कुछ लिनक्स के टेक्निक्स हैं जो भी यूज कर सकते हो, बट ऐसे आप ओसम से नहीं निकाल सकते. राइट. हाँ, कुछ सर्च इंजन आपके वर्क नहीं करेंगे ओसम के, जस्ट बिकॉज क्योंकि कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर लिए हैं, एंड कुछ हो चुके हैं पेड, या कुछ ने पूरा अपना काम ही चेंज कर दिया है. राइट, कैसी वेबसाइट पे आप कुछ पे जाओगे ना, आप क्लिक करोगे, आपको लगेगा कि यहाँ पर ये होना चाहिए, बट उन्होंने तो अपना चेंजेस ही कर दिया सारा. तो ऐसा भी होगा. बट हमें तो उन्हीं चीजों को देखना है जो हमारे काम के. टेलीग्राम ओशन पे भी हम बात करेंगे. लाइक वो प्रॉपर एक ऐसा है, देखो डिफरेंट ही टॉपिक चला जाता है. वहां पर आप टेलीग्राम का यूज करके नहीं, टेलीग्राम के डिटेल्स निकालते हो, तो वहां पर आपको थोड़ा टेलीग्राम एंड गूगल सर्च आना चाहिए. वहां पर आप क्या करते हैं, हम एडवांस सर्च ऑपरेटर्स का यूज करते हैं गूगल के, फिर हम ये डिटेल्स निकालते हैं. ठीक है. It's an annual project on network of scans which includes all tech stack, but at the time of showing them, the backend code actually not work and made offline, which same output. I don't think so. देखो, बत्तीश कंप्लीटली उस कोड को देखे बिना तो मैं आपको नहीं कर पाऊंगा कि ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से ये बग आ रहा है ना. दनिश, क्लाउड फ्लेयर्ड, पहले आ रही है ना. ऐसा और भी पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड टनलिंग टूल्स है जिनका यूज किया जा सकता है. ठीक है, इन टूल्स को पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड टनलिंग टूल्स कहा जाता है. ठीक है?
आई गेस अब सारी चीजें हो चुकी होगी। नेक्स्ट लाइव क्या टॉपिक हमें करने चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना। एंड लाइव चैट पे नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि वहां पर मैं चीजें देख सकूं, क्योंकि लाइव चैट अगर मैं लाइव एंड कर देता हूँ तो मैं ज्यादातर वो देख नहीं पाता हूँ, है ना। तो आप कमेंट करना वीडियो में, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं नेक्स्ट क्या होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करना, क्योंकि वहीं पर मैं आप लोगों से पोल रखूंगा कि किस टॉपिक में से नेक्स्ट लाइव कौन से टॉपिक पर रहे। तो वो चीज ज्वाइन करना, ताकि आप उसमें वोट करके नेक्स्ट लाइव क्या टॉपिक है वो पुट दे सके। राइट। सो ऑल आई जस्ट वांट टू से कि सीखते जाओ, जो हमने अभी लिखा उनको प्रैक्टिस करो, ट्राई आउट करो। एंड पिछले लाइव और जो पहले वीडियोस रखी है उनको भी देखो, ताकि आप और कुछ सीख सको अगर इस फील्ड में एकदम नए हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही डिटेल नॉलेज आपको रोज मिलता है। ठीक है। लैब सेटअप पे भी बात करेंगे। लैब सेटअप तो बहुत इजी है, अराउंड 5 मिनट का काम है। मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट वीडियो के अंदर ये लैब सेटअप करना बता दूंगा। 5 मिनट में लैब सेटअप कर सकते हो आप। ओके। आप लोग अगर डेमो सेशन के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो नंबर पे कनेक्ट कर लेना बतिस्ट, या फिर आप जाके फॉर्म मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको फिलअप कर देना। तो जैसे ही हमारा डेमो सेशन शेड्यूल होगा, टीम आपको खुद मैसेज करके उसमें एनरोल कर देगी, एंड आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। तो वो फॉर्म भरते ही आपको जैसे ही सेशन शेड्यूल होता है, आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। चलो ठीक है। लॉट हिमानी। ठीक है, तो ये चीज आज के लाइव सेशन में हमने देखा। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइव पर। और तब तक के लिए आप सीखते रहें, जुड़े रहें शीड्रेस के साथ। तब तक के लिए दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो वी आर बैक अगेन ऑन द लाइव सेशन। एंड आज अपन बात करेंगे नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में। ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, डू लाइक इट। और आगे अपन चीजें जो सीखते जाएंगे उनको नोट डाउन करते रहना। राइट। एंड आपके लिए ऐसे ही हम और सेशंस लेकर आते रहेंगे। अब शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर रख ही लेते हैं। ठीक है, वो जरूरी है। ओके। वॉइस अभी भी स्लो आ रही है क्या, या लो आ रही है क्या? वैसे अब आनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, अगर अगर अभी भी आ रही है तो मैं थोड़ा माइक का गेन और बढ़ा दूंगा, ताकि वॉइस क्लियर हो जाए। ओके, आई गेस क्लियर होगी सभी को। ठीक। चलो, तब शुरू करते हैं, है ना। अभी वैसे काफी कम लोग ज्वाइन हुए हैं, बट स्टिल अपन तो टाइम पे ही शुरू करते हैं, ताकि चीजें फर्दर मूव ऑन कर सकें अपन। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, जो स्पेशल लाइव है वो रखते हैं। राइट, वो कल रखने की सोच रहा हूँ मैं। और अगर आज के लाइव का रिस्पांस अच्छा रहता है तो माइट भी हो सकता है कल 2 स्पेशल लाइव हो जाए। ठीक है। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अगर अभी भी वॉइस लो आ रही है तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब मुझे बता दीजिए अब क्लियर है या नहीं है। आई गेस मैंने माइक का गेन अभी इंक्रीज कर दिया है, तो आई गेस अब आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, एक बार मुझे चैट में ड्रॉप करके बता दो क्लियर है या नहीं है अब साउंड। चलो ठीक है। Okay. वैसे हाँ, आप लोगों को अब जैसा मैंने बोला था, कल के जो लाइव सेशंस हैं, जो मैं कल लाइव 2 प्लान कर रहा हूँ, डिपेंडिंग कल एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। राइट।
ओवरऑल सारा आपके आज के सेशन के रिस्पॉन्स पे रहता है ना? आप लोग कितना इस लाइव सेशन को लाइक करते हो, शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड सो ऑन, राइट? इसके इंटरैक्शन पे सारी चीजें मैटर करेगी। लेकिन आज अभी अपन ज्यादा टाइम इन बातों पे ना लगाते हुए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, जहां पे हम आज नेटवर्क स्कैनिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड। साइबर घोस्ट 3 भी हो सकती है, होने को कितनी भी हो सकती है, डिपेंडिंग आप लोगों के रिस्पॉन्स पे है। जैसे अभी अगर मैं चेक करूँ तो 4 ही कंकरेंट व्यूअर्स है, यानी 4 जने ही अच्छे से देख रहे हैं, राइट? वैसे तो 7 हैं, लेकिन अच्छे से देखने वाले व्यूअर्स 4 ही हैं। तो डिपेंडिंग आप लोगों के इंटरेस्ट पे है सारा, है ना? कितने लोग अटेंटिवली देख रहे हैं। अभी तक तो नहीं दिख रहे मुझे उतने लोग जितने अपने बाकी सेशंस में आए थे, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? एक बार मुझे ये कंफर्म कर दो। चलो, अब बात करते हैं हम नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में। ठीक है, अब नेटवर्क स्कैनिंग क्या है? राइट, हम जानते हैं नेटवर्क स्कैनिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम नेटवर्क पे स्कैनिंग परफॉर्म करके उसके ओपन पोर्ट, उसके सर्विसेज, ओएस डिटेल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा, कुछ कई बार इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मिलती है, तो एक्स्ट्रा इन्फो निकालने की कोशिश करते हैं। किसका यूज करके? कोई टूल जो कि नेटवर्क को स्कैन करने के केपेबल हो, राइट? नेटवर्क स्कैनिंग टूल का यूज करके, एक ऐसा टूल जो नेटवर्क को स्कैन करने के केपेबल हो। अब ये नेटवर्क स्कैनिंग होती कैसे है? देखो, हमने नेटवर्किंग के टॉपिक में, अगर आप लोगों ने लाइव वो अटेंड किया हो हमारा, तो आप लोगों को पता होगा कि हमने नेटवर्किंग में देखा था कि पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं, राइट? सिन फ्लैग, एक्नॉलेज फ्लैग, सिन एग, तब जाके टीसीपी 3 वे हैंडशेक करता है ना? यूडीपी के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं तब रिस्पॉन्स मिलता है, राइट? अब इसको दोनों के वे में समझते हैं। लेट्स सपोज एक सर्विस है, अभी मान लेते हैं पोर्ट 80 ले लेते हैं, काफी कॉमन है, एचटीटीपी। अगर मैं मेरे सिस्टम से पोर्ट 80 पे बात कर रहा हूं, जो कि ऑब्वियसली टीसीपी पोर्ट है, तो मैं सबसे पहले क्या भेजूंगा? सिन पैकेट। अगर मुझे सिन पैकेट का रिप्लाई मिलता है सिन एक्ट से, तो क्या ये चीज ये कंफर्म करती है कि ये पोर्ट ओपन है? कंफर्म करती है ना? अगर रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब पोर्ट क्लोज्ड है या फिल्टर्ड है। ठीक है, दोनों चीज हो सकती है कि भाई मेरा जो फ्लैग है वो ब्लॉक कर रहा हो, वो भी हो सकता है। बट जनरली रिप्लाई मिलने का तो यही सोल्यूशन है ना, कि रिप्लाई मिल रहा है इसका मतलब पोर्ट ओपन है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज अगर हम बात करते हैं यूडीपी की, उसमें भी ऐसा है कि मैंने रिक्वेस्ट करी, अगर मुझे रिस्पॉन्स मिला, तो क्या इसका मतलब पोर्ट ओपन है? सीधी बात है। तो हमारा जो नेटवर्क स्कैनिंग टूल है वो यही करता है। एनमैप जो है, जनरली एनमैप का काफी यूज किया जाता है, और भी टूल्स है जिसकी पे हम बात करेंगे, बट मोस्ट कॉमन और वाइडली यूज्ड एनमैप है, जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क मैपर। ठीक है, नेटवर्क मैपर। अब ये क्या करता है? इसकी एक स्पेसिफिक पोर्ट है, उस पोर्ट से सामने वाले के आईपी पे जो भी आपने भेजी है, उसकी सारी पोर्ट्स पे एक एक रिक्वेस्ट भेजता है। जिन जिन से भी रिप्लाई आया, इसका मतलब वो पोर्ट्स ओपन है ना? ये एनमैप यूज करता है। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स 0 से लेकर 65535 होती है। ठीक है, इतने नंबर ऑफ पोर्ट्स यूज होती है बोथ इन टीसीपी एंड यूडीपी। यानी अगर मैं बात करूं पोर्ट 80
तो ये टीसीपी पे भी ओपन हो सकती है और यूडीपी पे भी। यानी टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स तो इतनी है, लेकिन यूज केसेस क्या हो जाते हैं, डबल यूज केसेस हो जाते हैं। क्यों? टीसीपी में भी वो पोर्ट चल रही है, यूडीपी में भी चल रही है। अगर मैं सारे पोर्ट्स ओपन करता हूं, टीसीपी और यूडीपी, तो जितनी नंबर ऑफ पोर्ट्स है उसका डबल, ऑब्वियस सी बात है, मैं यूज कर पा रहा हूं, है ना? क्लियर है ये चीज? तो ये रहता है टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स के बारे में। अब टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स क्यों बताया, ये जब मैं आपको अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, जब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। अब इसमें भी एक तरीके होते हैं स्कैनिंग के, मेथोडोलॉजीज होती है, उस पर हम बात करें। देखो, एनमैप यूज करता है फ्लैग्स। फ्लैग्स क्या होते हैं? एक तरीके से टूल को देने दिए गए या दिए जाने वाले कमांड्स, ऐसे कमांड जो हम टूल्स को देते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे बेसिक कमांड में ls डैश एल पढ़ा था, तो ls तो क्या था? कमांड। लेकिन ये जो डैश एल था, ये क्या था? फ्लैग, जो बता रहा था कि एक लिस्टेड व्यू चाहिए। वैसे ही हर टूल के कुछ फ्लैग्स होते हैं, एनमैप के भी कुछ फ्लैग्स हैं। ठीक है? अब वो फ्लैग्स हम थोड़ा बेसिक ओवरव्यू लेते हैं, फिर इनको प्रैक्टिकली देखेंगे सीधा। हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप अपने सिस्टम के सारे पोर्ट्स बंद कर दो, तो वो नेटवर्क पे कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है? चलो। अब एनमैप के कुछ बेसिक फ्लैग्स है, सिंटैक्स में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। डैश से फ्लैग आएगा, स्मॉल एस, या चलो मैं ना स्मॉल एस ऐसे लिखता हूँ, स्मॉल एस कैपिटल टी। ये किस लिए होता है? टीसीपी स्कैन के लिए। आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि स्कैन फॉर टी यानी टीसीपी। डैश एस यू लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ? स्कैन फॉर यूडीपी। अगर मैं एस वी लिख रहा हूं, इसका मतलब, एस का मतलब तो स्कैन है, स्कैन फॉर। वी का मतलब क्या हुआ? वी का मतलब होता है वर्जन, कि हम वर्जन का यूज कर रहे हैं, कि भाई हमें सामने वाले के सर्विसेज का वर्जन भी लाके बताओ। क्यों? बहुत जरूरी होता है। अब क्यों जरूरी होता है, ये तब पता चलेगा जब हम उन डिटेल का यूज करके कल अटैकिंग करेंगे। ओके? अब ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं। एक डैश वी होता है, स्मॉल वी कह रहा हूं, जो कि होता है वर्बोस। वर्बोस बोलो, वर्बस बोलो, कुछ भी बोलो, आपके ऊपर है। और एक होता है डबल वी, यानी स्मॉल है, ये याद रखना, जिसका मतलब है डबल वर्बोस। ठीक है? इसका मतलब क्या है? सिंपल सी चीज, कि जो भी ये काम करेगा वो आपको प्रिंट करके दिखाएगा। इसका मतलब, अगर आपने स्कैन रन किया है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्कैन हो रहा है। बस यहाँ पर आपका जो कर्सर होता है ना, वो ब्लिंक होता रहेगा। सॉरी, ब्लिंक होता रहेगा, कुछ आउटपुट नहीं दिखेगा। आउटपुट कब दिखेगा? जब स्कैन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमें स्कैन के दौरान ही आउटपुट देखने हैं, तो हम वर्बोस या डबल वर्बोस करते हैं। यानी वर्बोस हमें बताता है स्कैन के बारे में क्या चल रहा है अभी, डबल वर्बोस थोड़ा और डिटेल में बताता है, यानी बारीक बारीक चीजें भी आपको लाके बताएगा। ये डबल वर्बोस का काम है। ठीक है? तो ये है हमारे वर्बस। अब और भी फ्लैग्स आते हैं, लेकिन अब वही है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे इनको परफॉर्म करोगे, जानोगे, सीखोगे, इनके बारे में जानते जाओगे। ये ओवरऑल रहता है। अब एनमैप एक काफी पॉपुलर टूल है, उसी का ग्राफिकल वर्जन आता है जेन मैप। ठीक है? ये बहुत इजी होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनमैप से शुरुआत करो, ताकि आपके नेटवर्किंग के कंसेप्ट क्लियर हो। अगर वो क्लियर होंगे, तो ऐसे कई सारे टूल्स आप आसानी से यूज कर पाओगे, क्योंकि ये तो ग्राफिकल है। ठीक है? ये ध्यान रखना। तो ये सारे जी यू आई वर्जन होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है? चलो, अब इसको मिनिमाइज करते हैं, हमारी मशीन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल मशीन में पावर ऑन करूंगा, जो कि अलाउड है, राइट? ये बनी ही टेस्टिंग के लिए है, तो हम यहाँ पर कुछ भी लीगल नहीं कर रहे हैं। ओके यूट्यूब? ठीक है, तो ये ना हो कि यूट्यूब मर्जी आए बिना ही कुछ भी स्ट्राइक कर दे। ऐसी आदत है यूट्यूब की, बट स्टिल
सावधानी रखते हैं हम। रूप, आई एम ऑल गुड। कमल देखो, फ़िल्टर आया, तो इसका मतलब अपन डायरेक्ट कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर फ़िल्टर है ना, तो हमें ये नहीं पता है कि हमारा देखो, अगर आपका स्कैन ब्लॉक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कह सकते फ़िल्टर है या नहीं। लेकिन एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि फ़िल्टर है या नहीं है। और अगर फ़िल्टर लगा हुआ है, इसका मतलब पोर्ट ओपन है। अगर कोई फ़िल्टर कर रहा है, तो कोई सर्विस ऑन होगी तभी उसी को फ़िल्टर किया जा रहा है ना? चलो, अब यहाँ पे इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। फिल्टरेशन फायरवॉल के थ्रू भी होती है, राइट? सॉफ्टवेयर फायरवॉल, नेटवर्क फायरवॉल, है ना? या फिजिकल फायरवॉल्स, इनके थ्रू होती है। फिल्ट्रेशन इन्हीं के थ्रू अप्लाई होता है, या फिर कई बार सॉफ्टवेयर खुद भी कुछ फीचर्स देता है फिल्टरिंग के, है ना? इवेंचुअली एक तरीके से आप ये समझ लो, या तो फायरवॉल होगा या आईडीएस या आईएसपी, आईडीपी, इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस, आईपीएस एंड आईडीपीएस, ये सिस्टम्स होते हैं। ओके, ठीक है, लॉग इन कर लेते हैं अब। देखो, 3306 अगर पोर्ट ओपन है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस पे क्या वल्नरेबिलिटी है, कितना पुराना वर्जन है, उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। हाँ, अगर ये है कि पोर्ट 3306 ओपन है, इसका मतलब एसक्यूएल सर्विस चल रही है, और एसक्यूएल है तो माइट भी वेब सर्वर भी हो, राइट? वेब सर्वर है तो वेब एप्लीकेशन होगा, ज्यादातर केसेस में डेटाबेस है तो। और वेब एप्लीकेशन में बग निकाल के आप उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि फ्रंट एंड पे बग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्या पता सॉफ्टवेयर तो सामने वाले ने अपडेटेड फुल रखा हो, लेकिन बैकएंड स्ट्रांग होने के बावजूद फ्रंट एंड की कोडिंग में या फ्रंट एंड के इंटरफेस में कुछ ऐसे बग्स आ गए जिस वजह से डेटाबेस का डायरेक्ट एक्सेस हो गया। ये चीजें भी होती है, ठीक है? चल, अब टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। सुडो परमिशंस, ठीक है, क्लियर। नाउ मैं डेस्कटॉप पे ही आ जाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरी आदत है मैं डेस्कटॉप पे ही सारे फाइल्स को रखता हूँ। चलो, अब पहले एआरपी स्कैन करूंगा मैं। एआरपी स्कैन स्पेस डैश एल, यानी नेटवर्क को एआरपी प्रोटोकॉल के थ्रू स्कैन करो विथ डैश एल फंक्शन, यानी लिस्ट करना। मुझे स्कैन करके लिस्ट करके बताओ। पहली राउटर की होती है, 21254 VMware के लिए एलोकेटेड रहती है, तो बची हमारी ये आईपी, जो कि है हमारे टारगेट मेटास्प्लॉइटेबल की, ठीक है? अब स्कैन करने का सिंपल तरीका, nmap और आईपी दे दो, ये सबसे बेसिक तरीका है, ठीक है? इसने जितना स्कैन कर सकता था, कुछ ओपन पोर्ट्स निकाली, कुछ डेटा निकाला, एंड सो ऑन सो करके इसने कुछ ना कुछ हमें इनपुट या आउटपुट दे दिया, ठीक है? लेकिन ये हमारे लिए काफी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये चीज? एक बार वर्बस फ्लैग लगा के आपको बताता हूँ। यहाँ पे डैश वी लिखूंगा, जिस की वजह से आपको जब ये स्कैन हो रहा था वो चीज पता चली कि भाई कितनी बजे स्टार्ट हुआ, एआरपी हुआ, सो ऑन। लेकिन यहाँ नोटिस करो, सिर्फ 1000 पोर्ट पे ही स्कैन हुआ है। मैंने कितनी पोर्ट्स बताई थी? टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी होती है, बताओ? अम, रुक, बॉबसूट पे भी वीडियो लाएंगे, बॉबसूट पे भी एक प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, वो आप लोगों तक आ जाएगी, ठीक है?
क्या मैं डेटाबेस के लिए ट्राई कर सकता हूँ? क्योंकि जो वेबसाइट है वो मैंने हाँ, कर सकते हो। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स के बारे में। आपके पास 2 तरीके हैं, पोर्ट्स सारी लिखनी है तो डैश पी पोर्ट फंक्शन के लिए होता है, और 2 तरीके हैं, या तो आप रेंज दे दो कि 0 से लेकर 65535, सॉरी नम लॉक नहीं ऑन था, ठीक है। डैश पी के बाद 0 से लेकर 65535, या तो आप खुद दे दो, ठीक है, या फिर डैश पी विदाउट स्पेस आप डैश दे दो, जिसका मतलब ये खुद अपनी हाईएस्ट रेंज सेलेक्ट करेगा। ओके, ये इसका काम है। अब ये चीजें होने के बाद यहां पर एंटर करते हैं और अब चेक करो, मैंने बीच में रोक दिया स्कैन को, लेकिन अब ये सारी पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है, कर रहा है, अपना काम हो गया, ठीक है। अब एक बार होने देते हैं इसको स्कैन, ये क्या डिटेल लाके देता है, ठीक है। अब पिछली बार के आउटपुट के अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा ज्यादा आउटपुट आया है, लेकिन कुछ यहाँ पर सर्विसेज हमें नहीं बताई, अननोन बता रहा है, इनकी डिटेल्स निकालनी है, तो आपको एक बार के लिए स्कैन फॉर वर्जन करना पड़ेगा ताकि वर्जन स्कैन भी हो जाए। और बाय डिफॉल्ट आपका टीसीपी स्कैन ही ये करता है, लेकिन अगर आपको लिस्ट करना है तो आप एस टी लिख सकते हो, यानी स्कैन फॉर टीसीपी। एक होता है एस एस, यानी सिन स्कैन। अब टीसीपी और सिन स्कैन में फर्क क्या है? टीसीपी स्कैन टीसीपी कनेक्शन बनाने के बाद कंफर्म करेगा, या टीसीपी कनेक्शन बनाएगा और फिर बताएगा कि यहाँ पर ये पोर्ट ओपन है, लेकिन सिन स्कैन हाफ ओपन स्कैन कहलाता है, यानी मैंने यहां से पैकेट भेजा, सामने वाले से रिस्पॉन्स आया, मैंने पोर्ट ओपन डिक्लेयर कर दी, अब मैं उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूं उस स्पेसिफिक पोर्ट को, ये होता है हाफ ओपन स्कैन। ये जनरली कई केसेस में फास्ट काम करता है, लेकिन हम अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीसीपी स्कैन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको होने देते हैं। अब ये पोर्ट ओपन डिटेक्ट कर ही रहा था, एंड अब सर्विसेज पे स्कैन कर रहा है। ओके, ऑल गुड रवि। ठीक है, तब तक आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट में ड्रॉप कर दो, है ना। ये स्कैन होने देते हैं, सर्विसेज में थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अराउंड 1 से 2 मिनट लेता है। एंड एक बार आप लोगों के ना मैं चैट सारी इनेबल कर देता हूँ, आई डोंट नो व्हाई ये सारे पे फिल्टर लगा देता है। चल, ठीक है, एंटर करके आप चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने एंटर किया तो 96% दिखा दिया कि कितना परसेंट हुआ है, ठीक है। देखो, सिम में रिचार्ज अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपके सिम के पास आईपी एलोकेशन हट जाता है, जब आपके पास इंटरनेट सर्विस है तब ही आपको आईपी एलोकेट होती है। यानी अगर आपके पास सिम में इंटरनेट है और आपने एरोप्लेन मोड भी ऑन कर दिया तो भी आपके पास आईपी एलोकेटेड नहीं है उस मोमेंट के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, ये स्कैन कंप्लीट हो गया था, और अब देखो पहले जो अननोन बता रहा था उन सर्विसेज का भी पता लगा लिया, एंड कुछ और डिटेल्स एग्जैक्ट वर्जन हमें लाके दे दिए इसने, जो हमारे काफी काम आते हैं। जैसे अगर एफटीपी सर्विस थी तो प्योर उसका प्रॉपर वर्जन लाके दे दिया, वर्जन स्कैन हुआ ना,
तो यहाँ इसने अच्छे से डिटेल लाके हमें दे दी। तो ये हमारा वर्जन स्कैन काम करता है। अब वैसे देखा जाए तो और भी कुछ स्कैन्स होते हैं, जैसे अभी के लिए वर्जन स्कैन हटा के मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल एक्नॉलेजमेंट स्कैन। ठीक है, ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स भेजेगा और स्कैन करेगा। अब ये तब काम आता है जब आपके नॉर्मल स्कैन्स ब्लॉक हो रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ आउटपुट नहीं आया क्योंकि जनरली ऐसा कुछ ब्लॉकिंग सिस्टम यहाँ लगा हुआ नहीं है। एक होता है फिनिश स्कैन, ये सिर्फ फिनिश पैकेट भेजेगा और ये भी तब यूज करा जाता है जब हमें फिल्ट्रेशन के थ्रू ब्लॉक किया जा रहा हो। ये देखो, अगर फिल्टर्ड है तो ये अंदाजा बता देगा कि ये पर्टिकुलर, अब जैसे यहाँ तो सारी पोर्ट्स ओपन थी बट हमने स्कैन ही ऐसा रन किया जो फिल्टर्ड के लिए काम करता है, तो यहाँ हमें आइडिया लग गया कि कौन सी पोर्ट ओपन हो सकती है। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, ये पोर्ट वनरेबल है और वैसे भी ये मशीन लर्निंग पर्पसेस के लिए ही है कि जो एकदम फील्ड के लिए नए हैं ना, उनके लिए ये मशीन बहुत परफेक्ट है, क्योंकि इसके पास वो सारी सर्विसेज इनेबल्ड है पहले से ही, जो आपको मिसकॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम लेवल इश्यूज, वेब लेवल इश्यूज, कई सारे बग्स एंड मिसकॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बहुत अच्छे से समझाता है। तो अलग अलग चीजों को सेटअप करने के बजाय ये एक मशीन एक बिगिनर फ्रेंडली है, जो सारी चीजों में प्री इंस्टॉल्ड और प्री सेटअप है, ताकि किसी को भी कोई टेंशन लेनी नहीं पड़े सेटअप के, और यहाँ पर काफी सारी चीजें स्टार्टिंग स्टेज पे सीख सके। फिर जैसे जैसे बढ़ते हैं हम अलग अलग और मशीन्स को सॉल्व करते जाते हैं, है ना। चलो, अब जैसे यहाँ हमने कुछ फ्लैग्स रन किए, अगर आप इसको nmap डैश डैश हेल्प या डैश h लिखते हो ना, तो आपको देखो और कुछ हेल्प्स मिलती है कि आप ये चीजें कर सकते हो। यहाँ पर कई सारे फ्लैग्स अवेलेबल है जो आपके अलग अलग कामों में हेल्प करते हैं। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये फ्लैग्स को ना आप रीड करना, क्योंकि यही आपके काम आता है। ये कई बार कभी सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारी आईपी स्कैन करनी है, मैं क्या करूंगा, उन सभी को एक टेक्स्ट फाइल में डालूंगा और डैश आई एल फंक्शन यूज कर लूंगा। ये देखो आई एल, फिर इनपुट फाइल का नाम, तो ये क्या करता है, इनपुट फ्रॉम लिस्ट ऑफ होस्ट और नेटवर्क, यानी एक लिस्ट जिसमें सारे होस्ट लिखे हुए हैं उसको स्कैन करेगा। तो ये फ्लैग्स आपको अच्छा खासा आइडिया दे देते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा फ्लैग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसी में अभी के लिए मैं टीसीपी स्कैन ही रन कर लेता हूं। अब एक फ्लैग आता है डैश टी। अब कई लोग इसको टीसीपी का लेवल समझते हैं कि भाई डैश टी 5 लिखूंगा तो टीसीपी का लेवल 5 यूज होगा, और अगर मैं इसको यूडीपी स्कैन के साथ यूज करूं तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये अलग है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी आपको बता देता हूं। डैश टी का मतलब ना, जस्ट सेकेंड, मैं यहां लिख ही देता हूं। ये देखो, डैश टी का मतलब टीसीपी की स्ट्रेंथ नहीं होता, डैश टी का मतलब टाइम टेम्पलेट है, यानी जितना हायर उतना फास्टर, यानी कितना फास्ट ये अटैक करेगा। यानी अगर मैंने टीसीपी स्कैन या सिन स्कैन रन किया और टाइमिंग 2 दे दी तो ये थोड़ा स्लो काम करेगा। अब टाइमिंग स्लो फास्ट हम क्यों कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, हमारा जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उस पे कई बार अच्छे से काम नहीं होता है, फायरवॉल ब्लॉक कर देता है। तो अगर आप स्कैन को थोड़ा स्लो करो, 2 पे कर दो या 3 पे कर दो, तो हो सकता है फायरवॉल आपको रोके ना, नॉर्मल यूजर की तरह समझे और जाने दे। क्योंकि कई सारे फायरवॉल्स नेटवर्क एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं। जैसे 100 जने हैं नेटवर्क पे, 100 अगर पर सेकंड 10 रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और एक यूजर है जो पर सेकंड 1000 रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उसको ब्लॉक कर देगा। वहीं अगर स्कैन का स्पीड हम स्लो करेंगे तो हमारा भी बाकी लोगों के आसपास की स्पीड होगी, जिस वजह से फायरवॉल हमें ब्लॉक नहीं करेगा। ये फायदा है। ठीक है, तो T5 भी आप दे सकते हो फास्ट स्कैन के लिए। अभी हमें फास्ट आउटपुट चाहिए तो मैं यहाँ T5 लिख रहा हूं। ठीक है, अब वर्जन वर्जन स्कैन भी यहाँ दे देता हूं मैं कि मुझे चाहिए वर्जन स्कैन। एक आता है यहाँ डैश एस सी, स्क्रिप्टिंग स्कैन, स्कैन फॉर स्क्रिप्ट। अब वैसे तो स्कैन फॉर स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए, लेकिन एस एस किसको लोकेटेड है, सिन स्कैन को, इसलिए एस कैपिटल सी, यानी स्क्रिप्टिंग स्कैन। अब ये क्या करता है, nmap का एक इंजन है, nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, जिसके पास कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड स्क्रिप्ट है जो कई सारी सर्विसेज पे काम करके उनका डेटा निकालती है, एक्स्ट्रा एनुमरेशन परफॉर्म करती है हमारे लिए। तो यहां पर हमें कुछ डेटा अच्छा मिलेगा। डैश कैपिटल ओ से ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन रन होता है। यहां पर अब ये सामने वाले का ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। क्यों पता करना है,
सोचो सामने वाले का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है और मैं विंडोज के अटैक कर रहा हूँ, काम ही नहीं करेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। ठीक है। अब एक चीज और, ये जो आउटपुट अभी देखा ये तो चलो हेल्प है, आउटपुट पे आते हैं। मुझे बताओ ये जो आउटपुट अभी एनमैप का आया है, क्या ये उतना प्रोफेशनल लग रहा है, सुंदर लग रहा है क्या, कि मैं इसको कहीं किसी प्रोफेशनल वे में शो कर सकूं? बताओ, ये जो आउटपुट है वैसा लग रहा है क्या? हाँ सर, मैं कल एक वेबसाइट स्कैन कर रहा था बट स्कैन नहीं हो रही थी, उसमें होस्ट डाउन ही दिखा रहा था। हाँ, डैश पीएन लिखने से आपका पिंग स्वीप स्कैन रन हुआ था, जिस वजह से बिना पिंग के उसने स्कैन किया, जिस वजह से जो पहला फिल्टर था वो बाईपास हो गया, है ना। अब देखो, नहीं लग रहा है ना उतना अच्छा, ये तो हम क्या करेंगे, आउटपुट को थोड़ा सुधारेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा डैश ओ, स्मॉल ओ आउटपुट के लिए, कैपिटल ओ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब ओ कैपिटल एक्स क्यों, हमें डेटा चाहिए एक्सएमएल फॉर्मेट में। एक्सएमएल फॉर्मेट में क्यों, अभी समझाऊंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से प्रोफेशनल लगेगा। तो अभी के लिए स्कैन का नाम दे देता हूँ मेटा डॉट एक्सएमएल, ये नाम दे देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ रह तो नहीं गया। वर्बस हो गया, पोर्ट सारी स्कैन कर दी, सिन स्कैन यूज कर रहे हैं, लेवल फास्ट कर दिया। वैसे हम एग्रेसिव भी यूज कर सकते हैं, वो एग्रेसिव मैंने अभी आपको नहीं बताया स्कैन, क्योंकि आपको फिर ये फ्लैग्स बताना मुश्किल हो जाता। मतलब मैं कैपिटल ओ, एस सी, एस वी, इन तीनों को रिप्लेस करके डैश ए लगा सकता हूं, ये होता है एग्रेसिव स्कैन, ये सारी चीजें ट्राई करता है। तो इनकी जगह आप एग्रेसिव स्कैन भी कर सकते हो। ठीक है, बट अभी हम इसी को फ्लो को रखेंगे, और मैं अब एंटर करता हूं। तो अब ये क्या करेगा, इसने एक फाइल बनाना चालू कर दिया है। यहाँ पर मैं मिनिमाइज करता हूँ, देखो मेटा डॉट एक्सएमएल फाइल बन रही है। अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये पूरी नहीं बन जाती, अगर हम ओपन करते हैं तो चांसेस है कि फाइल करप्ट हो जाए, इसलिए इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको 100% कंप्लीट होने देते हैं। ओके। रवि, वैसे ये जो आप लोगों को नंबर है वो आप अभी के लिए कॉलिंग पे अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सएप पे ही अवेलेबल है। टीम व्हाट्सएप पे आपसे रिस्पॉन्ड कर देगी, राइट। बट अभी थोड़ा क्या फेस्टिव सीजन है तो टीम भी इतनी अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल। ठीक है, अभी ये स्कैन होने देते हैं, तब तक आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप चैट में ड्रॉप कर दो। ओके। बाकी हाँ, वैसे अगर अभी तक आप लोगों ने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, है ना। क्योंकि मैं यही सोच रहा हूँ, जैसे ही एक माइंड में मेरा डिजायर्ड आउटपुट है, डिजायर्ड नंबर है, उस नंबर को आप जैसे ही टच करा देते हो सकता है कल लाइव शेड्यूल कर दें हम, और मे भी कल एक नहीं दो लाइव शेड्यूल कर लें। तो सब आपके ऊपर है, सब आप लोगों के ऊपर है कि कैसे आप परफॉर्म करते हो, कि भाई लाइक कितने करवा देते हो। ठीक है। अम, रवि, कोई इश्यू नहीं है, जैसे जैसे अपन चीजें परफॉर्म करेंगे ना, वहां पर वो आइडिया लगता जाएगा, तो धीरे धीरे हम सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सर, ये स्कैनिंग को वायशा के थ्रू देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हो। ये जो पोर्ट्स जा रहे हैं ना, वैसे अभी अगर मैं डायरेक्टली, वैसे तो वह स्कैन हो गया है तो ऑलमोस्ट अब स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी। बट हाँ, अगर आप वायशा ओपन करोगे तो किस पोर्ट से एनमैप स्कैन कर रहा है वो सब दिखा देगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये सारा आउटपुट है अब, लेकिन जैसे अभी बात हुई थी उतना प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है। लेकिन जब मैं एलएस करूंगा, मैंने मेटा डॉट एक्सएमएल फाइल बनाई है, वो ये रही। मुझे एक टूल है जिसका यूज करना है, XSLT proc, इसका यूज करना है। मेरी जो फाइल बनाई है उसका नाम लिखना है
एंड डैश ओ यानी आउटपुट और डॉट HTML। HTML में इसको कन्वर्ट करना है। मिनिमाइज करते हैं आप। एक HTML फाइल बन गई। इसको मैं सीधा ओपन विथ फायरफॉक्स ESR, फायरफॉक्स में ओपन करता हूं। अब ये रहा हमारा टर्मिनल का आउटपुट और ये रहा हमारा उस फाइल का आउटपुट। क्लीन, ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल कौन सा लग रहा है, टर्मिनल वाला या जो HTML फाइल है वो? बताओ। राइट, ये प्रोफेशनल लगता है। और यही फाइल आप देखो, कई सारे HTML टू PDF कन्वर्टर होते हैं। राइट, आप सभी को पता होगा, ऑनलाइन बहुत सारे हैं। सीधा आप इस HTML फाइल को यहाँ डालो, PDF में कन्वर्ट करो और आपकी रिपोर्ट रेडी है ना। आप इजीली रिपोर्ट कन्वर्ट कर सकते हो और सामने भेजोगे तो ये कितनी प्रोफेशनल लगती है कि भाई किस IP पे स्कैन किया है, क्या कमांड यूज किया था, क्या डिटेल्स मिली है, कौन सी पोर्ट ओपन है, क्या सर्विस चल रही है, क्या क्या वर्जन है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया कि लिनक्स का वर्जन है, 100% श्योर है ये। कई बार आपको श्योरिटी लेवल अप डाउन दिख सकते हैं, जैसे हो सकता है कि यहाँ पर 99% लिनक्स और 1% विंडोज है, तो सिंपल सी बात है कि वो लिनक्स सिस्टम ही है ना। तो 1% तो आप समझ सकते हो कि अप डाउन प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको पता चल जाएगा। बाकी कुछ स्क्रिप्ट स्कैन हुए थे जिनका आउटपुट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बताया, जिसपे हम धीरे धीरे आगे और क्लासेस में बात करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा डिटेल है ये क्या काम की है ना। और यहाँ पर मिसलिनियस मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे तो ये कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स वगैरह बताई है इसने, जो ऐसा इतनी काम की नहीं है, इसलिए ये खुद हाइड करके रखता है। ठीक है, बाकी ये प्रॉपर रिपोर्ट है। अब आप लोगों को ये मशीन की रिपोर्ट रखनी है, क्यों? जैसे अपन क्लासेस करेंगे ना, तो स्कैन्स करना, टेस्टिंग करना इसी मशीन पे करेंगे, क्योंकि ये अलाउ करता है और इसके लिए एज अ बिगिनर आपके लिए ये बहुत बढ़िया मशीन है। अगर आप इस फील्ड में शुरू कर रहे हो तो ये मशीन आपके पास होनी चाहिए, इस पे प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज की कमी ना हो और प्रैक्टिकल स्किल आप इसके हेल्प से गेन कर लो। और इसी रिपोर्ट के बलबूते पर हम आगे सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्कैन रिपोर्ट है ये बहुत जरूरी है। अब इनके अंदर जो वर्जन डिटेल्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट मेरा आप लोगों से एक एक आप लोगों के लिए होमवर्क आप कह सकते हो, आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट, जो भी आप इसको समझ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। आप लोगों के लिए एक टास्क है। करना क्या है आप लोगों को, आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो चैट जीपीटी यूज कर लो, कोई भी AI यूज करते हो कोई भी, उसको यूज करो। एंड सिंपली यहां पर आप ऐड कर दो कि आई विल सेंड यू names of services, tell me in short about them। ठीक है, इतना लिख दो। फिर आप लोगों को क्या करना है, जैसे पोर्ट नंबर 21 एंड सर्विस FTP, तो यहाँ पे लिखना है 21 FTP, एंटर। अब ये बताएगा ये काम क्या करता है, फुल फॉर्म क्या करता है, वगैरह वगैरह। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये काम क्या कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल FTP फाइल ट्रांसफरिंग के लिए काम आता है ना। तो अगर मैं इसको टारगेट करूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा फाइल्स का एक्सेस मिलेगा। राइट, अब यहाँ पर SMTP भी आपको दिखेगा, वो क्या करता है, मेल ट्रांसफरिंग, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, मेल्स का एक्सेस मिलेगा। तो जो सर्विस जैसा काम करती है उसको टारगेट करने पे उस तरह का एक्सेस हमें मिलेगा। अब जब आप ये चीजें जानोगे तब ही आप ये पता लगा पाओगे कि किस सर्विस को पहले टारगेट करना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस मिले। ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज एज अ काइंड ऑफ आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग करना, ताकि आप भी ये इंटरैक्टिव सेशंस को थोड़ा अच्छे से रिजल्ट के तौर पे अपने
बेनिफिट कर पाओ, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अराउंड 30 सर्विसेज़ होगी, एक साथ भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हो ना, तो सारा शॉर्ट में बता देगा, राइट? क्या प्रॉब्लम है? शॉर्ट में आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस ये पता करना है कि क्या फंक्शन है, बस। कि भाई क्या काम करता है, कैसे काम करता है, और कुछ नहीं करना है। सिंपल सा है। हो जाएगा ये टास्क। अ, हाँ, एचटीएमएल इंजेक्शन भी होता है रवि। विनया देखो, अगर आप जो बिगिनर है उनके लिए कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स की सोच रहे हो ना, तो बस मेरा एक यही पॉइंट है। अगर आप पॉजिटिव मोटिवेशन पे बिलीव करते हो, तो पॉइंट यही है कि इवेंचुअली आप अगर कंटिन्यूअस रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो वो अचीव करोगे। तो अभी जो आप लोगों के लिए एक ड्रीम है, एक टाइम पे वो रियलिटी होगी, राइट? और अगर नेगेटिव मोटिवेशन में बिलीव करते हो, तो कुछ नहीं, उन लोगों से जाके मिलो जो कहते हैं कि आपसे नहीं होगा। दैट्स ऑल। फिर सारा काम आपका अपने आप हो जाएगा। वो वाली बात है। ठीक है? थैंक्स, थैंक्स रवि। लकी मैंने वैसे तो कई सारे सर्टिफिकेशंस क्लियर किए हैं, ठीक है? बट ये है कि ये मैंने चीज़ नोटिस कर ली है कि सर्टिफिकेशंस जो हैं एंड रियल लाइफ जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी वेरी करती है, राइट? क्योंकि सर्टिफिकेट्स आपके काइंड ऑफ गेम की तरह होते हैं। सीटीएफ्स की तरह मज़ा आता है, वो चीज़ अच्छी बात है। बट रियल वर्ल्ड के अंदर वर्क थोड़ा डिफरेंट रहता है। ठीक है? रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसिंग के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको और भी स्किल सेट चाहिए होती है, जो जब तक आप काम पे नहीं लगोगे या काम करने नहीं लगोगे उस फील्ड में, वो चीज़ें नहीं आएगी। और आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशंस है, जो ये चीज़ करवा पाए। कॉस्टली से कॉस्टली सर्टिफिकेशन तक की भी बात करता हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि कई सारे सर्टिफिकेशन जो काफ़ी कॉस्टली है, उनके लिए भी मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, वो क्लियर भी हुए हैं। लेकिन जो स्किल्स वर्क करने पे आती है, इंडस्ट्री में आने से आती है, वो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते हैं। ये मैं आपको कह देता हूँ, ठीक है? हेलो, हेलो राहुल। अभी आप आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं, आपके मैसेज मुझे शो नहीं हो रहे थे। एक बार वापस शो कर देना, माइट बी क्या होगा, रिपिटेटिव करते हैं तो वो या तो किसी और के मैसेजेस की वज़ह से ऊपर स्क्रॉल हो जाते हैं, राइट? या फिर रिपिटेटिव की वज़ह से नहीं दिख रहे होंगे। माइट बी ऐसा हो सकता है, राइट? अभी मुझे आपका मैसेज दिखा, मैंने रिप्लाई कर दिया। हेलो, हेलो राहुल। हेलो हुसैन। ठीक है? चलो, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों को करनी है ना? ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक टास्क समझ लो, और देखते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग कितने ये टास्क करके लाते हो। और हाँ, नेक्स्ट सेशन में अगर आप लोग जॉइन होते हो, मैं यही बोलूँगा कि आप लोग मुझे मौका मत देना कि मैं पूछूँ ये चीज़ आपने करी या नहीं करी। आप खुद ही आते ही, एंटर होते ही मुझे बता देना कि सर कल वाला जो टास्क था, हमने वो कंप्लीट कर दिया है। उससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। ऐसे सेशंस को मैं और कंटिन्यू रखूँगा, ताकि ये पता रहे ना कि हम टू वे कम्युनिकेशन हो रही है ना? वन वे नहीं हो रही है। ठीक है? सीपीटीएस बेस्ट है या ओएससीपी? देखो, दोनों ही बिगिनर्स एग्ज़ाम है ना? और दोनों की ही स्ट्रीम थोड़ा बहुत वेरी करती है, राइट? और ऐसा बेस्ट वगैरह तो कुछ नहीं होता है ना? आप दोनों चाहो तो दोनों दो, एक चाहो तो एक दो, या फिर दोनों के लेवल्स को समझ के, उनकी तैयारी करके, उनको प्रैक्टिकल स्किल्स में लाओ और वर्क पे जाओ। वो भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है वर्क के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए हो। ये मैं बता देता हूँ, ठीक है? हेलो, हेलो मनदीप। अ, क्या पूछ रहे हो आप वो मुझे बता दो, ठीक है? अम, देखो देखिए, अगर आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस चाहिए ना, पहले तो ये कहूंगा, अगर आप कंप्लीटली न्यू हो तो पहले सीटीएफ, मशीन्स, इनको सॉल्व करो, ताकि है ना सिनेरियो का एक ओवरव्यू समझ में आने लगे। उसके बाद बग बाउंटी पे जाओ, तो रियल वर्ल्ड का और काम समझ में आने लगे। और जैसे जैसे उन पे रैंकिंग बढ़ेगी आपकी, आप लोगों से मिलोगे, तब आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बग बाउंटी के थ्रू भी मिल जाएंगे, बग क्राउड, हैकर वन, इनके थ्रू भी। और कई बार कनेक्शंस के थ्रू भी मिलते हैं।
उनसे आपको थोड़ा और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि फिर आप एक प्रॉपर टीम के साथ कम्युनिकेट करो। बग बाउंटी में तो क्या है, आपने बग निकाला, भेज दिया सामने, अब आपको आगे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में आप सामने वाले के साथ कनेक्ट होते हो, राइट, कि भाई ये इशू आ रहा है, डेवलपर ने ये चीजें करी है और क्या कर सकते हैं, राइट, मतलब इन टच रहते हो आप। तो वो चीजें भी कुछ नए एक्सपीरियंस को जन्म देती है, ये मैं मानता हूँ। गिटहब रिकॉन, देखो गिटहब रिकॉन तो अपन प्रॉपर एक अलग से ही करेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल टॉपिक है, ऐसे छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ना, क्योंकि गिटहब पे भी बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, लीक्ड एपीआईज भी मिल जाती है ना, और भी सारा डेटा है। तो वो रिकॉन्सेंस पे अपन अच्छे से एक सेशन पे बिल्कुल बात करेंगे। बाकी कई सारे टूल्स आते हैं, उसके सर्च, जैसे सर्च ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे गिटहब के भी ऑपरेटर्स हैं, उनका भी यूज करके आप रिकॉन्सेंस कर सकते हो गिटहब पे। देखो, प्लेसमेंट के लिए सर्टिफिकेट या प्रोजेक्ट, देखो प्लेसमेंट के लिए स्किल्स चाहिए, ठीक है, इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि सामने वाले को प्रूफ कर सको कि इसके पास भले ही सर्टिफिकेट होगा बट मेरे पास इससे बेहतर स्किल है, ये आपको गेन करना है, फिर तो कोई नहीं रोक पाएगा प्लेसमेंट से। लेकिन अगर सीआरटीओ देने वाले हो तो पॉइंट देखो सिंपल सा है, आप एग्जाम कोई भी दो, सीधा सिंपल फोकस के साथ देना है, क्लियर हो जाओगे, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं। देखो आज मैं ये देखता हूँ कि ओएससीपी हो गया, सीएच हो गया, कई सारे एडवाइसेस होते हैं उनके लिए, राइट। और हाँ, नो डाउट खराब नहीं होते हैं एडवाइसेस, ऑब्वियसली लोग देते हैं, अच्छी देते हैं, राइट। मेन चीज सारा यही है कि आपको इवेंचुअली अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं या मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम दिए हैं, एक मैंने कॉमन ये चीज देखी है, आता सब कुछ है, कमी पड़ जाती है टाइम की। सबसे मुश्किल चीज है टाइम मैनेज करना। तो एक बार के लिए जितनी मशीन, जितने वहां पर लेवल्स होते हैं, उनका एक डेमो क्रिएट करो। जैसे मान लो मशीन आपने सुना एग्जाम में 5-10 आ रही है, तो 5-10 मशीन रैंडम कोई भी डाउनलोड करो, कोशिश करो उनको लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने की। नहीं होता है तो कैसे आप एक को छोड़ के दूसरे पे बढ़ रहे हो, ताकि वहां पर आप प्रैक्टिस कर पाओ, प्रॉपर वो मैनेज करना, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपके पास स्किल है, प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है टाइम की, हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ले लो, यही प्रॉब्लम आएगी, तो उसका ध्यान रखना। ओके। रवि, अगर आपको रेड टीमिंग पढ़नी है, राइट, बिल्कुल आप टीम से कनेक्ट कर लो, राइट, आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएगी। राइट, बिल्कुल सही मनदीप, तो ये सारी चीजें चाहिए होती है। राहुल, बिल्ड तो हो सकता है ना, कॉन्फ़िगरेशन में बेसिक आप फिर रैम के ऊपर फोकस करना, ठीक है। ओके। हेलो निशिकांत, हाय। सर, इज देयर एनी मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग? देखो, फर्क ज्यादा नहीं होता है, सबके अपने फायदे हैं, सबके अपने नुकसान है, ठीक है। दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान है, आपको ये देखना है कि दोनों में से आपके लिए ज्यादा फायदेमंद कौन सी चीज है, एंड जो मेंटर है वो उतना स्किल्ड है या नहीं है, बस ये ध्यान रखना होता है आपको। ओके। जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स। और भी वीडियोस आने वाली है वैसे अभी, ठीक है, और मैं चीजें प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों के लिए मैं कंटेंट में वेरिएशन भी ला रहा हूँ, मैं कुछ और ऐसी चीजें भी अपलोड करने की सोच रहा हूँ जो जनरली यूट्यूब पे कहीं आपने नहीं देखी होगी, बट उसके लिए वही मुझे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसमें एडिट प्रिपेयर थोड़ा करने में टाइम लग रहा है, बट स्टिल आप लोग साथ दे रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। बट स्टे ट्यून्ड, क्योंकि और अमेजिंग स्टफ आने वाला है। रवि, वन ऑन वन भी, देखो टीम आपको बता देगी प्रॉपर सारा, पॉसिबल नेट पॉसिबल जो भी है ना। डू यू एडवाइस मी हाउ टू बिगिन एथिकल हैकिंग फ्रॉम ग्राउंड अप? देखो, अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी की एंड एथिकल हैकिंग को स्टार्ट करना चाहते हो, मैं यही रिकमेंड करूंगा। आप सबसे पहले देखो, आप लोगों का टाइम लग सकता है ना,
वैसे अगर आप लोगों को इसमें, वैसे मैं भी एक कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ इसी पे, बट अब प्रोफेसर मैसर का नेटवर्क प्लस आप कंसिडर करो, और वो भी 10009, 008 वाला नहीं, 009 वाला। ठीक है, ये कंसिडर करो। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस है, 7 मिनट 15 मिनट, राइट। रोज भी अगर 10-15 देखोगे ना, आपका काम हो जाएगा। अब ये क्या है, बिल्कुल नेटवर्किंग की कोर है। हाँ, ये बात अलग है कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, जितना आपको स्टार्टिंग में नीड नहीं होती, लेकिन बेसिक बेसिक भी अगर आपने शॉर्ट में रिवाइज कर लिया, तो आपको बहुत चीजें समझ में ज्यादा क्लैरिटी के साथ आएगी। फिर आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सीधा आप उठाओ काले लिनक्स, आप उठाओ मेटास्प्लॉइटेबल, वहां पर कमांड्स प्रैक्टिस करना चालू कर दो। ठीक है, वैसे जो अभी मैंने 4 घंटे की वीडियो अपलोड करी है, उसमें कुछ टिप्स ट्रिक्स सारी डिटेल्स अवेलेबल है, वो चेक कर लेना। ओके। ओके। मतलब देखो, डिग्री इवेंचुअली मैटर तब करती है जब आप एक ऐसे पोजीशन पे जा रहे हो जहां पर वो मैंडेटरी है, बट आज के टाइम में हर जगह वो चीज मैंडेटरी होती नहीं है, ये मैंने देखा है, राइट। तो अगर आपके पास एक बेसिक डिग्री भी है तो उतना इनफ है। ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निशिकांत, देखो, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो शुरुआत पाइथन से कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर बिल्कुल भी कोई लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है तो, और अगर किसी एक लैंग्वेज के बारे में पहले से पता है, तो उसका एक स्पेसिफिक वर्जन जो आपके डोमेन में काम का है वो यूज करो। ठीक है। भैया सब ट्राई किया, प्रोफेसर मैथन बहुत रोड में देखे, बार बार बैक ट्रैक करता हूँ जीरो से, मुझे रियली नीड है, मैं बहुत ज्यादा लूप में फंसा हुआ हूँ। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा लूप में ही फंसे हुए हो ना, आ, ठीक है, इसका एक तरीका है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप हो उस केपेबल, उसके लिए उतना स्ट्रांग कि वो अचीव करना है, तो वो गो थ्रू कर लोगे। ठीक है। माइट भी मेरे पास वो अवेलेबल किस ड्रॉर में, एक बार चेक कर लेता हूँ, आई गेस यहाँ नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब जैसे देखो, अब आप क्या करना, जैसे कुछ है ना, नॉर्मली ऐसे जो नोटबुक्स आती है फ्लिप फ्लॉप्स वाली, राइट, इन पे डेली के, मतलब डेली या वीकली या मंथली, जैसा आपको टेक लगे, या फिर टास्क वाइज टास्क लिख के रख लो कि भाई आज मुझे ना ये पॉइंट करना है, आज मुझे ये पॉइंट करना है, रोड मैप के हिसाब से। जैसे रोड मैप में ये बोला है ये चीज करनी है, ये चीज परफॉर्म करने के लिए चेक मार्क बना लो। ठीक है, फिर टिक करते जाओ कि ये हो गया, ये हो गया। लिमिट खुद को दो, डेडलाइन, कि भाई ये डेडलाइन है, इससे आगे ये काम नहीं बढ़ना चाहिए। भले ही कुछ भी हो, उस तारीख के अंदर वो काम हो जाना चाहिए, या उस हफ्ते में, या जो भी आपने डिसाइड किया उसके अंदर वो हो जाना चाहिए, वो रखो। खुद को बाउंड करोगे ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, लूप में जाने से बचोगे उसी केस में। वरना लग रहा होगा, मुझे पता है आप लोग को लग रहा होगा कि ना ये पढ़ लिया लेकिन शायद कुछ गड़बड़ होगी, वापस जाता हूँ, होता है ऐसा। लेकिन लूप में फंसने के लिए ये चीजें होगी। बचना है तो ऐसे खुद को स्टेप बाय स्टेप बाउंड करते रहो कि अब यहाँ पे वापस आना है, तो वो लास्ट में रख लो कि भाई ये सारे खत्म होंगे ना, उसके बाद में इस पे वापस आऊंगा। तो एक पूरा जो लूप है वो रिवीजन लूप बन जाएगा फिर, जो बेनिफिशियल ही है, ना कि मिडिल ब्रेक रूल्स लूप्स। ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा। ओके सर, आई जस्ट नीड सर्टिफिकेशन स्किल, आई थिंक आई एम राइट। स्किल्स इनफ रहती है ना। सर्टिफिकेशंस तो एक शोकेस है उसके लिए, क्योंकि मेरे पास भी 100+ सर्टिफिकेशंस है, बट आज के टाइम पे वो भी ऐसे ही हैं, मतलब उतनी वैल्यू, हाँ आते हैं जब लगता है बहुत वैल्यू है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ जब आप और चीजें स्किल गेन करते हो ना, लगता है कि हाँ ठीक है, इस पे पैसे खर्च करने के बजाय मैं थोड़ा और कुछ एडवांस कोर्स ले लेता या कुछ और चीजें कर लेता, तो ऐसा लगता है, राइट। बट ठीक है, सर्टिफिकेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट रख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, वो तो मेन है ना।
ठीक है। आपको रवि असेंबली लैंग्वेज आती है तो ठीक है, फिर तो आप, बट वो ये डोमेन कौन सा चूज करना चाह रहे हो साइबर का, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वो नेक्स्ट लैंग्वेज होगी फिर। हर्षित देखो, मेनली तो मेरी वीडियो तो आप बाद में भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। घर वालों का ध्यान रखो, है ना, एंड मेक श्योर दे गेट वेल सून, है ना, टेंशन मत लेना, सब ठीक है। और बाकी आराम से बाद में लाइव देख लेना, रिकॉर्डेड अपलोडेड रहेगी। सर प्रोग्रामिंग में पाइथन मास्टर करूं और साथ में बाकी लैंग्वेजेस का बेसिक करूं, या ये सही रहेगा? देखो, जरूरी नहीं है एक लैंग्वेज आप पूरी ही मास्टर करो। अगर वो लैंग्वेज की आपके स्ट्रीम में जरूरत नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, तो वहां पर किसी भी एक लैंग्वेज की मास्टरी जरूरी नहीं है, वहां पर सारे लैंग्वेजेस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो वो केस आ जाएगा। बट अगर आप किसी मालवेयर एनालिसिस पे जा रहे हो, तो वहां प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और वहां तो सी एंड पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आ जाती है, स्ट्रीम क्या चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस बनती है। ठीक है। चलो, अब अपन ने आज जो नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करी है, आप लोगों को क्या करना है, सारे जो मैंने बताए थे प्रोसेस फॉलो करके वो फाइल बनानी है। फाइल बना के जो मैंने होमवर्क दिया है या टास्क दिया है आपको, वो परफॉर्म करना है। एंड कल के सेशन में हम उसी को परस्यू करेंगे आगे, उसी का यूज करके सिस्टम को टारगेट करेंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली, वैसे तो मैं खुद कोई वीडियोस डिलीट करता नहीं हूं, है ना, बट अगर कल जो हम चीजें देखेंगे, अगर यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम आती है, वैसे तो आएगी नहीं क्योंकि हम वर्ड्स का बहुत ध्यान रखेंगे, बट कल की लाइव में आप यही ध्यान रखना कि मैं वर्ड्स बहुत केयरफुली यूज करूंगा, तो आप समझ जाना मैं क्या चीज बोलने वाला हूँ, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब ये भी ध्यान रखता है। ओके। एआई सिक्योरिटी का सोचो, उसके लिए रोड मैप आई गेस अवेलेबल है या नहीं है, एक बार मैं भी चेक कर लूंगा। बट मैंने प्लान कर रखा है, अगर अवेलेबल पहले से ही अपलोडेड होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने प्लान कर रखा है, मैं उसको शूट करके रिकॉर्ड करके एंड आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तब आप चैनल पर देख लेना। ठीक है। चलो, वैसे आप लोगों के कई सारे कुछ और मैसेजेस भी आ रहे हैं, बट वो फास्टली कई सारे और स्पैम हो रहे हैं, तो मुझे वो दिख नहीं पा रहे हैं, काफी स्क्रोल फास्ट हो रहा है आप लोगों का। बट स्टिल, आप लोगों ने आज के सेशन में अच्छे से इंटरैक्ट किया है काफी, तो आई थिंक सो हम कल सेशन रख लेते हैं। क्या कहते हो? कल सेशन रखना है, यस और नो आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर दो। इसके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मैं चैनल से कुछ भी नहीं हटा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। डाउनलोड करोगे तो वही पॉइंट है। देखो, इवेंचुअली एज अ क्रिएटर आप लोग हमारी वीडियो स्ट्रीम करते हो ना, वही हमारे लिए बेनिफिट बेनिफिट करता है। अगर आप डाउनलोड करोगे ना, उससे हमारा कोई फायदा नहीं, राइट। नुकसान तो खैर है नहीं है, उसको हम बात नहीं करेंगे, बट हमारा फायदा नहीं होता है, तो ना तो ऐसा लगता है कि यार स्ट्रीम पे व्यूज नहीं आ रहे हैं या वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या कंटिन्यू करना चाहिए या इस टॉपिक्स को कंटिन्यू करना चाहिए, तो ये माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, आप डाउनलोड मत करो, स्ट्रीम करो, वो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि ये जो आप लोग लाइक करते हो, व्यू करते हो, यही हमारे लिए काइंड ऑफ मोटिवेशन पॉइंट या सपोर्ट पॉइंट होता है ना। वरना आप लोगों के लिए इतना सेटअप करके ये सारी चीजें कर रहा हूं मैं, उसका एक रिटर्न मुझे भी मिल जाता है, बस वो व्यूज के नंबर्स देख के, है ना। ओके, रेड टीम डोमेन है तो आपको उसमें भी कौन सा सब स्ट्रीम, वो पहले फाइनल करना होगा। ठीक है। ठीक है। अभी तक वैसे मुझे ज्यादा लोगों के रिप्लाई नहीं दिख रहे हैं कल की स्ट्रीम के लिए, कैसे डिटरमाइन करें? चलो, लेट्स डू वन थिंग। शील्ड राइज वर्ड आप लोग चैट में स्पैम कर दो, देखते हैं जितने शील्ड राइज वर्ड दिखेगा मैं समझ जाऊंगा उतने इंटरेस्टेड हैं कल के सेशन के लिए। ठीक है। ओके, लेट्स सी।
ओके, चलो वैसे रिस्पॉन्स तो मुझे दिख रहा है। एक मैंने आप लोगों के लिए पोल भी ऐड कर दिया है। सो लेट्स सी, आप पोल्स पे रिस्पॉन्स करते जाओ। चलो ठीक है, वैसे आप लोगों के रिस्पॉन्स को देख के तो यही लग रहा है कि आप लोग रेडी हैं कल के लाइव के लिए। तो ठीक है, आज मैं लाइव शेड्यूल कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ना व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिख रहा होगा, आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आने वाला टाइम में मैं और कुछ डिटेल्स वहां पर शेयर करूंगा। हो सकता है कभी हम कुछ ऐसे सेशंस जो यूट्यूब पे ना कर सकते हो, जूम मीटिंग पे या गूगल मीट पे कर सकते हो, उनके लिंक मैं वहां पर ही ड्रॉप करूंगा व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। तो अगर आप ज्वाइन नहीं कर रखे हो अभी तो उसको ज्वाइन कर लो, सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। नहीं मनदीप, कोई इलीगल चीजें हम नहीं सिखाते हैं, राइट? प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म ही रखते हैं, हम प्रोफेशनली चीजों को वर्क करते हैं क्योंकि हमारा काम ही साइबर सिक्योरिटी का है। ठीक है, चलो। सो जैसा मुझे आप लोगों का पोल दिख रहा है उस अकॉर्डिंग तो सारी चीजें स्मूथ है। कल हम लाइव करने वाले हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों की डेडिकेशन, आप लोगों के इनपुट्स उसी के ऊपर है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। सो दैट्स ग्रेट। कल मिलेंगे हम कल के लाइव सेशन में और चीजों को सीखने के लिए, और हो सकता है कल आपको कुछ सरप्राइज भी मिल जाए। सो लेट्स सी। साइबर ग्रोस्ट आपको ना टाइमिंग का पता चैनल पे जैसे ही मैं शेड्यूल करूंगा वहां दिख जाएगा टाइम। ठीक है, तो वहां आइडिया लग जाएगा आपको। ओके, चलिए। आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं एंड फर्दर कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ। हेलो एवरीवन। सो आज हम नेटवर्क स्कैनिंग के आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, यानी यहाँ पर हम टारगेट को एक्सेस कैसे किया जाता है, गेनिंग एक्सेस, उन चीजों पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम सारी चीजों को कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो कैसे ये चीजें परफॉर्म होगी, एक्सेस गेन करना कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में देखेंगे। वॉइस क्लियर है या नहीं एक बार मुझे चैट में ड्रॉप कर दो। एंड आज का सेशन कंटिन्यूटी सेशन है कल के सेशन के हिसाब से, क्योंकि कल हमने जो नेटवर्क स्कैनिंग करी थी वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही आज के सेशन में आप गेन कर पाओगे एक्सेस। ठीक है, हेलो हेलो एवरीवन। ठीक है, सो आज हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो छोटा सा पहले डिस्क्लेमर मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आज हम प्रॉपर एक्सप्लोइटेशन करने वाले हैं। ओके, चलो, तो डिस्क्लेमर ऐड हो चुका है। अब आप में से कल जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, क्या जो टास्क मैंने कल के लाइव सेशन में आप लोगों को दिया था, क्या वो आप लोगों ने परफॉर्म किया है? किन किन लोगों ने वो टास्क परफॉर्म किया है, एक बार मुझे वो चैट में ड्रॉप कर दो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता लगे कि किन किन लोगों ने कल के सेशन के बाद काइंड ऑफ अपने एंड से एफर्ट डाला है या रिवीजन करा है। हेलो 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 गाइस। क्या? अभी तक मुझे ये रिस्पॉन्स नहीं मिला कि किस किसने काम किया था, बट स्टिल लेट्स सी। ओके, मनदीप आपने किया, दैट्स ग्रेट। चलो, मतलब एक भी कर रहा है तो ये है कि मेरी तरफ से पॉजिटिव नोट ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एफर्ट्स कोई डाल रहा है तो इम्प्रूव तो होगा ही होगा। ओके, चलो, अब बात करते हैं पोस्ट या सॉरी गेनिंग एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, या एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू एक्सेस गेनिंग के बारे में। ठीक है, अब मैं सीधा आज हम ऑब्वियसली प्रैक्टिकल पे बात करेंगे, मैं प्रैक्टिकल्स के साथ साथ ही चीजें समझाता जाऊंगा, है ना? तो आज कुछ थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं होने वाला है। आज हम जो अभी तक हमने इतने दिनों में प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल मिक्स चीजें करी है, उनको प्रैक्टिकली अब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। ठीक है, चलो, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ एंड यहाँ पर
मशीन को पावर ऑन करता है और ऑन होने देते हैं एंड साथ-साथ में मेटास्प्लॉय टेबल को भी पावर ऑन कर देते हैं। विष्णु अगर आपके बहुत लो एंड पीसी है तब तो नॉर्मल यूज़र ठीक है, मतलब विदाउट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आप करो, सीएलआई यूज़ करो। बट अगर ठीक-ठाक ग्राफिकल वर्ज़न है, मतलब स्टेबल है ऐसा पीसी कि ग्राफिकल थोड़ा बहुत चला सकते हो, तो आप जीयूआई वर्ज़न पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मनदीप एथिकल हैकिंग किसी कॉलेज में आपको तो नहीं सिखाई जाएगी, राइट? अगर कॉलेजेस में सिखा दी होती तो काफ़ी अभी एडवांस्ड होती चीज़ें। बट अभी भी कॉलेजेस का एक ड्रॉबैक है कि वो काफ़ी पुराने स्टफ सिखा रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे कॉलेज होंगे जो कुछ नया सिखा रहे हैं, बाकी सब पुराने लेवल पर ही वर्क कर रहे हैं, है ना? इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप खुद चीज़ें परफ़ॉर्म करो। ओके, हाय हाय, हेलो एवरीवन, ठीक है। चलो वैसे अगर अभी तक आप लोगों ने लाइव स्ट्रीम को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, ठीक है? लॉगिन कर लेते हैं तब तक। हेलो, हेलो, ठीक। अब कल जो हमने प्रोसेस किया था, रिपोर्ट बनाई थी, उसी रिपोर्ट को यहाँ पर मैं ओपन करूँगा, क्योंकि इसी के थ्रू आगे प्रोसेस हम कर पाएँगे, ठीक है? चलो, अब टारगेट की आईपी हमारे पास है ही, कि इस आईपी पे हमने स्कैन किया था। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि ये चीज़ें स्कैन करना, क्या सर्विसेज़ कैसे काम करती है, उन पे हम बात करेंगे। अब आज के सेशन में मैं आपको अलग-अलग सर्विसेज़ टारगेट करने की बजाय, अलग-अलग सर्विस को किन-किन तरह से टारगेट किया जा सकता है, वो बताऊँ। इसका मतलब अगर ये सर्विस एक तरीके से टारगेट होती है, एक्सप्लॉइट हो जाती है, तो वेल एंड गुड। नहीं होती है तो आप नेक्स्ट पे मूव ऑन नहीं करोगे, दूसरा तरीका ट्राई करोगे। तो वो तरीके कौन-कौन से हैं, जिन पे हम बात करेंगे ताकि आप सारे तरीकों को जान पाओ, वो ज़रूरी है। ठीक है? अभी ही ज़रूरी है, अभी अगर आप लोगों ने कल वाला टास्क कर रखा है तो वेल एंड गुड, राइट? जयपुर और दिल्ली में भी बड़ी कॉलेजेस भी सिखाती है। देखो, कोर्स कंटेंट और ट्रेनर पे मैटर करता है। कई लोगों के पास ट्रेनर ही बहुत ओल्ड नॉलेज के होते हैं, कई लोगों के पास कंटेंट ही उतना एडवांस नहीं होता है, ठीक है? अब यहाँ पर वो प्रोसेसेस हम देखेंगे। तो एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन करते हैं। सबसे बेसिक और सबसे सिंपल प्रोसेस से शुरुआत करेंगे अपन। सुडो परमिशंस मैं यहाँ ऐड करता हूँ। ओके, अब जस्ट अ सेकंड, चलो सेफ रहने के लिए 1 सेकंड का मैंने डिस्क्लेमर ऐड कर दिया था। ओके, तो अब वैसे मैंने फुल स्क्रीन ही कर रखा है, बट अगर आप लोगों को और फुल स्क्रीन चाहिए तो ये लो, ठीक है? इतना क्लियर है? अब मैं एक बार के लिए डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेरी आदत है मैं डेस्कटॉप पे रहकर ही प्रोसेसेस करता हूँ। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे, जैसे पहली सर्विसेज़ की बात करें तो पहली सर्विस है पोर्ट 21, सर्विस का प्रोडक्ट है वीएसएफटीपीडी और वर्ज़न है 2.3.4। अब आपका काम क्या है? सबसे पहला गूगल सर्च करो, ठीक है? गूगल कर लो या एआई किसी से भी पूछ लो। लेटेस्ट वर्ज़न क्या है? 3.0.5। यहाँ क्या यूज़ हो रहा है? 2.3.4।
क्या ये पुराना है? पहला पॉइंट, पुराना है तो बग हो सकता है, राइट? तो ये टारगेट किया जा सकता है। अब वो करोगे कैसे? पहला और सिंपल सा तरीका, एमएसएफ कंसोल। एमएसएफ कंसोल, इसको एंटर करना है एंड यहाँ पर कुछ फ्रेमवर्क्स हैं इसके। अब यहाँ से हम उसके एक्सप्लॉइट को ढूंढेंगे। ओके, चलो एक बार ये आ चुका है, क्लियर करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। सबसे पहला काम आपको करना होता है सर्च एंड प्रोडक्ट नेम। आप वर्जन भी सर्च कर सकते हो साथ में, बट अभी के लिए मैं प्रोडक्ट नेम करके बता रहा हूँ ताकि जो दो ऑप्शंस आएंगे या ज्यादातर जितने भी दो तीन आते हैं उनमें आपको कंपैरिजन बता सकूं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको माइनस में लाता हूँ एंड वापस से करता हूँ ताकि सिंगल लाइन में आ जाए। ठीक है, नंबर है 0 और 1। यहाँ पर मेन चीज है आपको इनको पढ़ना जरूरी है और इसका डिस्क्रिप्शन देखना जरूरी है। अब इसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये है 2.3.2 के लिए और ये है 2.3.4 के लिए। हमारा वर्जन 2.3.4 था तो हमें सेलेक्ट कौन सा करना है? नंबर 1। तो सिंपल आपको लिखना है यूज एंड देन नंबर 1, इतना करके एंटर कर देना है। अगर आप यहाँ देखो वैसे डिफॉल्ट पेलोड कोई सेलेक्ट नहीं था लेकिन पेलोड यहाँ सेलेक्ट हो चुका है। कभी अगर पेलोड सेलेक्ट ना हो, डिफॉल्ट नो पेलोड सेलेक्टेड, तो आपको शो पेलोड्स लिखना है। ठीक है, फिर इसके लिए एक ही कंफर्टेबल पेलोड था इसलिए वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। नहीं तो यहाँ दो तीन दिखाएंगे और जिसको आप टारगेट करते हो उस ओएस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे ये तो सिर्फ यूनिक्स का था, कुछ और हो सकते हैं जिसमें यूनिक्स, विंडोज, डॉस, सर्वर ऐसे अलग अलग हो। आपको अगर आपका टारगेट विंडोज है तो विंडोज वाला सेलेक्ट करना है। कैसे करोगे? सेट एंड देन पेलोड एंड देन इसका नाम, एंटर। बस इतना करना है, वो सेट हो जाएगा अपने आप। फिर आपको जाना है ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्यों? क्योंकि आप जो एक्सप्लॉइट दे रहे हो उसको बताना होगा कि आप टारगेट किसको कर रहे हो, है ना? अब वैसे अपन प्रॉपर एक लैब सेटअप पे ही काम कर रहे हैं जो कि एथिकली प्रॉपर है ना? अब ऐसी बातें बोलनी पड़ती है, पता चले बीच बीच में प्रोसेस में यूट्यूब स्ट्राइक लगा दे। पर ना, यहाँ पे बताना पड़ता है कि क्या डिटेल चाहिए। रिक्वायर्ड सेक्शन है जो आपको फिल करना नेसेसरी होता है। क्या ये रिक्वायर्ड है? नहीं। ये रिक्वायर्ड है? नहीं। ये नहीं। ये रिक्वायर्ड है? बिल्कुल। ये रिक्वायर्ड है? बिल्कुल। आर पोर्ट रिक्वायर्ड है, वो क्या होती है? द टारगेट पोर्ट। टारगेट पोर्ट लिख रखी है 21। हमारे टारगेट की पोर्ट भी हम क्या अटैक कर रहे हैं? 21। आर होस्ट क्या होता है? द टारगेट होस्ट, यानी यहाँ आएगा टारगेट की आईपी। टारगेट की आईपी ये थी, कॉपी करी, सेट आर होस्ट, ये आर होस्ट है यहाँ पर, वो लिखा और आईपी पेस्ट कर दी। ये यहाँ हो गया सेट। वापस हम ऑप्शंस पे जाते हैं एंड यहाँ पे हमें एक एक्सेस मिला है। अब सीधा करना है रन। रन करते ही ये एक्सप्लॉइट स्टार्ट हो जाएगा एंड ये अपना काम करना शुरू कर देगा, है ना? सिक ओएस एंड ऐसे और भी स्टेपलर एंड कुछ और मशीन्स हैं जिन पे मैं सॉल्यूशंस भी लाऊंगा। मैं पहले क्योप्ट्रिक सीरीज को सॉल्व करने की सोच रहा था बट दो लाइव करने के बाद मेरे को लाइव में यही रिस्पॉन्स मिला था कि आप लोगों को पहले थोड़ा बेसिक्स कवर करना जरूरी है। बेसिक्स जिन लोगों को नहीं आ रहा था तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, इसीलिए मैंने सीटीएफ मशीन्स की सॉल्विंग अभी के लिए रोक दी थी। तब मैंने पहले आप लोगों को ये बेसिक क्रैश कोर्स निकाला है, फिर अपन उन चीजों पे भी बात करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो शेल ओपनड। ये जो एक्सेस मिल रहा है आपको, ये जो टर्मिनल मिला है, ये क्या है? मेटास्प्लॉइटेबल का एक्सेस है। जैसे अगर मैं सीडी होम में जाता हूँ, एलएस करता हूँ, तो यहाँ एमएसएफ एडमिन यूजर है। मेरे सिस्टम पे तो कोई ऐसा यूजर था नहीं। न्यू टैब ओपन करके देखे, सीडी होम के अंदर एक ही यूजर है, काली। लेकिन यहाँ तो 4 यूजर बता रहे हैं। और अगर मैं आईएफ कॉन्फ़िग करता हूँ तो यहाँ तो मेरी आईपी है ही नहीं, यानी सामने वाले के सिस्टम का एक्सेस मिला है। और हु एम आई करके ये भी चेक कर लेते हैं कि किस लेवल का एक्सेस, रूट लेवल। तो अच्छा खासा हमें रूट लेवल का एक्सेस मिल चुका है यहाँ पर। तो ये जो टेक्निक है ये कब होती है? जब सर्वर मिसकन्फिगरेटेड हो या फिर ओल्ड हो। ऑब्वियसली पुराना होगा या मिसकन्फिगरेटेड होगा
तो ईज़िली एक्सप्लॉइट्स आपको मिल जाएँगे। अब अभी के लिए इसको मैं येस करके अबॉर्ट कर रहा हूँ। वैसे आप इसको है ना बैकग्राउंड में भी रन करके और प्रोसेसेस कर सकते हो एंड पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी रन कर सकते हो। बट अभी हम गेनिंग एक्सेस पे ही बात कर रहे हैं। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारा जो रात को 9 बजे सेशन है, उन पे हम डिस्कशन करेंगे ये सारी चीज़ें। तो अभी के लिए इस सेशन को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही जो भी आपके नेक्स्ट अलग-अलग सर्विसेज़ होंगे, उनको आप यहाँ सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ सर्च, ओपन एसएसएच, ये मॉड्यूल्स हैं। इसमें से ये विंडोज़ है, विंडोज़ है, विंडोज़ है, ये मेरे काम के नहीं है। ये काम का है मल्टी, लेकिन ये क्या है पोस्ट है, यानी ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन पे वर्क करेगा। तो जो ये प्रोसेस किया है, इसके बाद ये काम करेगा, ठीक है? तो ये ऑब्वियसली हम नेक्स्ट सेशन में ही देखेंगे क्योंकि अभी के हम सिर्फ गेनिंग एक्सेस पे बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो, पहला तरीका ये हो गया आपका एमएसएफ कंसोल। एक और तरीका है जो कि इसी का ग्राफिकल वर्जन है। ग्राफिकल वर्जन आर्मिटेज। अगर ग्राफिकली यूज़ करना चाहते हो तो आर्मिटेज यूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना मैं रिकमेंड कम ही करूँगा बट प्रोसेस बताना है इसलिए मैं आप लोगों को आर्मिटेज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है? तो सिंपली आपको पहले तो एपीटी इंस्टॉल आर्मिटेज ये प्रोसेस करना है। इंस्टॉल्ड है तो बढ़िया। उसके बाद आपको लिखना है सर्विस पोस्टग्रेसक्यूएल स्टार्ट पहला एक बार ये स्टार्ट हो जाए एंड एमएसएफडीबी इनिट। लेकिन ये सिर्फ एक बार ही करना है। एमएसएफडीबी इनिट एक बार ही करना है ताकि ये डेटाबेस को कॉल कर दे। अब मेरा डेटाबेस ऑलरेडी स्टार्टेड है तो यहाँ पर मुझे करने की जरूरत तो नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको ये करना पड़ेगा, है ना? उसके बाद आपको लिखना है आर्मिटेज एंड एंटर कर देना है। कॉन्फ़िगर होने में कनेक्शन बोलेगा, कुछ चेंज नहीं करना, सीधा कनेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी कुछ नहीं, सीधा यस। अब ये यस कर दो यहाँ पर। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तब आपका आर्मिटेज ओपन होगा, ठीक है? देखो मनदीप, अगर क्यूआर कोड फिशिंग अटैक कोई हो रहा है ना, तो सबसे पहली चीज कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज मत करो जो डायरेक्टली क्यूआर कोड लॉन्च कर दे। जैसे क्या होता है, जैसे आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन किया सीधा लॉन्च होता है। लेकिन अगर आप कैमरा, जैसे सैमसंग हो गया या कोई और फोन हो गया, उनके कैमरास में होता है कि आप क्यूआर स्कैन करते हो, एक लिंक का ऑप्शन आता है जिसको आप कॉपी करते हो। उसको कॉपी करो और एक ऐसे ब्राउजर में लॉग इन करो जहां पे, या वहां पर ओपन करो जहां आपका कोई डेटा ना हो। जैसे डगडगो पे ओपन करो, या डगडगो को डिफ़ॉल्ट अपना ब्राउज़र बना दो ताकि वो कुछ एक्सेस ले ही ना पाए क्योंकि उसपे कोई अकाउंट लॉगिन रहता ही नहीं है। ये आप कर सकते हो, ठीक है? चलो, ये थोड़ा-सा टाइम लेता है एडमिटेज ओपन होने में, तो टाइम देते हैं अपन इसको थोड़ा-सा, ठीक है? बाकी तब तक के लिए जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो यार, है ना? क्योंकि अपन ऐसी चीज़ें रोज़-रोज़ सीख रहे हैं तो एक लाइक्स बढ़ते हैं ना, मोटिवेशन मिलती है। बाकी इसमें आगे के प्रोसेसेस को भी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है? और शाम का जो 9 बजे का सेशन है हमारा रात का, उन पे भी हम फिर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? वो थोड़ा-सा हो सकता है मोर कॉम्प्लिकेटेड हो, लग सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो उस सेशन को भी ध्यान से फ़ोकस के साथ अटेंड करना, ठीक है? चलो, धीरे-धीरे सब प्रोसेस करेंगे अपन, जूस शॉप हो गया या और भी चीज़ें, धीरे-धीरे मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें लेकर आऊँगा, टेंशन मत लो। ठीक है? धीरे-धीरे सब पॉइंटर्स पे हम एक्सप्लोरेशन करेंगे। बट ऐसा नहीं है ना कि फर्स्ट लेवल से सीधा 8th पे चले गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे कर करके अच्छे से प्रोसेस बाय प्रोसेस जाएँगे अपन, ठीक है? ग्रेट। एक बार ये ओपन हो जाता है फिर मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। फिर और टेक्निक्स हैं, उन पे भी बात करेंगे अपन। देखो, अगर आपका मेटास्प्लॉइटेबल डाउनलोड नहीं हो रहा है ना तो आपकी गलती नहीं है। मेटास्प्लॉइटेबल आप मैंने जो रिसोर्स बताई है ना वहाँ से करो,
ठीक है? अब हो सकता है सोर्स फोर्स से कर रहे होंगे, वहाँ से उनके सर्वर थोड़े स्लो है। इसलिए वलहब से मेटास्प्लॉइटेबल 2 डाउनलोड करो, वो फास्ट डाउनलोड हो जाएगी और मिरर लिंक का यूज़ करना, ठीक है? एक बार ये ऑन हो जाए, फिर हम आगे भी डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा-सा देखो ग्राफ़िकल वर्ज़न है ना, तो थोड़ा टाइम लेता है। ऑलमोस्ट हो ही गया है। सर रूबी ऑन रेल, बैश स्क्रिप्टिंग, सी प्लस प्लस, पाइथन भी इम्पोर्टेंट होती है। मनदीप देखो आपके फील्ड के हिसाब से है। आप किस फील्ड में हो साइबर के, उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस मैटर करती है। बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो तो फ़ायदा ही मिलता है आपको, ये ज़रूरी है। ओके, आई गेस अब ओपन हो जाएगा हमारा आर्मिटेज, सॉरी। मनदीप देखो, फ्रेशर्स को जॉब का पॉइंट ये आ जाता है कि फ्रेशर्स की जॉब में ना डिस्क्रिप्शन जो जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो कई लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है रियलिटी में कि उनको वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अप्लाई जितना करते जाओ उतना बेटर है, ठीक है? ओके। वैसे नाम आपने नहीं बताया। आप मेरे बैच से हो 2024 से, नाम नहीं पता है मुझे। आपका हिडन सिंगर लिखा हुआ आ रहा है नाम, ठीक है? नाम बताओ तो शायद मुझे याद आ जाए। बाकी अब तक ये ओपन तो हो जाना चाहिए था। टाइम ले रहा है काफ़ी। स्टिल अगर ये ज़्यादा टाइम लेता है, तो हम और प्रोसेस डिस्कस कर लेंगे तब तक, है ना? टाइम वेस्ट क्यों करें? ओके, ऋषि, गॉट इट। अ, चलिए एक काम करते हैं, आगे के प्रोसेस को ही करते हैं, इसको बैकएंड में चलने देते हैं। ठीक है, लोड हो जाएगा तब डिस्कस कर लेंगे ताकि अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पे सूडो परमिशंस दे देता हूँ मैं, ठीक है। एपीटी इंस्टॉल एक्सप्लॉइट डीबी, ठीक है, ये आप लोगों को इंस्टॉल करना है। स्टॉप करता हूँ, एक बार वापस रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये चल रहा है। आपको करना है सर्च एक्सप्लॉइट कमांड का यूज़। सर्च एक्सप्लॉइट एंड देन जैसे आपका जो प्रोडक्ट है, एसएफटीपीडी, अब यहाँ पर कुछ और एक्सप्लॉइट्स आ जाएँगे। अब ये क्या है? एक्सप्लॉइट डीबी जो आता है आपका, आपके वैसे यहाँ डायरेक्ट दिख जाएगा, नहीं तो आप एक्सप्लॉइट डीबी सर्च कर सकते हो। एक्सप्लॉइट डीबी का टर्मिनल वर्ज़न है ये। एक्सप्लॉइट डीबी पे भी जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन सेम काम आप टर्मिनल से भी कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके आप लोगों के पास अवेलेबल होते हैं, है ना? जैसे एक्सप्लॉइट डीबी पे आया, यहाँ सर्च किया वीएसएफटीपीडी, एंटर। अब देखो सेम आउटपुट यहाँ पर भी है, सेम चीज़ें। कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्ज़ैक्टली सेम है। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, और अगर टर्मिनल से करना है, तो मैं पहले ना डेस्कटॉप पे आता हूँ, ठीक है?
अब सर्च एक्सप्लॉइट डैश एम एंड देन फिर एक्सप्लॉइट का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ तो इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, एंटर। अब एलएस करूंगा तो ये जो एक्सप्लॉइट था वो यहाँ आ चुका है। मुझे कुछ नहीं करना है, बस पाइथन एंड देन एक्सप्लॉइट का नाम, क्योंकि पाइथन एक्सप्लॉइट है। रन किया। अब कोई मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है तो हम पीआईपी से करेंगे, लेकिन पीआईपी के लिए हमें पहले वी एक्टिवेट करना होगा। फिर हम काम करते हैं पाइथन 3 से इसको रन कर लेते हैं। एंटर। पिप इंस्टॉल टेलनेट लाइब्रेरी। ठीक है, अगर यहाँ से इंस्टॉल हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम पीआईपी के वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये था ना टेलनेट लैब। ठीक है, टेलनेट लैब पीआईपी ये रहा। अब देखो टेलनेट लैब 3 नाम है इसका, तो हम नाम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, टेलनेट लैब 3 इंस्टॉल होगा। बस आपको ये सही नाम देखना होता है। ठीक है, नॉर्मल पाइथन से करते हैं हम। अभी भी हमें टेलनेट लिब तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हम यहीं से या तो इसका ओल्डर वर्जन डाउनलोड करेंगे, है ना, रिलीज हिस्ट्री। अब या तो हम एक काम करते हैं, फाइल को कैट करके ये देखते हैं कि टेलनेट लिब का कौन सा वर्जन पाइथन 3 ही यूज कर रहा है। ठीक है, ओके, टेलनेट लिब 3 पाइथन 3 के अंदर इंपोर्ट फ्रॉम टेलनेट। सिर्फ एक बार टेलनेट को इंस्टॉल करते हैं, नहीं तो हमें यहीं से एक प्रॉपर वर्जन देखना पड़ेगा, फिर उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, स्टिल बाकी हम चाहें तो एआई से भी ये रिजॉल्व करवा सकते हैं, बट मैंने तो आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि आप ऐसे ये प्रोसेस को कर सकते हो। ठीक है, बाकी अभी के लिए इसको हटा देता हूँ मैं फाइल को। तो एक तरीका हमारा हो गया एमएसएफ कंसोल, एक तरीका एक्सप्लॉइट डीबी, सेम तरीका आप दूसरे तरीके यूज कर सकते हो जिसका नाम है सर्च एक्सप्लॉइट। अब दो तरीके और है, एक तो हमारा मेटास्प्लॉइट का ग्राफिकल वर्जन, बट आई डोंट नो व्हाई ये चल नहीं रहा है। डेट अपग्रेड भी एक बार अपन करके देख सकते हैं, बट टाइम जाएगा। ब्राउज एक्शन इज नॉट सपोर्टेड। कोई बात नहीं, बट आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैं बता दूंगा। वैसे ग्राफिकल है प्रॉपर, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, एंड बाकी जो तरीके हैं वो बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखो, वी एस एफ टी पी डी एक्सप्लॉइट, सिंपल। पहला काम गूगल सर्च, आपको अलग अलग पेजेस मिलेंगे जो इसके एक्सप्लॉइट्स बता देंगे। और अगर वर्जन लिखते हो, एक सेकेंड, नमलॉक 3.4, तो आपको उस वर्जन के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो एक तरीका क्या हो गया, गूगल सर्च। लास्ट तरीका गिटहब। देखो गिटहब के बग्स मिल जाएंगे जिनको आप डायरेक्टली डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, इतने सारे। और मजेदार बात, ये खुद उन तरीकों का पैटर्न और या प्रोसेस भी बता देता है। ठीक है, देखो मनदीप, अगर आप चाहते हो कंपनी अपने आप आपके पास आए और आपको कांटेक्ट करे, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे और एक लिंक्डइन पे एक अकाउंट को अपने बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। लिंक्डइन अकाउंट को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तब पॉसिबल है। ठीक है, ये देखो इतने एक्सप्लॉइट्स, ये एक्सप्लॉइट्स, ये डायरेक्ट कुछ लिंक्स आ गए पूरा, तो भाई आपको ये इंस्टॉल करना है, फिर ये रन करना है, फिर ये अटैक प्रोसेस करना है, सारा कुछ प्रोसेस पूरा वो कवर है। ठीक है,
फिर ये एक और है जिसमें अलग तरीके से इसने बताया है। तो यानी गिटहब से आप ये सारी चीज़ें परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो जो अभी तक हमने चीज़ें देखी, उसके अकॉर्डिंग तरीका नंबर 1 एमएसएफ कंसोल, तरीका नंबर 2 आर्मिटेज जो कि एमएसएफ कंसोल ही है बट ग्राफिकल, ठीक है? तरीका नंबर 3 एक्सप्लॉइट डीबी, उसी का कमांड लाइन वर्जन, सर्च एक्सप्लॉइट और बाकी 2 तो सिंपल है। एक गूगल सर्च करना और दूसरा गिटहब पे सर्च करना, ठीक है? ये जनरल तरीके होते हैं किसी भी सर्विस को एक्सप्लॉइट करने के। एक्सेस को गेन करना है तो यही तरीके हैं। अब मान लेते हैं देखो ऑब्वियस सी बात है हर सिस्टम की सारी पोर्ट्स वल्नरेबल नहीं होती है। मान लेते हैं ये आपके पाँचों तरीकों से नहीं हुआ कोई प्रोसेस, ठीक है? ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है। अब ये सारी चीज़ें आप इन पे ट्राई करोगे, इन पे वो परफ़ॉर्म करोगे ताकि आपको एक्सेस मिले। क्योंकि सारी पोर्ट्स सिक्योर होना पॉसिबल नहीं है। कहीं न कहीं कमी छूटेगी और वही आपको ढूँढना है और वही आपका एक्सेस गेनिंग का टास्क होता है, काम होता है। ठीक है? ठीक है? मतलब हनी-पॉट्स और इन टॉपिक पे वैसे बेसिक मैंने एक जनरल वीडियो तो बना रखी है, बट इसकी कमांड्स एंड सेटअप वाली वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। ठीक है? लेट्स सी एक बार ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। विदाउट रूट यूज़र रन करके देख लेते हैं जैसा आप कह रहे हो। सर लिंक्डइन प्रोफाइल में स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। तो देखो मनदीप अगर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तो उस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो, है ना? जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना बेनिफिट आपको होगा। चलो लेट्स सी। बाकी तब तक अगर आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो क्वेश्चंस मुझसे पूछ लो, है ना? ये एक बार ये लोड होता है तब तक मैं एक बार पानी पी कर आ जाता हूँ, है ना? छोटा-सा ब्रेक रखते हैं। ओके। सर पोर्ट्स लैब कितना रियल लाइफ है? देखो रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो पोर्ट्स देता है, राइट? काफ़ी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है स्किल्स की एंड ये सब आप कर पाते हो। तो आई वुड सजेस्ट इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। आप उसको ट्राई ज़रूर करो। प्रैक्टिस तो करो ही करो। अ, मैं देखो पूरा ही अलग नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली पूरा ही डिफरेंट है। लेकिन उसमें जो सेगमेंट्स आप सारे सीखते हो ना उनको काइंड ऑफ ये समझ लो कि तोड़-तोड़ के आपको यूज़ करना है। यानी आपने जितना सब कुछ सीखा वो सेम फ्लो में नहीं चलता। ऑब्वियसली आपको अपने तरीके से उसको अप्लाई करना पड़ेगा रियल लाइफ में। ठीक है? अ, देखिए साइबर सिक्योरिटी कॉलेज में पढ़ाने क ना पढ़ाने का देखो बेसिक जनरली मुझे तो यही लगता है कि अभी कई लोग उसके लिए तैयार है नहीं और कई लोगों के लिए ट्रेनर प्रोफेशनल नहीं मिलते हैं, पहली चीज़। और फ्री सोर्सेज़ ऑब्वियसली लिमिटेड इसीलिए होगी। आपको फ्री सोर्सेज़ वैसे बहुत सारी मिल जाएगी, बट ट्रेनिंग और मेंटरिंग फ्री अवेलेबल इसलिए नहीं होती क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सीख रहा है, एफर्ट दे रहा है, टाइम दे रहा है, वैल्यू टाइम की होती है, ठीक है? तो कोई भी आपको कभी भी ये चीज़ें फ्री में प्रोवाइड नहीं कराता है, ठीक है? बस जनरली यही रीज़न है। ये फ्री रिसोर्सेज़ में बहुत सारी है, मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, आप चेकआउट ज़रूर कर लेना, ठीक है? ओके। मनदीप अगर ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी होगी अपने लिंक्डइन पे, है ना? वो चीज़ें ऐसे शोकेस करो ताकि ये चीज़ें सब लोगों को जो आपके कनेक्शन में है उनको पता चले। ये इम्पोर्टेंट है ना? वैसे अगर अभी देखा जाए तो रिसोर्सेज़ काफ़ी हाई जा रही है, इस वज़ह से मुझे लगता है कि लोड होने में प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स सी।
जीबी अराउंड दे देते हैं, तो सही चल जाएगा। लेट्स सी। हाँ, अहमद तब तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने ये सारे लैब्स क्लियर कर लिए हैं तो, नई-नई चीज़ें सीख रहे हो, है ना? उनको अप्लाई भी करोगे, है ना? इसके देखो पैरेट तो मैं यूज़ कर सकता था बट अभी मैंने सिस्टम माइग्रेट किया है ना, तो इस वज़ह से एक एरर आ रहा है जो मुझे इसको सॉल्व करना है। ये देखो, ठीक है? तो मैं इस पे ध्यान ज़्यादा दे नहीं रहा हूँ अभी मैं क्योंकि टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट है मेरे पास, इस वज़ह से, है ना? बाकी हाँ, जैसे ही टाइम मिलता है मैं इसको भी सॉल्व करके सही कर दूँगा। बाकी अभी जब तक काम इससे चल रहा है, मैं इसे चला रहा हूँ, इस वज़ह से। बाकी एक बार ये देखते हैं, अभी तो रिसोर्सेज़ इतनी हाई नहीं जा रही है, तो लेट्स सी अभी ओपन होता है। वैसे भी ज़्यादा इसमें कुछ ख़ास नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है क्योंकि ग्राफ़िकल है ना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप होके आपका काम हो जाता है इसमें, ठीक है? बाकी हाँ, आप लोगों को आज का ये सेशन कैसा लग रहा है, कैसा लगा वो मुझे एक बार चैट में ड्रॉप कर दो, है ना? ताकि मुझे पता चल जाए क्योंकि आज अपन ने थ्योरेटिकली कुछ ज़्यादा किया नहीं है, सारा स्टार्टिंग से ही अपन प्रैक्टिकल ही बेस पे आए हैं, है ना? हाँ, मतलब देखो आगे तो आप अगर आपको सारे बेसिक स्किल्स हैं तो अभी तक आपको यही है कि बेसिक से आप थोड़ा एडवांस पे आ जाओ और जो पुरानी स्किल्स हैं उनको पॉलिश करते जाओ एंड लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करते जाओ बस। तो ये आपका एक स्टैंड एक प्लेटफॉर्म बन जाए और वहां से आपको फिर जॉब्स एंड ऐसा सारी चीजें आप अप्रोच कर पाओ, ठीक है? हाँ, उस पे भी मैं वीडियो ले आऊंगा। अगर ये एरर सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड है, वरना मैं सोच रहा हूँ इस पे एरर पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा पैरेट वाले एरर पे और मैं पैरेट री कर दूंगा क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है। तो पैरेट री करूंगा तो उसी टाइम कस्टमाइज करूंगा, उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है? बिल्कुल हर्षित, जीआरसी और सॉक पे भी मैं वीडियो ले आऊंगा, ठीक है? व्हाइट वर्सेस ब्लू टीमिंग, ठीक है? तो उस पे भी वीडियो ले आएंगे क्योंकि जीआरसी व्हाइट टीमिंग में आता है और सॉक ब्लू टीमिंग में। ओके, लेट्स सी अगर ये ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छा है, वरना फिर मैं दूसरी और चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। चलो, अब ये आई गेस हो जाना चाहिए इस बारी में तो। थोड़ा-सा वेट और ही कर लेते हैं। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना ये नहीं हो कि यहाँ से हमने क्रॉस दबाया और पता चल रहा है कि ओपन हो ही जाता हो। बाकी हाँ, अब आप लोगों के अकॉर्डिंगली आप लोगों को किस टाइप की और वीडियोस चाहिए? मैं अभी वैसे वीडियोस का सजेशन माँग रहा हूँ। राइट, आप लोगों को क्या लगता है किस टाइप के वीडियोस अब आप लोगों को और चाहिए होंगे? क्योंकि मैंने काफ़ी डिफरेंट स्ट्रीम्स आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी है एंड आप लोगों का काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है क्योंकि जैसे जो वैल्यूएबल कंटेंट है, उसपे आपके कमेंट्स एंड व्यूज़ काफ़ी कम है एंड जो नॉर्मल कंटेंट है, जो कि जनरल पर्पज़ के लिए होता है, उसपे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ। इम्पोर्टेंट स्टफ बताऊँ या नहीं बताऊँ? क्योंकि इम्पोर्टेंट स्टफ पे आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी कम आ रहा है ना? तो वो एक बार मुझे बताओ। सर आई हैव अ डाउट लाइक जीआरसी एक्ट लाइक लीडर्स फ्रॉम द टॉप लेवल यस नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पे आते हैं जीआरसी। जीआरसीज़ जो है ये पॉलिसीज़ के लिए होता है, ठीक है? ये पॉलिसीज़ बनाते हैं एंड सारे जो लीगल लॉज़ हैं उनको ध्यान रखते हैं एंड ये सारा कुछ उसमें पड़ता है काम, है ना? मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट हाँ, इसे प्रॉपर वीडियो में ले आऊँगा। अहमद देखो रियल लाइफ़ में वेब में कौन-सी बग्स ज़्यादा मिलते हैं इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, है ना?
बस टॉप 10 जो आता है, वो हम लेते हैं कि भई ये ज़्यादातर रिस्की होते हैं। बट कौन से ज़्यादा मिलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि किस वेबसाइट पे कौन-सा बग है हमें आइडिया नहीं है। सर हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या-क्या स्किल चाहिए? देखो रिक्वायर्ड हैकाथॉन देखो उसमें क्या-क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह का होता है, क्योंकि कई बार मिक्स्ड भी होता है, कई बार स्पेसिफिक स्किल भी होता है। जो हैकाथॉन है उसके अकॉर्डिंग मैटर करती है चीज़ें। सर हम जॉब में अपने आप को एथिक्स हैकर नहीं बोल सकते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मनदीप। मतलब आई डोंट थिंक सो ये जो आप कह रहे हो वो कहीं सेंस बनाता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। एथिकल हैकर्स के जॉब रोल्स होते हैं, पेन टेस्टर्स होते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, तो ये सारे होते हैं। है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई केस वेस होता है। इल्लीगली करोगे तो काम प्रॉब्लम देगा। ठीक है? गाइस जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, आई डोंट थिंक सो कि आर्मिटेज इस पे अभी स्टार्ट हो रहा है ना? बट स्टिल आर्मिटेज इतना कुछ है नहीं। अगर आप एमएसएफ कंसोल जानते हो तो आर्मिटेज आपके लिए कोई स्पेसिफिक इतना हाई एंड चीज़ नहीं है। है ना? बट यहाँ पे एरर जैसा अभी तक कुछ आया नहीं है जैसा पहले आ रहा था। तो माइट बी इसके रन होने के चांसेस हों, रिसोर्स काफ़ी हाई जा चुके हैं क्योंकि। माइट बी पॉसिबल है बट लेट्स सी। राइट? अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। मैं इस पे एक बार डेडिकेटेड वीडियो भी ले आऊँगा, ताकि आप लोगों को उसके थ्रू समझ में आ जाए। ना? चलो, ओके। हर्षित देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल रहता है, बट अभी जो सिनेरियो है उस केस को अगर डिस्कस किया जाए तो हाँ, कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा है एंड मार्केट में नॉलेज काफ़ी कम है। मतलब अगर मुझे भी अगर किसी को हायर करना है, तो जो मैं सोच रहा हूँ उसके पास स्किल होनी चाहिए, वो बहुत रेयर लोगों में मिलती है। और दूसरी चीज़, कंपनी भी वैसी होनी चाहिए जहाँ पर उसका वो रोल अप्लाई हो। जैसे कई लोगों को मैंने भी देखा है कि मुझे कॉन्टैक्ट तब कर रहे हैं जब वो सिस्टम उनके कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। जबकि उन्हें एक बार के लिए पहले कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहिए ताकि उनको सिक्योर कर दिया जाए। हैक होने के बाद लोगों को याद आती है हमारी, बट इवेंचुअली अगर वो लोग पहले याद करें, तो आप लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट हो जाएगी एंड साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी साइट्स रहेगी, सिस्टम्स रहेंगे, है ना? बस यही चीज़ है। हर्षित देखो, अगर आप किसी एक ऐसे जगह पे फँसे हो जहाँ आपने 80,000 देखो, अगर आप 80,000 पे कर रहे हो ना, तो यहाँ तो ज़रूरी है आपका मेंटर स्किल्ड होना चाहिए। बट अगर वो आपको कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं, तो देखो नुकसान आपका और आपके घरवालों दोनों का हो रहा है ना? कोशिश करो कि कम से कम नुकसान हो। मतलब या तो आपका नुकसान कम हो जाए या घरवालों का नुकसान कम हो या दोनों का ही नुकसान कम हो। ठीक है? आप ये करो ना कन्वे कि भई सामने वालों को बोल दो, भई मेरे को फंड रिफंड कर दो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग कुछ पढ़ा नहीं रहे हो। और अगर रिफंड करने से वो मना करते हैं, तो कोई बात नहीं, देखो जितना जा चुका है उतने को रोक के अब कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही हो, है ना? क्योंकि आई नो जिस तरीके से यहाँ पे आजकल के टाइम पे साइबर एजुकेशन का चल रहा है ना, क्योंकि ये काफ़ी बूमिंग फील्ड है ना, काफ़ी लोग आ रहे हैं इसमें। लेकिन इसी का फ़ायदा कई लोग उठा रहे हैं, काफ़ी अनस्किल्ड लोग पढ़ा देते हैं, ताकि पैसे इकट्ठा हो सके। ये भी हो रहा है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। हाँ, देखो बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं, दैट्स ट्रू। और काफ़ी लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, स्टिल वो बताते जाते हैं ऐसा कुछ ना कुछ ताकि आपको कोर्सेज़ में एनरोल करा दें। हाँ, बिल्कुल, सिर्फ़ कंटेंट के नाम पे सिर्फ़ पैसे लेने के काम चल रहा है। नॉलेज और स्किल डिपेंड करता है। हाँ, स्किल एंड नॉलेज मैटर करती है, बिल्कुल सही। इज़ गूगल साइबर सिक्योरिटी कोर्स गुड फॉर बिगिनर? हाँ, बिगिनर के लिए अच्छा है क्योंकि उसमें जो बेसिक कंटेंट है वो आपको क्राइटेरिया वाइज़ जो नॉलेज होनी चाहिए थ्योरेटिकल वो अच्छे से समझा देता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है वो।
हाँ, बिल्कुल देखो खेल सारा वही है। आपके ऊपर कंट्रोल है सारा, है ना? अगर आपने पैसे दे भी दिए ना तो आपको बनना है ना। पैसे या तो लो और कहीं सही जगह लगाओ, नहीं तो एफर्ट आपको ही लगाने पड़ेंगे देखो एट द एंड। सारा खेल आपके ऊपर ही है। सर जी मैंने मालवेयर बहुत से बनाए हैं लेकिन कस्टमर अलर्ट आ रहा है कैसे बाईपास करूँ? अहमद देखो इस पे भी आपको थोड़ा कोडिंग के अंदर डीप डाइव जाना पड़ेगा एंड थोड़ा क्रिप्टोग्राफिक कांसेप्ट्स को समझना पड़ेगा। ना और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ तो डायरेक्ट नहीं बता सकता, बट कुछ कांसेप्ट्स आपको तब समझ में आएँगे जब आप एक बुक है जिसका नाम है रेड कलर की बुक है जिसमें एक एलियन लेटा हुआ दिखेगा आपको प्रैक्टिकल मालवेयर एनालिसिस फ्रॉम नो स्टार्च प्रेस पब्लिकेशन। अच्छी बुक है, उसके अंदर कुछ ऐसे कांसेप्ट्स हैं जो आपके काम के हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? मनदीप लैंग्वेज का मैंने यही तो आपको पहले भी समझाया कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट तब होती है जब आप उस स्ट्रीम के हो। अगर आप वेब डेवलपमेंट में या वेब पेन टेस्टिंग में हो तो जावा की आपको नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। तो सारा खेल आपके जिस फील्ड में जिस डोमेन में हो उसका है, ठीक है? कंफ्यूज्ड व्हिच डोमेन टू गो लाइक देखो अर्षित अगर आप थोड़े रोड मैप के रिगार्डिंग कंफ्यूज्ड हो तो चैनल पे ना मैंने कई सारे रोड मैप डाल रखे हैं। उनको एक बार चेकआउट करना और जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं करे हैं, उनके भी मैं रोड मैप्स ले आऊँगा। जैसे आपने मुझे बताया इन टॉपिक्स पे भी मैं रोड मैप लेकर आ जाऊँगा, ठीक है? ताकि आपको ऐसा कुछ नहीं लगे कि रोड मैप अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ओके। ब्रो कैन यू टेल हाउ डू यू कैप्चर एंड्रॉयड ऐप्स टू टेस्ट? टेस्टिंग वाले या जो बग हंटिंग पे जो ऐप्स होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल कोई प्लेटफॉर्म ऐप देता है कि इन पे टेस्ट करना है बग हंटिंग टाइप या कोई टेस्टिंग ऐप्स जो सीखने के लिए होते हैं। अगर आप सीखने वाले यूज कर रहे हो तब तो सिंपली मैं यही कहूंगा कि ऑनलाइन गिटहब पे बहुत सारे हैं और अगर आप कंपनी वाले कह रहे हो तो मैं तो देखो क्या प्रेफर करता हूँ या तो मैं यूज करता हूँ वर्चुअल एंड्रॉयड या फिर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो। सी में वर्चुअल एंड्रॉयड में ऐप डाउनलोड किया, उन्हीं का पूरा फाइल के साथ स्ट्रक्चर आ जाता है, उसी पे टेस्ट कर लिया जाता है। तो वो ज़्यादा ईज़ी रहता है, टाइम कंज़्यूम नहीं होता है। तो ये वाला प्रोसेस या तो आप वर्चुअल एंड्रॉयड के अंदर ऐप इंस्टॉल ही करो, प्ले स्टोर से उन्हीं की या उन्हीं की साइट से, फिर आप उसको एनालाइज़ आराम से कर पाओगे। स्टैटिक बनाना है तो उसके लिए भी आपके पास कई सारे टूल हैं काली में, उनको यूज़ कर सकते हो, है ना? और डायनामिक तो आप नॉर्मली एंड्रॉयड वर्चुअल बना के कर ही रहे हो, है ना? लाइक टू कैप्चर ट्रैफिक के लिए आप है ना प्रॉक्सी लगा दो। मैं क्या करता हूँ उसके अंदर प्रॉक्सी लगाता हूँ वर्चुअल एंड्रॉइड के अंदर बबसूट के अंदर वो प्रॉक्सी एक और नई क्रिएट करता हूँ। जैसे 8080 पे तो डिफॉल्ट रहती है, एक और नई बना लो किसी और पोर्ट पे, उसका सर्टिफिकेट जनरेट करके उस वर्चुअल वाले के अंदर इंस्टॉल करो और जो प्रॉक्सी आपने बबसूट में बनाई है उसको ऑन कर दो और उसी का पोर्ट वहां लिख दो आपके वाईफाई सेटिंग्स में जाके एंड उसका सारा ट्रैफिक आपको बबसूट पे भी दिख जाएगा। ये कर सकते हो। हर्षित अवेलेबल है चैनल पे। ठीक है, आप होम पेज पे जाओगे तो पहली वीडियो आपको वही दिखेगी जहाँ पे मैंने फ्री रिसोर्सेज दे रखी है। ठीक है? देखो साइबर आप कोई भी करो कोर्स बस ये है कि आपकी स्किल मैटर करती है, स्किल पे ध्यान दो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है आपके कोर्स में सिखा ही नहीं रहे हैं आपको कुछ। मेन वो मैटर कर रहा है कि आप सीखो। ठीक है, कोर्स कर रहे हो ऑब्वियसली डिग्री आ रही है अगर साइबर की तो फायदा ही मिलता है ना? एक प्लस पॉइंट आ जाता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। भले डिग्री में कुछ नहीं भी पढ़ा है हो, बट ये रहता है कि वो डिग्री है तो एक प्लस पॉइंट है अचीव करने के लिए। तो ठीक है, फायदा ही मिल रहा है आपको। ठीक है? नहीं, नहीं। देखो मैं जेनीमोशन पहले यूज़ करता था बट वो रिसोर्स बहुत ज़्यादा खाता है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ अ गुड फॉर्म एंड एक और एप्लीकेशन है आई गेस इस सिस्टम में तो नहीं है बट वो एम से नाम है उसका, ठीक है? लोगो मुझे ध्यान है थोड़ा। वो भी ऐसे वर्चुअलाइज़ेशन के लिए है, वो यूज़ कर सकते हो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो वैसे टेक्निकली ज़्यादा बेस्ट रहता है ना? मैं उसी के अंदर ऐप इंस्टॉल करा दिया क्योंकि वर्चुअल एंड्रॉयड मिल रहा है। टेस्टिंग के लिए आपका सारा काम आसान हो जाता है, तो वर्चुअल एंड्रॉयड के अंदर ही कर रहे हैं हम। अब वर्चुअल एंड्रॉयड आप जीनीमोशन से बनाओ, आप एंड्रॉयड स्टूडियो से बनाओ या जो और भी है मीमो है शायद या माईमैक्स जो भी है, उन ऐप से बनाओ, है ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो हर्षित फ्रेशर्स के लिए ऐसे रिमोट जॉब स्टार्टिंग में ट्राई मत करो, है ना? बहुत रेयर चांसेस है मिल जाए बट
मैं ये कहूँगा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जाकर लो पहले, ठीक है? ऑफलाइन विज़िट करो, ऑफलाइन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस उठाओ, फिर भले रिमोट काम करो, ताकि पता चले इंडस्ट्री काम कैसे कर रही है, ठीक है? तो अब वैसे है ना अ, देखो ये सारे टॉपिक जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन और ये सब है, इस पे अपन वैसे और बात करेंगे। इसमें मैंने ना एक सोच रहा हूँ बताऊँ नहीं अभी, लेकिन एक चीज़ प्लान कर रखी है, चीज़ ही बोलूँगा क्योंकि मैं एक अभी उसको रिवील नहीं करना चाहता, मैं उसको बहुत सही टाइम और सही तरीके पे रिवील करूँगा। बट ये है कि वो सारे आप लोगों के वल्नरेबिलिटीज़, जो वेब वल्नरेबिलिटीज़ है और ऐप, सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स की वल्नरेबिलिटीज़ होती है, वो प्रॉपर सीखना, समझना, टिप्स, ट्रिक्स वो सारा मैंने एक प्लान कर रखा है और बहुत ही इनोवेटिव वे में जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सीक्रेट ही रख रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि कोई कॉपी कर ले स्टाइल को पहले ही। वो मैं लॉन्च करूँगा एंड वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है? तो उसके लिए तैयार रहना, राइट? वो प्लानिंग चल रही है, एग्ज़ीक्यूशन में भी काम चालू है। जैसे ही टाइम आता है, कंप्लीट हो जाती है थोड़ी बहुत चीज़ें, मैं पहले रिवील करूँगा एंड देन फिर उस चीज़ को आप लोगों के पास भेज दूँगा, ठीक है? तो ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर सकते हो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है व्हाट्सएप, तो चलो ठीक है जॉइन कर लेना। बट अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। बाकी आज जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें, थोड़ी स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी होगी, क्योंकि पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आपको स्ट्रैटेजीज़ भी प्लान करनी पड़ती है। एज़ अ हैकर कैसे सोचोगे वो आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। तो उन पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन पे भी हम बात करेंगे, ताकि जो साइबर फील्ड में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए ये जो अभी तक हमने 5 लाइव सेशंस या 5-7 लाइव सेशंस लिए हैं, 7 या 6 होंगे, तो वो बहुत बेनिफिशियल होंगे, ताकि जिनको ज़ीरो नॉलेज है, वो भी इस फ़ील्ड को अब आगे समझ पाएँगे। ठीक है? तो 9 बजे लाइव है अगला अपना, उसको जॉइन ज़रूर कर लेना टाइम पर और आगे हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट अभी आज हमने देखा कि कैसे हम किन टेक्निक्स का यूज़ करके एक्सेस गेन कर सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर पोर्ट और सर्विस। और भी डिफरेंट तरीके होंगे जब आप इन पे अप्लाई करोगे इन प्रोसेसेस को। जैसे किसी और पोर्ट पे अप्लाई करोगे तो हो सकता है वो कुछ आपसे एक्स्ट्रा डिटेल माँगे। वो कब दे पाओगे? जब आपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अच्छी करी हो और उसके लिए आपने हमारा एक और सेशन है, हमने ये सारे ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चेक करें। तो ये सारे लाइव सेशंस अच्छे से चेक करना, रिवाइज़ करना, ताकि ये सारे प्रोसेस आप कर पाओ। अगर आप एकदम बिगिनर हो, तो ये सारे आप लोगों के लिए ही है, ताकि सारी चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है? चलो, चलो ठीक है। तो अब हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो फॉर दैट आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन दिस इज़ अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ। बाय गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। हेलो एवरीवन। तो वी आर लाइव अगेन। वॉइस ऑडिबल है, क्लियर है सभी को? ये एक बार मुझे बता दो। अ, अहमद, मैं कहीं भी स्टोर करना प्रेफ़र ही नहीं करता, मैं कहीं भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप भले ही पासवर्ड को पेन ड्राइव में रखो, आप भले ही पासवर्ड को किसी फ़ोल्डर में, पासवर्ड मैनेजर में, मैं रिकमेंड ही नहीं करता। मतलब द ओनली थिंग आई रिकमेंड फॉर पासवर्ड स्टोरिंग इज़ योर माइंड। उसके अलावा और कुछ नहीं। मैं वही रिकमेंड करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ हो टेक्निकैलिटी में बग्स होते हैं, लीक्स हो जाते हैं पासवर्ड, ठीक है? ठीक है? तो वो चीज़ है। चलो, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। पहले पोस्ट एक्सप्लॉइटेशंस होती क्या है, उन पे बात करेंगे। बट शुरू करने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। चलिए, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करते हैं। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन होती क्या है, कैसे करी जाती है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या कोई डिजायर्ड स्टेप हैं भी या नहीं, या जो हैकर के मन में आ रहा है, या जो
अटैकर है उसके मन में आ रहा है उसके हिसाब से चीजें चलती है। तो आखिर ये है क्या? और जो इस फील्ड से बिल्कुल जानकारी नहीं रखते हैं, जो एकदम नए हैं, उनके लिए भी बताऊंगा कि पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन आखिर होती क्या है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा टॉपिक है, बस समझ में आना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, ये पॉइंट मेजर है। बाकी तो धीरे धीरे आप करते जाओगे चीजें और सीखते जाओगे। ठीक है, चलो मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ एंड पहले आपको को पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है वो समझा देता हूँ। ठीक है, पोस्ट आप सभी जानते हो, बाद में या फिर लेटर। एक्सप्लॉयटेशन यानी अटैक और एक्सेस, यही है ना? अब पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन यही होता है जब आप कहीं भी किसी भी टारगेट को एक्सप्लॉइट करने के बाद में उसके जो प्रोसेसेस को फॉलो करते हो उसे बोला जाता है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन होती क्या है? देखो, पोस्ट एक्सप्लो हाय हाय एवरीवन। देखो, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आप टारगेट का एक्सेस लेने के बाद जो जो प्रोसेस करते हो, प्रोसेस टू मेंटेन एक्सेस एंड एक्सेस मेंटेन करने के साथ साथ ट्रेसिंग या ट्रेसेस रिमूवल, या आप सबूत मिटाते हो। क्योंकि देखो, टेक्निकली अगर आप वहां पर सबूत छोड़ देते हो तो इजीली कोई भी सॉक एनालिस्ट एनालाइज कर सकता है किस किस डेटा को टारगेट किया गया एंड किसने टारगेट किया, उसकी आईपी क्या है। अगर आप थोड़े सिक्योर नहीं हो, एनोनिमिटी आपने अप्लाई नहीं कर रखी है, तो होगा ऐसा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब क्या क्या हो सकता है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में? पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड क्रैकिंग, पहला चीज वही, सामने वाले के पासवर्ड को क्रैक करा जा सकता है। सेकेंडली, की लॉगर्स सेटअप कर सकते हैं। अब पासवर्ड क्रैकिंग तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सामने वाले को पासवर्ड टारगेट या कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा हो। की लॉगर क्या होता है? जो लोग इस फील्ड के लिए नए हैं उनको समझा देता हूँ, बाकी जो लोग पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं उनको आइडिया होगा की लॉगर क्या होता है। की लॉगर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं मैंने ना यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है, अब ये मैंने कीबोर्ड पे टाइप किया है, तो यहां से ये एक फाइल में सेव हो गया है। और कहाँ हुआ है? जहां पे भी अटैकर चाहता है। यानी अगर आपने जो भी टाइप किया वो एक फाइल में स्टोर होता रहेगा, और सामने वाला जैसे ही ऑब्वियसली उसके पास एक्सेस है तो वो जब चाहे उस फाइल को रीड कर सकता है ना? ये की लॉगर का काम होता है। नेक्स्ट चीज क्या कर सकता है वो? मालवेयर को सेटअप कर सकता है। मालवेयर सेटअप, आई डोंट नो ये थोड़ा ग्लिच क्यों आ रहा है। ठीक है, मालवेयर सेटअप कर सकता है। मालवेयर क्या होता है? इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं मैं। मालवेयर, मालवेयर दो वर्ड से मिलके बना है। मैल यानी मिलीशियस, वेयर निकला है सॉफ्टवेयर से। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मिलीशियस है। मिलीशियस यानी
जो कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो कि सिस्टम को हार्म पहुंचा रहा है। कैसे? फाइल्स को मैनिपुलेट करना, एक्स्ट्रा फ़ोल्डर्स बनाना, खुद की मैलिशियस कॉपीज़ बनाना ताकि कोई डिलीट ना कर पाए, डेटा हार्म करना, अल्टर करना या शेयर करना अटैकर तक। ये सारा काम होता है एक मालवेयर का, ठीक है? रवि, रैनसमवेयर भी एक काइंड ऑफ मालवेयर ही होता है जो कि रैनसम डिमांड करता है, यानी आपके डेटा को एन्क्रिप्ट कर देगा। उसके बाद डिक्रिप्शन की के लिए आपको पे करना पड़ता है। ये काम होता है आपके रैनसमवेयर का, ठीक है? तो ये देखो, ये सारी चीज़ें करी जा सकती है ड्यूरिंग पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब ये सब होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक अटैकर के लिए चीज़ आती है, क्लियरिंग लॉग्स। लॉग्स को मिटाना। लॉग्स क्या होते हैं? एक तरीके से आप ट्रेसेस समझ सकते हो, जो भी आपने काम किए हैं उसके रिकॉर्ड रहता है। रिकॉर्ड्स पड़े हैं, अगर कोई रीड करता है, उन्हें एनालाइज़ करता है, तो ये समझ सकता है कब, क्या, कैसा अटैक हुआ है। जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कब अटैक हुआ, कहाँ-कहाँ अटैक हुआ, क्या डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और किसने अटैक करा हो सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग लग सकती है, बट अगर आप लॉग्स ही हटा दो, तो काइंड ऑफ ये समझ लो कि सारे सबूत चले गए। ये जनरली होता है, वैसे और तरीके होते हैं, बट उन पे भी हम बात करेंगे, ठीक है? ये बेसिक क्राइटेरिया रहता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का। तो आज हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अभी मैं आपको चीजें ऑब्वियसली, क्योंकि क्रैश कोर्स टाइप है ये, तो शॉर्ट में समझाऊंगा, कराऊंगा सारी चीजें, बट थोड़ा सा हो सकता है कंसाइज वे में आपको मैं बता दूं, ठीक है? वॉनाक्राई, बिल्कुल, वो भी एक रैनसमवेयर है, बिल्कुल। बिल्कुल सोहेब, वाईफाई टारगेटिंग करी जा सकती है, आप भले ही इंटरनेट से नहीं कनेक्ट हो तो भी। बट वो जो रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए, वो आपके पहले ही फिर सिस्टम में होनी चाहिए, यानी जो टूल्स हैं, जो वर्ड लिस्ट है, वो आपके पास होनी चाहिए पहले से ही, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? रजत, अभी ये आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है, ठीक है? आरएफआईडी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं अपन। रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे जब बात करेंगे, तब इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बाकी रेडियो फ्रिक्वेंसीज के लिए भी मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाने की सोच रहा हूँ, बट वही है, सारी एक साथ तो आएगी नहीं, एक एक करके सारी प्लेलिस्ट जो जो मैंने आप लोगों के लिए प्लान करी, वो एक एक करके मैं अपलोड करता जाऊंगा आपसे, ठीक है? ठीक है, बाकी अभी तक अगर आप लोगों ने लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, जो लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर देना, ठीक है? तो मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ एंड सुडो परमिशंस ऐड कर देता हूँ, ठीक है? अब पहले वो सामने वाले सिस्टम पर एक मालवेयर शेयर कर सकता है, ठीक है? अब वैसे आई नो ये थोड़ा सा रिस्की होगा यूट्यूब पे, बट आप लोग ध्यान से देखना, मैं इसको कंसाइज वे में करने की कोशिश करूंगा। बेसिक आप बना सकते हो एमएसएफ वेनम टूल का यूज करके, ठीक है? अभी बेसिक टेस्टिंग पर्पसेस के लिए डैश एल पेलोड्स, पाइपिन, ग्रेप एंड जो भी बनाना है, जैसे मेरे को विंडोज के लिए बनाना है, मैं विंडोज लिखूंगा, एंड्रॉइड के लिए बनाना होगा एंड्रॉइड लिखूंगा, ठीक है? यहाँ पे ले सपोज मैंने विंडोज लिखा है। अब ये वो चीजें लिस्ट करके मुझे देगा, टाइम लेगा थोड़ा सा, बट लिस्ट करके दे देगा, ये देखो, ठीक है? ये ऑप्शंस है। सेम अगर मैं एंड्रॉइड के लिए करूंगा, तो एंड्रॉइड के लिए भी मुझे प्रोवाइड करा देगा। तो जिसको भी जो भी आपको बनाना है, बस उसका एक्सटेंशन पता होना चाहिए और उसका टाइप पता होना चाहिए। एक्सटेंशन क्यों, अभी बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एंड्रॉइड के लिए बनाता हूँ, ये पेलोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सब वेनम डैश पी, यानी पेलोड पेलोड पेस्ट कर देना है,
एल होस्ट इक्वल्स टू एल पोर्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपको एल होस्ट एल पोर्ट देना है। अभी मैं ये लोकल एरिया के लिए बनाना बता रहा हूँ, वाइड एरिया के लिए बस आपको एल होस्ट एल पोर्ट क्लाउड फ्लेयर्ड वाली देनी होती है या एनजी रॉक वाली। ठीक है, जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया आप लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्च करना, उससे आइडिया लग जाएगा, नहीं तो मैं आपको उसकी रिगार्डिंग वीडियो भी लाके दे दूंगा। बट अभी मैं इसको नॉर्मली ही लोकल पे कर रहा हूँ। ठीक है, और अपनी आईपी में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एल होस्ट में। ठीक है, मैंने अब इसको बता दिया कि ये पेलोड बनाना है जिसमें कनेक्ट आपको मुझसे करना है, मेरी आईपी दे दी, इस पोर्ट पे करना है, वो पोर्ट दे दिया, डैश फॉर्मेट मैंने रॉ दे दिया कि रॉ फॉर्मेट ही यूज करना, एंड डैश ओ बता दिया कि वायरस डॉट एपीके समथिंग ऐसा नाम दे दिया, एंड एंटर कर दिया, ये बनाने का काम कर देगा। चल, अब देखो सेव्ड एज बता दिया इसने, एलएस करूंगा, ये यहाँ पर बन चुका है, जिसको भी है सामने वाले को आपने भेजना है। और फिर कनेक्ट करने के लिए हमेशा हम यूज करते हैं एमएसएफ कंसोल, अगर हमने एमएसएफ वेनम से बनाया है तो एमएसएफ कंसोल का यूज करेंगे, सिंपल एंड सर्च मल्टी हैंडलर। ये आपको सर्च करना है क्योंकि यही एक्सप्लॉइट्स को अच्छे से हैंडल करता है। यूज 7 क्योंकि वो नंबर 7 पे दिख रहा है। सेट पेलोड, अब यहां पर कौन सा लग रहा है, जेनेरिक वाला, हमें कौन सा बताना है, जो हमने यहां पे यूज किया है, इसको लिखा, पेस्ट किया, एंटर, ऑप्शंस। अगर आपने 4 बजे इससे पहले वाली जो लाइव थी वो नहीं देखी है तो हो सकता है एमएसएफ वेनम, सॉरी एमएसएफ कंसोल आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, बट अगर आपने वो लाइव अटेंड करी है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर सेट एल होस्ट, यहाँ पे मैंने मेरी आईपी लिख दी, एल पोर्ट वही है तो मैं चेंज नहीं करूंगा, और सीधा रन। जैसे ही मैं रन करूंगा, अब वो क्योंकि मैंने एपीके किसी को भेजी नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, बट अगर किसी को मैंने भेज दी है तो ऑब्वियसली एंटर करते ही थोड़ी देर का टाइम लेगा और मुझे एक्सेस लेके दिखा देगा, फिर मेरे पास सामने वाले का टर्मिनल एक्सेस आ जाएगा। बट ऑब्वियसली मैंने किसी को भेजा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, एजुकेशनल पर्पस कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका की लॉगर, लेट्स सपोज मैं एक बार चेक करता हूँ, मेरे पास फाइल पड़ी है। ठीक है, की लॉगर की अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली ब्राउजर पे जाना, सिंपल की लॉगर गिटहब, ठीक है, सिंपल लिख देना। ठीक है, आपको कई सारे मिल जाएंगे, ये देखो। ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग गिटहब पे पड़े, तो कोई भी आप यूज कर सकते हो, प्रोसेस वही रहते हैं। तो जैसे मेरे पास जो एडिट है मैं आपको वो करके बता देता हूँ। अब यहाँ तो मैंने डेस्कटॉप पे कर रखा है, लेट्स सपोज मैंने आपका, लेट्स सपोज टारगेट आपने आपके परमिशन से अटैक किया, लेट्स सपोज। ठीक है, एंड आपके सिस्टम का एक्सेस ले लिया, आप समझ रहे हो मैं वर्ड्स कैसे यूज कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। अब मैंने परमिशन से आपके सिस्टम पे एक्सेस ले लिया, बट मैं नहीं चाहता आपको पता लगे कि ये चीज इंस्टॉल्ड है, तो एक ऐसी डायरेक्टरी में मैं डालूंगा जहां पे आपको आइडिया नहीं हो, जैसे कोई ऐसी डायरेक्टरी या कोई फोल्डर के अंदर फोल्डर अलग अलग नामों से, फिर वहां पे मैं की लॉगर को गिट क्लोन कर लूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर लेट्स सपोज मुझे, आपके लिनक्स का सिस्टम है, सीडी लिनक्स पे गया, एलएस किया, की लॉगर डॉट पाई फाइल है, इसको रन कर देना है। ठीक है, बट मुझे पहले वीईएनवी सेटअप करना पड़ेगा, तो मैं वीईएनवी एक्टिवेट करता हूँ, एंड वैसे भी रिक्वायरमेंट डॉट फाइल्स को पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, वीआईपी इंस्टॉल डैश आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है, वैसे तो मेरे सारे इंस्टॉल्ड है इसीलिए डायरेक्ट दिखा दिया। फिर पाइथन कीलॉगर डॉट पाई, एंड का साइन क्यों, ताकि वो बैकग्राउंड में रन हो। अब ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा एलएस। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ, है ना, ब्राउजर पे आता हूँ, मान लेते हैं मैं किसी वेबसाइट पे लॉग इन कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, कीबोर्ड तो यूज करूंगा ही ना।
जैसे मान लो मैंने लिखा शील्ड राइस, ठीक है, ये वर्ड सर्च किया है, लॉग इन करते टाइम कुछ तो डेटा लिखूंगा, बट अभी के लिए मैं ना इतना ही लिख रहा हूँ, और फोरग्राउंड FG कमांड से इस प्रोसेस को कंट्रोल C करके रोक दूंगा। अब इस वजह से देखो यहाँ एक फाइल बनी है, मुझे बस उस फाइल को कैट करना है, या फिर मैं टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकता हूँ, माउस पैड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर का, और इस फाइल का नाम दे दूंगा। ये देखो, मैंने LS लिखा था वो आ गया, मैंने शील्ड राइस लिखा था वो आ गया, मैंने FG लिखा था वो आ गया, और ये रहा कंट्रोल C। ये जो साइन आ रहा है स्टार्टिंग में ये कंट्रोल का है, तो मैंने कंट्रोल C प्रेस किया था, वो भी यहाँ मेंशन्ड है। तो यानी जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ पे आ जा रहा है। अब भले ही मैं किसी साइट पे जाके लॉग इन कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सामने वाले को इजीली पता चल रहा है, चैट कर रहा हूँ तो भी पता चल रहा है, क्यों, टाइप तो कीबोर्ड पे ही कर रहा हूँ ना। और मान लेते हैं, लेट्स सपोज अभी मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को एक बार के लिए रिमूव करूंगा, फिर वापस चलाता हूँ इस प्रोसेस को आपको एक चीज और बताने के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, हाउ आर यू, जान करके मैंने गलत चीजें लिख रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं बैक कैसा दिखता है। अब मैंने ये हाउ आर यू लिख कर एंटर किया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, FG आके कंट्रोल C करते हैं, ठीक है। अब वापस मैं माउस पैड यूज करता हूँ जो कि टेक्स्ट एडिटर है, एंड फाइल जो नई बनी है वो ओपन करता हूँ। ये देखो, हाउ ARFEW में फिर 1 2 3 ऐसे सिंबल है, यानी मैंने 1 2 3 इन कैरेक्टर्स को हटा दिया, AR तक रखा, फिर E लगा दिया, फिर स्पेस देके U लगाया, फिर बैक स्पेस किया, फिर YU लगाया, फिर 2 बार बैक स्पेस किया, फिर U लिखा। यानी मैंने क्या इवेंचुअली लिखा है, हाउ आर यू, ये आपको पता चल गया। तो बैक स्पेस भी अगर मैं दे रहा हूं तो उसका साइन आपको दिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारे प्रोसेसेस होंगे जो जो मैं परफॉर्म करूंगा, ये इसका फायदा है। कंट्रोल C, अब मैं इसको फाइल को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये एक तरीका। अब दूसरों में कई बार, जैसे अगर हम लॉग्स मिटाने की बात करें, तो सबसे जरूरी लिनक्स के अंदर लॉग्स रहते हैं वॉर लॉग में, CD/war/log। ये देखो, सिस्टम के सारे लॉग्स यहाँ पड़े हैं। अगर यहाँ से पूरा फोल्डर उड़ा दो, या ये पूरी फाइल है, सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ rm-rf/war/log/star, कि भाई वॉर लॉग के बाद लॉग के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं उनको उड़ा दो। अब ये कह रहा है, डू यू वांट टू डिलीट ऑल 48 फाइल्स इन वॉर लॉग, मैं लिख रहा हूँ यस। अब देखो, खाली कोई भी लॉग्स नहीं बचे हैं, सारे लॉग्स हट चुके हैं, यानी सारे सबूत जो है वो सारे हटा दिए, एंड यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रेसेस मिटा सकते हो। ये कुछ तरीके हो गए। अब मालवेयर्स बनाने के लिए और तरीके हैं मार्केट में, आप अगर आप गिटहब पे जाओगे, अभी उन वर्ड्स का यूज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली अलाउड नहीं होते हैं कुछ रैनसमवेयर्स के नाम या कुछ मालवेयर जनरेटर्स के नाम, ठीक है, क्योंकि वो ये कि मैं दिखा भी नहीं सकता। बट आप जानते हो गिटहब पे अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड की लॉगर्स, मालवेयर जनरेटर सर्च करोगे तो टूल्स मिल जाएंगे आप, है ना। हाँ बिल्कुल, सावधानी जरूरी है। अराउंड देखो, रवि आई गेस मैं उस समय 6th या 7th में था, तब की बात है, तब से। ठीक है रवि, मैं नई वीडियो भी ऐड कर दूंगा कोडाची के बारे में। VENV क्या है वो बता देता हूँ। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लिखता हूँ PIP इंस्टॉल, कोई भी एक सर्विस रख लेते हैं, सपोज पैराम स्पाइडर मेरे को इंस्टॉल करना था, ठीक है। पैराम माइनर लिखते हैं एक बार, कोई एक PIP की सर्विस हम इंस्टॉल कर सकते हैं जो इंस्टॉल्ड ना हो। सेटअप टूल्स, लेट्स सी सेटअप टूल्स है या नहीं है, ठीक है। सेटअप टूल्स इंस्टॉल हो गए, वहीं अगर मैं एग्जिट कर देता हूँ एंड PIP इंस्टॉल, मतलब मैं VENV से बाहर आ गया, PIP इंस्टॉल सेटअप टूल्स, ये एक एरर आ जाएगा।
अभी एरर क्या है? दिस एनवायरनमेंट इज एक्सटर्नली मैनेज्ड टू इंस्टॉल पाइथन पैकेजेस सिस्टम वाइड। आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक करना होगा या फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना होगा। अब क्या चीज है, वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन के लिए हमें बनाने पड़ते हैं सिस्टम में, ताकि पाइथन पैकेज कन्फ्लिक्ट में ना आए। तो उसी के लिए आप वर्चुअल env स्पेस venv कमांड लिख सकते हो, एंड फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए सोर्स कमांड, एंड देन पूरी लोकेशन, जैसे अभी मैंने डेस्कटॉप पे लिखा है तो मैं होम खाली डेस्कटॉप venv फोल्डर के अंदर बिन एक्टिवेट नाम से एक फोल्डर है, जिसको मैं रन कर दूंगा तो मेरा venv भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका होता है। ठीक है, ये जरूरी होता है जब आपको पाइथन पैकेजेस सेटअप या यूज करने होते हैं। कई बार क्या होता है, पाइथन फाइल्स अगर एरर दे रही है तो यही कमांड आपको यूज करना पड़ता है, ताकि वर्चुअल एनवायरनमेंट में आओ और पाइथन फाइल को इजीली आप रन कर पाओ। ठीक है। नेट और ब्रिज बताओ अच्छे से, नेटवर्किंग किस में होती है? नेटवर्किंग अच्छे से सब दोनों ही नेटवर्किंग के कनेक्टिविटी टाइप है, तो अच्छे से तो दोनों में ही होगी। बस नेट एक क्लोज्ड रेंज में काम करता है, और ब्रिज आपके सिस्टम के नेटवर्क से कनेक्ट कर देगा, तो आप जो आपका सिस्टम जिस नेटवर्क में है, उसमें आपका काली लिनक्स या पैरेट चलेगा। तो दोनों ही नेटवर्किंग तो कर ही रहे हैं, रेंज अपनी अपनी सेट है। ठीक है। बिल्कुल, क्लाउड सिक्योरिटी पे भी वीडियोस मैं बना दूंगा। ठीक है। रवि, बिल्कुल, अगर आपका जोधपुर आना होता है तो बिल्कुल देखेंगे, मिल सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलो, अभी ये सारी चीजें आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे क्या चीज क्रिएट करते हैं, कैसे सबूत मिटाते हैं, कैसे कीलॉगर्स को यूज करते हैं। लेकिन पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में कई बार कुछ डिफेंसिव चीजें भी होती है। जैसे अभी के लिए मैं इसको बंद करता हूँ, जरूरत होगी तो फटाफट वापस चालू कर देंगे। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के डिफेंस की बात भी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अपन ने डिफेंसिव टेक्निक्स भी डिस्कस करनी है यहाँ पे। ठीक है। ओके, तो अभी बात करते हैं डिफेंडिंग पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक एंटी मालवेयर टूल। अब एक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक से ज्यादा हो जाता है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है। जैसे अगर आप विंडोज की बात करो तो विंडोज के अंदर है MRT। ठीक है, आप विंडोज आर लिखो और MRT रन करोगे ना, ये आ जाएगा आपका मालवेयर रिमूवल टूल। ये देखो, इसको नेक्स्ट करके क्विक स्कैन स्टार्ट कर दो, मालवेयर हटाएगा, ये काफी अच्छा टूल है। और वहीं लिनक्स पे कर रहे हो तो क्लैम एवी लिनक्स पे काम करता है। ठीक है, एक अच्छा एंटी मालवेयर टूल है। और भी हैं जो रूटकिट्स के लिए हैं, जैसे आरके हंटर लिनक्स के लिए, आरके हंटर और CHK रूटकिट, ये दोनों भी है। इन पे भी अभी बात कर लेते हैं अपन। पहला तो यही है। दूसरा है, अगर आपका साइट है या सर्वर है तो यहाँ पर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग आप कोई भी टूल यूज करो, कैसा भी, अगर आप खुद लोकल सिस्टम है तो वायरशार्क यूज कर लो, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर सर्वर है तो वायरशार्क से बेटर है आप कोई सॉक टूल यूज करो, जैसे इलास्टिक। ठीक है, या फिर और भी कोई क्लाउड बेस्ड, जैसे इलास्टिक क्लाउड बेस्ड है तो इलास्टिक, या ऐसा कोई भी सीम टूल। ठीक है, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल, वो यूज करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब लकी, देखो रीजंस यही थे कि मुझे अपडेटेड कंटेंट शेयर करना था, क्वालिटी प्रोवाइड करनी थी, इस वजह से। राइट। बाकी क्योंकि अभी आप लोगों को पता है मार्केट में काफी स्कैम्स हो रहे हैं, लोग बस साइबर के नाम पे पैसे छाप रहे हैं, तो बस मुझे वही था कि ये चीज लोगों को अवेयर करूं। ठीक है, और क्वालिटी चीज प्रोवाइड करूं, बस ये मेरा रीजन था।
नहीं, देखो डविंची पे मैं नहीं बनाऊँगा। मैं यूज़ तो करता हूँ बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैं उस डोमेन का कंप्लीटली नहीं हूँ और मैं सिर्फ़ वीडियोज़ अपनी एडिट करने के लिए इसका यूज़ करता हूँ। ठीक है? और अपना चैनल भी वैसे भी साइबर के ऊपर बेस्ड है तो एडिटिंग रिलेटेड ट्यूटोरियल्स अभी नहीं आएँगे। ठीक है? चलो, अब इनका कैसे यूज़ करते हैं इसको मैं थोड़ा-सा आपको समझाता हूँ। है ना? अभी देखो, गाइड मैं करता रहूँगा, आप लोग बस अपने एंड से बेस्ट दो और जो भी अचीव करना चाहते हो अचीव कर लोगे। ठीक है? हाँ, हर्षित बेटर रहेगा। ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, आपको कहाँ से ये सारा देखना चाहिए। ठीक है? ऐसे जो अभी रिसेंटली 6-7 लाइव्स हुए हैं ना, वो ही मैं आपको स्टार्ट करने के लिए रिकमेंड करूँगा। ठीक है? यहाँ से शुरू कर देना एंड ये लाइव्स यहाँ से शुरू करते ही आप देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है? चलो, अब पहले एक बार एक काम करता हूँ एपीटी इंस्टॉल chk रूटकिट आरके हंटर। ठीक है? दोनों लिख लेता हूँ। आरके हंटर और chk रूटकिट दोनों इंस्टॉल्ड है। रन कैसे करना है? आरके हंटर बस डैश सी चेक करने के लिए। डैश सी कमांड फॉर चेकिंग। अब ये सिस्टम कमांड्स वगैरह वगैरह सारे चेक करेगा, है ना? अपना स्कैन वगैरह रन करेगा प्रॉपर। ठीक है? हर्षित देखो, आप जो भी कंटेंट देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। बस ये देखना कि आप अपना रोड मैप अच्छे से बना के उस पे अच्छे से काम करो। मैटर वही करता है। बाकी तो और भी चैनल्स हैं, ये चैनल के साथ-साथ मल्टीपल चैनल्स हैं, आपको हर जगह वैल्यू तो कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। बस ध्यान रखना, जो आउटडेटेड कंटेंट मिल रहा है या कहीं पर अगर ऐसा है कि लेटेस्ट कंटेंट नहीं है या फिर आपको मिसगाइड किया जा रहा है, तो वहाँ मत जाना। बस मेरा यही कहना है। सर आप ओपेरा ब्राउज़र क्यों यूज़ करते हो? मैं ओपेरा, क्रोम, फायरफॉक्स, डकडको सभी यूज़ करता हूँ। यूज़र जितना मुझे जिस हिसाब से फ़ंक्शन चाहिए, हर फ़ंक्शन के लिए मैं अलग ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, ताकि एक ब्राउज़र के पास भी मेरा सारा डेटा ना जाए और दूसरी चीज़ स्पेसिफ़िक टर्म्स पे जहाँ पे मैं इसीलिए आपने देखा होगा ओपेरा को मैं सिर्फ़ नॉर्मल प्राइवेट मोड में यूज़ करता हूँ। तो अलग-अलग है सबका यूसेज हर ब्राउज़र का। इज इट पॉसिबल टू बाईपास सिग्नल जैमर विदाउट इंटरनेट कनेक्टिंग विद द पीसी? हार्डवेयर चाहिए होगा। आप देखो क्योंकि जैमर जो है ना हार्डवेयर कनेक्टिविटी है, आरएफ को ब्लॉक कर रहा है। तो वहाँ आपको आरएफ मैनिपुलेटिंग डिवाइस चाहिए होगा, लेलिगो टीएम या फ्लिपर जीरो काइंड ऑफ ऐसा जो आरएफ सिग्नल्स या आरएफ मॉड्यूल को कंट्रोल करता हो। वो वहाँ पे काम आएगा आपके। हर्षित वो चेक कर लेना। ठीक है? 4 आवर्स वाली जो वीडियो है ना, उसमें जनरली आपको सारे जो मिथ्स होते हैं या जो डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएँगे, टॉपिक्स वगैरह भी चीज़ें कन क्लियर होगी, राइट? और ये जो लाइव्स चल रही है इनको देख लेना, ठीक है? वहाँ से फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? बाकी मैं और चीज़ें भी आप लोगों के लिए लाऊँगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ायदा करेगी, ठीक है? अब जैसे अभी हमने आरके हंटर रन किया, सेम आपको सीएचके रूटकिट लिख के एंटर कर देना है। ये भी आपका काम करेगा, स्कैन करेगा, ठीक है? हर्षित अभी कल की लाइव प्लान्ड नहीं है, राइट? कल मैं आप लोगों के लिए कुछ और प्लान कर रहा हूँ, राइट? कल शाम को आप लोगों को या कल दोपहर तक आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं अपडेट कर दूंगा चैनल पे, तो आप वो चेक कर लेना, ठीक है?
हाँ, आर्डिनो बोर्ड्स का यूज़ करते हैं और भी बोर्ड्स आते हैं, मतलब आर्डिनो बोर्ड एक अच्छा प्रोग्रामेबल है ना? वो काफ़ी यूज़फुल है, राइट? उन पे भी आएगी, लेकिन देखो हार्डवेयर रिलेटेड या जो आईटी रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो मैं तब कवर अप करने की सोच रहा हूँ, तब मैं आपको पहले बेसिक चीज़ों को सारा क्लियर करा दूँ। उसके बाद धीरे-धीरे अपन हायर लेवल पे जाएँगे, ताकि ऐसा ना हो कि मिक्स मैच हो जाए सारा कुछ, ठीक है? बस यही रीज़न है। साइबर क्यूब हैशकैट भी अच्छा है। मल्टीमीडिया हाँ, एंड मैंने अभी बताया था ना क्यों, ठीक है? मुझे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना था और अपडेटेड, ठीक है? कुछ पुरानी चीज़ें नहीं बतानी थी, नई चीज़ें। क्योंकि क्या है, जब चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है ना, तो आप अपने एंड से एक्शंस ले पाते हो, ठीक है? कोई और कंट्रोल करता है, तब ऐसा होता है कि जो इनोवेशंस हैं या अपडेट्स हैं, टू द पॉइंट अप्लाई नहीं होते हैं। बस इसीलिए। अम, ऑफेंसिव माइंडसेट लाइक एवरीथिंग इज़ हैकेबल, बिल्कुल सही। देखो देखिए, अगर आप ये सोचो कि एवरीथिंग इज़ हैकेबल सही है, तो फिर डिफेंसिव साइड क्यों है? तो इसका बस एक छोटा-सा वो है कि अगर आपके घर में चोरी हो सकती है, ताला टूट सकता है, तो रोज़ घर से निकलते हुए ताला क्यों लगाते हो? जब कोई ना कोई तोड़ ही सकता है, तो क्यों लगा रहे हो ताला? सेम केस सिनेरियो है। अगर सब कुछ हैकेबल है, स्टिल हमारा कोशिश तो यही है ना कि उनको बचाएँ। जितना हो सके वल्नरेबिलिटीज़ को कम करें। वो डिफेंसिव साइड का रोल है, ठीक है? हम एपिट इंस्टॉल, क्लैम, एवी को भी यूज़ कर लेते हैं। यस करते हैं। बस हाँ, क्लैम एवी का कमांड क्लैम स्कैन से चलता है, ये ध्यान रखना। अभी बता देता हूँ मैं। ओके, ग्रेट हर्षित। अभी देखो, जैसे-जैसे मार्केट में कोई ना कोई लैंग्वेज बूम पे आती है ना, बेसिक तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है? इतना कि भई अगर उसकी कोई सर्विसेज़ पे काम आ जाए या टारगेट करना पड़े, तो समझ पाएँ कि हो क्या रहा है। तो बेसिक आइडिया सभी का ज़रूरी है, सभी लैंग्वेजेज़ का। खाली से हम वाई-फाई रिवर्स इंजीनियरिंग अटैक कर सकते हैं। रिवर्स वाई-फाई इंजीनियरिंग? मतलब वाई-फाई को रिवर्स इंजीनियरिंग करना है स्टडी करने के लिए, तो बिल्कुल, अटैकिंग भी पॉसिबल है, ठीक है? ओके, ओके। चलो देखो, अब मैं क्लैम एवी के बारे में आपको बताता हूँ। आपको सिंपली लिखना है क्लैम स्कैन, ठीक है? सिंपली ये स्कैन करने लग जाएगा। वैसे स्कैनिंग करके डिटेल आपको लाके देगा ये, बट अगर आप अभी मैं स्टॉप करके इसकी हेल्प आपको बताता हूँ। ये देखो, इसमें रिमूव फंक्शन आप यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है ना? डैश डैश रिमूव फंक्शन होगा यहाँ पर, इन्होंने माइट भी लिख रखा है या नहीं, ठीक है? बट लेट्स सी, इन्होंने ऑब्वियसली लिखा तो होगा ही, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना यहाँ पे। डैश डैश इन्फेक्टेड, अम इन्होंने लिखा है या नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। डैश डैश इन्फेक्टिव, डैश डैश रिमूव, एंड फिर डायरेक्टरी। अब जैसे मैं रूट डायरेक्टरी में करना चाहता हूँ, तो पूरी रूट डायरेक्टरी अब ये स्कैन करेगा, ठीक है? इन्फेक्टेड लिखना है, ठीक है? अब पूरी रूट डायरेक्टरी स्कैन करेगा ये, इन्फेक्टेड एंड जो मलिशियस फाइल्स हैं उनको रिमूव करने का काम। अब क्योंकि मैं रूट डायरेक्टरी पे कर रहा हूँ, ये जनरली अगर आपके पास ज़्यादा फाइल्स हैं, तो टाइम लेगा, ठीक है? इन्फेक्टेड फाइल 0, यानी इसने जो भी था वो हटा दिया है, नहीं मिला है तो भी ये 0। ओवरऑल आपके वायरसेस का खतरा आपके सिस्टम से चला गया। ये आपका काम करता है क्लैम एवी। परफेक्ट है अगर आपके पास लिनक्स सिस्टम है तो, ठीक है? ओके। अ, बिल्कुल, बिल्कुल, उस पे भी हम बात करेंगे। ओके। अ, सर प्रोग्रामिंग हाई एंड लेवल का आना चाहिए क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। वही मैंने आपको पहले भी कहा था, फील्ड की डिमांड क्या है? अगर आप जिस फील्ड से हो साइबर के, जैसे कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसी साइबर फील्ड्स हैं जहाँ प्रोग्रामिंग की नीड नहीं है।
तो आप जिस डोमेन के सेलेक्ट करते हो साइबर का, वो मैटर करता है ओवरऑल। बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग का भी आइडिया है मुझे, बिल्कुल। ठीक है। अ, ठीक है, देखो अगर आप लोगों को सबनेटिंग और आईपी रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड और डिटेल्स में जानना है तो उस पे भी मैं सोच रहा हूँ फिर एक वीडियो बनाऊं, राइट? स्पेसिफिकली क्योंकि वहां पे मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली एडिट वगैरह करके, ताकि जो टाइम टेकिंग होता है सेटअप वाला, वो टाइम सेटअप हटा के फिर दिखाऊं, ताकि आप लोगों का भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर हम अभी पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन की डिफेंसिंग की बात करें, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन की टेक्निक्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? बट अब हम बात करें कि बचा कैसे जाए डिफेंसिव साइड। बैश भी आना चाहिए, आप फील्ड से हो तो वैसे बेसिक जनरली तो कमांड्स तो आने चाहिए, बैश का ही पार्ट है, तो बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है। व्हेन विल यू मेक जीआरसी एंड सॉक, उस पे भी जल्द ही वीडियो लाऊंगा, जैसे ही मुझे, देखो सारा ऑब्वियसली एक साथ तो मैं सब रिकॉर्ड कर नहीं सकता, धीरे धीरे सारी चीजें रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड करता जाऊंगा मैं। ठीक है। रवि, पेन टेस्टिंग लेकिन किस चीज की? वेब, क्लाउड, एंड्रॉयड, मोबाइल, राइट? मल्टीपल डोमेन्स है उसके अंदर भी, तो एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग पे भी वीडियो ले आएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। देखो प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए अच्छा टूल टेक्निकली तो टेक्निक्स होती है, बाकी जिस टाइप का आपका टारगेट के उसके अकॉर्डिंग टूल्स वेरी कर सकते हैं। लिनक्स है तो एनम फॉर लिनक्स, क्लाउड है तो दूसरे टूल्स चलते हैं, है ना? तो वेरी होता है टारगेट के अकॉर्डिंग सारा। तो ये चीज भी प्रिविलेज एस्केलेशन वाली आप लोगों को जब मैं क्योप्ट्रिक्स की लैब सॉल्व करवाऊंगा तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां सिनेरियो सारे रियल वाले ही आएंगे, कभी सर्वर कभी क्लाउड ऐसे अलग अलग आते रहेंगे, तो वहां सारा हो जाएगा। ठीक है। नहीं, ये वल्नर मशीन नहीं, यहाँ पर हम बस डिफेंसिव साइड को डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे सिस्टम पे अगर कुछ मालवेयर है तो हटाया कैसे, है ना? सिक्योरिटी कैसे लगाए एंड सो ऑन। हर्षित, इसी के लिए जैसे देखो यूट्यूब पे रेस्ट्रिक्शंस है स्टिल, बट उसी के लिए मैं आप लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता हूँ। शील्ड वाइज आप लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है। तो आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, राइट? नंबर आप लोगों को शायद दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो टीम आपको फिर बैच की डिटेल्स बता देती। ठीक है, तो फिर आप बैच अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ऑल अबाउट डोंगल एमुलेटर किट, उसके बारे में भी बता दूंगा मैं। ठीक है, जैसे देखो सारा एक साथ तो मैं ऑब्वियसली नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। दिशा, अभी इवेंचुअली मैं, पहले मैं जॉब करता था बट ऑब्वियसली अभी मैं प्रॉपर शील्ड राइज को लीड कर रहा हूँ, राइट? आई हैड फाउंडेड शील्ड राइज। शील्ड राइज पे अब वर्क चल रहा है, आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड सर्विसेज, राइट? हम आईटी ट्रेनिंग के साथ साथ अब प्रैक्टिकलिटी में डिफेंसिव भी ऑब्वियसली पहले भी मैं प्रोवाइड कराता था, बट अब इसको हम एज अ प्रोफेशनली प्रॉपर शील्ड राइज के साथ कर रहे हैं। ओके। एंड्रॉइड एक्सप्लोइटेशन एंड पोस्ट, या यस शिव प्रसाद, उस पे भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। प्रिविलेज एस्केलेशन एंड्रॉइड पे अभी नहीं आए, एंड्रॉइड पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एंड्रॉइड क्योंकि प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग स्टेज में एंड्रॉइड डोमेन को डायरेक्ट चूज करना एक, मेरे लिए, मैं अगर रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो सेचुरेटेड हो जाती है। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ सीख रहे हो, जैसे मार्केट में वेबसाइट्स बहुत सारी है, तो आप बग्स ज्यादा निकाल पाओगे, कंपटीशन कम है। लेकिन एंड्रॉइड के अंदर थोड़ा सेचुरेट हो जाएगा ना फिर। क्यों? जितनी कंपनीज है सबके एंड्रॉइड एप्स नहीं होंगे, कुछ लिमिटेड के होंगे। फिर उनमें भी कुछ लिमिटेड ज्यादा सर्विसेज दे रहे होंगे, और वो बग बाउंटी पे लिस्टेड होंगे, सारे बग बाउंटी पे लिस्टेड भी नहीं होंगे। तो वहां आपके पास एप्स कम हो जाएंगे और लोग ज्यादा होंगे टेस्ट करने के लिए, तो वहां पर बाउंटी इजीली मिलना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टार्टिंग स्टेज में। फिर उससे डिमोटिवेशन होने लगता है कि भाई मेरे को कुछ बग्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग स्टेज में उसको मना करता हूँ। ठीक है। अम, हाँ देखो, मेनली मैं टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग में ही हूँ, रेड टीमिंग, राइट? सिस्टम सिक्योरिटी, अब वो कोई भी डोमेन हो, ठीक है, भले ही वो वेब डोमेन हो, क्लाउड हो, एपीआई हो, उन सब की रेड टीमिंग एंड एज वेल एज ब्लू टीमिंग का भी कुछ पार्ट में हैंडल करता हूँ। ठीक है।
तो वो मेरा मेन फील्ड है। ठीक है। सर मेरे को इस बारे में बताना है कि कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो डोमेन के बारे में कुछ पता नहीं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप फ़ॉलो करते जाओ, आइडिया लगता जाएगा और सीखते जाओगे। अ, उसके लिए देखो, पहले आप लोगों के कुछ क्राइटेरियाज़ है, धीरे-धीरे वो चीज़ें भी मैं लॉन्च करूँगा, इंटर्नशिप रिगार्डिंग भी, है ना? प्लान्स ऑब्वियसली बेस्ट आप लोगों के लिए ही बनाऊँगा, तब ही वो चीज़ें लॉन्च होगी। जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स भी मेरा कई सारे स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन कह रहे हैं, मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं, बट अभी मैंने वो लॉन्च नहीं किया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं उसमें थोड़ा और रिफाइनिंग करना चाहता हूँ। ओवास्प 2025 फॉर वेब आना अभी बाकी है। एआई तो आ चुका है, वेब आएगा, उसके बाद मैं मेरे कोर्सेज़ में थोड़े चेंजेस लाऊँगा और फिर लॉन्च करूँगा ताकि आप लोगों को अपडेटेड कंटेंट मिले। मेन मेरा वही प्रॉपर वही मेरा गोल है। ठीक है? ठीक है, ओके ग्रेट। उस पे हम बिल्कुल बात करेंगे। आपने सजेस्ट अच्छा किया है, इस पे भी हम नई वीडियोज़ बनाएँगे, बिल्कुल। स्ट्रेटेजी एंड ह्यूमन बिहेवियर मास्टरी हेल्प्स इन देखो, कुछ ना कुछ स्किल मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं कोई भी स्किल अगर आप सीखते हो ना, वो आपको बेनिफिट ही करती है। ठीक है? तो वो बेनिफिट करेगी, कोई भी स्किल हो। हाँ, मैं पर्पल टीमर हूँ। आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो, मैं पर्पल टीम से हूँ। ठीक है? नहीं, रवि, एथिकल हैकिंग तो स्टेपिंग स्टोन है। मतलब एथिकल हैकिंग तो ये समझ लो साइबर की दुनिया का पहला दरवाज़ा है। वो खोल के जब आप अंदर जाओगे साइबर की दुनिया में, तब आपको असली चीज़ें दिखेगी और फिर वहाँ आपको डिसाइड करना है एक रास्ता जहाँ पर आप मास्टरी करोगे। सीख सभी चीज़ें सकते हो, बट एक डोमेन को मास्टर करना आपको ज़रूरी है। वो आपको उस एंटर होगे ना एथिकल हैकिंग में जब समझ में आएगा। और एथिकल हैकिंग ही वो दुनिया है जो आपको इससे सबसे सॉरी, इन सब से रूबरू कराएगी। यानी अगर एथिकल हैकिंग करे बिना आप किसी डोमेन को डीप डाइव करने जाओगे तो कॉम्प्लिकेशंस आएगी। ठीक है? ट्रेंडिंग डोमेन देखो, वैसे तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे डोमेन्स हैं मार्केट में, लेकिन ट्रेंडिंग मेरे अभी भी मेरे कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग वेब पेन टेस्टिंग है। क्योंकि अब जैसे काफ़ी कह रहे हैं एआई बूम पे आ रहा है, एआई बूम पे आ रहा है। एआई होस्ट भी तो वेबसाइट्स पे ही हो रहा है। तो वेब पे भी और बग्स निकालने का मौका मिलेगा, है ना? एंड नो डाउट आने वाले टाइम में एआई सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये हमने हमारे कोर्स में भी इंटीग्रेट कर रखा है। एंड इसका मैं एक कंप्लीट सेपरेट कोर्स भी जल्द ही लॉन्च करूँगा, ताकि एआई सिक्योरिटी जो अभी आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बूम पे जाएगा, वो आप लोग सीख सको। ठीक है? चलो, ठीक है। अब सिक्योरिटी लेवल पे ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी होती है एज़ अ लिनक्स यूज़र, और विंडोज़ के लिए मैंने बता दिया। आप कोई एक एंटी मालवेयर या एमआरटी स्कैन रन कर सकते हो, और बाकी देखो सारी सिक्योरिटी लेवल की चीज़ें आप लोगों की आपके हाथ में होती है। कितना आप अपने सिस्टम को सेफ रखते हो, मैलिशियस फाइल डाउनलोड नहीं करना है। एंड अगर कुछ डाउनलोड करते भी हो, मैं आपको एक रिसोर्स बता देता हूँ, वायरस टोटल। बट ध्यान रखना, ये कई लोग ऑब्वियसली इसको यूज़ करते हैं। मैं भी रिकमेंड करता हूँ आप यूज़ करो, लेकिन इसके रिज़ल्ट पे हमेशा 100% रिलाय मत करना, ठीक है? क्योंकि बहुत आसान तरीके से आप इसको बायपास कर सकते हो। मतलब मैं कोई मालवेयर ऐसा बनाऊँ, जिससे वायरस टोटल बायपास हो जाए, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। टेक्निक्स होती है उसकी। तो अगर आपको कोई फाइल मैलिशियस मिली है, आप यहाँ अपलोड कर सकते हो, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं कीलॉगर फाइल को ही यहाँ ओपन करता हूँ, ठीक है? एंड इसको ओपन करते हैं, ये कंप्यूट करेगा, है ना? ये बताएगा, ये देखो, सिंपल था, किसी एंटीवायरस ने इसको डिटेक्ट नहीं किया, ठीक है? बट ये मैलिशियस फाइल है, इसीलिए ध्यान रखना होता है। बट वहीं लेट्स सपोज़ अगर मैं दूसरी फाइल अपलोड करता हूँ, जो मैंने अभी बनाई थी, जैसे ये एपीके फाइल, ठीक है? तो यहाँ पर माइट भी ये पकड़ी जाए क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली अपन ने स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं किया, वेरिएबल्स नहीं चेंज किया, तो ये देखो। तो बेसिक सिक्योरिटी के लिए आप फाइल्स को यहाँ चेक कर सकते हो, लेकिन हमेशा यहाँ पर फुल्ली रिलाय कभी मत करना, ठीक है? ये मैं आप लोगों को एडवाइस कर देता हूँ। बाकी लोग करते हैं कि इस पे पूरा आँखें बंद करके भरोसा कर लो, लेकिन आँखें बंद करके भरोसा इस पे भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये क्या करता है, फाइल के हैशेस को कैलकुलेट करके मैच करता है
यानी ये एक काइंड ऑफ स्टैटिक एनालिसिस करता है, बट डिटेल्ड कई सारी और ऐसी चीजें जो रन टाइम पे रन होती है, स्टैटिक टाइम पे छुपा दी जाती है। तो यहाँ पर वो उससे बच सकता है, ठीक है? जैसे यहाँ देखो इतने मालवेयर्स ने, इतने सारे एंटीवायरस ने इसको मालवेयर डिटेक्ट किया, लेकिन देखो बिट डिफेंडर, क्लैम ईवी, यानी मतलब कुछ पॉपुलर भी अगर हम यहाँ और देखें, बाइडू हो गया, मालवेयर बाइट्स भी काफी पॉपुलर है, मैकेफी, ठीक है, मैकेफी, मतलब ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग वाले ब्राउज़र जो अच्छे खासे हैं, उन्होंने भी इसको डिटेक्ट नहीं किया। उनके लिए भी ये नॉर्मल फाइल थी, ठीक है? तो ये भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमेशा 100% सिक्योर हो सकता है। सारी चीज़ें बस आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। बट हमारी सेफ्टी हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि पहले कुछ गलती से हो गया तो यहाँ चेक कर लो। स्टिल अगर ऐसी रिसोर्स से आया है जो आपके लिए ट्रस्टेड नहीं है, तब तो भूल ही जाओ उसको ओपन करना। देखो, कई बार तो कुछ ऐसे-ऐसे फाइल्स भी आ जाती है जो हम लोग जनरली ना क्यूरियोसिटी में ओपन कर लेते हैं, बट वो नहीं करनी होती है। क्यूरियोसिटी भी कई बार रिस्की होती है। तो जैसे-जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी कई बार, अभी जैसे मैंने पहले भी बता रखा है शायद ये, कि शादियों के इन्विटेशन आ जाते हैं अननोन नंबर से, आप ओपन कर रहे हो, बट पता चला वो एक पीडीएफ है जिसके अंदर मालवेयर था। इसीलिए अननोन रिसोर्स से तो आज के टाइम पे बिल्कुल भी कोई भी फाइल एक्सेस करने का कोई चांस नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है आपको बस इसी चीज़ का, ठीक है? अम, जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं। अम, जस्ट अ सेकंड। पावरशेल स्क्रिप्टिंग पे भी बिल्कुल बात करेंगे। अम, हर्षित देखो स्किल के ऊपर है, अगर आप स्किल गेन कर लो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? रवि देखो, इवेंचुअली जैसे-जैसे अभी रिकॉर्डिंग्स आ रही है, वीडियोज़ अपलोड हो रही है, उनको देखते जाओ। बस मेन ये है आप माइंड में यही रखो कि आप कर सकते हो और फिर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, ऑफिगेशन टेक्निक्स, बिल्कुल ऑफिगेशन टेक्निक्स होती है। जस्ट अ सेकंड, प्रिविलेज एस्केलेशन टॉपिक कोई अलग से पूरा कोर्स बना दो, बिल्कुल उस पे भी काम कर देंगे, ठीक है? वो भी आप लोगों के लिए मैं ले आऊँगा। अम, दिशा आई गेस आप अभी इस चैनल पे नए हैं, है ना? मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है? ये सही में काफ़ी स्टूडेंट्स का, पहले मैं इस पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट मेरे ही काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोर्स किया था कि सर एक बार प्लीज़ इस पे आप बता दो, ठीक है? तो मैंने ये बनाई थी एक्सबो एआई को एक्सपोज़ करते हुए, प्रॉपर 24 अराउंड 25 मिनट्स की वीडियो है। इसको चेक करना। यहाँ मैंने सारे फैक्ट्स के साथ चीज़ें बताई है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब मन से बातें करी है। इसके लिए प्रॉपर मैंने डिटेल रिसर्च करके सारे फैक्ट्स के थ्रू बताया है कि कैसे एक्सबो एआई आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है या काइंड ऑफ मार्केट में स्टैंड करने के लिए कुछ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है। और इन शॉर्ट अगर बताऊं, तो कोई भी एआई है तो एट द एंड टेक्नोलॉजी, उसको भी सिक्योर करने के लिए कोई चाहिए, तो हमारी नीड तो फिर भी रहेगी, है ना? बट अगर आपको स्टिल एक्सबो एआई का थोड़ा बहुत ऐसा है कि कई सारे, क्योंकि मैंने देखा है कई यूट्यूबर्स ने बहुत फेक नॉलेज या फेक इन्फॉर्मेशन शेयर करी है एक्सबो एआई के ऊपर कि एक्सबो एआई ऐसा है वैसा है, एक बार ये वीडियो चेक करना, सारे चीजें दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी के टाइम पे कई तो पेड प्रमोशंस चल रहे थे, कई सारे यूट्यूबर्स को तो पे भी करा जा रहा था एक्सबो एआई को प्रमोट करने के लिए। तो एक बार चेक करना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, है ना? देखो, करने दो, देखो ऑब्वियसली कंसर्न है ना, तो यही है कि सबका कंसर्न है इसलिए पूछ रहे हैं, है ना? एक्सबो एआई स्टिल, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं मिथ्स, तो क्लियर हो रहा है तो होने देते हैं, मैं बता दिया, ठीक है? क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ओके। जस्ट अ सेकंड, मैं और एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है? अम, चलो ठीक है, तो जैसा आई गेस कुछ तो
मैसेज वापस से रिट्रेस्ड हो रहे हैं, बट चलो कोई बात नहीं, है ना? बट जनरली मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है ना? पहली चीज़, स्किल्स पे फ़ोकस करो। कोई भी एआई, हाँ, हेल्प कर देगा आपकी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप लोगों के काम में एआई बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करो तो। बट आपको रिप्लेस करना, आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है, ठीक है? इसका सिंपल सा यही पॉइंट है कि आज के टाइम में अभी भी ये कई सारे कोडिंग, कई सारे डेवलपमेंट, कई सारे ऐसे एआई है, पेड फीचर्स भी स्टिल वो डेवलपर्स की जॉब नहीं खा रहे। जॉब उनकी जा रही है जो उन एआईज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट में, है ना? बस वही चीज़ है। तो चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलो, सीखते जाओ और कैसे अपना काम बेस्ट निकलवा सकते हो उनसे, वो चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा और ग्रोथ मिलेगी। ठीक है? इसके लिए एक चैनल पे प्लेलिस्ट भी है ना? उसमें कुछ और ऐसे एआईज़ बताने बाकी हैं जो जनरली लोगों को नहीं पता है। ठीक है? सरफेस लेवल पे किसी ने उनके बारे में डिस्कस नहीं किया है, बट उन पे भी मैं वीडियो ले आऊँगा। अभी मेरे लिए ये सीरीज़ ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये सीरीज़ कंटिन्यू करी है। बट उन पॉइंट्स पे भी मैं जल्दी वीडियो ले आऊँगा ताकि आप उन एआईज़ को भी एक्सप्लोर करके साइबर सिक्योरिटी के अंदर उनका बेस्ट यूज़ कर पाओ और साइबर सिक्योरिटी लर्निंग भी बेस्ट कर सको और काम में भी वो आपकी कहीं न कहीं हेल्प कर दें, है ना? क्योंकि देखो, सेकंड ब्रेन बनाना है एआई को, ये बेस्ट रिसोर्स होगी आपके लिए। एआई को अगर आप अपना सेकंड ब्रेन बना दो, तो ये फ़ायदा है। तो मैं तो यही करता हूँ, ठीक है? कि जहाँ पर मैं, जैसे कभी कुछ ऐसा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग की बात है, तो उससे मैं उसको बोल देता हूँ कि भई एक्ट करो कि मेरे साथ आप स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहे हो, और आप बिल्कुल नेचुरल एक्ट करने का पूरा प्रॉम्प्ट बना के रखता हूँ मैं, कि भई ऐसा नहीं है कि मेरी हर बात पे एग्री करोगे या मेरी हर बात पे डिनाय करोगे। नेचुरल कन्वर्सेशन, ताकि मेरे आइडियाज़ में क्या लूपहोल्स हैं वो मुझे पता चले, ताकि मैं उन्हें फ़िल्टर कर सकूँ एंड बेस्ट आउटपुट निकाल सकूँ, है ना? तो ये मैं यूज़ करता हूँ। ऐसे ही आप लोग भी यूज़ करोगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है? अम, बिल्कुल, कई सारे ऐसे एआईज़ हैं, वैसे आप चैनल पे प्लेलिस्ट देख लो, आपको मिल जाएगा कि कुछ एआईज़ मैंने बताए हैं, कुछ तो बहुत अच्छे एआई हैं। तो एआई इन साइबर सिक्योरिटी प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट को चेक करना। स्टिल मैं आपको बता दूँ 5-7 ऐसे एआईज़ जो अभी मैंने नहीं बताए आप लोगों को, ठीक है? जिन पे मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, वो आपके लिए और बेनिफिशियल होंगे, ठीक है? मल्टीमीडिया, देखो, डोंगल एमुलेटर पे भी मैं डिटेल में डिस्कस कर लूँगा, है ना? धीरे-धीरे सारे टॉपिक्स को टच करेंगे, ठीक है? ठीक है? चलिए, सो आई गेस आज अपन ने जो-जो चीज़ें डिस्कस करी आप लोगों को क्लियर होगी, एंड आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा एक बार मुझे चैट में ड्रॉप कर दो, है ना? कैसा लगा, क्या-क्या चीज़ें और देखना चाहोगे, उनके बारे में डिस्कस कर लो, ठीक है? बाकी हाँ, मैं यही जान के अच्छा लगेगा कि आपको सेशन कैसा लगा, वो एक बार ड्रॉप कर दो मुझे चैट में। फिर हम आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं एंड फिर हम कल और चीज़ों को, या नेक्स्ट सेशंस में और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, है ना? ओके, चलो, ठीक है। तो ऐसे ही हम और चीज़ों को भी डिस्कस करते जाएँगे, है ना? चलो, इन पे भी हम डिस्कस करेंगे और ऐसे टॉपिक्स, नाइस, अच्छा आइडिया है। क्रिटिकल थिंकिंग पे भी बात कर सकते हैं, राइट? बट इसके लिए भी एक अच्छा प्लान है। देखो, ऑब्वियसली मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें सोच रखी है ना? बट वो ये सारी एक साथ नहीं आएगी, एक-एक करके चीज़ें आप लोगों तक मैं लाऊँगा, एंड ये है कि अच्छी चीज़ें आप लोगों तक आ जाएगी इस चैनल के थ्रू। ठीक है। और भी वैसे ये सीरीज़, वैसे इससे पहले 6 वीडियोज़ और है, 6 लाइव सेशंस हम और आ चुके हैं, उनको भी चेक करना, तो कंप्लीट फ्लो आपको समझ में आ जाएगा इस पूरे लाइव सेशंस की क्लासेस का। ओके? चलिए, ठीक है। अब आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और अगले सेशन में और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आप लोगों के लिए और अच्छी चीज़ें प्लान करूँगा और अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा, और पूरा मेरा यहीं पे ध्यान रहता है कि आप लोगों तक बेस्ट कैसे चीज़ें मैं लाऊँ, ताकि जो लोग कहीं मिसगाइड कर रहे हैं, उनसे आप दूर रहें और नई-नई चीज़ें इस फ़ील्ड के बारे में जानते रहें, और जो एकदम न्यू हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए।
ठीक है, तो आज के सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड वीडियोस। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।